हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू दिस स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज जहां पे हम सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस के लिए मे 25 अटेम्प्ट के लिए सुपर 100 हैंड पिक्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सर ये सुपर 100 आपने कहाँ से बनाए हैं? तो जो हमने क्वेश्चन बैंक सीरीज करी थी ना, उसी में से ही जो हमने क्वेश्चन बैंक दिया हुआ था उसी में से ही टॉप 100 क्वेश्चन मैंने चुने हैं। सर कैसे चुने हैं आपने क्वेश्चंस? या तो जो एग्जाम में बार बार पूछे गए एडजस्टमेंट्स ऐसे क्वेश्चंस, या उस क्वेश्चन में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, या उस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत ज्यादा गलती होती है, या फिर सर ऐसा टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम में आने के चांसेस है। ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स को एनालाइज करके सारे के सारे क्वेश्चंस को देख के उनमें से टॉप 100 हैंड पिक्ड क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वीडियो लंबा रहने वाला है, कोशिश करके इसको साथ में आपके सॉल्व करना है। एंड मैं बता रहा हूँ, इतना आप कर लोगे ना, इट विल बी मोर देन इनफ। आप इतना कर लोगे, इसमें आपके 90% से ज्यादा एडजस्टमेंट्स सारे के सारे चैप्टर्स के कवर हो जाए। क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आती है, मस्त समझ में आ जाती है। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर वाइज है, पूरा इंडेक्स आपको दे रखा है, आप इंडेक्स एक बार गो थ्रू करोगे आपको बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। परफेक्ट सर, समझ में आ गया। सबसे पहले सर बेसिक्स, नॉर्मल टैक्स रेट्स, ऑल्टरनेट टैक्स रेट्स, टैक्स रिजीम्स, इन सब के क्वेश्चंस देख रहे हैं। इसमें क्या क्वेश्चन आया था? देखो इसमें एज सच कोई नए क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा वाला है सर? जो पीजीबीपी वाले क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे अपने, लेकिन सर न्यू टैक्स अजीम वाले थे। तो ये न्यू टैक्स अजीम वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहा है सीधे से। सर शुरू करते हैं, आ जाओ आ जाओ। क्या कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 1? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मानव लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। मानव लिमिटेड का प्रॉफिट है, ठीक है। एग्जिबिट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 180 लाख आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। 180 लाख का नेट प्रॉफिट है, सीधे सीधे बगल में लिखते हैं, जैसे पीजीपी में लिखते हैं वैसे लिखते हैं। पेपर में भी आपको ऐसे ही करके आना है। Interest of rupees 24 lakh relating to financial year 24-25, which is settled by issuing 8% debentures, 100 rupees each against. Oh हो। सर क्या कह रहा है? आपने ये आइटम्स डेबिट या क्रेडिट कर रखे हैं पीएनएल में। आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया। लेकिन आपने उसके बदले क्या, नए डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो इंटरेस्ट का पेमेंट के बदले वापस एक नए डिबेंचर्स इशू करना, क्या ये पेमेंट माना जाता है? राइट आंसर इज नहीं माना जाता। तो जो अगर आपने पीएनएल में खर्चा डाल रखा है तो दैट शैल बी डिसअलाउड। 24 लाख एड बैक करना पड़ जाएगा। क्यों डिसअलाउ होगा? क्योंकि सर मियर सेटलिंग द लायबिलिटी बाय क्रिएटिंग अनदर लायबिलिटी डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट। 43 भी डिसअलाउ कर देता है इसको, और इसको पेमेंट नहीं माना जाएगा। इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ 22-23 वाज कंप्लीटेड इन सितंबर 23। टैक्स डिमांड कितनी थी? 5,80,000 रुपीस की, which included surcharge. The entire sum has been duly paid in financial year 24-25। अच्छा, सितंबर 2023 में असेसमेंट हुआ था, उसका कंप्लीट हुआ, ऑर्डर पास हुआ, 580 का कुल मिला के डिमांड पेंडल डली हुई है। सर कभी भी अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो हमेशा अपने को एड बैक करना पड़ता है। इट इज अ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, तो इसको 5.8 लाख रुपीस एड बैक कर दूंगा। प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, अरे भाई साहब तुमको मना कर रखा है ना, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी तो कुछ भी हो ऑलवेज एड बैक, कभी दिमाग ही नहीं लगाना इसमें तो। एक्सपेंडिचर इनकर टुवर्ड्स फॉरेन ट्रैवल ऑफ डायरेक्टर्स to explore opening of a new branch in foreign country to market its product in the same country। सर फॉरेन ट्रैवल ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर घूमने गए दूसरे देश में ताकि सर नई ब्रांच खोली जा सके, प्रोडक्ट को मार्केट किया जा सके। तो खर्चा वैलिड है क्या? राइट आंसर यस सर, खर्चा वैलिड है ना, खर्चे में कोई दिक्कत थोड़ी है। सर अलाउड है, इट इज अलाउड, इसको इग्नोर करेंगे। अगर आप किसी नए बिजनेस के लिए जाते हैं, बिल्कुल अलग बिजनेस के लिए जाते हो, तो खर्चा डिसअलाउ होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा खर्चा अलाउड है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 80,000 पेड फॉर द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट किया हुआ है बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश टू द सप्लायर इन सिंगल डे। रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट किया हुआ है कैश में सिंगल डे में, सर डिसअलाउड होता है। 40A3 कहता है डिसअलाउ होगा, 80,000 पूरा एड बैक करना पड़ेगा। पेड 11 लाख रुपीज टू एसटी लिमिट, एसटी इंक ऑफ जापान फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ठीक है। एसटी हैज नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया, इस पे टीडीएस नहीं काटा, इक्वलाइजेशन लेवी भी नहीं काटा है। सर एक खर्चा अगर आप करते हो जिसपे आपको इक्वलाइजेशन लेवी काटनी चाहिए थी लेकिन नहीं काटी, तो क्या होता है सर? 100% डिसअलाउ हो जाता है। कोई ज्यादा टेक्निकल बात कर रहा हूँ क्या सर? बहुत बेसिक बेसिक प्रोविजंस को पूछ रहा है अब तक वो। सर क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है इसलिए दिया है मैंने? मुश्किल नहीं है बाबा, मुश्किल नहीं है, एडजस्टमेंट्स रिपीटेटिव है। आपके सामने बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ग्रेजुएटी वापस पूछ ले, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इक्वलाइजेशन लेवल वाला ज्यादा पूछ ले। तो रिपीटेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि एटलीस्ट आपके देखे हुए होने चाहिए पॉइंट्स। incurred 4.6 lakh on activities relating to corporate social responsibility as required under section 135। सर कभी भी अगर आप सीएसआर पे खर्चा करते हो, सेक्शन नंबर 37 क्लियरली मना करता है कि सीएसआर का खर्चा इज ऑलवेज डिसअलाउड। वो हमेशा पर्सनल एक्सपेंडिचर माना जाता है, इट इज ऑलवेज डिसअलाउड।
सर सोल्ड अ वेकेंट लैंड होनली टू द सब्सिडरी मुंबई द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 18 लाख रुपए क्रेडिटेड टू पीएनएल। सर 18 लाख रुपए का जो पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, और ये मेरा चला जाएगा कैपिटल गेन हेड में 18 लाख रुपए, और ये बन जाएगा एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि अगर होनली सब्सिडरी, होनली ओन सब्सिडरी को अगर आप कोई ऐसे ट्रांसफर करते हो तो इट इज एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। सेक्शन 47 कहता है एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होता है। यस सर, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। अपने को ये बात तो बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर वाली बात हो गई। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना। You are required to compute the total income and tax liability of Manav Limited. Manav Limited has opted to pay tax under section 115 115 BAA में टैक्सेस भर रही Manav Limited, तो अपने को 115 BAA के अकॉर्डिंग जाना है प्रोविजन। ठीक है। Paid 2,20,000 rupees to a university as donation to be used for research in social science approved under section 135. Out of this 1.5 lakh was paid by banking channel and बाकी आपने कैश पेमेंट कर रखा। तो 2.2 लाख में से 1.2 लाख रुपीस आपने कैश में भरा हुआ है और 1 लाख रुपए आपने बैंकिंग चैनल से भरा हुआ है। बात बताओ, आप 115 बीएसी अब 115 बीडबल ऑप्ट करते हो तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया वो कोई भी डोनेशन अलाउ नहीं होता। तो कोई सेंस बनता है क्या इस बात का? सर पूरा का पूरा डिसअलाउ करना पड़ेगा ना 2.2 लाख रुपीस। इंटरिम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर 65 लाख रुपीस। अब सर सवाल आता है, इंटरिम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है हमने, सवाल आता है सर ये एडजस्टमेंट्स पीएनएल से किया हुआ है, कहता है ये जो नीचे के एडजस्टमेंट्स है ना ये सब पीएनएल से किए हुए हैं, तो इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी कहीं ना कहीं पीएनएल से किया हुआ होगा, और अगर पीएनएल में अगर आप डिविडेंड डालते हो तो इट इज अ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ना। पीएनएल से खर्चा थोड़ी होता है डिविडेंड का, तो ऐड बैक करना पड़ेगा अपने को। contributed 3 lakh rupees 3 crore rupees towards employee pension fund under section 80 ccd। 15% पेमेंट किया हुआ सैलरी डियरनेस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। 300 लाख का किया हुआ विच इज इक्वल टू 15%, अलाउड कितना होता है 14%, हमने कितना किया 15%, यानी सर 1% डिसअलाउ हो जाएगा, 1% डिसअलाउ हो जाएगा। देखो तो 300 डिवाइडेड बाय 15 यानी सर 20 लाख रुपए का डिसअलाउ हो जाएगा। डेप्रिसिएशन कितना है सर 36 लाख रुपए का, सर इसको ऐड बैक कर दूंगा मैं। 36 lakh rupees by the way of dividend received from Knight PTC, ठीक है, Knight PT सिंगापुर, जिसमें मानव का 28% वोटिंग पावर है। सर किसी कंपनी से डिविडेंड मिला है पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये आईएफओएस में जाता है, आईएफओएस में 36 लाख से डिविडेंड जाएगा। पेड 6 लाख रुपीज एज डोनेशन टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी वाया क्रॉस चेक। सर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करते हो हमेशा डिसअलाउड एक्सपेंडिचर होगा। सर अब बताओ सर 80 जीजीबी मिलेगा क्या? 80 जीजीबी मिलेगा क्या 6 लाख? सर नहीं मिलेगा। क्यों? 115 बा ऑप्ट कर रही है मानव लिमिटेड। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 62 लाख रुपीस का माइनस कर लो, एडिशनल डेप्रिसिएशन 24 लाख रुपीस का, इसको माइनस कर लो। ब्रॉड फॉरवर्ड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आउट ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन 14 लाख रुपए का। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना है सर? ये पूरा पूरा अलाउ हो जाएगा 14 लाख रुपीस। एक्चुअल ग्रेजुएटी पेड की थी 105 लाख रुपए की। सर जो ग्रेजुएटी पेड का एडजस्टमेंट ना, ये लोग आईसीआई वाले क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं सर, जितना प्रोविजन है वो और जितना पेड है वो, इन दोनों का डिफरेंस नेट में डिसअलाउ करते हैं। 180 का प्रोविजन है पूरा डिसअलाउ हो जाना चाहिए, जितना पेमेंट किया वो एक्चुअली अलाउ हो जाना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, जितना प्रोविजन है माइनस एक्चुअल पेड, इन दोनों का नेट में डिफरेंस डिसअलाउ करते हैं। तो हो सकता है आपको 180 प्रॉपर डिसअलाउड मिले, या तो 180 माइनस 105 ये नेट में डिसअलाउ मिले, हो सकता है आपको 75 डिसअलाउड नेट में मिले। इतना करके आ जाओगे ना, मैं बता रहा हूँ, इतना करके अगर आपसे टोटल इनकम निकाल के आ जाओगे ना, आपके नंबर आ जाएंगे आराम से। आपके कितने नंबर आ जाएंगे सर? 14 में से नहीं करके वो 7 नंबर आपको दे देगा, अगर इतने एडजस्टमेंट सही है। टोटल इनकम निकालोगे फिर टैक्स कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा आई गेस, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं आंसर। एक बार बड़ी मोहब्बत से आंसर चेक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 24 लाख एड बैक होगा, 24 लाख एड बैक होगा, 5.8 लाख एड बैक किया, 5.8 एड बैक किया, 75 लाख, 75 इसने नेट में एडजस्टमेंट किया, ठीक है। 82,000 11 लाख, 82,000 11 लाख, 4.6 2.2, 4.6 2.2, 65 लाख 20,000, 65 लाख 20 लाख 36 लाख, 65 लाख 20 लाख 36 लाख। ओ हो वाओ सर वाओ, सारे मैच हो रहे हैं। 6 लाख रुपए भी ऐड बैक होगा, हाँ सर 6 लाख रुपए भी ऐड बैक करना पड़ेगा। माइनस में क्या क्या किया हुआ है सर? माइनस में 18 लाख माइनस किया हुआ है, 36 लाख माइनस किया हुआ है, 62 लाख माइनस किया हुआ है। 18 लाख माइनस किया हुआ है, 36 लाख माइनस किया हुआ है, 62 लाख माइनस किया हुआ है। ओ वाओ सर वाओ। और क्या माइनस किया हुआ है इसमें? उप्स सर, एडिशनल डेप्रिसिएशन गलती से देख के भी मना कर रहा हूं मैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला अपने को, तो ये तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, परफेक्ट बात है।
परफेक्ट 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 बात आप चेक करोगे आपका, हाँ ठीक है, आपको 14 लाख रुपीज का और एडिशनल डिडक्शन मिल गया जो लास्ट ईयर का एडिशनल डिप्रिसिएशन है। ठीक है सर, परफेक्ट हो गया। उसके अलावा सर डिविडेंड अपने ले लिया हमने, उसके अलावा जो कैपिटल गेन की इनकम थी वो एग्जाम्प्ट करवा दी उसने, और कुल मिला के यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा अपने को। एक 80M का डिडक्शन और मिलता है ना, 80M भी तो अपने को लेना पड़ेगा। जितना रिसीव्ड है जितना पेड है, नेट में 36 लाख हमने पे किया तो उसका डिडक्शन भी ले लेंगे। कुल मिला के हमारी इनकम इतनी बन जाएगी। इस पे टैक्स कितना लगेगा? 22% से टैक्स लगेगा, 10% का सरचार्ज लगेगा और 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। 115 BEE यही बोलता है ना। आप चेक करोगे आपका आंसर प्रॉपर प्रॉपर मैच कर जाए। बताओ क्या समझ में आया? क्या समझ में आया क्या क्वेश्चन? देखो ये 10 मिनट में क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ, आपको कितने में करना है? आपको मैं आधा घंटा दे रहा हूँ, आधा घंटे में कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? अगर आधे घंटे में इस क्वेश्चन को कर सकते हो ना दोस्त, बहुत 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 अच्छा कर रहे हो। यू आर बेटर देन आई गेस 95% ऑफ द सीए फाइनल अपीयरेंट स्टूडेंट्स। 95% जो स्टूडेंट्स, 100% जो अपीयर होंगे उनमें 95% से बेहतर कर रहे हो आप, अगर आप इसको आधे घंटे में भी कर पा रहे हो तो। बस स्क्रिबल करने में 10 मिनट लगे, पूरा लिखने बैठते 25 मिनट लगते, थोड़ा दिमाग लगाने 5-10 मिनट दे, 35 मिनट्स में तो ठीक है, नहीं करना। ओके सर, तो इधर उधर की बातें मत करो, सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? एबीसी लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेदर प्रोडक्ट्स। देखो लेदर प्रोडक्ट्स जहां दिमाग में आया आपके, आपको 80 JJE दिमाग में आना चाहिए। 80 JJE क्या बोलता है? सर लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपने को जितने नए एम्प्लॉइज होते हैं, नए एम्प्लॉइज पे अपने को एडिशनल डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉय कॉस्ट पे। और ध्यान देना इसके लिए, स्पेशली लेदर इंडस्ट्री के लिए और एपरल फुटवेयर के लिए क्या होता था, 150 डेज के लिए आपको हायर करना पड़ता है, बाकी सब में 240 डेज लगते हैं। सिंस 1 नवंबर 2022 इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कितना है? कंपनी का 120 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, 1 करोड़ 20 लाख। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वर अंडर वैल्यूड, सॉरी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक वर 55 लाख, ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड एंड क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड। ये एडजस्टमेंट है, पेपर टाइम पे ना इसमें दिमाग नहीं काम करता, लॉजिक के साथ समझना। ठीक है, 55 लाख रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक कह रहा है ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड नहीं ज्यादा दिख रहा है। एक बार अग्री करो ना मेरे से, अग्री करो ना सर, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, ओवर वैल्यूड है मतलब। यानी सर ओपनिंग स्टॉक अपना 110% के बराबर है। यस सर, यस सर, यस सर। होना कितना चाहिए? 100। यानी सर ओपनिंग स्टॉक होना कितना चाहिए सर? 50 लाख रुपीज, 50 लाख होना चाहिए। यस यस यस। यानी ओपनिंग स्टॉक में मेरे को सर 5 लाख कम करना है, 5 लाख कम करना है, 5 लाख कम करना है सर खर्चे को। ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंस, पीएनएल के डेबिट में जाता है ऊपर ऊपर। सर अगर ओपनिंग स्टॉक को मेरे को कम करना है यानी खर्चा कम करना है तो 5 लाख से एड बैक करना पड़ेगा। यस सर, 5 लाख रुपए एड बैक करूंगा मैं। अगर खर्चे को कम करना है, इनकम को बढ़ाना है तो 5 लाख से ऐड करना पड़ेगा। यस। अब क्लोजिंग स्टॉक पे आओ। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलता है सर? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 54 लाख रुपीज, और ये है अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड यानी कम दिख रहा है अपनी बुक्स में। क्या दिखना चाहिए? 90 लाख 90% दिख रहा है ना, होना 100% चाहिए ना। यानी कहना है सिंपली से कि एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक 60 लाख रुपीज का होगा। यस सर, क्योंकि अंडर वैल्यूड है तो कम दिख रहा है, एक्चुअल में ज्यादा होगा। सर हमारा पीएनएल के क्रेडिट का आइटम 54 लाख से दिख रहा है, अपने को बढ़ाना है यानी इनकम बढ़ानी है, यानी सर प्लस करना पड़ेगा ना प्रॉफिट में। कहना है सिंपली से प्लस 6 लाख, यानी कुल मिला के सर 11 लाख रुपए का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को, इसमें 11 लाख रुपए का एडिशन करना पड़ेगा। हाँ सर, अब समझ में आया। आज तक समझ में अब तक नहीं आया था, लेकिन अब समझ में आ गया। यही लॉजिक एग्जाम में लगाओगे सही होगा। नहीं एग्जाम में ओपनिंग ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड 10% 5% बिल्कुल आंसू निकल आएंगे आप। इसलिए ना अपने को लॉजिक को पकड़ के चलना है। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर, समझ में आ रही है। ABC Limited has paid 10 lakh rupees in foreign currency as sales commission during year without deducting TDS at source to Mr. John, who is neither citizen of India nor resident of India pursuing services outside. सर एबीसी लिमिटेड ने एक फॉरेन करेंसी पर्सन को सेल्स कमीशन पे की हुई है। मैंने पढ़ा हुआ एक चीज, पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको पेज नंबर रेफर करूँ हमारी बुक का, पेज नंबर नहीं, टीडीएस वाले चैप्टर में ना, टीडीएस चैप्टर जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक टेबल दे रखी है मैंने, सेक्शन 194 195 196 सारे सेक्शंस की टेबल दे रखी है। उस टेबल में कहीं नीचे दूर से लिखा हुआ है कि अगर आप ओवरसीज एजेंट को पेमेंट कर रहे होते हो ना, उसमें टीडीएस नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सर ये इनकम इंडियन इनकम होती ही नहीं है। एक यूएस में बैठा हुआ पर्सन यूएस के कस्टमर दिलाने के लिए इंडिया वालों से पैसे ले रहा है, तो इनकम इंडिया में अक्रू होती ही नहीं ना, राइज होती है। इसलिए सर इस पे कोई टीडीएस का इम्प्लीकेशन नहीं आता। अगर नॉन रेसिडेंट के हाथ में इनकम टैक्सेबल नहीं होती तो उस पर टीडीएस नहीं लगता। ये हमने बेसिक फंडा पढ़ रखा है, तो इनकम टैक्सेबल ही नहीं, इसलिए टीडीएस भी नहीं लगेगा, और टीडीएस नहीं काटा तो डिसअलाउंस भी नहीं होगा। इसलिए सर इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? अपने को इग्नोर करना पड़ेगा। सर अब लिखेंगे कैसे इसको एग्जाम?
सवाल आता है इसको लिखेंगे कैसे? आपको एग्जाम बस इतना लिख के आ जाना है, पेमेंट मेड टू ओवरसीज एजेंट फॉर सेल्स कमीशन इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, इज नॉट द इनकम अक्रू अराइजिंग इन इंडिया एज पर सेक्शन 9, देयरफॉर नो टीडीएस इज एप्लीकेबल, देयरफॉर नो डिसअलाउंस विल बी मेड अंडर सेक्शन 40A। बस आप इतना लिख के आ जाओ, पूरे नंबर दे देगा आपको। इतना लिख के आ जाओगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्त। परेशान बिल्कुल भी अपने को नहीं होना है, बिल्कुल परेशान अपने को इसमें नहीं होना। 45,000 rupees paid in cash to Mr. Raj, employee of the company at the time of his retirement। उसके रिटायरमेंट के टाइम पे हमने पेमेंट किया। सर रिटायरमेंट के टाइम पे 50,000 तक कैश पेमेंट अलाउड होता है। हमने पढ़ा हुआ सेक्शन रूल 6DD ऑफ सेक्शन 48 40A3 सेक्शन है जो बोलता है 10,000 के ऊपर पेमेंट डिसअलाउ होगी, लेकिन रूल 6DD बोलता है कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे 50,000 तक का पेमेंट कर सकते हो, तो इट इज अलाउड, इसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 2,000 शेयर्स ऑफ वीकेएल अ लिस्टेड कंपनी, 3.5 लाख रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट है 3.5 लाख रुपए का। सर पहले तो इस प्रॉफिट को यहां से हटाओ, और ये प्रॉफिट कहां जाएगा? सर कैपिटल गेन हेड में जाएगा। कैपिटल गेन हेड में जाएगा 3.5 लाख रुपीज का। सर प्रॉफिट 3.5 ही जाएगा, देखते हैं। ये शेयर्स वर सोल्ड ऑन 7/4/2024, 7/4/2024 यानी बजट से पहले सेल किए हुए, लिस्टेड कंपनी बजट से पहले। ठीक है, कितने का? 250 का। सुनना देखना, 250 के शेयर सेल किए हुए हैं। हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज कितनी है सर? यानी ग्रैंडफादरिंग कितनी है? 175 की। कॉस्ट कितनी है सर? 75। सर एक्चुअल कॉस्ट क्या मान लूंगा? सर दिमाग नहीं लगाते, सीधे 175 का एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी हमारी। यानी प्रॉफिट कितना होगा सर? 250 माइनस 175 इंटू 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 2,000 शेयर्स। कुल मिला के सर 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, विच इज टैक्सेबल। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट इट इज टैक्सेबल। और सर टैक्स लगेगा भी किस पे सर? 1.25, तो इसमें से अपने को डिडक्शन मिल जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, कभी भी कैपिटल गेन 1/2 वाला होता है। जो बचा 25,000 सर, इस पे 10% लगेगा क्योंकि बजट से पहले का है, तो आराम से अपना 2,500 का सर इसमें टैक्स निकलता है। इससे तो कुछ भी नहीं इस पॉइंट में। ठीक है, चलो समझ में तो आ गया आपने। एसटीसीजी डिराइव्ड अपॉन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। अच्छा एक सेकंड रुको 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 रुको, नीचे 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 कुछ कह रहा है क्या? नीचे एक बार देखो। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल, clearly stating the reason of each of the items। Oh, company has opted for concessional tax rate and exemption from MAT under section 115 बी, 115 बी ए बी में ऑप्ट कर रहा है टैक्स। 115 बी ए बी में टैक्स भर रहा है वो। यानी सर कुछ भी अपने को स्पेशल डिडक्शंस नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं। सर एसटीसीजी डिराइव फ्रॉम कैपिटल एसेट ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल अंडर सेक्शन, ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1975,000। ठीक है सर, कभी भी अगर एसटीसीजी अगर आपको मिलता है ना, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो सर, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे ना एसटीसीजी पे 15% का बेनिफिट नहीं मिलता अपने को। मैंने बुक्स में स्पेशली ये नोट लिखवा रखा है, जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं ना, उन पे आपको 22% ही टैक्स भरनी पड़ती है। बाकी जो डेप्रिशिएबल एसेट्स है उनके लिए 15% मिल जाएगा, लेकिन नॉन डेप्रिशिएबल को आपको अलग करना पड़ेगा। इट्स लाइक कि आपने गोल्ड को शॉर्ट टर्म में बेचा, तो आपका बिजनेस तो है नहीं, तो इसे 15% का बेनिफिट क्यों दे? इसलिए इनको हटा के सीधे 22% टैक्सेबल कराते हैं। क्या कह रहा है? कैपिटल एसेट ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउएबल। सर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है, फॉर एग्जांपल गोल्ड वगैरह आपने आज खरीद के 2 दिन बाद बेच दिया, तो इस पे आपको 15% का बेनिफिट क्यों दे? इस पे तो 22% लगाना चाहिए। तो यहाँ से आपको 75,000 हटाना पड़ जाएगा, और आपको लेके जाना पड़ेगा कहाँ? कैपिटल गेन में। और सर इस पे टैक्स रेट कितना लगेगा? सर 22% लगने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ 7,20,000 ऑन सेल ऑफ प्लॉट सर 24/7/2024 को। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, सर बजट के बाद आपने सेल किया। ठीक है, इसको डोमेस्टिक कंपनी को, जिसके सारे शेयर्स मेरे पास हैं 720 हटाओ यहाँ से, पहले तो प्रॉफिट को यहाँ से हटाओ, ये जाएगा कैपिटल गेन हेड में। 720 यहाँ पे आ जाएगा, और सर ये क्या बन जाएगा? एग्जेम्प्ट बन जाएगा। क्यों सर एग्जेम्प्ट बनेगा? सर क्योंकि 7.5 लाख का आप 7/20 का प्रॉफिट बोल रहे हो, 7/20 का प्रॉफिट आप बोल रहे हो, लेकिन सर 7/20 का प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है ना, क्योंकि सेक्शन 47 तो एग्जेम्प्ट बोलता है इसको करने के लिए। ओके सर, समझ में आ गया आपने को। क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 50,000 रिसीव्ड ऑन 5 सितंबर। सर 50,000 का डिविडेंड है, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये कहाँ जाएगा सर? आईएफओ सेट में जाएगा। आईएफओ सेट में 5,000 रुपीज चला जाएगा, 50,000 चला जाएगा डिविडेंड। ठीक है, 20,000 paid as expense in connection with inauguration of new branches expanding for the business purpose। सर ब्रांच इनॉग्रेशन चार्जेस पेड अलाउड होते हैं, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, हमने पढ़ रखा है, इट इज अलाउड, इग्नोर करेंगे।
₹20,000 paid as penalty to government for failure in performance of the contract within stipulated time. Delay was 4 months on accordance with guarantee. ₹5,000 पर मंथ आपको पे करना है। सर कभी भी अगर फेलियर फॉर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप पेनल्टी पे करते हो, पेनल्टी पेमेंट दो टाइप का होता है, या तो कॉन्ट्रैक्ट के फेलियर के लिए पेमेंट कर रहे हो, या तो सर आप टाइम, या तो आप पेनल्टी फॉर इन्फ्रिक्शन ऑफ लॉ के लिए पेमेंट कर रहे हो। आपने अगर कानून तोड़ा है तो वो कभी अलाउ नहीं होता, लेकिन अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा उसका पेमेंट कर रहे हो, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। सर इस पॉइंट को क्या करेंगे हम, इग्नोर इग्नोर। ठीक है। अमाउंट ऑफ 5 लाख was paid to manager of the company for voluntary retirement scheme। सर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है, 5 लाख पेमेंट किया आपने मैनेजर को, और 5 का 5 पूरा लाख आपने पीएनडीएल में डाल दिया। सर 5 लाख डालना चाहिए था क्या? सर नहीं डालना चाहिए था 5 लाख। क्यों? क्योंकि सर अलाउ तो सिर्फ 150 होता है एक बार में, अलाउ तो सर 150 होता है एक बार में। बात तो सही बोल रहे हो। सर एक बात बताओ मेरे को, क्या 115 बीएबी में भी 1/5 अलाउ होता है? क्या 115 बीएबी में भी 1/5 अलाउ होता है कि पूरे में ही पूरा डिसअलाउ हो जाता है? सर 115 बीएबी नॉर्मली सिर्फ साइंटिफिक बिजनेसेस पे लगता है, साइंटिफिक नेचर वाले डिसअलाउंसेस पे, एडिशनल डेप्रिसिएशन पे, इन सब पे लगता है। लेकिन ये तो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, भले इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कीम आपको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्कीम मिलता है। यहाँ पे आपको 150 मिलने वाला है, आपको 4 लाख एड बैक ही करना पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख डाल रखा, 4 लाख एड बैक होगा। Interest of 75,000 paid by bank remittance on deposit made by non-resident buyers through the manufactured company। The said payment was made outside India without deduction of TDS। सर आपने एक नॉन रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट किया जिस पे टीडीएस काटना चाहिए था, नहीं काटा। सिंपल फंडा, टीडीएस काटना चाहिए था, नहीं काटा। कितना डिसअलाउ होगा सर? 100% डिसअलाउ होता है। ठीक है। अब सर ये एडजस्टमेंट ऐसे है ना जो नीचे ऊपर नहीं दे रखे, देखते हैं। During financial year 24-25, company has employed 56 employees. All these employees contributed to RPF। देखो 56 employees हैं। आउट ऑफ दिस 39, आउट ऑफ दिस वर ज्वाइन ऑन कितना, 1 जून को ज्वाइन किए। 39 है, जून को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी सर 10 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर, ओ भाई क्या हो गया, हाँ 10 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं ऑन अ सैलरी ऑफ 15,000 पर मंथ इंटू 15K। ठीक है। 14 ज्वाइन ऑन 1 जुलाई, 14 ज्वाइन कर 1 जुलाई को, यानी सर 9 मंथ्स के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। सैलरी कितनी है सर? 47,500। सर 45,700। सर इस पे कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? सर इस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सर सैलरी 25,000 ज्यादा, डिडक्शन नहीं मिलता। 3 ने नवंबर में ज्वाइन किया हुआ है सर, 3 ने नवंबर में ज्वाइन किया हुआ है सर, नवंबर में ज्वाइन कर रहे हो तो यानी 5 मंथ्स के लिए ज्वाइन किया है। सर क्या अगर कोई एम्प्लॉय 5 मंथ्स के लिए ज्वाइन करता है उसमें डिडक्शन मिलेगा? सर लेदर इंडस्ट्री है, यहाँ 150 दिन देखना पड़ता है, और 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक के लिए अपने पास पूरे पूरे 150 डेज होते हैं। इस केस में मिल जाना चाहिए अपने को, प्रॉपरली मिल जाना चाहिए। ठीक है सर, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी कितनी है? 22,000 हो जाती है। यानी कुल मिला के सर इसका और इसका टोटल एक बार करोगे, इस पे 30% लगाओगे ना, आपको 80 डबल से डबल का डायरेक्शन मिल जाएगा। ओ ओ ओ वेट 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 बाबा, रुको 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 रुको, जरा सबर करो सबर करो। सर क्या कह रहा है? Salaries of 9 employees who joined on 1st June 2024 were being settled by bearer check। Audit under section has been done before due date। सर कहता है 39 employees में से ना 9 employees तो ऐसे हैं जिनको आपने bearer check से दे रखी है सैलरी, आपको सैलरी बैंकिंग चैनल से देनी पड़ती है। यानी सर 30 into 10 months into 15,000 और 3 employees into 5 months into 22,000, इनका टोटल करोगे 30% निकालोगे ना, आपको 80 डबल से डबल आ जाएगा। एक बार निकालो ना, एक बार निकालो ना। सर मेरे अकॉर्डिंग सर आ रहा है टोटल 80 डबल से डबल है, 14,49,000 रुपीज का 80 डबल से डबल का डायरेक्शन आ रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इतना आ रहा है। ठीक है भैया, ओके जी, एक बार सॉल्यूशन भी देख ही लेते हैं। गलती होगी आपके सामने गुनहगार ठहराया जाऊंगा। देखो 1,20 का है टोटल प्रॉफिट उठाया, 11 लाख का एडिशन हमने भी किया, 11 लाख का इसने भी किया। ओह वाह, 4 लाख इसने ऐड बैक किया, 75,000 इसने ऐड बैक किया, 4,75,000। ओ हो 13,50,000 रुपीज। ओके ओके ओके, एक मिनट इस पे आता हूँ, इस पे आऊंगा, इस पे एक मिनट आऊंगा, इस पे रुकता हूँ एक सेकंड। ठीक है, ठीक है। 350 हटाया, 75 हटाया, 720 हटाया, 350 हटाया, 75 हटाया, 720 हटाया, 50,000 हटाया और 5 लाख हटाया, सॉरी हाँ 50,000 हटाया, यहाँ से 50,000 हटाया। ठीक है, हमारे सारे पॉइंट्स मैच कर रहे हैं। ओके सर, सारे के सारे मैच कर रहे हैं।
कैपिटल गेन हमारा कितना था? कैपिटल गेन अपना था यहाँ पे 75,000 रुपीज और यहाँ 25,000 रुपीज। ठीक है, इतना ही अपना है कैपिटल गेन। हाँ, 1.5 लाख रुपए कैपिटल गेन था, 75,000 रुपीज। ठीक है, ये भी है अपना कैपिटल गेन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, परफेक्ट, कैपिटल गेन इतना ही आ रहा है। ठीक है सर, इस पे आप टैक्स निकालोगे, आपका टैक्स भी बिल्कुल सेम टू सेम मैच हो जाएगा। अगर आप ढंग से देखोगे ना, इधर जीटीआई आपके आ गई, इस पे 14,49,000 अपना 80 डबल से डबल है, ऐसा निकाला था वैसा आया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका सीधे 2500 आ गया, जैसे हमने निकाला था। सिर्फ इसमें जो 75,000 का कैपिटल गेन था, अदर देन डेप्रिशिएबल एसेट, डेप्रिशिएबल एसेट्स के अलावा जो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया था, उस पे हमने सीधे टैक्स लगाया था सीधे। कितना? 22% ये इसने ले लिया। डिविडेंड पे भी लगा दिया। कितना इसने डिविडेंड पे लगा दिया। सर बिजनेस इनकम बाकी लगा दिया 15%, जो टोटल इनकम आई से 15% लगा दिया। एजुकेशन से 4% जोड़ा, टैक्स लायबिलिटी निकाली, टीडीएस माइनस किया और आपका नेट टैक्स पेबल आ गया। ठीक है सर, अब इसमें दो बातें ध्यान देना। इसमें दो बातें ध्यान देना वाली सर, दो छोटे छोटे हमने मिस्टेक्स की हैं सर। ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक वर्ड आया, यहाँ पे एक वर्ड आया, डिविडेंड रिसीव्ड है। तो सर यहाँ से डिविडेंड आपने 50 निकाला ना, डिविडेंड निकाला ना, तो यहाँ पे टैक्सेबल 10% डिवाइड 110% डिवाइड करना पड़ेगा। सॉरी, आफ्टर डिविडेंड है ना, तो आपका 55,555 का डिविडेंड है। तो डिविडेंड टैक्सेबिलिटी के टाइम पे ना आपको ग्रॉस अप करना पड़ जाए, क्योंकि रिसीव्ड है। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या हुआ, एक और एडजस्टमेंट समझना। सर हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉइज में से जो 9 एम्प्लॉइज का कैश पेमेंट कर रखा है ना, कैश पेमेंट में, अब सर कायदे से 9 एम्प्लॉइज के लिए आपने 10 महीने की सैलरी इन कैश पेमेंट कर रखी 15,000 रुपीज। कुल मिला के कितना होता है? 9 × 10 × 15,000, 13,50,000 रुपीज का सर आपने कैश पेमेंट कर रखा है। सर इतना आपका 40A3 में डिसअलाउ होना चाहिए। सर अगर हमने डिसअलाउ, हो सकता है ना पहले से ही कर रखा हो सकता है पहले से ही कर रखा हो, तो हो सकता है सर कि किया हुआ, हो सकता है नहीं भी किया हुआ हो। तो इसने अपने आंसर में ना यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्या किया, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। ये पूरा डिसअलाउ कर दिया, पूरा पूरा 30,50,000, नीचे का एडजस्टमेंट नोट दे दिया, देखना। सिंस इट इज लॉजिकल टू अज्यूम दैट टर्मिनेशन हैज बीन डेबिटेड टू P&L, सर ऐसा मान रहा है कि वो डेबिट कर रखा है, ऐसा लॉजिकल अज्यूम है, ऐसा अजम्पशन है कि डाल रखा है अपने P&L, इसलिए डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। If a view is taken that details of remuneration paid is given by additional information only for the purpose of the computation of the deduction under section 80AA, then income under head PGBP would be without a disallowance। सर कहता है कि अगर आप ऐसा अज्यूम करो कि हमारा पूरा एडजस्टमेंट इसका दिया जा चुका है, इसका इम्पैक्ट दिया जा चुका है, जो नेट प्रॉफिट है ना उसका इम्पैक्ट दिया जा चुका है, नेट प्रॉफिट में इसका इम्पैक्ट, डिसअलाउंस का इम्पैक्ट दिया जा चुका है, तो अपने को एडबैक नहीं करना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट उस केस में बदल जाएगा और टैक्स लायबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो जो 13,50,000 का एडजस्टमेंट है ना, ये आप दोनों वे में कर सकते हो। नीचे इसने आंसर भी दे रखा है कि आगे निकलेगा आपका, आप उस पे से कैलकुलेट करोगे, आपका प्रॉपर आंसर आ जाएगा। और दिस पॉइंट और नॉट 1350 का दोनों एडजस्टमेंट्स ओके है। इसने मान लिया कि आप पहले ऐड बैक कर लो, नहीं चाहो तो दूसरा अल्टरनेटिव भी आप यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने दोनों अल्टरनेटिव आपको बताए। ठीक है सर, क्वेश्चन सही सही हो जा रहे हैं अच्छे से, भगवान का आशीर्वाद है, और क्या चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया आरटीपी में। आरटीपी में 25 में क्वेश्चन आया था, एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। Mr. Amit, an Indian resident, invested in virtual digital assets such as cryptocurrencies and NFTs। ठीक है, 25 अप्रैल 2024 को उसने परचेज किया एक बिटकॉइन 60 लाख रुपीज का। ठीक है, हिज फ्रेंड सुशील गिफ्टेड, देखो परचेज किया कितना, 60 लाख रुपीज का। ओके सर, ठीक है, उसको गिफ्ट मिला एनएफटीज। ठीक है, एनएफटीज गिफ्ट मिला, ट्रांसफर ऑफ दीज टोकन डज नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर। ठीक है, एफएमवी 5 लाख रुपए। सर हमने पढ़ा हुआ है, कभी भी अगर आपको कोई नॉन इंटेंज, अगर आपको कभी भी कोई क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट मिलता है या वर्चुअल डिजिटल एसेट गिफ्ट मिलता है, तो यहाँ पे आपके 56(2)(10) के प्रोविजन लग जाएंगे। हाँ सर, लग जाएंगे। तो क्या ये टैक्सेबल बनेगा? हाँ सर, इतना तो टैक्सेबल बनने वाला है सर। ओके, परफेक्ट बात हो गई। उसके बर्थडे में मिला, ओके ठीक है। सुशील ने और एनएफटीज बॉट की, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये अमित की बात है। सुशील ने, ये गिफ्ट किसने दिया? सुशील ने दिया हुआ है। सुशील के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 4 लाख रुपीज। ठीक है, 4.5 लाख रुपीज कॉस्ट थी। अमित ऑल्सो बाइज एनएफटी वर्थ रुपीज 10 लाख रुपीज। सर अमित ने और 10 लाख रुपए के बाय किए हुए हैं। ठीक है, ड्यू टू सम फाइनेंशियल नीड 1 दिसंबर 2024 को उसने 0.5 बिटकॉइन सेल किया। अच्छा, फॉर 28 लाख रुपीज, एंड एनएफटी रिसीव्ड कितना से कितना, अच्छा ठीक है, परचेज किया था इसने कितना, 60 लाख रुपीज का परचेज किया हुआ था बिटकॉइन, एक बिटकॉइन से परचेज किया हुआ था।
इसका 0.5% सेल कर रहा है, 0.5%। ठीक है, 0.5% सेल कर रहा है। कितने में सर? 28 लाख रुपीज में सेल कर रहा है। सेल्स कंसिडरेशन लेंगे 28 लाख रुपीज। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर, आधे बिटकॉइन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 30 लाख है, तो मैं कह सकता हूँ क्या कि 2 लाख का लॉस है, वर्चुअल डिजिटल एसेट पे लॉस है, 2 लाख का लॉस है, 2 लाख का वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस है। ठीक है सर, समझ में आ गया अपने को। अब एनएफटी की बात कर रहा हूँ सर, एनएफटी। सर एनएफटी जो 5 लाख वाली गिफ्ट में मिली थी ना, 5 लाख वाली गिफ्ट में मिली थी ना, इसको इसने सेल कर दिया। कितने में? 6.5 लाख रुपीज में सेल किया। कभी भी अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट बेचते हैं ना हम, तो उसमें अपना कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता अदर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ना कोई लॉस का सेट ऑफ मिलता है अपने को, ना ही कोई अपने को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्चा मिलता है। अपने को सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिलती है। अब से सवाल आता है कि जो फ्रेंड से मिली हुई एसेट है, फ्रेंड से मिला हुआ एसेट है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लूं? क्या 5 लाख लूं कि 4.5 लाख लूं कि नील लूं? राइट आंसर है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का सेक्शन ही बोलता है कि सर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने वाले हो जिस जिस चीज पे आपने टैक्स भर दिया है। आप पुराने होने की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तब लेते जब आप टैक्स नहीं भरते। यहाँ तो सर इसने टैक्स भर दिया ना अमित ने 5 लाख पे 56 टू 10 में, तो सर यहाँ पे 5 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस की जाएगी और सर 1.5 लाख का यहाँ पे टैक्सेबल इनकम बन जाती है। ये वीडीए की इनकम। उसके अलावा सर आगे का पॉइंट क्या कह रहा है? He has other income of 6.5 lakh rupees. Compute the tax payable assuming he has option of exercising or shifting out of default tax regime under section 115 BAC। तो देखो वीडीए की आपकी क्या एक लॉस है, एक लॉस आ गया 2 लाख रुपए का। एक वीडीए की इनकम है कितनी? 1.5 लाख रुपीस। क्या आपस में सेट ऑफ हो सकता है? नहीं जी, नहीं हो सकता। उसके अलावा सर एक और उसकी इनकम होगी कौन सी? सर एक गिफ्ट की इनकम है। गिफ्ट की इनकम 5 लाख रुपए की होगी। उसके अलावा सर एक और अदर इनकम है सर 6 लाख रुपीस की। 6 लाख रुपीस ये कितना है? 6.5 लाख रुपीस। सर एक और इनकम है 6.5 लाख रुपीस की। कुल मिला के ऐसे उसकी इनकम निकाली जाएगी। कुल मिला के 12 लाख की इनकम आनी चाहिए, 13 लाख की। ओके सर, समझ में आ गया अपने को। देखो 2 लाख का लॉस, एनएफटी पे 1.5 लाख का गेयर बेनिफिट, उसके अलावा गिफ्ट मिला 5 लाख रुपए का, ये लेंगे ही लेंगे, और अदर इनकम 6.5 लाख रुपीस से कुल मिला के अपना 13 लाख की इनकम आती है। सर इस पे टैक्सेशन कितना जाएगा? सर इस पे फ्लैट 30% टैक्स लगता है, और इन दोनों को मिला के अपने को जो टैक्स रेट बन रही होती है 7 लाख के हिसाब से, वो लेके चलनी है अपने को। ठीक है सर, समझ में आता है अपने को, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा पॉइंट है। आप टैक्स निकाल लोगे। अच्छा हाँ, इसमें एक टीडीएस भी ले लेना, जो टीडीएस कटा हुआ है वो टीडीएस माइनस करना पड़ जाएगा, आपका आंसर प्रॉपरली मैच कर जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इस पॉइंट में? इतने में हमने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, आगे देखते हैं, कैपिटल गेन वाले टॉपिक में आ रहे हैं। कैपिटल गेन के ना क्वेश्चन सिंपल है, आपने इतनी बार कर रखे कि आपको आराम से बन जाएंगे। एरीज ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 1/6/2024 को। ठीक है, कंपनी पे कभी भी अगर लिक्विडेशन आता है तो शेयर होल्डर्स के हाथ में कैपिटल गेन लगता है। दिस इज द थिंग वी ऑल नो, और अगर नहीं पता अपने को तो हम पता चल जानी चाहिए अब तक तो। ठीक है सर, समझ में आ गया। कंपनी possess द फॉलोइंग फंड्स प्रायर टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को बांटने से पहले कंपनी के पास ये सारे फंड्स थे। शेयर कैपिटल थी 5 लाख रुपए की। ठीक है, रिजर्व्स कितने के थे? 3 लाख रुपए के। एक्सेस रियलाइजेशन इन कोर्स ऑफ लिक्विडेशन 3 लाख रुपए, और सर टोटल मिला के 13 लाख रुपए कंपनी की बैलेंस शीट में कोटा मोटा दे रखा है। 5 shareholders, each of whom held 2,60,000 rupees from the liquidation, अच्छा, received 2,60,000 rupees in full settlement. The shareholders desire to invest the amount in long-term specified asset defined under section 54EC. You are required to examine various issues and advise the shareholders about the legality of the income tax. क्या बोल रहा है exactly ये समझो आप। सर देखो 13 लाख रुपए हैं, 13 लाख रुपए, 13 लाख 5 लोगों में बांटे, यानी 2,60,000 रुपीज मिला। यानी सर ये बात तो सच है कि जितना मिल रहा है वो सही मिल रहा है। दैट इज 100% करेक्ट। सर पर शेयर होल्डर की बात करूंगा मैं, पर शेयर होल्डर की बात करूंगा। सबसे पहला सेक्शन तो आता है सर 222C। 222C सबसे पहले अपनी आंखें बिल्कुल फाड़ के बोलता है, बिल्कुल आंखें फाड़ के बोलता है कि कभी भी लिक्विडेशन के टाइम पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उस डिस्ट्रीब्यूशन पे डीम्ड डिविडेंड देना पड़ेगा। ये तो क्लियर कट बोलता है। ओके सर, समझ में आता है ये चीज। यानी 3 लाख रुपए को डिवाइड बाय 5 करोगे, 60,000 रुपीज तो डीम्ड डिविडेंड हेड में जाएगा ही जाएगा, पर पर्सन के हेड टैक्सेशन में जाएगा ही जाएगा, पक्की बात है, ये तो जाएगा। ओके सर, समझ में आ गया। सर उसके अलावा पैसा मिल कितना रहा है? जितना पैसा मिलता है 2,60,000 रुपीज इज फुल वैल्यू कंसिडरेशन। इसमें से माइनस करना पड़ता है सर वो अमाउंट जो डीम्ड डिविडेंड हेड में चला गया।
पूरा का पूरा कैपिटल गेन में थोड़ी जाएगा 260। ये भी तो बताओ, 60,000 रुपीज डीम डिविडेंड बन गया सर, उसको तो हटाना पड़ेगा ना। हाँ सर, हटा दिया हमने। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 5 लाख की शेयर कैपिटल है, पर पर्सन ने कितनी कैपिटल लगाई सर? पर पर्सन ने तो 1 लाख की कैपिटल लगाई, तो 1 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में माइनस करूंगा। यानी कहना है सिंपली से कि पर पर्सन के हैंड में सर 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन आएगा। और सर ये कौन सा कैपिटल गेन होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 112 वाला। बात तो समझ में मस्त रूप से समझ में आ रही। अब सर सवाल क्या आ रहा है यहाँ पे, ये समझो आप। ये जो एसएससी है महाशय है, शेयर होल्डर्स महाशय, ये चाहते हैं कि इस पैसे को वो लगाना चाहते हैं कहाँ पे? लगाना चाह रहे हैं 54 ईसी के एसेट्स में, यानी सर एनएचएआई के बॉन्ड्स वगैरह खरीदना चाहते हैं। सर आर दे अलाउड टू डू सो? आर दे अलाउड टू डू सो? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे पहली बात ना, एनएचएआई के बॉन्ड्स खरीदने के लिए आपको इमोल प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है। आप सिर्फ और सिर्फ इमोल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ले सकते हो सर, अदरवाइज किसी भी और एसेट के लिए नहीं ले सकते आप 54 ईसी के एग्जेम्पशन। पॉइंट है। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड दिमाग में काम करना चाहिए, जहां काम करेगा आपका आंसर सही हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लिक्विडेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर कह रहा है सेक्शन एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 54 इज सीसी अवेलेबल ओनली इन एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ एसेट इन एंड नॉट इन एक्चुअल इन केस ऑफ डीम्ड ट्रांसफर। ठीक है, ये सीआईटी वर्सेस रूबी केस में आया था। ठीक है, काम का नहीं। will not be available since it is deemed transfer. Furthermore, with effect from assessment 19-20, exemption under section 54 is available only with long term capital asset being building and land. सर लैंड और बिल्डिंग के ट्रांसफर पे ही मिल रहा है, अदरवाइज किसी और पे मिलने भी नहीं वाला आपको। सर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है लिक्विडेशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लिक्विडेशन बायबैक दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैंने इसका एक क्वेश्चन था करवा दिया। मिस्टर सिंह, अब तो नाम भी याद हो गया होगा इस क्वेश्चन का। जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको नाम भी याद हो गया होगा इस क्वेश्चन का। दी एसएससी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखो, अगर कोई भी बंदा, कोई प्यारा, बिल्कुल प्रेमी इंसान अगर यहाँ तक आया है, शिद्दत से मेरे साथ क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड जरूर अपना कमेंट एक्सपीरियंस करो, बिकॉज योर कमेंट इज मोटिवेशन फॉर अदर्स, योर कमेंट इज मोटिवेशन फॉर मी। अगर आप यहाँ तक आके भी कमेंट कर रहे हो ना, बिलीव मी, माता रानी बहुत 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 पॉजिटिव लेके आने वाली चीज है आपके लिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। जहां तक आप इसको रीच करवा सको ना, इसको शेयर करके जरूर रीच करवा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो कुछ इस चीज में आ जाते क्वेश्चन में। ठीक है, रेंटल इनकम फ्रॉम, अच्छा मिस्टर सिंह के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है, पेयर रेंट दे रखा है। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर कुछ याद ही नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड रेंट, पेयर रेंट क्या होता था? याद आ रहा है तुमको? याद आ रहा है, याद आ रहा है सर? एक होता था म्यूनिसिपल रेंट, एक होता था सर फेयर रेंट। इसमें से विचेवर इज हायर लेते थे, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट लेते थे। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ये वाला लेते थे। इसको क्या बोलते थे हमारा? ये नोशनल रेंट बन जाएगा हमारा। इसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से। ठीक है, म्यूनिसिपल रेंट दे नहीं रखा, स्टैंडर्ड रेंट और फेयर रेंट में विचेवर इज लोअर लेना पड़ता है, तो हमारा लोअर 2.8 बन जाएगा। एक्चुअल रेंट कितना 3 लाख है, तो हमारा एक्चुअल रेंट तो 3 लाख ही बन जाता है। देखो, कुल मिला के कुछ भी ज्ञान नहीं काम है, एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो एक्चुअल रेंट उठा लो, कुछ समझ में नहीं है एक्चुअल रेंट को उठा लो। सुनो 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 सुनो, एक्चुअल रेंट है 3 लाख रुपए, 3 लाख का रेंट है, सिर्फ अभी रेंट है। हाँ, ध्यान देना, अभी इसमें से और भी खर्चे माइनस होंगे। म्यूनिसिपल एंड वाटर टैक्सेस पेड फॉर करेंट ईयर कितना 35,000, और अरियर्स से कितना पे किया हुआ है? 1.5 लाख रुपए पे किया हुआ है। सर क्या अरियर्स माइनस करने मिलते हैं? हाँ सर, जिस साल में पे करो उस साल में डिडक्शन ले सकते हो आप। 35,000 भी माइनस कर दिया आपने, और 1.5 लाख भी माइनस कर दिया आपने। कुल मिला के सर कितने माइनस किए? 3 लाख में से 35,000 माइनस 1,50,000, कुल मिला के 1,15,000 रुपए की रेंटल इनकम आ रही। इंटरेस्ट ऑन लोन, अच्छा इसमें, अच्छा 1,15,000 की आपकी एनए जीएवी आ रही है। जीएवी बोलते हैं? नहीं सर, ये जीएवी होती है, ये जीएवी होती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस से पहले वाली, और ये बन जाती है एनएवी। ये एनएवी है। एनएवी में से अपने को क्या नेट एनुअल वैल्यू हो जाती है। एनएवी में से माइनस क्या करना पड़ता है अपने को? एनएवी में से माइनस करना पड़ता है अपने को सेक्शन 24 बी का डिडक्शन। इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है सर इसका? 30%, 34,500। ओके सर, ये भी माइनस कर लेंगे।
प्लस सर कह रहा है कि आपने रिपेयर्स के लिए सर प्रॉपर्टी के लिए लोन ले रखा था, उसका इंटरेस्ट भी दिया है आपने सर, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट कितना ही हो आपको अलाउड जाता है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होती, लेट आउट होती तो सोचना पड़ता अपने को सर, लेकिन ये तो प्रॉपर आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है। ठीक है, सॉरी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं एक्चुअली, मतलब ये आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो इंटरेस्ट आपको पूरा ही मिल जाएगा ना। तो 1.5 लाख रुपए का आपका इंटरेस्ट हो जाता है, ये भी आपको माइनस करने को मिल जाएगा। अरियर्स ऑफ रेंट, ठीक है चलो इस पे आते हैं। कुल मिला के रेंटल कितना हो गया यहाँ पे, 1,15,000 में से माइनस 34,500 करूंगा, माइनस 1.5 लाख करूंगा, यानी कुल मिला के 69,500 का मेरा लॉस है हाउस प्रॉपर्टी में। प्लस कह रहे हैं 30,000 का अरियर से, 30,000 के अरियर जब कभी मिलते हैं उसका हमेशा 70% ही टैक्सेबल करवाते हैं, यानी कुल मिला के 21,000 रुपीज का मेरा रेंटल इनकम बढ़ेगी। यानी कुल मिला के अगर मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालता हूँ तो 69,000 का लॉस है, 21,000 का गेन है, कुल मिला के मेरी इनकम बन जाती है 48,500 रुपीज की। 48,500 की मेरा लॉस है, लॉस है। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है, यहाँ तक का ना क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सर क्यों दिया ये आपने, हाउस प्रॉपर्टी तो हटा दिया तुमने, हाँ हटा दिया आईसीआई ने अपने टॉपिक से। देखो आईसीआई ने भले टॉपिक हाउस प्रॉपर्टी हटा दिया है, लेकिन यूनिट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नहीं हटाया ना। क्वेश्चन दे देगा तो क्या करोगे तुम, क्या करोगे बताओ। इसलिए थोड़ा सा पढ़ना कोई बुरा नहीं है। Further, the SSC furnished the following additional information regarding the sale of property at Chennai. सर चेन्नई की प्रॉपर्टी की सेल की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिस्टर सिंह के पिताजी ने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदी 2006 में 1,25,000 की, जो अपने बेटे को गिफ्ट कर दी मिस्टर सिंह को मई 2007 में, सेम ईयर में गिफ्ट कर दी। यानी सर मंजुला जेशा वाला केस लॉ भी नहीं लगने वाला, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉपर्टी सो गिफ्टेड वाज सोल्ड बाय मिस्टर सिंह ऑन 10 जून। सर बजट से पहले कंसिडरेशन वाज रिसीव 25 लाख। सर सेल्स कंसिडरेशन कितनी है, 25 लाख रुपए लेंगे। द स्टैम्प ड्यूटी पेड बाय द परचेजर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 13%। सर मिस्टर सिंह ने बेची, मिस्टर सिंह ने बेची प्रॉपर्टी, जो खरीद रहा है ना उसने कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे की है सर, 3,90,000 की पे की है। किसके बराबर सर, 13% के बराबर। यानी सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 30 लाख रुपीज की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। सर सेल्स कंसेशन 25 लाख रुपए, एसडीवी 30 लाख रुपए। कौन सा लूंगा, कौन सा लूंगा, कौन सा लेगा, कौन सा लेगा रे बाबा। एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, कहना है ऐसे यस। सर एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। यस सर, एसडीवी कितनी है आपकी, 30 लाख की है, 110% ऑफ कंसिडरेशन इज 27.5 लाख रुपीज। यानी सर इस केस में हमारी एसडीवी कंसिडरेशन बनेगी। यस एसडीवी हमारी कंसिडरेशन बनेगी, हाँ सर बनेगी। यानी सर एसडीवी कितनी हो जाएगी हमारी, एसडीवी की एसडीवी 30 लाख रुपीज हमारी कंसिडरेशन बनेगी। इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पापा जी का लूंगा सर 125 वाला। बजट से पहले बेच रहा है सर, बजट से पहले 23 जुलाई के पहले बेच रहा है, यानी इंडेक्सेशन मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाना चाहिए। प्रीवियस से 6-7 का पकड़ो, 122 मल्टीप्लाई करूंगा 363 से, 371,926। ठीक है सर समझ में आ गया। कुल मिला के नेट में कैपिटल गेन कितना आ रहा है मेरा, देखना देखना देखना, 262,8073, इतना मेरा कैपिटल गेन आ रहा है। On 2nd January 2025, SSC has purchased two adjacent flats in the same building and made the suitable modifications to make it one unit. This investment was made in separate read 8 लाख और 7 लाख रुपए का। सर एक घर आप खरीदते हो बगल में, दूसरा घर खरीदते हो बगल में, दोनों को तोड़वा के, दोनों की दीवार तोड़वा के आप एक घर बना देते हो, तो क्या इसको दो अलग अलग घर मानेंगे कि सर एक ही घर मानने वाले हैं। सर आनंद बसपा के केस लॉ में हमने ये चीज पढ़ रखी है कि अगर आप दो घर में अलग अलग खरीदते हो, अलग अलग पर्सन से खरीद रहे हो, अलग अलग रेट पे खरीद रहे हो, अलग अलग रजिस्ट्री करवा रहे हो, ऐसा मान लिया जाता है कि एक ही घर है वो। अगर आपने नेसेसरी मॉडिफिकेशंस करवा के उसको ज्वाइन करवा दे रहे हो तो उसको एक ही घर माना जाता है। यानी सर दोनों घरों पे अपने को एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 15 लाख की अपने को पूरी एग्जाम्पशन मिलेगी। प्लस 10 लाख रुपए इसने इन्वेस्ट कर दिए एनएचएआई के बॉन्ड्स में। ओ हो सर अलॉटमेंट हो, देखो 10 देखो तुरंत उसने बेचते साथ ही उसने पैसे दे दिए। जून में बेचा और अक्टूबर में उसने खरीद लिया, 4 महीने के अंदर उसने खरीद लिया। अलॉटमेंट कब हुई सर, अलॉटमेंट इज इररिलेवेंट ना, अलॉटमेंट कभी भी इररिलेवेंट होती है ना, तो 10 लाख रुपए तो डिडक्शन मिल जाएगा 54 ईसी में, ये सेक्शन 54 का डिडक्शन, ये 54 ईसी का डिडक्शन। मिस्टर सिंह की टैक्सेबल इनकम निकालो, एक्सरसाइज कर रहे हैं वो शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से। कुल मिला के इनकम कितनी हो जाती है, इनकम हो जाती है 1,28,073, इतनी इनकम आ रही है। सर क्या सही निकाला मैंने, क्या सही निकाला, क्या सही निकाला। सर एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, क्या छोटी सी गड़बड़ कर दी है सर, ये जो लॉस है ना, ये जो लॉस है ना, ये जो लॉस है ना, इस लॉस को सेट ऑफ भी तो करवाना पड़ेगा ना।
अरे बताओगे रे बाबा, इस लॉस को सेट ऑफ भी तो करवाना पड़ेगा। 68,000 नहीं 48,500 का लॉस माइनस करूंगा ना, ये सर कैपिटल गेन का जो इनकम होती है उसके अगेंस्ट आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो ना, 2 लाख तक तो कर ही सकते हो ना। माइनस 2 लाख माइनस 48,500 करो, कुल मिला के 79,573 की इनकम बन रही है, विच इज टैक्सेबल, विच इज टैक्सेबल। बताओ समझ में आया क्या? 79,574, मेरी 3.7 आई थी, तो ये सेम ही सेम सेम ही है, कोई बात फर्क नहीं है। बताओ बाबा सही है, समझ में आया? आ रहा है, भेजे में घुस रहा है कुछ? आ रहा है, आ रहा है, वी आर कंफर्टेबल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। डिटरमाइन द कैपिटल गेन और लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। दोनों इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, पर असेसमेंट है 25-26, ठीक है। एंड टैक्स इफ, अच्छा इफ एनी टैक्स पेबल देयर ऑन, ठीक है चलो। In the following cases, assume that these are only transaction covered under section 112A in respect of these assessees. इन assessee के द्वारा किया हुआ सिर्फ यही ट्रांजेक्शन है। पहला केस, मिस्टर प्रसून परचेज 300 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड का 2017 में खरीदे, कॉस्ट कितनी है 400। सारे के सारे शेयर सेल किए मई 2024 में 1200 रुपए में। प्राइस एट दीज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन एनएससी कितना है देखो। सर क्योंकि शेयर आपने बहुत पहले खरीद रखे थे तो आपको 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू का बेनिफिट मिल जाएगा। तो सेल्स कंसिडरेशन कितनी लूंगा? सर सेल्स कंसिडरेशन लूंगा टोटल टोटल 1200 रुपए की। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बनेगी? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए 3 चीजें पकड़नी पड़ती हैं। एक पकड़नी पड़ती है हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस ऑन 31 जैन, कितना है? सर 700 है। एक पकड़ना पड़ता है अपने को सेल्स प्राइस कितनी 1200, इन दोनों में से जो लोअर रहता है इसको कंपेयर करना पड़ता है। सर एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? सर 400, इन दोनों में से हायर वाला पकड़ना पड़ता है। तो मेरी बन जाएगी 700 रुपीज की एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। कुल मिला के सर 500 रुपीज पर शेयर का बेनिफिट हो रहा है। कितने शेयर्स पे मिल रहा है सर? कितने शेयर्स पे? 300 शेयर्स है, यानी कुल मिला के 1.5 लाख रुपए का मिस्टर प्रसून को फायदा हो रहा है। इसमें से 1,25,000 का तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जिसपे सर 25,000 बचेगा। इस पे सर बजट से पहले का जो 10% टैक्स है, यानी 2500 रुपए का टैक्स भरेगा, प्लस 4% का एजुकेशन सेस। आपका आंसर भी आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सर क्या इसको 87A की रिबेट मिलेगी? ना बाबा ना, नहीं मिलती। 112A के अगेंस्ट में नहीं मिलती। आंसर चेक कर लो। 2600 रुपए, ओ माई गॉड सर, 2500 प्लस 4% इज 2600 ओनली, यही आंसर है हमारा। चलो ठीक है सर, परफेक्ट है, अपने को समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Mr. Raj purchased 200 shares each of equity oriented mutual funds, ठीक है। फंड ए एंड फंड बी ऑन 1 फरवरी 2017 एट अ कॉस्ट ऑफ 550 पर यूनिट। दोनों को उसने साथ में खरीदा, कब? 1 फरवरी 2017 को। यानी सर दोनों ही केसेस में अपने को 31 जनवरी की ग्रैंडफादरिंग वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट्स वर नॉट लिस्टेड एट टाइम ऑफ परचेज। सब्सिक्वेंटली फंड ए लिस्ट कब होता है? सर 1 जनवरी 2018 को लिस्ट होता है, और फंड बी 1 फरवरी 2018 को लिस्ट होता है एट अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राज ने दोनों यूनिट सेल किया एट 900 रुपीज एंड सर दीज, इनके कोटेड शेयर प्राइस क्या दे रखे हैं? सर ये सब दे रखा है आपने को। आओ आराम से देखते हैं। सर फंड ए की बात करते हैं। सेल्स कंसिडरेशन कितनी लूंगा? सर सेल्स कंसिडरेशन सबसे पहले तो कितनी है इसकी? दोनों को इसने 900 रुपए में बेचा, 900 रुपीज में बेचा। ए की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 चीजों का हायर लेना पड़ता है, देखना। कॉस्ट एक्चुअल पकड़ेंगे, एक सेल्स प्राइस पकड़ेंगे, और एक एफएमवी पकड़ेंगे। सेल्स प्राइस तो 900 है, कॉस्ट भी सबकी थी सेम, कॉस्ट भी दोनों की 500 थी। सर यूनिट ए की एफएमवी क्या लेंगे ये बताओ मेरे को। यूनिट ए की एफएमवी क्या लेंगे? सर यूनिट ए क्या लिस्टेड है 31 जनवरी 2018 को? क्या लिस्टेड है? यस सर, जनवरी में ही लिस्ट हुई है, 31 जनवरी को अपने पास लिस्टेड अवेलेबल है। तो लिस्टेड एंटिटी का हमेशा हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस लेते हैं। हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस कितना होता है? 750 है, 750 ले लूंगा मैं। इन दोनों में से लोअर वाला 750 होता है, इन दोनों में से हायर वाला कितना होता है? सर 750 होता है, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 750। कुल मिला के 150 रुपए का बेनिफिट होगा। इतने कितने कितने यूनिट्स है इसके पास? कितने यूनिट्स है सर? 200 यूनिट्स है, यानी कुल मिला के 30,000 रुपीज का यहाँ टैक्स लग रहा है। यहाँ पे इनकम आएगी। यूनिट बी में आ जाओ, फंड बी में आ जाओ। सर फिर से सेल्स कंसिडरेशन अपनी 900 ही आएगी इसमें। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पकड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए 3 चीजें पकड़नी पड़ती है। एक्चुअल कॉस्ट 500, सेल्स कंसिडरेशन 900। सर एफएमबी कौन सी लेंगे? सर एफएमबी के लिए क्या अपने पास 31 जनवरी 2018 को ये शेयर्स लिस्टेड है क्या? ये म्यूचुअल फंड लिस्टेड है? सर लिस्टेड नहीं है ये अपने पास। आप देखो ये लिस्ट कब हुआ? जो यू फंड्स वी वर लिस्टेड ऑन 1 फेब 2018 को, 1 फेब 2018 को लिस्ट हो रही है ये एंटिटी। तो अगर 1 फेब 2018 को लिस्ट हो रही है, तो सर उस दिन का एक दिन पहले का लिस्टेड प्राइस कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? सर उसके लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? उसके लिए लेना पड़ेगा अपने को एनएवी। एनएवी एज ऑन 31 जनवरी। एनएवी उठाऊंगा मैं,
सर अब वापस वो लॉजिक लगाओ, इन दोनों में से लोअर वाला लेना पड़ता है। सर 900 रुपए सेल्स कंसिडरेशन बन रही है यहाँ एफएमवी नहीं आ रही है। ठीक है, पता होना चाहिए। इसमें से और इसमें से जो हायर वाला फिगर है इसको पकड़ेंगे तो 900 रुपए हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। ओके सर, यानी सर यहाँ कैपिटल गेन कितना आएगा, यहाँ कैपिटल गेन हो जाएगा नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल जीरो। टोटल कैपिटल गेन यहाँ का जीरो, यहाँ का 30,000, कुल मिला के कैपिटल गेन आता है सर कितना, 30,000 रुपीज का कैपिटल गेन आ रहा है। कौन सा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कौन सा, 112 ए वाला। सर टैक्स कितना लगेगा, अरे बाबा नो टैक्स ना, क्योंकि सर इसको तो 1,25,000 तक का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसको 1,25 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यही जवाब है, जो तुम्हारा सवाल था यही जवाब है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। मिस्टर संजय, ये क्वेश्चन तो पता नहीं मैं कितनी बार करा चुका हूँ, कितनी 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 बार करा चुका हूँ। ठीक है सर, समझ गया, इतना फ्लॉन्ट करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर संजय इज अ रेसिडेंट इन इंडिया, एज 55 ईयर्स का, उसके पास इंप्रेसिव पोर्टफोलियो है इन वेरियस म्यूचुअल फंड्स। उसने सारा म्यूचुअल फंड रिडीम कर दिया और एक लोनावला में एक बंगला खरीद लिया। म्यूचुअल फंड्स है उनको बेचा, खरीदा, घर खरीद लिया। सर घर खरीदा, घर खरीदा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन 54F की एक एग्जाम्पशन की कहीं ना कहीं जिक्र आएगा? क्योंकि सर कोई भी एसेट बेच के अगर आप घर खरीदते हो तो एग्जाम्पशन मिलता है ना उसमें, सेक्शन 54 EC का, बस लॉन्ग टर्म होना चाहिए एसेट। और पूरी जिंदगी फिर लोनावला में बिताई, तुम्हारा और मेरा सपना जी रहे हैं मिस्टर संजय, लोनावला में पूरी जिंदगी बिताओ 2 करोड़ का बंगला खरीद के। हाँ हाँ हाँ। सर एग्जाम से पहले आप ऐसी बातें कर रहे हो, हमें 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 अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात, रुको, मजे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से खुशी से पढ़ते हैं, बढ़िया मस्त, एंजॉय करते हुए। फंड देखो, एक बार फंड के नीचे की इन्फॉर्मेशन देख लेते, क्या पता काम आ जाए। फंड 1 and 2 आर हैव इन्वेस्टेड 30% ऑफ देयर प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। इसके और इसके 30% इन्वेस्टमेंट है सिर्फ इक्विटी शेयर्स में, और बाकी सर कहाँ डेट में होगी। एंड 3 और 4 हैव इन्वेस्टेड 70% ऑफ देयर प्रोसीड्स इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। इसने और इसने 70% इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है। यानी कहना है सिंपली से कि ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, दोनों इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। और ये या तो डेट ओरिएंटेड होंगे, या तो सर हो सकता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड निकले। याद है सेक्शन 50 डबल है, हमने पढ़ा हुआ है कि सर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स में, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड 1/4/2023 के बाद इशू किया है और 35% से कम इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो स्पेसिफाइड होता है, हमेशा शॉर्ट टर्म होता है। ऐसा पढ़ा हुआ है ना सर, 1/4/2023 के बाद की कट ऑफ डेट है उसमें। ठीक है, the investment pattern of the fund remain unchanged all over the years. STT is paid at the time of acquisition wherever applicable. सर उसके अलावा अपने को इंडेक्स रेट्स भी दे रखे हैं। सर बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल, अगर देख के नहीं गए गलत करके आ जाओगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला, BLR फंड, सर कौन सा फंड है? डेट ओरिएंटेड हो सकता है, स्पेसिफाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सर इशू कब किया गया है? सर इन्वेस्टमेंट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत पहले का, 1/4/2021 का है, यानी सर ये स्पेसिफाइड तो नहीं है, ये डेट ओरिएंटेड बनेगा, स्पेसिफाइड तो नहीं है। सर कभी भी अगर डेट ओरिएंटेड होता है तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे लेते हैं? सर पीरियड ऑफ होल्डिंग बजट से पहले सेल किया 3 साल, बजट के बाद सेल किया 2 साल। यहाँ पे कब सेल किया? डेट ऑफ रिडेम्पशन सर 5 जून को रिडीम हुआ है, यानी सर बजट से पहले रिडीम हो गया, यानी 3 साल होल्ड करना है। या 3 साल होल्ड किया हुआ है? यस 3 साल होल्ड किया हुआ है, यानी सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा कौन सा वाला सर, कौन सा वाला आएगा? 112 वाला। क्या इंडेक्सेशन मिलेगा इसमें? सर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में बिफोर बजट इंडेक्सेशन मिलता था, हाँ मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना था सर? 120 लाख, डिवाइड करना पड़ेगा सर प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर 21-22 की सीआईआई से, प्रीवियस ईयर 21-22 के सीआईआई से 317 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 363 से। 137 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी 0.41। कैपिटल गेन कितना आ जाएगा? 2.5868। ये कौन सा बनेगा? LTCG 112 वाला। क्या ये पॉइंट क्लियर हो जाता है? हाँ सर ये बात समझ में आ जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एबीसी स्ट्रेटेजिक फंड सर 4 मई 2024 को चालू हो रहा है। सर कैन आई से दिस इज अ स्पेसिफाइड फंड, क्योंकि 1/4/2023 के बाद चालू हुआ है। एंड सेकंड चीज, इसने अपने टोटल फंड्स का, 30% सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है, इक्विटी शेयर्स में लगाया हुआ है, यानी दिस इज अ स्पेसिफाइड फंड। जो कैपिटल गेन आएगा इट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म, तो डायरेक्टली आप इसको माइनस करके लिख दो ना, 4 लाख रुपए का। सर एसटीसीजी और अदर एसटीसीजी, अदर एसटीसीजी। ठीक है सर, समझ में आ गया, इसको ब्लू पेन से करते हैं। 4 लाख रुपए का अदर एसटीसीजी। ठीक है चलो आ जाओ थर्ड वाले पे, रेड पे करते हैं इसको।
एबीसी मिड कैप फंड। सर ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो सकता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल देखनी पड़ती है, बिफोर बजट और आफ्टर बजट हो सिर्फ 1 साल देखनी पड़ती है। 2 दिसंबर 2023 को खरीदा, ठीक है। उसके अलावा 5 जुलाई 2024 को बेच दिया। सर कितना होल्ड किया? सर लेस देन 1 ईयर होल्ड किया, यानी क्या है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कौन सा वाला? सर 111A वाला। लिस्टेड वाला है ना बाबा, लिस्टेड सॉरी इक्विटी ओरिएंटेड है ना बाबा, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में 111 लग जाएगा ना? हाँ सर 111 लग जाएगा। यानी सर यहाँ कैपिटल गेन आ जाएगा, सीधे सीधे दोनों का डिफरेंस ले लो, 3 लाख रुपए किसमें? 111A वाला। सर ये आ जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एसबीए। सर दिसंबर सॉरी नवंबर 2022 में खरीदा और सर दिसंबर 24 में बेचा, ठीक है। सर ये आ जाएगा अपना। सर ये अपना क्या बनेगा? सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग अपना 1 साल से ज्यादा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, यानी 10 लाख रुपए यहाँ आएगा टैक्सेशन में, 10 लाख 112A। ये 4 हमारे आंसर बन रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई सवाल संशय? सर यहाँ तक तो कोई सवाल नहीं। कितना निकालोगे? 8 में से 5 नंबर दे देगा एग्जामिनर। अब आगे का स्टेप निकालना पड़ेगा ना। सर ये चारों रिडेम्पशन के पैसे हैं, ये चारों रिडेम्पशन के पैसे हैं। इन चारों में से उसने कितना पैसा निकाला? मिस्टर संजय ने 2 करोड़ रुपए निकाला एंड लोनावला में घर खरीदा हुआ है। सर 2 करोड़ का निकाला, 2 करोड़ निकाला तो सर शॉर्ट टर्म से निकालेगा तो वैसे भी कोई एग्जामेशन नहीं मिलने वाला, इसमें भी नहीं मिलने वाला। सर एग्जामेशन मिलेगा किस पे? 10 लाख पे मिलेगा और इस पे मिलेगा 10 लाख में मिलेगा और ऊपर 2 लाख मिलेगा, इसी पे एग्जामेशन मिलेगा ना? हाँ सर इसी पे मिलेगा। अब सर सवाल ये आता है एग्जामेशन क्लेम करने के लिए, ये भी हमारे काम का नहीं, ये भी हमारे काम का नहीं। उसने 2 करोड़ रुपए निकाले मिस्टर संजय ने, 2 करोड़ के लिए उसने ये वाले इन्वेस्टमेंट भी यूज किए और ये वाली इन्वेस्टमेंट भी यूज किए, दोनों यूज किए, 140 भी यूज किया हुआ और 120 भी यूज किया हुआ है। कैसे पता चले कि कहां से पैसा निकाला? क्योंकि अगर इसने 120 वाला पूरा यूज किया तो पूरा 10 लाख एग्जाम्प्ट हो जाएगा, है ना? अगर पूरा 120 यूज किया है तो पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला पूरा यूज किया और आधा अधूरा ये यूज किया हुआ है तो 10 लाख पूरा एग्जाम्प्ट नहीं होगा। यानी सर डिपेंड करता है कौन से पैसे उसने यूज किए हैं। सर कौन सा मानोगे? सर जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है वो मान लो। हम ऐसा मान लेंगे कि सर ये जो 2 करोड़ रुपए निकाले हुए हैं ना, इसमें से सर 120 लाख रुपीज तो ये फोर्थ फंड के हैं सर, और जो 80 लाख रुपीज के है ना, ये फर्स्ट फंड के हैं। यानी जो 10 लाख रुपए, 10 लाख का कैपिटल गेन आया ना, इसमें से नेट कंसिडरेशन कितनी थी? 120, यूज कितना किया? 120, यानी पूरा एग्जामेशन मिल गया 10 लाख रुपीज। और जो बाकी सर 2.58 वाला था ना, 2.58 5868, इसमें क्या मानेंगे? सर इसमें इसमें क्या मानेंगे हम? सर इसमें नेट कंसेशन थी 140, यूज कितना किया? 80, यानी एग्जामेशन कितना मिलेगा? 2.5868 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 80, 1.4782, 1.4782, ये मेरा एग्जामेशन आएगा। यानी कुल मिला के एग्जामेशन कितना हो गया? 11.478182, ठीक है। 11.4782 इतना एग्जामेशन बनेगा। सर अब बात समझो। सर ऐसे स्टेप करवा रहा हूँ जो किसी ने आज तक नहीं कराए होंगे आपको इस क्वेश्चन में। 4 कैपिटल गेन्स है, देखना 4 कैपिटल गेन्स है। एक अदर एसटीसीजी है, अदर एसटीसीजी कितना है? 4 लाख। उसके अलावा एक 11111 का एसटीसीजी है 3 लाख। उसके अलावा 112A है 10 लाख। उसके अलावा एक नॉर्मल है कितना? 2.5868। 112 है 2.5868। ये तो पूरा एग्जाम्प्ट हो गया सर, ये तो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो गया सर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही, पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसमें भी सर 1.4782 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कुल मिला के सर कितना बचेगा? 1.1086 जीरो। सर यहाँ 3 लाख और सर यहाँ हो गया 4 लाख। सर इस पे टैक्स रेट क्या लगाएंगे? सर टैक्स रेट निकालना पड़ेगा अपने को, टैक्स रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि सर ये बिफोर बजट था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये बिफोर बजट ट्रांसफर हुआ था। क्योंकि बिफोर बजट ट्रांसफर हुआ था, इस केस में यहाँ पे टैक्स रेट लग जाएगा 20% का, इसलिए इंडेक्सेशन भी मिला था, बजट से पहले था इसलिए इंडेक्सेशन मिला था। बाकी चेक करो। सेकंड वाला सर, सेकंड वाला आफ्टर बजट ट्रांसफर हुआ है। कौन सा वाला है? अदर एसटीसीजी है, अदर एसटीसीजी यानी स्लैब रेट लग जाएगा इस पे स्लैब रेट लगेगा। 111 है, ये कब हुआ? सर ये वाला 3 लाख वाला कब सेल हुआ? सर बजट के पहले सेल हुआ, यानी 15% टैक्स रेट लगेगा इस पे। और सर 10 लाख वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं, ऐसे टैक्सेशन निकलेगा इसका। कुल मिला के आप अगर अपना आंसर भी निकालोगे ना, देखोगे आप कि आपका कैपिटल गेन कितना आया था? सर 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस अपना
10 लाख वाला भी होगा प्लस 2.5848, इतना हमारा आंसर आएगा। इसमें से ये दोनों का एग्जामेशन मिलके कुल मिला के 8 लाख की इनकम बनेगी। अभी इस सवाल ने ना आपसे टैक्स रेट निकालने के लिए बोला ही नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर आता है टैक्स रेट निकालने के साथ तो फिर लंका लगेगी उस केस में। ठीक है, चलो हमने सीख लिया, टैक्स रेट भी सीख लिया। अब अगर यहाँ तक आने के बाद भी अगर तुम वीडियो लाइक नहीं कर रहे ना, तो सही में पाप लगेगा तुम्हें। यहाँ तक आने के बाद भी अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो और लोगों को शेयर नहीं कर रहे ना, पाप लगेगा तुम्हें। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, मिस्टर रॉबर्ट अ नॉन रेसिडेंट जर्मन सिटीजन है, नॉन रेसिडेंट है, जर्मन है। ओके, एज एम्प्लॉयड इन जर्मन कंपनी, सर जर्मन कंपनी में जर्मनी में रह रहा है, जर्मन सिटीजन है, जर्मनी में ही काम कर रहा है। जर्मन कंपनी हैज परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया, अकॉर्डिंगली इनकम ऑफ पीस चार्जेबल टैक्स इन इंडिया। जो जर्मन कंपनी जहाँ पे वो काम करता है, वो जर्मन कंपनी का एक इंडिया में भी ऑफिस है। रॉबर्ट विजिट इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस 24-25 फॉर ऑफिशियल वर्क और 85 डेज के लिए इंडिया में स्टे करता है। उसको सैलरी 28 लाख रुपए मिलती है, विच इज बोर्न बाय इंडियन पी, इंडियन कंपनी उसको सैलरी दे रही है। ठीक है सर, अगर इंडियन कंपनी कभी भी सैलरी देती है तो इनकम अक्रूड इन इंडिया मानी जाती है, इनकम अक्रूड इन इंडिया मानी जाती है, यानी दिस विल बी इंडियन इनकम, दिस विल बी इंडियन इनकम और इस पे इंडिया में टैक्स लगेगा। ठीक है, एक बार रुकना, एक सेकंड रुकना, कौन से रेजीम ऑप्ट कर रहा है, रेजीम मांग रहा है क्या? रॉबर्ट ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, सर रॉबर्ट ऑप्ट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजीम, यानी 28 लाख की जो इनकम होगी ना बाबा, 28 लाख की इनकम में 75,000 रुपीज का एक स्टैंडर्ड एक्शन मिलता है सैलरी में, तो ये माइनस कर दूंगा मैं। ठीक है सर, समझ में आ गया आपने को। रॉबर्ट के पास 1200 शेयर है नालापीर प्राइवेट लिमिटेड के। नालापीर, जर्मन लोग ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर एक सॉरी 28 नवंबर 2017 से उसने अक्वायर कर रखे थे 15 रुपए में, 15 में बाय किए थे उसने, 50,000 रुपीज रेमिट किए थे और उन शेयर्स को 43 रुपीज में बेच दिया उसने। अच्छा, ओह, ठीक है। देखो कभी भी नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में इन्वेस्ट करता है तो फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 का बेनिफिट मिलता है। ये क्या होता है समझना, 50,000 शेयर्स थे, कितने बेचे, 43 रुपीज में उसने बेचे, कितना होता है, 21,50,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी इसकी, नहीं 50,000 शेयर्स नहीं, सॉरी 1,200 शेयर्स है इंटू 43, 51,600 की इसकी सेल्स कंसिडरेशन है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 1200 शेयर्स की 15 रुपए, 18,000 रुपए। सर कैपिटल गेन डायरेक्ट नहीं निकाला जाता इनके केस में, इनके केस में कैपिटल गेन अपने को फॉरेन करेंसी में निकालना पड़ता है। फॉरेन करेंसी कैसे लेते हैं सर, कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिस दिन सेल किया उस दिन एवरेज सेलिंग प्राइस से कन्वर्ट कर लो, एवरेज एवरेज डॉलर रेट से कंपेयर कर लो, जिस दिन बाय किया था उस दिन भी एवरेज डॉलर रेट से कंपेयर कर लो। तो यहाँ पे क्या है अपना देखना, सेल किस दिन हो रहा है सर, सेल हो रहा है अपना, सेल हो रहा है अपना सर, sold these shares on 26th June 2023, 26 जून 2023, 26 जून 2023, 24 सॉरी, हाँ ठीक है 24 ही मान लो यार। एवरेज ट्रेडिंग प्राइस कितना, 75 हो जाता है, 75 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाता है, 51,600 डिवाइडेड बाय 75, कुल मिला के 688 यूएसडी सेल्स कंसिडरेशन हो गई। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाइंग डेट पकड़नी पड़ेगी। बाइंग डेट कौन सी है सर, बाइंग डेट 28 नवंबर 2017, 28 नवंबर 2017, 60 रुपीज बन जा रही है, 60 से डिवाइड करूंगा कितना, 18,000 डिवाइडेड बाय 60, $300 हो जाता है। कुल मिला के सर गेन होता है $388 का। इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं सर, जिस दिन गेन होता है ना उस दिन के बाइंग प्राइस से कन्वर्ट करते हैं, बाइंग रेट से। तो कैपिटल गेन हुआ था जिस दिन, उस दिन का बाइंग रेट 74 रुपीज है, तो अपना 74 से कन्वर्ट करेंगे, 388 इंटू 74, कुल मिला के 28,712 रुपीज का हमारा कैपिटल गेन आ रहा है, 28,712 रुपीज का कैपिटल गेन आ रहा है। बहुत सिंपल सा पॉइंट था, लेकिन अगर किया नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, Robert also held 2,000 shares of Aribits GmbH, a German company which was acquired at rupees 145 per shares in 2020. 2020 में उसने Aribits के कम शेयर्स खरीद रखे हैं। Aribits ग्लोबल फॉलो मार्च अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर, ये सारे के सारे शेयर 615 रुपए में सेल कर दिए इसको, डेविड को, एक नॉन रेसिडेंट को, कब, 26 अगस्त 2024 को। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी देखना, समझना, एक कंपनी है आरिबिट्स, इस कंपनी का शेयर होल्डर कौन है, मिस्टर रॉबर्ट। आरिबिट्स की इन्फॉर्मेशन देखना क्या कह रहा है, आईबिट्स के टोटल एसेट्स कितने हैं, 15 करोड़ के, जिसमें से 8 करोड़ के एसेट्स तो इंडियन है,
8 करोड़ के एसेट्स इंडियन है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 8 करोड़ के एसेट्स इंडियन है। ऐसी कंपनी के शेयर्स कौन बेचा है? रॉबर्ट। अब सर सवाल आता है, क्या ये जो आर्यबिट्स कंपनी है, क्या ये इंडिया में मानेंगे हम? क्या ये कंपनी इंडिया में लोकेटेड मानेंगे? क्या आर्यबिट्स के जो शेयर्स का ट्रांसफर है वो इंडिया में टैक्सेबल होगा? राइट आंसर इज नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा सर? सर हमने पढ़ा हुआ इनडायरेक्ट ट्रांसफर के प्रोविजन लगाने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? पहला, कि सर वो कंपनी सिग्निफिकेंट वैल्यू होल्ड करे। सिग्निफिकेंट वैल्यू मतलब सर ग्रेटर देन 50% से ज्यादा एसेट्स इंडिया में लोकेटेड होने चाहिए। क्या यहाँ पे है? सर 8 आउट ऑफ 15, 8 करोड़ आउट ऑफ 15 करोड़, यस 50% ज्यादा इंडिया में लोकेटेड है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही। दूसरी बात सर, इंडियन एसेट्स की वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। इंडियन एसेट्स शुड एक्सीड 10 करोड़, तभी सर की एसेट्स, तभी सर कंडीशन लगती है। सर अगर ये कंडीशन लगानी है अपने को, अगर ये कंडीशन लगानी है तो 10 करोड़ होना चाहिए, यहाँ सिर्फ 8 करोड़ है, यानी सर इनडायरेक्ट ट्रांसफर के प्रोविजन नहीं लगने वाले। यानी सर जो रॉबर्ट का जो भी गेन हो रहा है ना, दिस इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। इस पे इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं लगने वाला है, इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन इंडिया। डिविडेंड फ्रॉम आरबिट सर इस रॉबर्ट को डिविडेंड मिला सर, क्या डिविडेंड इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए क्या? सर डिविडेंड फ्रॉम आरबिट्स रिसीव्ड इन इंडिया है सर, भले आप नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड बांट रही है, एक फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट को डिविडेंड बांट रही है, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता, लेकिन सर क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड इन इंडिया है 1,11,000 रुपए, तो अपने को टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम, इग्नोर डीटीडब्ल्यूए प्रोविजन। सर इन तीनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा, चेक भी करवा देता हूँ। ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime है, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्टेड आउट है तो यहाँ पे कितना, सिर्फ 50,000 ही मिलेगा अपने को। ठीक है, 388,28,712, 1,11,000 टोटल आंसर भी मैच कर जाएगा। बताओ क्या समझ में आया पॉइंट? हाँ सर समझ में आ रहा है। मिस्टर प्रेम भाई साहब, ये तो क्वेश्चन ही याद हो गया होगा अब तक, क्वेश्चन ही याद हो गया होगा अब तक आपको। हाँ हाँ, तो जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, इस क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। Mr. Prem is a partner in firm Exxon Company, Mumbai. Exxon Company has 4 partners, including Mr. Prem, who share profit and loss equally. Mr. Prem resigned from Exxon Company on 1/4/2024. On the said date, capital balance of each of the partners stood at 32 lakh rupees. In order to settle the dues of Mr. Prem, firm revalues its assets for the first time since purchases. The valuer opened the self-generated goodwill at कितना valued at कितना 70 lakh rupees. The firm has following assets. कितने assets हैं सर? 15 लाख का एक पुणे की लैंड है जो 50 लाख में वैल्यू की गई। नागपुर वाली लैंड 25.4 लाख की 45 लाख पे वैल्यू की गई। मुंबई में 88 लाख की सर लैंड है, उसको 250 लाख पे वैल्यू किया गया, और सेल्फ जनरेट गुडविल भी 70 लाख रुपए की है। फर्म ने क्या किया? नागपुर वाली लैंड सर 45 लाख रुपीज वाली लैंड और 15 लाख रुपए कैश मनी प्रेम को दिए उसके अकाउंट बैलेंसेस को सेटल करने के लिए। क्लियर कट है? सबसे पहले समझो, एक हो क्या रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म का। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा 2 बार हो गया। रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन जहां होता है सर, और एसेट रिसीव्ड होता है पार्टनर को, एसेट रिसीव्ड बाय पार्टनर। तो सर 2 सेक्शन लगते हैं, एक होता है 45(4) लगता है, और एक लगता है 9B, फर्म के हाथ में, इन हैंड्स ऑफ फर्म। अब सर 45(4) 9B क्या कहता है, ये समझने से पहले समझना पड़ेगा क्या किस्सा है। जो पार्टनर है मिस्टर प्रेम, 32 लाख रुपए की उसकी कैपिटल बैलेंस है बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन, और उसको मिल क्या रहा है? उसको मिल रहा है सर एक 45 लाख रुपीज की लैंड मिल जा रही। अब सवाल आता है, देखो सिंपल, सेक्शन 9 भी क्या बोलता है? पार्टनरशिप फर्म के ऊपर उंगली उठाता है। सेक्शन 9 भी क्या बोलता है? अरे पार्टनरशिप फर्म, सुनो तो सुनो तो सुनो तो, तुमने प्रेम को ये लैंड दे दी, मानो ना अगर ये तुम दुनिया में बेचने जाते तो कितना पैसा मिलता, अगर तुम ये दुनिया में बाहर बेचने जाते तो कितना पैसा तुमको मिल जाता। तो फर्म बोलती सर 45 लाख तो वैल्यू निकल रही, 45 लाख में तो मिल जाती। देखो ना ध्यान से, देखो ना 45 लाख में तो आराम से मिल जाता, क्योंकि 45 लाख रुपीज इसकी फेयर मार्केट वैल्यू, इतना तो मिल ही जाता अपने को। ओके, तो प्रोविजन बोलता ना, अरे टैक्स निकालो तो सही, एक बार टैक्स तो निकालो। अगर 45 लाख में बाहर दुनिया वाले को बेचते तो कितना टैक्स निकलता? अगर 45 लाख में दुनिया वाले को बेचते तो कितना टैक्स निकलता? सर अगर 45 लाख में बेचते, और सर बजट से पहले, यानी 1/4/2024 को बेच रही ना फर्म, तो सर अगर उस तारीख को बेचते तो कितना टैक्स आता? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25.4, खरीदा कब? 15-16 में, तो इंडेक्सेशन भी करना पड़ेगा ना। उस साल का इंडेक्स नंबर 254 था, इंटू 363 है, कुल मिला के इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? 36.3। कैपिटल गेन कितना आ जाएगा?
8.7 लाख रुपीज का कैपिटल गेन आता। सेक्शन 9 भी क्या बोलता? 8.7 आता ना, 8.7 लाख का कैपिटल गेन आता ना। सेक्शन 9 भी क्या बोल रहा है? 9 भी क्या बोल रहा है? पार्टनरशिप फर्म, अगर तुम ये पार्टनर को नहीं देते और दुनिया वाले को बेच देते, किसी दुनिया में बाहर किसी को बेच देते, तो कितने में बिकती? फर्म बोलती 45 लाख। तो बोलती 45 लाख में बेच के देखो ना कितना कैपिटल गेन आ रहा है। फर्म ने बोला 8.7। 8.7 के बाद सर इस पे टैक्स कितना निकलेगा सर? क्योंकि बजट से पहले तो 20% टैक्स लगता है, प्लस 4% एजुकेशन सेस लगता है। कितना? 1,80,000 रुपए 960 का टैक्स लगेगा। इतना फर्म के हाथ में टैक्स लगता है। क्या इस बात से एग्री कर पा रहे हो सब कोई? हाँ सर, इस बात पे तो एग्री कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सच्चा पॉइंट, बिल्कुल 100% सोना वाला पॉइंट है। सच है ये पॉइंट। फर्म को बोला कि ये टैक्स भर दो। क्यों सर, क्यों? भाई दुनिया में अगर बेचते इतना टैक्स तो लगता ना, तो तुम पार्टनर को दो तो टैक्स तो लगना चाहिए ना। तुम पार्टनर को दोगे तो कोई एग्जम्पशन तो है नहीं तुमको, भरो टैक्स। ये सेक्शन 9 भी कहता है। क्या ये बात में कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। आंसर देख के समझ में आ जाएगा। 870 का टोटल इनकम है, 1,80,000 रुपए का टैक्स है। यानी सर जितना रेगुलर कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है, उतना कैपिटल गेन हमको यहाँ पे निकाल लेना है, वैसे का वैसा पॉइंट। अब सर मुद्दा क्या था देखो, प्रोविजन एक और पॉइंट कहता, प्रोविजन एक और कहता। प्रोविजन ना अभी भी और अपनी फिक्शनल वर्ल्ड में आगे चलता, कहता है कि तुमने अगर दुनिया में किसी और को बेचा होता, अगर यही प्रॉपर्टी तुमने दुनिया में किसी और को बेचा होता, तो पार्टनर्स कैपिटल कितनी होती? पार्टनर्स कैपिटल कितनी होती? सर अगर बेचा होता तो 45 लाख रुपीस की सेल्स प्राइस होती, 25.4 लाख रुपीस का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता। कुल मिला के सर कितना बुक्स में गेन आता? 19.6 लाख रुपीस का पर पार्ट टोटल टोटल में गेन आता पार्टनरशिप फर्म को बुक्स में। एक्चुअल इनकम टैक्स गेन नहीं, एक्चुअल में गेन बुक्स में गेन कितना आता? इतना आता। जैसे 4 पार्टनर्स है तो कुल मिला के हर पार्टनर को ना 4.9 लाख रुपीस तो मिलते ही मिलते, बुक्स में गेन आता। लेकिन सर उनसे टैक्स भी तो भरवाया है। 1,80,960 रुपए का टैक्स भी तो भरा है 4 पार्टनर से। 180,960 डिवाइडेड बाय 4, 45, 240 का टैक्स भी तो लगता उनको, हर पार्टनर 45 240 का टैक्स भी तो लगता। हाँ सर लग जाता। यानी कुल मिला के ओवरऑल अगर पार्टनर्स की बात करूं मैं, तो 4,44,760 रुपीज का कुल गेन आता पार्टनर्स के हाथ में। इतना गेन आता तो मिस्टर प्रेम के हाथ में कैपिटल कितनी बन जाती? सर 32 लाख की तो कैपिटल थी ही ना, 32 लाख की तो कैपिटल थी ही ना मिस्टर प्रेम की। 4,760 की कैपिटल आ जाती। 36,44,760 की प्रेम की कैपिटल बन जाती। सर अभी फिक्शनल वर्ल्ड में चल रहा है प्रोविजन। दुनिया वाले को बेचते इतना गेन हो जाता, दुनिया वाले को बेचते इतना गेन हो जाता, वो गेन करने के बाद तुम्हारी कैपिटल कितनी बनती? इतनी कैपिटल बनती। अब सर सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया? तुम्हारे पार्टनर कैपिटल सब दान धर्म बांटने के बाद इतनी 36 लाख रुपीस बनती, तुमने उसको 60 लाख रुपीस क्यों दिए? तुमने उसको 60 लाख रुपीस क्यों दिए? सर कितने 60 लाख कहाँ से आया? सर कह रहा है ना कि नागपुर वाली लैंड दी ना, 15 लाख रुपए प्लस नागपुर वाली लैंड दी। नागपुर वाली लैंड 45 लाख रुपीस की, प्लस 15 लाख रुपए और दिया, यानी कुल मिला के 60 लाख रुपीस पार्टनर को दिए ना। तो कहता है 60 लाख रुपीस तुमने क्यों दिए? कुल मिला के तुमने अगर 60 लाख रुपीस दिए हैं पार्टनर को और उसकी कैपिटल कितनी 36 लाख पॉइंट 44760 की कैपिटल है, कुल मिला के 23,55,240 रुपीस का एक कैपिटल गेन तुमको फिर से देना पड़ेगा सेक्शन 45 4 में। इसका पूरा फॉर्मेट मैंने रिवीजन में भी करवा रखा है, इसका पूरा फॉर्मेट मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी करवा रखा है, पावर बैच में भी करवा रखा है, रेगुलर बैच में, तीनों के वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? हाँ सर समझ में आ गया। ये एप्लीकेशन 45 4 में आ गया। फिर अब इसका क्या करते हैं, इस कैपिटल गेन को अपोर्शन करना पड़ता है। ये सब हमने पढ़ रखा है चीजें, जितना भी अपना रिवैल्यूएशन हो रहा था इस रेशियो में अपोर्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जितना रिवैल्यूएशन हो रहा है सर, रिवैल्यूएशन कितना हो रहा है यहाँ पे? 35 लाख का रिवैल्यूएशन पुणे की लैंड पे हो रहा है, मुंबई की लैंड में 162, सेल्फ जनरेट गुडविल 70 लाख रुपीस। इसी रेशियो में हम पूरे के पूरे कैपिटल गेन को रिअपोर्शन करेंगे। आगे चल के कभी भी अगर एसेट सेल होता है तो उस एसेट में से अपने कैपिटल गेन माइनस करने दे दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोविजन कहता क्या है। आप इस पॉइंट को वापस से सुनना, रिवीजन वीडियो में मिल जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड भी डला हुआ है, पावर बैच भी डला हुआ है, उसके अलावा रेगुलर बैच भी डला हुआ है। सारे के सारे बैचेस के जो पहले इनिशियल चैप्टर्स रहते हैं ना, उन सब में सब करवा रखा है ये। आप इसको रेफर करोगे ना, आपको बिल्कुल दिल से कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर में।
दिस इज अ क्वेश्चन, इसको आप जरूर देख के जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि सर ये आरटीपी का क्वेश्चन है और बिल्कुल तहल का क्वेश्चन है, बिल्कुल तहल का क्वेश्चन है ये। देखो, मनन who remained in country X returned to India permanently on 1st Feb 2024। सर फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर? 1/4/2024 से चालू हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर के चालू होने से पहले इंडिया वापस आ गया ये। He has a house property in country X from which he has earned and received a rental income। कितनी? सर उस देश में 30,000 रुपीज की रेंटल इनकम है एंड 34,000 कंट्री एक्स डॉलर रेंटल इनकम एंड कंट्री एक्स। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कंट्री एक्स डॉलर ठीक है। 2 साल की इनकम है, प्रीवियस से 31 मार्च 2024 की और 25 की 2 साल की इनकम है। 24 की इनकम कितनी है? $30,000। और 25 की इनकम कितनी है? $34,000। ठीक है। इन बैंक अकाउंट में कंट्री एक्स की इनकम है, कंट्री एक्स में ही कमाई और कंट्री एक्स में ही रख दी। ठीक है। ही इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जामेशन लिमिट ऑफ कंट्री। सर उस देश में 18,200 की तो बेसिक एग्जामेशन है, नहीं सर 18,240 की तो 200 की तो बेसिक एग्जामेशन है। फिर देखना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या जादूगरी कर रखी है। ऑन बैलेंस इनकम ही पेड टैक्सेस इन बोथ दी कंट्री बोथ ईयर। सर दोनों साल पे दोनों ही इनकम पे माइनस करने के बाद जो इनकम आती है ना, यहाँ पे 11,800 और यहाँ पे 16,800, दोनों पे उसने 20-20% टैक्सेस भर रखा है। मत निकालो मत निकालो अभी, निकालो मत, जरूरत नहीं। ठीक है। फॉर बोथ द ईयर्स। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली दी बैंक अकाउंट फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हिज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया 12.5 लाख रुपए की फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। सर इंडिया में प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर रहा हूँ। बिजनेस इनकम कितनी है इंडिया में? 1250। ठीक है सर सही बात है। ही ट्रांसफर्ड इज लैंड सिचुएटेड इन इंदौर, इंदौर में है, टू मिस्टर सार्थक। सर सार्थक सर को उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। सर कब? बजट के बाद ट्रांसफर किए। कितने में? और 80 लाख रुपीज, यानी सर कैपिटल गेन आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना? 80 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? सर बजट के बाद बेच रहा है, खरीदा बजट से पहले था। बजट के बाद बेच रहा है, खरीदा बजट से पहले था। सर इंडेक्सेशन मिलेगा क्या? सर नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने वाला है। सर इंडेक्सेशन कब मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन कैलकुलेशन में नहीं, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन में देखना पड़ेगा, बाकी कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। ठीक है। ये अक्वायर्ड कब? 30 लाख में खरीदी थी सर, 30 लाख में खरीदी, यानी कैपिटल गेन तो 50 लाख ही बनेगा। इंडेक्सेशन, अरे भाई साहब क्या कंफ्यूजन करने के लिए इंडेक्सेशन दे रखा है। एक्सचेंज रेट दे रखा है इसने कि सर इस इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस इनकम को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इंडिया में क्लब करना पड़ेगा। अजी नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सर सवाल आता है क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? सर मेरा आपसे सवाल आता है सबसे पहला, रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा इस पर्सन का अपने को। कौन सा है? रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है? सर प्रीवियस ईयर 24-25 में वो कब आ गया सर? 1 फेब 2024 को आ गया। यानी कहना है सिंपली से कि फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 वो 365 डेज भी रुका हुआ है इंडिया में। यानी सर सेक्शन 61 की जो दो कंडीशंस रहती हैं, पहली कंडीशन तो फुलफिल कर लेगा, प्रीवियस ईयर में 180 डेज ज्यादा का स्टे है, यानी कहना है सिंपली से वो रेसिडेंट है। हाँ सर रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट तो नहीं, रेसिडेंट है। सर एक बार रेसिडेंट बन जाता है, सेक्शन 66 की दो कंडीशन देखनी पड़ती है। क्या उसका स्टे पिछले 7 साल में 730 डेज से ज्यादा है? हाँ जी सर नहीं। क्या वो दो पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट है? सर नहीं है। यानी कहना है सिंपली से कि ही इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस सर। और अगर कोई रेसिडेंट होता है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल करवाते हैं क्या? सर नहीं करवाते इंडिया में, टैक्सेबल ही नहीं होती इंडिया में। यानी सर जो इतना सारा ज्ञान दे दिया ना इसने, इतना सारा ज्ञान दे दिया ना, कहाँ से कहाँ तक का, इतना सारा ज्ञान, इतना सारा ज्ञान, सब फर्जी है, सब फर्जी। जो तुमने इतना कैलकुलेशन किया ना, सब फर्जी, सब यूजलेस। जो इसने इतना एक्सचेंज रेट दे रखा ना, इतना एक्सचेंज रेट, सर सब यूजलेस। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा। आईसीआई है ये, कुछ भी कर सकता है। अभी तो रुको, अभी रुको सर, ये बिल्कुल यूजलेस नहीं है। थोड़ा सा काम आएगा इसमें। देखो क्या टोटल इनकम कितनी निकलेगी? 62,50,000 रुपीज। टैक्स निकालना है सर, कहता है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, अज्यूम डिफॉल्ट टैक्स है जी। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सर 62 लाख के दो हिस्से हैं। एक है 12,50,000 की बिजनेस इनकम, इसमें तो टैक्स निकालना पड़ेगा अपना जो अप टू 7 लाख है, जो अपना टैक्स रेट चलता है भाई। जो 50 लाख का कैपिटल गेन है सर, इस पे निकालना पड़ता है टैक्स रेट अलग तरीके से। जो 50 लाख का ना, इसके पास दो ऑप्शन है। थोड़ा सा फैली हुई जगह पे करता है, रुको। 50 लाख का कैपिटल गेन, इसके दो तरीके होते हैं।
एक तो या तो 50 लाख पे सीधे सीधे आप 12.5% टैक्स भर दो, 50 लाख पे 12.5% भर दो, 62,50,000 रुपीज का इतना टैक्स भर ले लो उससे। या तो आप इससे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट दो और फिर टैक्स उससे 10%, सॉरी 20% ले लो आप। सर सेल कितने में की है? 80 लाख रुपए में, तो यहाँ पे 80 लाख ले लेंगे। 80 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखना बड़े प्यार से देखना, बड़ी मोहब्बत से देखना इस क्वेश्चन को। तो 30 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। एक्विजिशन कब की है सर? 2022 की एक्विजिशन है, यानी 22-23 का नंबर लूंगा, सीआईआई 22-23 का 331 है, और 20-21 का 23-24 का 363 होगा। यानी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 30 लाख डिवाइडेड बाय 331 इंटू 363, 32.90030 माइनस प्लस 80 लाख, यानी कैपिटल गेन कितना आ रहा है? 47,09,969, इतना कैपिटल गेन है ना इस पे सर। या तो 20% ले लो, देख के समझ में आ रहा है कि 20% ज्यादा ही जाएगा। 941,994 सर, ये हमारे काम का नहीं, क्योंकि सर इस पॉइंट का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ये पॉइंट हमारे काम का ही नहीं सर, देख के समझ में आ रहा है ये कम टैक्स है तो हम इसमें भरेंगे। कुल मिला के 625 की आंसर दिखा देता हूँ मैं सिर्फ। 12.5 लाख की इनकम, 50 लाख की इनकम, 62 लाख, फिर इस पे 6,25,000 की इनकम बनेगी। आप इंडेक्सेशन के साथ लोगे इतना निकलेगा, विदाउट इंडेक्सेशन लोगे इतना टैक्स निकलेगा। फिर जो बैलेंस 12.5 लाख की, इस पे आप स्लैब रेट से निकालोगे इनकम, इतना टैक्स निकलेगा। कुल मिला के जो इनकम निकलेगी उस पे आपको सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों बाबा सरचार्ज क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि सर टोटल इनकम तो 50 लाख से ज्यादा की है। इंडेक्सेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैपिटल गेन निकालते टाइम, तो आपकी टोटल इनकम कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इंडेक्सेशन अलाउड ही नहीं है, तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम कम हो जाएगी और टैक्स लायबिलिटी इस हिसाब से बढ़ जाएगी। आपका टोटल सरचार्ज 10% से लग जाएगा इस पर। दिस इज इनक्रेडिबली गुड क्वेश्चन, इनक्रेडिबली गुड क्वेश्चन। एग्जाम में आएगा, गलती होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। तुक्के में करके आ जाओगे भाई, कुछ भी करके आ जाओगे फिर तो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देने का अपने को। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसके बाद फिर पीजीबी पे चालू करेंगे, उससे पहले 2 मिनट का ब्रेक दे दूंगा मैं। मिस्टर हरी, प्रॉपर्टी डीलर सोल्ड द प्रॉपर्टी इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश। हरी है प्रॉपर्टी डीलर है, अपने बिजनेस के दौरान उसने अपनी प्रॉपर्टीज मिस्टर राजेश को दे दी। वो इस डीलर ने ऑटोमोटिव पार्ट्स, देखो मिस्टर हरी प्रॉपर्टी डीलर है, इसको दे दी राजेश को जो कि ऑटोमोटिव में है। तो ये क्वेश्चन तो हमने देख रखा है, तो देख लो ना, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऐसे क्वेश्चन आईएफएस में पूछ सकता है कभी भी, जहाँ पे कैपिटल गेन आईएफएस दोनों आ जाता है। सर 90 लाख में प्रॉपर्टी बेची है सर, कब? 1/4/2024 को, जब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख की थी। हाउएवर एग्रीमेंट एंटर कब हो गया था? एग्रीमेंट 2023 में एंटर हो गया था। ओहो, एग्रीमेंट तो और पहले का एंटर किया हुआ है। ठीक है, एग्रीमेंट एंटर किया हुआ था सितंबर में 1/9/2023 को। तब एसडीवी कितनी थी? 140 लाख की थी। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ उस दिन 150 लाख की एसडीवी थी, और सर पहले जब एग्रीमेंट हुआ था तब 140 की थी। हरी ने रिकवर कर लिया था डाउन पेमेंट क्रॉस चेक से सर, इस तारीख को जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था उस दिन डाउन पेमेंट क्रॉस चेक से आया, तो उस दिन की एसडीवी लेंगे नहीं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन डेट की एसडीवी लेंगे। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ हरी राजेश, अज्यूमिंग सर हरी ने कितने परचेज कर रखी थी? 75 लाख में खरीद रखी थी। सर देखो सिंपल, हरी एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसने 75 लाख में खरीदी थी प्रॉपर्टी। सर बेच कितने में रहा है? सर 90 लाख में बेच रहा है, जबकि सर एसडीवी कितनी है? सर एसडीवी 150 लाख की है। सर अगर कोई प्रॉपर्टी डील होता है तो एक 43 सीए करके सेक्शन होता है सर, 43 सीए उसके हाथ में लग जाएगा। जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है सर वो एसडीवी बन जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एसडीवी बनेगी। एसडीवी कितनी है अपनी? एसडीवी 150 लाख है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 75 लाख लेंगे, कुल मिला के हमारा कैपिटल, कुल मिला के हमारी बिजनेस इनकम बन जाएगी 75 लाख रुपीज की। हमारी 75 लाख रुपीज की बिजनेस इनकम बन जाएगी। ठीक है, उसके अलावा सामने वाले के हाथ में बताओ, राजेश के हाथ में क्या होगा? राजेश के हाथ में एक स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए तो कैपिटल एसेट है, राजेश के लिए तो कैपिटल एसेट है। सर इसको 150 लाख का कैपिटल एसेट कितने मिल रहा है? 90 लाख में मिल जा रहा है, यानी 60 लाख रुपीज का 56 to 10 लग जाएगा। 56 to 10 लग जाएगा इसके हाथ में। हाँ सर ये लग जाएगा, यही आंसर बनेगा। क्या आपका आंसर बदलेगा अगर हरी प्रॉपर्टी डीलर होता
सर अगर हरी प्रॉपर्टी डीलर के बदले अगर स्टॉक ब्रोकर होता, स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर, हाँ सर सेम होता, बस 43 सी ना लगा के 50 सी लगा देते और बिजनेस इनकम ना करवा के हम यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगा देते। यही आंसर बन जाता हमारा। आप चेक करो आंसर, 75 लाख रुपए बिजनेस इनकम बनेगी हमारी, और यहाँ क्या आ रहा है 75 लाख रुपए डिफरेंस जो भी है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। यहाँ पे सर कितना 60 लाख रुपीज आईएफओएस में लेके जाना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे भी 60 लाख रुपीज आईएफओएस में चला जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के मे का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है। मिस्टर मंजू मेनन इज एन एसएससी इन कोयम्बटूर जिसमें 20% शेयर होल्डिंग है इन दी प्राइवेट लिमिटेड कॉल्ड ऑरेलिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। एक मंजू मेनन है, ये 20% शेयर होल्डिंग रखते हैं किसमें, ऑरेलिया एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में, एईपीएल में। which it अच्छा it was let out to said company on monthly rent। सर इसके बदले मंथली रेंट मिलता है, ठीक है। एसएससी has permitted the company to provide that property as collateral to ABC Bank in order to enable the loan। सर जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी, ये जो मंजू मेनन की प्रॉपर्टी है, मंजू मेनन ने बोला कि भैया ये जो कंपनी है ना, कंपनी तुम लोन के लिए प्रॉपर्टी दे दो, ये प्रॉपर्टी तुम बैंक को दे दो और इसके बदले लोन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई एतराज नहीं, ऐसा मंजू मेनन कहता है। कॉन्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी वाज मॉर्गेज एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक रेजोल्यूशन पास भी करवा दिया कि एक फिक्स डिपॉजिट हम 20 लाख आपको दे देंगे जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। देखो मंजू मेनन भैया ने तो अपनी प्रॉपर्टी दे दी, अब इसको भी तो रिस्क हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या किए कंपनी ने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर दिया ऐसा बोलते हुए कि जब कभी तुमको जरूरत पड़े 20 लाख रुपए हम आपको दे देंगे, जब कभी जरूरत पड़े 20 लाख रुपए दे देंगे आपको, ठीक है, तो इंटरेस्ट फ्री एडवांस दे देंगे आपको। जून 2024 को मंजू मेनन ने एडवांस मांग लिया 15 लाख रुपए का। सर एडवांस भी कैसा, सर एडवांस रेंट के फॉर्म में मांगा, बोला कि भैया जब मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, हर महीने मुझे रेंट देने ही वाले हो, तो मुझे 15 लाख रुपए एडवांस दे दो ना, इससे अच्छा, ठीक है, उसको आगे चल के मैं हर महीने एडजस्ट करता चलूंगा। ईयर एंड आ गया और 8 लाख रुपए अभी मंजू मेनन के पास पड़े हुए हैं, यानी सर 15 लाख मिला था, 7 लाख तक एडजस्टमेंट कर दिया, अभी भी 8 लाख उसके पास एडवांस पड़ा हुआ है, और सर उस तारीख को एक्यूमुलेट बैलेंस कितना 10 लाख रुपए, यानी सर 8 लाख रुपए जो मंजू मेनन के पास एडवांस के फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्या इसको डीम डिविडेंड मानना चाहिए? क्या जो 15 लाख मिला क्या उसको डीम डिविडेंड मानना चाहिए, कि 10 लाख रुपए को डीम डिविडेंड मानना चाहिए, या किसी को भी डीम डिविडेंड नहीं मानना चाहिए? देखना, असेसिंग ऑफिसर इन द असेसमेंट ऑर्डर sought to treat the sum above claim 8 लाख रुपए as deemed dividend under section 222E। सर हमने पढ़ा हुआ है कभी भी अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को एडवांस देती है विच इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या कमर्शियल नेचर का है, या उसके बदले सर्विसेज मिलने वाली हैं, इस केस में सर जो एडवांस होता है उस एडवांस को हम 222E में डीम्ड डिविडेंड नहीं मानते हैं, नो डीम्ड डिविडेंड। इस केस में यहाँ पे कोई डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा। इसका केस निकला था प्रदीप कुमार मल्होत्रा वर्सेस सीआईटी केस लॉ में, देयरफॉर 8 लाख रुपए जो आउटस्टैंडिंग है इसको 222E के परव्यू से बाहर किया। एक वर्ड यूज करता है आईसीआई, ग्रेटिट्यूअस, ग्रेटिट्यूअस एडवांस, ये आपको कोट करके चलना है। इतने हमारे आईएफएस क्वेश्चन नोट सॉल्व हो जाते हैं। आप ब्रेक लेंगे 1 मिनट का, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पीजीबीपी क्वेश्चन आंसर, 6-7 बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है पीजीबीपी के, वी विल सॉल्व देम टुगेदर। तब तक के लिए आराम से कंटिन्यू करते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं आगे वाले चैप्टर पे विच इज पीजीबीपी। क्या बोलते हैं क्वेश्चन आंसर में, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। शीतल लिमिटेड अ लिस्टेड एंटिटी लोकेटेड इन मुंबई, मुंबई में लोकेटेड है। तुमने वीडियो लाइक नहीं किया, पहले वीडियो लाइक करोगे, ठीक है। चलो मुंबई में लोकेटेड है, एंगेज्ड इन मल्टीपल एक्टिविटीज एट डिफरेंट लोकेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हर अलग अलग यूनिट का, हेड ऑफिस अलग बुक्स मेंटेन करता है, कॉमन बुक्स, और उसके अलावा कंसोलिडेट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अलग अलग यूनिट्स का अलग अलग इनकम कंप्यूटेशन होगा, कंसोलिडेट किया जाएगा, फिर कॉमन खर्चे डाले जाएंगे, फिर टोटल ऑल ओवरऑल बुक्स और टैक्स निकाला जाएगा, ठीक है। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 300 लाख, 300 लाख लिया हमने इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द सेड यूनिट। इट हैज मीटर्ड एन एग्रीमेंट टू यूज नो हाउ ओन्ड बाय अ रिनाउंड साइंटिस्ट, ठीक है। रॉयल्टी पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 24-25-40 लाख की थी। द अमाउंट द कंपनी डिडक्टेड टैक्स एंड सोर्स बट पेड अप टू नवंबर 24 एंड ओमिटेड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द रॉयल्टी 10 लाख रुपए। कह रहा है 40 लाख रुपए का आपने पेमेंट किया, कब तक सर, नवंबर तक पेमेंट किया, नवंबर 2024 को। सर आरओआई की डेट 31 जुलाई रहती है, हाँ से 31 जुलाई रहती है, 31 जुलाई रहती है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर उस पे रॉयल्टी में टीडीएस काटना भूल गए। क्या कह रहा है, कंपनी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड ड्यूरिंग द 40 लाख की थी, द कंपनी डिडक्टेड टीडीएस ऑन सोर्स अप टू नवंबर 24 का
सर नवंबर 24 तक टीडीएस डिडक्ट किया, फॉरगेट कर दिया, लेकिन बाद में डिडक्ट कर दिया, ठीक है। और 10 लाख पे टीडीएस काटा ही नहीं, 10 लाख पे टीडीएस काटा ही नहीं, ठीक है। 10 लाख पे टीडीएस नहीं काटो, 3 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाएगा। द पे एडमिटेड द इन रॉयल्टी एंड पेड, ठीक है, अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले साल में मिलेगा अपने को। कंपनी पेड 89,60,000 रुपीज, बीन 16% ऑन द बेसिक प्लस टीए। सर 89,60,000 रुपीज उन्होंने पेंशन में पैसे दिए हुए दे रखे हैं, 16% है, 14% अलाउ होता है, यानी 2% डिसअलाउ हो जाएगा। यदि कुल मिला के 11,20,000 रुपये एडबैक करना पड़ जाएगा अपने को, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चेक भी कर लेते हैं, पहली यूनिट का आंसर यही आएगा, ठीक है, हमारा यही आंसर है, कुल मिला के 314,200, ठीक है, पहला वाला मैच हो गया। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पुणे में, कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन पुणे, इट रिपोर्ट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ 90 लाख रुपीज, 90 लाख का नेट प्रॉफिट है, ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इट बॉट अ ट्रेडमार्क फ्रॉम मिस्टर येलो फॉर 25 लाख रुपीज ऑन 1/4/2024, एक ट्रेडमार्क ले रखा है और उसको उसने क्या कर रखा है, ट्रेडमार्क को उसने एक्सपेंडिचर में डाल रखा है। ऐसा ट्रेडमार्क एक इंटेंजिबल एसेट होता है, पहले तो 25 लाख एड बैक करेंगे और इस ट्रेडमार्क का जितना डेप्रिसिएशन है वो अपने को मिलेगा ना, 25% डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। 25% डेप्रिसिएशन 6.25 लाख होता है, इतना ही होता है ना, हाँ ठीक है, इतना ही होता है। कंपनी पेड 3 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम नॉन रेसिडेंट, द टैक्स वाज डिडक्टेड इन मार्च 25 बट इट वाज रेमिटेड इन मई 25। सर नॉन रेसिडेंट का टीडीएस टाइम पे काट लिया, पे लेट किया, सर अलाउड है क्या? सर अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, इग्नोर करेंगे इस पॉइंट को। कंपनी हैज पेड 7 लाख बीइंग अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल ऑन द एम्प्लॉइज ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। सर नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स पे कभी भी अगर कंपनी टैक्स बेयर करती है तो कंपनी के हाथ में वो डिसअलाउड होता है खर्चा, पढ़ा हुआ है हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेबिट कर रखा है, इग्नोर करेंगे इसको। 90 25 6.5 7 लाख, 90 25 बाई 7 लाख और 6.5 लाख माइनस कर रखा है, कुल मिला के हमारा ये आंसर मैच करेगा। फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट इन नर्मदा, ठीक है। कंपनी एस्टैब्लिश्ड अ फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग यूनिट इन नर्मदा गुजरात विच बिकम्स ऑपरेशनल इन जुलाई 2024। सर फर्टिलाइजर यूनिट अगर आपको याद हो सर, सेक्शन 35 ईडी एक सेक्शन हुआ करता है जहां पे सारे के सारे केपेक्स पे आपको 100% डिडक्शन मिलता है, और 35 ईडी में एक बिजनेस था फर्टिलाइजर बिजनेस पे भी डिडक्शन मिलता है आपको 100%। इट हैज अक्वायर्ड अ लैंड 1 करोड़ रुपए एंड पुट अप अ बिल्डिंग ऑफ 2.5 करोड़। सर लैंड पे डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला, लेकिन बिल्डिंग मिलेगा क्या? हाँ सर, बिल्डिंग मिलने वाला है। प्लस न्यू प्लांट एंड मशीनरी 3 करोड़ की, सर इस पे मिल जाएगा पूरा पूरा। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट 220 लाख, ऐसा 220 लाख का बुक प्रॉफिट है, इसमें 250 लाख का तो आपको बिल्डिंग का डायरेक्शन मिल जाएगा और 300 लाख का आपको प्लांट एंड मशीनरी का डायरेक्शन मिल जाएगा। कुल मिला के 220 माइनस 550, आपको 330 का यहाँ पे स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है। उसके अलावा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एडिबल ऑयल की, सर एडिबल ऑयल कोई भी अपना स्पेसिफाइड बिजनेस होता नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट्स कितने सर, उसके अलावा क्या कह रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 2 लाख लैंड में कर रखी है, 3 लाख बिल्डिंग में कर रखी है, 5 लाख प्लांट एंड मशीन में खरीद रखी है, और नेट प्रॉफिट कितना 70 लाख का है। तो 70 लाख के नेट प्रॉफिट में लैंड का कुछ करेंगे क्या? नहीं करने वाले सर, बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन मिलने वाला है अपने को। 1 अगस्त को बिजनेस चालू किया हुआ तो डिप्रिसिएशन मिल जाएगा बिल्डिंग में। बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन रेट कितना होता है? नॉर्मली 10% रहता है, यहाँ पे आपको पूरा पूरा 10% मिल जाएगा, तो 30 लाख का तो डिप्रिसिएशन मिल जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी 15% डिप्रिसिएशन रहता है, तो 15% आपको यहाँ पे और मिल जाएगा, यानी 5 करोड़ का 15% कितना होता है? 75 लाख होता है, 75 लाख यहाँ मिल जाएगा। कुल मिला के आपको 35 लाख रुपीज का आपका यहाँ पे लॉस आता है इस बिजनेस में। आप चेक कर लो, यहाँ पे 330 आएगा, यहाँ 35 लाख आ जाएगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 35 लाख का लॉस यहाँ आ गया, और यहाँ पे तो पूरा का पूरा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा ना, पूरा तो डिडक्शन 550 का 290 का लॉस है, ठीक है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टू कितना प्रॉफिट है इसमें? सर डिडक्शन डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ना डिप्रिसिएशन एड बैक भी करना पड़ जाएगा यहाँ पे। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का डिप्रिसिएशन 70 लाख रुपए एड बैक करना पड़ेगा, तो कुल मिला के यहाँ आपको ऐड करना पड़ेगा 70 लाख, तो 260 का लॉस आता है, यहाँ पे 260 का लॉस है, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी मोबिलाइज द कैपिटल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर बाय पब्लिक इशू, सर पब्लिक इशू के लिए कैपिटल आई, पब्लिक इशू से कैपिटल आया है।
कंपनी हैज केप्ट एप्लीकेशन मनी इन दी बैंक पेंडिंग अलॉटमेंट, द इंटरेस्ट इनकम कितना 3,23,000 इज क्रेडिटेड टू जनरल रिजर्व। सर कंपनी के पास आईपीओ के लिए पैसा आया, आईपीओ के लिए जब पैसा आता है अकाउंट में तो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है कई बार। जब एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है, पेंडिंग अलॉटमेंट होता है, अभी अलॉटमेंट होना बाकी होता है, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन का इंटरेस्ट मिलता है कंपनी को। अब ये इंटरेस्ट कहाँ होता है सर? ये इंटरेस्ट कहाँ डाल रखा है ना, जनरल रिजर्व में डाल रखा है। क्या ये इंटरेस्ट पीएनएल में जाता? राइट आंसर इज नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? देखो, हमने पढ़ा हुआ है कि आईपीओ से रिलेटेड जितने खर्चे रहते हैं वो सारे के सारे डिसअलाउड होते हैं क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो जितनी इनकम है वो भी तो आपकी कैपिटल इनकम होनी चाहिए ना। आईपीओ से रिलेटेड अगर आपकी एप्लीकेशन मनी आईपीओ में कोई खर्चा करते हो तो इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ना। आईपीओ से रिलेटेड कोई भी खर्चा हो तो सेक्शन 37 डिसअलाउ करने को बोलता है। जितनी इनकम होगी तो वो भी तो टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए ना। वैसे भी इनकम सेट ऑफ कर देते हैं सारे खर्चों से, जो भी आईपीओ खर्चे रहते हैं उससे इनकम सारी सेट ऑफ हो जाती है। तो अल्टीमेटली कहना है इसे कि इस पॉइंट का अपने कुछ भी नहीं करना, इग्नोर करना है। ओह! ठीक है। The company declared interim dividend 10% on the share capital being 40 lakh rupees in December 24 and 27% shareholding है. Company declared 10% dividend on share capital being held. It has 27% shareholding in ABC Limited, New York, from which it earned 56 lakh rupees dividend from February. Both dividend received and paid are debited respectively in consolidated financial statements. सर बहुत ही शानदार पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। क्या बोलते हैं समझना है इसको। सर क्या कह रहा है ये? आपको जितना डिविडेंड है ना, पीएनएल में डेबिटेड है और क्रेडिटेड है। तो क्या मैं पीएनएल से हटाऊँगा इसमें? इन सब में से हटाऊँगा, ऐड बैक माइनस करूँगा क्या? राइट आंसर इज़ नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला? समझो इस चीज़ को। क्यों माइनस नहीं कर रहा? बिकॉज़ हमने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट उठा के उसमें तो एडजस्टमेंट नहीं कर रहा ना। मैंने तो इंडिविजुअल यूनिट्स को उठाया और फिर कंसोलिडेट किया है। मैं चारों का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तो नहीं उठाया ना मैंने, जिसमें नेट प्रॉफिट जिसमें पी डला हुआ हो। एक कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट तो उठाया नहीं। मैंने 4 यूनिट्स का प्रॉफिट उठाया, फिर उसमें जो कंसोलिडेटेड खर्चे थे वो माइनस किए और कुल मिला के अपना प्रॉफिट लाया। मैंने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट तो उठाया ही नहीं कि मैं एडजस्टमेंट्स करूँ। मैंने अलग-अलग यूनिट्स का प्रॉफिट उठाया है, तो कहीं न कहीं जो मैंने अलग-अलग यूनिट्स का प्रॉफिट उठाया, उसमें डिविडेंड का एडजस्टमेंट आया ही नहीं। आया ही नहीं तो मैं एडजस्टमेंट क्यों दूँगा इसका अलग से? इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं देना पड़ेगा अपने को। यही पॉइंट कहता कि सर इसका एडजस्टमेंट एज़ सच कहीं नहीं जाएगा, बट येस आईएफओएस में इसकी इनकम टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। जो भी इनकम है ना 56 लाख का डिविडेंड है ना, ये यहाँ चला जाएगा। उसके अलावा ईटीएम में आपको डिडक्शन मिलेगा। रिसीव्ड कितना है 56 लाख रुपीस। पेड कितना है? पेड है इसका 40 लाख रुपीस, व्हिचएवर इज लोअर 40 लाख का आपको डिडक्शन मिल जाएगा एटीएम में। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर फाइव प्रीवियस 390 करोड़ का, यानी सर 25 लाख रुपए, 25% का इसका, सॉरी 25% का टैक्स रेट लग जाएगा इसके ऊपर। कंपनी का मैट क्रेडिट 20 लाख रुपए। सर मैट क्रेडिट भी है। बुक प्रॉफिट कितना मैट के लिए? 520 लाख है सर, 520 लाख का बुक प्रॉफिट है। ठीक है सर, बुक प्रॉफिट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैट में तो डायरेक्टली हम ले लेंगे फिगर, ऐसा कुछ एडजस्टमेंट है नहीं जो मैट पे अपने को करना पड़े। परफेक्ट, परफेक्ट बात हो जाती है। सर जैसे मैंने निकालूँगा मेरा आंसर आ जाएगा, चारों पॉइंट्स के प्रॉफिट तो हमारे मैच कर ही गए थे। अदर सोर्सेज़ का डिविडेंड उठा लूँगा, जीटीए आ जाएगी, डिडक्शन माइनस करूँगा, एनटीआई आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी निकाल लूँगा, बड़े आराम से मेरा टैक्स कैलकुलेशन आ जाएगा। सर मैट के अकॉर्डिंग कभी भी निकालना होगा, मैट के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट दे रखा है, उसका सीधे-सीधे 15% ले लिया, एजुकेशन सेस ऐड कर दिया, मेरा मैट के अकॉर्डिंग भी टैक्स आ जाएगा। जो डिफरेंस है, वो मेरा आंसर भी दे देगा। सर सिंपल सा पॉइंट था ये, क्या दिक्कत थी इस पॉइंट पे? सर कोई दिक्कत नहीं थी। अब सर लेकिन सवाल पे वापस आओ। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी एंड ऑप्टिमम इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। सर मैंने निकाला नॉर्मल रेजीम में। अगर नॉर्मल रेजीम में कंपनी जा रही है तो मैट भी निकालना पड़ेगा, हमने मैट भी निकाल दिया। तो लेकिन ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी के लिए तो अपने को 115 बीएए भी तो लेना पड़ेगा। 115 बीएए के अकॉर्डिंग भी टैक्स निकालना पड़ेगा। और सर 115 बीएए के अकॉर्डिंग अगर टैक्स निकालना है ना, तो सर क्या करेंगे? सिर्फ इतना एडजस्टमेंट होगा। ये जो अपनी फर्टिलाइजर यूनिट है ना, इसमें अपने को ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, जबकि 70 लाख रुपीस का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कुल मिला के 220 का प्रॉफिट उस केस में आ जाएगा। सर ये डिफरेंस आएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आप चेक करोगे आंसर में यही मिलेगा। पूरा प्रॉफिट लिया आपने, चारों का प्रॉफिट सेम सेम उठाया। बस ये फर्टिलाइजर यूनिट का ना प्रॉफिट आपका 220 आ गया, क्योंकि आपका डेप्रिसिएशन बस माइनस करने को मिलेगा, बाकी आपको 35 एडीए को डिडक्शन मिलेगा ही नहीं। प्रॉफिट आया, जीटीआई है, एटीएम का डिडक्शन लिया, टोटल इनकम उठाई, इस पे आपने सीधे 22% टैक्स लगा दिया। सर शीतल शुड नॉट ऑप्ट फॉर 115 बीडबल क्योंकि टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है। सिंपल। लेकिन ये स्टेप करके आना पड़ेगा, 2 से 3 नंबर इस स्टेप के हैं। बट दिस पॉइंट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटी सी भी गलती होगी, भारी पड़ेगी वो गलती। एग्जाम में नंबर खाने के लिए ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर खाने एज़ इन आपके नहीं, एग्जामिनर आपके नंबर खा सकता है इससे। ठीक है?
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में भाई साहब, अपना पेटेंटेड क्वेश्चन, पेटेंटेड आज मेरा नहीं है, हर बार के हर जगह मिलता है आपको, लेकिन मैंने इतनी बार करा लिया है ना कि मुझे लगता है कि आपको भी याद हो गया होगा, मेरे मुंह से सुना हुआ। गोमती लिमिटेड देखते हैं। इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ रबर ग्रोइंग। रबर ग्रोइंग में सर, रबर ग्रोइंग की खास बात होती है ना कि जो भी आपकी टोटल इनकम रहती है ना जीटीआई या बिजनेस इनकम रहती है, बिजनेस इनकम का 65% एग्रीकल्चर होता है और 35% हम बिजनेस मानते हैं। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कितना है? 37.65 करोड़ का, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 30 लाख रुपीज। तो देखो 37.65 करोड़ का है, करोड़ में बातें देखना। डेप्रिसिएशन कितना लगा चुके हैं? 30 करोड़ का लगा चुके हैं, यानी प्लस तो 30 करोड़ कर ही देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन लेते ही नहीं इसका कभी। कंपनी हैज प्रोवाइड एडिशनल इनकम इन्फॉर्मेशन। सर कंपनी ने डिपॉजिट किया, एक मिनट नीचे का एक पॉइंट देख लेते हैं, सिर्फ नीचे का एक पॉइंट देखो। डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 28 करोड़ का, तो यानी सर अलाउ कितना हो रहा है? कुल मिला के अलाउ हो रहा है 28 लाख रुपए का, इतना हमारा डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। कंप्यूट दी टोटल इनकम एंड एग्जाम्ड इनकम ऑफ गोमती प्राइवेट लिमिटेड, देखते हैं आप। कंपनी हैज डिपॉजिटेड 30 करोड़ रुपीज इन स्पेशल अकाउंट फॉर नाबार्ड। सर नाबार्ड के अकाउंट में जमा करा है। सर आरओआई की ड्यू डेट से पहले आपको जमा कराने पड़ते हैं, फाइनेंशियल ईयर एंड के 6 महीने के अंदर जमा कराने पड़ते हैं। सर हमारा कितना जमा करवा सकते हैं? सर इसमें एडजस्टमेंट होगा आपका 39 करोड़, 39.65 करोड़। इसका 40% जमा करवा दो, या फिर नाबार्ड में जितना आप डिपॉजिट करवा रहे हो उतने का आपको डिडक्शन मिलता है 33 AB में। तो 39.65 का कितना होता है? 39.65 का 40% कितना होता है? 15.86 या 30 करोड़, विच एवर इज लोअर। तो आपको डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 15.86 मिल जाएगा। यानी आपकी इनकम कितनी बनेगी? 39.65 माइनस 15.86, 23.79 की इनकम बन जाएगी। चलो आगे देखते हैं। कंपनी हैज ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ 26 करोड़ पर्टेनिंग टू असेसमेंट ईयर 21-22। मिस्टर ए जो कि कंटिन्यूअसली 60% वोटिंग पावर होल्ड करते थे कंपनी में, उन्होंने अपने सारे शेयर्स 1 अगस्त 2024 को बेच दिए। सर हमने पढ़ा हुआ सेक्शन 47, सेक्शन 78 79 में कि अगर कभी भी कोई शेयर होल्डर था, वो 50% शेयर होल्डिंग करता है, तो जिस साल में वो शेयर होल्डर था और जिस साल में लॉस इनकर हुआ और जिस साल में लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो, मिनिमम 50% शेयर होल्डिंग आपकी सेम होनी चाहिए। सिंपल फंडा ये था। जिस साल में लॉस इनकर होता है उस साल की शेयर होल्डिंग, और जिस साल में लॉस सेट ऑफ करो उस साल की शेयर होल्डिंग, सर आपकी 50% सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 60% ज्यादा चेंज हो जा रही है क्योंकि एक ही शेयर होल्डर ने सारे अपने शेयर्स बेच दिए, तो 60% ज्यादा शेयर होल्डिंग में चेंज आ गया। यानी सर आप लॉस सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये वाला नो सेट ऑफ, इसका नोट देके आना पड़ेगा। कंपनी हैज ऑल्सो एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ 200 करोड़ इन स्पेशल रिजर्व अकाउंट की हर साल डिपॉजिट करवाते हैं। 1/4/2024 को उसने विड्रॉ किए 40 करोड़ रुपए, सर 40 करोड़ विड्रॉ किए हैं। सर इसमें स्पेशल टैक्सेबिलिटी आएगी, देखना। इसने परचेज किया स्प्रिंकलर फॉर इट्स ऑपरेशन, सर 10 करोड़ रुपए का स्प्रिंकलर खरीदा। ठीक है सर, 10 करोड़ का स्प्रिंकलर खरीदा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी अलाउड है, ऑपरेशंस के लिए खरीदा। सर उसके अलावा उसने एक ऑफिस अप्लायंसेस कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए एक 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी कंप्यूटर और खरीदा। सर कंप्यूटर अलाउड होता है क्या? कंप्यूटर अलाउड होता है क्या? सर सिर्फ फैक्ट्री प्रेमिसेस के लिए अलाउ होता है। ठीक है, इसको अलाउ नहीं करेंगे। सर उसके अलावा परचेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज, सर ये भी अलाउ खर्चा नहीं है। 10 लाख आपको अलाउ, 10 करोड़ आपको, 10 करोड़ आपको अलाउ कर दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ गोडाउन, सर 1 करोड़ का गोडाउन कंस्ट्रक्शन करवा रखा है। ठीक है, रिपेयर्स करवा रखी है मशीनरी को। सर रिपेयर्स टू मशीनरी अलाउ होना चाहिए क्या? सर इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना, लेकिन सर अलाउड हो जाना चाहिए, अलाउड हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर्स अगर आप फैक्ट्री से रिलेटेड करवा रहे हो तो इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। उसके अलावा कहते हैं कंपनी ने सोल्ड कर दी मशीनरी। सर सुनो, 10/5/2016 को आपने 10 करोड़ की प्लांटेड मशीनरी खरीदी थी। सर कभी भी अगर आप प्लांटेड मशीनरी खरीदते हो तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 8 साल तक आपको होल्ड करनी पड़ती है। एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से आपको 8 साल तक के लिए होल्ड करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2017 में हो रहा है, प्लस 8 साल आप चेक करोगे 31 मार्च 2025 तक आपको होल्ड करनी चाहिए थी। आपने कब बेच दी? सर 31 मार्च को ही बेच दी, सेम डे बेच दी, यानी सर आपके हाथ में 10 करोड़ रुपए टैक्सेबल तो करवाने पड़ जाएंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अपने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, ओके। सर टैक्सेबिलिटी कितनी करनी पड़ेगी ये समझो। 10 करोड़ रुपए जो मैंने कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए खरीदे सर, ये तो टैक्सेबल होंगे ही होंगे, ये तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा सर कंप्यूटर खरीद रहा हूँ, क्या ये करवाना चाहिए? सर कंप्यूटर खरीदने के लिए मान लो भी करवाते हैं, मान लो भी करवाते हैं, ठीक है मैं आपको चेक करवा दूंगा, मान लो करवाते हैं। गोडाउन खरीदा सर, इसमें नहीं होने वाला। प्लांट मशीनरी रिपेयर से ये नहीं होने वाला। अब सर एक बार चेक करो, मेरे साथ चेक करना, मेरे साथ चेक करना, मेरे साथ चेक करना।
40 करोड़ मेरे पास थे, जिसमें से 10 करोड़ मैंने यहाँ निकाले, 10 करोड़ यहाँ निकाले, 5 करोड़ यहाँ निकाले, 1 करोड़ यहाँ निकाले, 35 लाख यहाँ निकाले। 26.35 करोड़ रुपीज मैंने निकाल दिए। बैलेंस कितना बचा? 13.65। सर इतने करोड़ ना मैंने निकाले लेकिन यूज नहीं किए। इतने पैसे मैंने निकाले लेकिन यूज नहीं किए। तो ये तो यार टैक्सेबल करवाना पड़ेगा ना यार। ये तो यार टैक्सेबल करवाना ही पड़ेगा। ये तो करवाना ही पड़ेगा। देखो, जो मिस यूटिलाइज करते हो वो भी टैक्सेबल करवाना पड़ता है। जो अनयूटिलाइज करते हो निकालने के बाद प्रीवियस ईयर में, उसको भी टैक्सेबल करवाना पड़ता है। और प्लांटेड मशीनरी अगर बेच देते हो 8 साल के अंदर तो भी टैक्सेबल करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे अपना ये टैक्सेबल भी हो जाएगा। एक बार चेक करना आंसर। कंप्यूटर मान लिया उसने, चलो कोई बात नहीं, मैं हमेशा ये ऐसे ही करता हूँ। कंप्यूटर हमेशा मान लिया जाता है कि आपने ऑफिस पर्पस के लिए नहीं, उसके लिए लिया है, फैक्ट्री वगैरह के लिए, इट इज परमिसिबल। कंप्यूटर का 10 करोड़ ले लिया सीधे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। 10 करोड़ रुपए यहाँ टैक्सेबल करवा दिए, 10 करोड़ यहाँ टैक्सेबल कराया, 13.65 और 10 करोड़ आप चेक करोगे 15.86 का डिडक्शन है। 15.86 का टोटल जीटीआई अपनी आ रही कितनी? 23.79। इसमें टैक्सेबिलिटी कितनी? 10 लाख की टैक्सेबिलिटी यहाँ हो रही, 13.65 ये 10 लाख की टोटल मिला के आता है 57.44 करोड़ रुपीस टोटल हमारी बिजनेस इनकम आ रही। इसमें से टैक्सेबल कितना होता है? सिर्फ 35% होता है, तो 35% ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा सीधे। सॉरी, 35% माइनस कर देंगे, 20 करोड़ की इनकम आ जाएगी। क्या इसमें से लॉ सेट ऑफ करेंगे? ना जी सर, लॉ सेट ऑफ नहीं करने वाले हैं, यही आंसर इसमें आपको मिलने वाला है। कंप्यूटर का मुद्दा हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है, इसलिए मुझे हमेशा उस पर ज्यादा एम्फेसिस देना पड़ता है। कंप्यूटर मान के चलता है बिजनेस नहीं, फैक्ट्री पर्पस के लिए आपके, तो उसमें भी डायरेक्शन आपको पूरा पूरा मिल जाता है। गॉट इट सर, समझ में आ गया। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलते हैं? शंकर लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फुटवेयर लेदर। सर फुटवेयर लेदर 80 याद आ जाना चाहिए। For past 8 years, reported net profit of 272 lakh as per statement of profit and loss 272 lakh. Was subject to 44 AB net profit after debiting and crediting the following items. सर क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो आप करवा रहे हो? देखना, डेप्रिसिएशन चार्ज 32 लाख का, तो एड बैक करेंगे इसको। Sundry creditor whose amount was 32 lakh was outstanding since long. He has been settled. सर 32 लाख आउटस्टैंडिंग था, 26 लाख रुपए आपने सेटल कर दिया बेस्ड ऑन द कॉम्प्रोमाइज, द अमाउंट वेव्ड हैज बीन क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर कभी भी अगर क्रेडिटर को आपको 32 लाख देने थे, आपने 26 लाख देके सेटल कर दिया, तो 6 लाख रुपए जो आप कम पेमेंट कर रहे हो, वो तो आपका डीम्ड पीसीपी भी बनता है ना, वो तो आपको टैक्सेबल करवाना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि वो डीम्ड पीसीपी बनेगा, तो हमको उसको टैक्सेबल करवाना चाहिए। इसने सामने से उसको इनकम में ऑफर कर दिया, उसने सामने से इनकम में ऑफर कर दिया, तो कहना है सिंपली से कि उसने वो ट्रीटमेंट पहले ही कर दिया जो हमको करना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे? हम हाथ हाथ पे हाथ धरे रख के इसको इग्नोर करेंगे। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ 3 लाख रुपए इन दी मंथ ऑफ मार्च 2025 वाज डिपॉजिटेड इन जुलाई। सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आप लेट जमा करवाओगे चल जाता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आप आरओआई तक जमा करवा लो चल जाता है, इसको भी अपने को इग्नोर करना है। इंटरेस्ट पेमेंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट पेमेंट 30 लाख रुपीस का इंक्लूड्स अ टर्म लोन ऑन, अच्छा सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट पेमेंट 30 लाख का है, इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन 25 लाख रुपए अवेल्ड ऑन 1/4/2024 एट इंटरेस्ट रेट 12% टुवर्ड्स मशीनरी। सर मशीनरी के लिए है सर, 30 लाख का इंटरेस्ट है, इस पे मेरे को स्टार देके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बाद में, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि अपने को पता नहीं कितना मशीनरी के लिए। पेमेंट ऑफ 30 लाख रुपीज टू ए एंड कंपनी अ सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। 30 लाख पे आपने टीडीएस नहीं काटा, जिसमें से कहता है 20 लाख रुपए परचेज ऑफ केमिकल्स के लिए और 10 लाख लेबर के लिए, और सेपरेटली दे रखा है 30 लाख का पेमेंट करो, जिसमें 20 लाख मटेरियल के लिए, 10 लाख लेबर के लिए। अपने को हमेशा टीडीएस लेबर वाले कंपोनेंट पे काटना होता है, अगर बिल में स्पेसिफिकली मेंशन है तो लेबर वाले पे 30% काटेंगे, 30% ऐसा हो जाएगा, तो 3 लाख रुपए यहाँ पे एड बैक करेंगे। सर अब तक कोई ऐसी टेक्निकलिटी आई क्या? सर कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अब आते हैं इस पे। द कंपनी हैज नॉट मेड प्रोविजन ऑफ 12 लाख रुपए for fair estimate on account of payable on amount as payable to workers towards periodic wage revision once and done 3 years। सर रीजनेबल सर्टेनिटी के बेसिस पे एक प्रोविजन बनाए। देखो सवाल आता है क्या ये प्रोविजन अलाउ होना चाहिए? सी नॉर्मली प्रोविजंस आर नॉट अलाउड इन इनकम टैक्स, कभी भी अलाउ नहीं होते प्रोविजन, लेकिन ये आईसीडीएस 10 के अकॉर्डिंग अलाउ होता है। अगर आप कभी भी प्रोविजन फॉर वेज एस्टिमेशन करते हो ना, जो कि फेयर एस्टिमेट्स के बेसिस पे, तो आईसीडीएस कहता है कि भैया आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आईसीडीएस अलाउ करता है, इसलिए अपने को नहीं अलाउ करना पड़ेगा। और कह रहे कंपनी ने कर नहीं रखा तो आप अलाउ करवा लो, 12 लाख रुपए माइनस कर दो। इस पॉइंट पे बाद में आता हूँ मैं, नीचे आते पहले। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 कंपनी हैज एम्प्लॉयड 24 एडिशनल एम्प्लॉइज क्वालिफाइड एज वर्कमैन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है,
24, ऑल दीज एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू आरपीएफ। आउट ऑफ द 24, जो 12 है ना, 1 जून 2024 को आए 32,000 की सैलरी पे, 10 मंथ्स के लिए इंटू 23,000 की सैलरी। 4 ज्वाइन करते जुलाई को, सर 24 में 4 ज्वाइन करते जुलाई को, यानी 9 मंथ्स के लिए 26,000 की सैलरी पे। ये हमारे काम के ही नहीं है बिल्कुल भी। 8 ने ज्वाइन किया 1 नवंबर को, 1 नवंबर यानी 5 मंथ्स के लिए। उनकी सैलरी कितनी, 20,000 रुपीज की सैलरी है। सैलरी ऑफ 2 एम्प्लॉइज ज्वाइन ऑन 1/6/2024 को आर बीइंग सेटल्ड बाय बियरर चेक एवरी मंथ। अरे भाई साहब, ये तो गजब ही पॉइंट है। ये पॉइंट अभी हमने सेम ऊपर करके आए थे ना, एबीसी लिमिटेड वाले में सेम पॉइंट, सेम क्वेश्चन किया था हमने। अब देखना ऐसे ही कैसे ट्रीट करता है दोनों चीजों में। वहां पे मैंने आपको स्पेशली बताया था कि 2 एडजस्टमेंट हो सकते हैं। इसमें कैश पेमेंट है, या तो डिसअलाउ कर लो या तो मान लो कि डिसअलाउड है। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे उस क्वेश्चन में। अब यहाँ क्या करता है देखना इसे। देखो, अब कह रहा है कि जो 12 एम्प्लॉइज है ना, 12 में से 10 को ही आपने पेमेंट किया, 2 का पेमेंट आपने कैश में कर दिया, तो कितना डिसअलाउ होना चाहिए? जो अमाउंट है इसका 30% लेना पड़ेगा ना अपने को। 10 एम्प्लॉइज पे 10 मंथ का खर्चा इंटू 23,000। उसके अलावा 8 एम्प्लॉइज पे 5 महीने का खर्चा 20,000। कुल मिला के कितना होता है, 9,30,000 रुपीज का। 80 डबल से डबल है, मेरे को मिलता है कितना, मेरे को मिलता है 9,30,000 रुपीज का। 80 डबल से डबल है मिलता है। कोई हर्जा नहीं है इसमें, कोई बुराई भी नहीं है। चलो ठीक है, परफेक्ट। सर लेकिन एक पॉइंट बस ध्यान देना पड़ेगा, जो 8 एम्प्लॉइज थे ना, सॉरी 2 एम्प्लॉइज थे ना, 2 एम्प्लॉइज 10 मंथ्स के लिए सैलरी लेके जा रहे 23,000 में। यानी 4,60,000 रुपीज डिसअलाउ करना चाहिए ना, कायदे से करना चाहिए ना। इस पे हैशटैग लगा रहा हूँ मैं, इस पे हैशटैग लगा रहा हूँ, चेक करवाऊंगा आपको क्या किया इसे। ठीक है, डिफरेंसेस है दोनों, आपको समझने पड़ेंगे। कोई एक पर्सन हो, कमेंट कर देना यहाँ पे, डिफरेंसेस को बता रहा हूँ। ठीक है, जरूर बिल्कुल टाइम स्टैम्प देके बता देना, बता रहा हूँ बहुतों को फायदा हो जाएगा इससे। ठीक है, ये पॉइंट अपना हो गया। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईपीएफ 3 लाख रुपए। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज रिकवर्ड फ्रॉम देयर सैलरी मार्च मंथ में, एंड इनको डिपॉजिट कब करवाया, मई में डिपॉजिट करवाया। यानी 3 लाख रुपए जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये तो एड बैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि सर इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, कंप्लीटली नॉट अलाउड। सर एक पॉइंट बस आया यहाँ पे, रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स बिफोर अलाउइंग डेप्रिसिएशन, ये है साल भर की। फैक्ट्री बिल्डिंग 180 लाख की, इस पे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, फ्लैट 10% मिल जाएगा आपको, कोई बुराई नहीं है। कंप्यूटर पे सर, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी पे 170 लाख का है। अब समझो क्या कह रहा है, 170 लाख की प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें से 30 लाख की प्लांट एंड मशीनरी आपने 1/11/2024 को अक्वायर किया एंड बुट यूज कर रखी है। ठीक है, यानी कहना है सिंपली से कि 170 की प्लांट एंड मशीनरी में 140 लाख की प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है जिसपे आपको 15% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और 30 लाख की प्लांट एंड मशीनरी ऐसी है जिसपे आपको 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ सर, सही बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो आप, कोई बुराई नहीं, बिल्कुल सच बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर है आपके पास 15 लाख रुपए का, 15 लाख पे आपको कितना, 40% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है सर, कोई बुराई नहीं। आप एक बार डेप्रिसिएशन मेरे को निकाल के बताओ कितना हो रहा है। 1,80,000 पे 10%, 140 लाख पे 15%, 30 लाख पे 7.5%, और 15 लाख पे 40%। कुल मिला के 47.25 लाख का डेप्रिसिएशन बन रहा है। सर एक छोटा सा और एडजस्टमेंट इस पे करना है, एक छोटा सा और एडजस्टमेंट, समझो आराम से। सर ये जो पॉइंट कह रहा है, जहां स्टार मार्क किया था, कहता है 25 लाख रुपए को तो ऐसा लोन का अमाउंट है जो हमने 1/4/2024 को ले रखा था और मशीनरी के लिए ले रखा था। इधर देखो ध्यान से, 1/4/2024 को मैंने लोन लिया, और कब मशीन पुट टू यूज की सर, 1/11/2024 को। 25 करोड़ का लोन लिया 12% के लिए। सर यानी कहना है इसे कि जितना पीरियड मैंने मशीनरी को पुट टू यूज नहीं किया, तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना चाहिए। यस, कैपिटलाइज होना चाहिए। अब सर, अब कितना कैपिटलाइज होगा 25 करोड़ पे, 12% इंटू कितने मंथ्स हो जाते हैं ये आपके, 7 मंथ्स, 7/12, 1.75 करोड़ रुपीज कैपिटलाइज होना चाहिए आपका इंटरेस्ट, 1.75 करोड़ कैपिटलाइज होना चाहिए। तो कहना है सिंपली से कि जितना कैपिटलाइज हो रहा है 1.75 करोड़, ये तो मेरे को एडबैक ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो अलाउड होगा ही नहीं मेरे को, ये तो अलाउड नहीं होने वाला ना। और यही जो 1.75 करोड़ है, 1.75 करोड़ इतना ही होगा ना, 25 लाख है, 1.75 लाख है, हाँ 1.75 लाख है। तो कहना है सिंपली से
इस 1.75 लाख पे 7.5% डेप्रिसिएशन और मिलेगा, इस पे डेप्रिसिएशन भी और मिलेगा 7.5% से। 13,125 रुपए का डेप्रिसिएशन और मिल जाएगा आपको। इससे आपको इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। आई गेस मैंने सारे पॉइंट्स का एडजस्टमेंट दे दिया, एक बार चेक करवा लेता हूँ, हो सकता है शायद कोई जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ कर रखी हो, बट वी विल सी, तब कर लेंगे। ठीक है, 272 है। ठीक है, 272 है। 32 का एडजस्टमेंट किया, इंटरेस्ट का 175 एडजस्टमेंट किया, 32 का और इंटरेस्ट का 175 का एडजस्टमेंट। ठीक है, 3 लाख रुपए का सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, एड बैक किया। उसके अलावा पीएफ का 3 लाख, 3 लाख रुपए इसका एड बैक किया, 3 लाख रुपए पीएफ का एड बैक किया। ठीक है जी, आईसीडीएस के अकॉर्डिंग वेज पेमेंट अलाउ हो जाएगा, तो हमने अलाउ कर दिया 12 लाख रुपए। आईसीडीएस के अकॉर्डिंग वेज पेमेंट अलाउ हो जाएगी, अलाउ कर दिया हमने। बस अगर आप चेक करोगे तो आपकी जी 80 डबल से डबल है भी इतना ही मिलने वाला है। बात रही बस डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक बात छोटी सी और बात ध्यान देने वाली। सर जितना डेप्रिसिएशन यहाँ मिल रहा है आपको, सर इन दोनों पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा ना। 31.75 लाख पे आपको एडिशनल 10% डेप्रिसिएशन भी तो मिलेगा, वो भी तो ऐड बैक करना पड़ेगा। एक बार चारों को कैलकुलेट करोगे क्या, एक बार निकाल भी लो इसको। कुल मिला के 3,17,500, इन तीनों को एक बार टोटल करो, आपका डेप्रिसिएशन का फिगर आ जाएगा 47,25,000 प्लस 13,125 प्लस 3,17,500, कुल मिला के 50,55,625 रुपीज का मेरा डेप्रिसिएशन आना चाहिए। दिस शुड बी माई लास्ट फिगर। अगर मैं चेक करूं अपने कैलकुलेटर में, 50,55,625 टोटल डेप्रिसिएशन का फिगर आना चाहिए, और यही आ रहा है। और इसी लेवल से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तब जाके आपका आंसर मैच होगा। इससे सिर्फ टोटल इनकम आई, टोटल इनकम क्योंकि 1 करोड़ ज्यादा की है, तो अपने को इसमें सरचार्ज भी ऐड करना पड़ेगा, 7% सरचार्ज भी जाएगा। उसके अलावा जो आपका टैक्स कैलकुलेशन में आपका एजुकेशन से ऐड किया जाएगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा टैक्स लायबिलिटी। इतना सा सवाल था। अब सर मुद्दा कहाँ पे आया, मुद्दा कहाँ फंस रहा है, अब फिर से समझो उसको। एक पॉइंट हमारा बीच में डिस्प्यूटेड था, ये 460 वाला, 460 वाला। सर 460 का क्या ट्रीटमेंट है? सर यहाँ पे उसने डिसअलाउ नहीं किया। देखो दोनों क्वेश्चन मैंने डाले आप, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में आएगा तो क्या करना है। समझो, ये जो एडिशनल एम्प्लॉयज आपने हायर किए हुए हैं, जिनका पेमेंट आपने कैश में पेमेंट कर रखा है, ये इन्फॉर्मेशन ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखी है आपको, ये पॉइंट ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे रखा है। कहीं क्वेश्चन में एडजस्टेड ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा वो, क्वेश्चन में एडजस्टेड ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा वो। तो एक क्वेश्चन में तो उसने दोनों अल्टरनेटिव लगा दिए। एक क्वेश्चन में ऊपर जब ने एबीसी लिमिटेड वाला किया था, उसने तो उसमें डिसअलाउ भी कर दिया था, नीचे एक अल्टरनेटिव कह के कह दिया था कि हम इग्नोर भी करेंगे तो भी अपना सही हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्या इसने अल्टरनेटिव दिया? इस क्वेश्चन में अल्टरनेटिव नहीं दिया उसने, इस क्वेश्चन में उसने अल्टरनेटिव नहीं दिया और डिसअलाउ भी नहीं किया। आप चेक करो आंसर में दिख रहा है क्या डिसअलाउड, देख लो, आंसर में डिसअलाउड नहीं है। यानी सर वो अज्यूम करके चल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट दे रखा है ना अपने को 272 लाख, इसमें ऑलरेडी डिसअलाउड, इसमें ऑलरेडी डिसअलाउड है, ऐसा इम्पैक्ट वो मान के चल रहा है। और एबीसी लिमिटेड में जो उसने ऑल्टरनेटिव दिया था ना, जैसे हमने सॉल्व किया था पहली बार में, वही आंसर इसने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। कोई अगर भला मानुस होगा ना, इस पॉइंट को जरूर टैग करेगा, टाइम स्टैम्प बताएगा, ताकि जिसको ये पॉइंट समझना है ना, वो पॉइंट ढंग से समझ पाए। आईसीआई ने दो क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में उसने ऑल्टरनेटिव एक क्वेश्चन में ट्रीटमेंट किया, और दूसरे क्वेश्चन में उसी क्वेश्चन में नीचे एक ऑल्टरनेटिव व्यू दे दिया, और उसी ऑल्टरनेटिव व्यू के साथ उसने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। दिस इज नॉट मी स्पीकिंग बट आईसीआई का आंसर स्पीकिंग। ठीक है, क्वेश्चन एक एबीसी लिमिटेड वाला, एक शंकर लिमिटेड वाला। सवाल था सिंपल, लेकिन जब परेशान करने पे आता है तो फिर क्या बोलूं। ये क्वेश्चन और सुंदर है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ इधर। नेट प्रॉफिट ऑफ दिलीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील इन बेलमपल्ली, अ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सब डेबिट क्रेडिट करने के बाद पीएनएल में 1,000 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन 350 लाख डाल रखा है, एड बैक करेंगे। कंपनी हैज पेड 50 लाख ऑन 1/8/2024 को साइंटिफिक रिसर्च के लिए। सर कौन सी कंपनी है, एक बार देख तो ले यार। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, इग्नोर प्रोविजंस ऑफ मैट एंड 115 आपको इग्नोर करना है। अच्छा, यानी सर जो साइंटिफिक रिसर्च को पेमेंट कर रखा है, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, तो इसको इग्नोर करेंगे ना। कंपनी हैज प्रोवाइडेड 8% इंटरेस्ट, ओ हो कंपनी हैज प्रोवाइडेड 8% इंटरेस्ट, 3.5 लाख रुपए का, 3.5 350 लाख रुपए का, बीइंग अमाउंट बोरोड फ्रॉम एनबीएफसी।
एक 5/2024 को बोरो किया फॉर न्यू प्लांट एंड मशीनरी। सर नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए पैसे बोरो कर रहे हैं। सेम ऊपर वाला एडजस्टमेंट यहाँ रिपीट हो रहा है, लेकिन और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आ रहा है। देखना, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2025 कितना? सर आपने कब पे किया? 1 नवंबर 2025 को पे किया। आरओआई की यूनिट कौन सी होती है? 31 अक्टूबर रहती है। इसने पेमेंट कब किया? सर 1 नवंबर 2025 को पेमेंट किया है। सर क्या डिसअलाउ होगा? सर पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाना चाहिए। 350 लाख में से 8% फॉर 11 मंथ्स पूरा डिसअलाउ होना चाहिए। पूरा का पूरा डिसअलाउ होना चाहिए। तो क्योंकि आपने आरओआई के बाद पेमेंट किया है ना, आरओआई के बाद पेमेंट किया है, पूरा डिसअलाउ होना चाहिए। करके देखते हैं। 25.66 पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है। सैलरी ऑफ 100 लाख टू फॉरेन टेक्नीशियंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी वाज पेड विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। सर एक फॉरेन टेक्नीशियन को आप पेमेंट कर रहे हो, अगर नॉन रेसिडेंट को टीडीएस काटे बिना पेमेंट करो, पूरा डिसअलाउ हो जाता है। जनरल एक्सपेंसेस 35 लाख रुपीज इनकर टुवर्ड्स, इस पे स्टार मार्क करो, इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे दोनों पे स्टार मार्क करो। टुवर्ड्स ब्रिंगिंग ड्रिंकिंग वाटर टू द विलेजेस जहाँ फैक्ट्री सिचुएटेड है। सर 35 लाख रुपए का। सर ये तो आपका नॉर्मल खर्चा है ना, बिजनेस एक्सपेंडिचर है, इट इज अलाउड। जनरल एक्सपेंसेस है, वैसे भी नहीं कोई कैपेक्स बोल रहा हूँ। डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को किया, सर 10 लाख रुपए एड बैक करेंगे यहाँ पे, और 80 जीजीबी में आपको अलाउ हो जाएगा 10 लाख रुपए। Company has incurred 25 lakh rupees towards purchase of coal for smelting furnaces, which invoice is not available. However, indirect expenses दे रखे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रखी है। ऑडिटर ने एडवर्स रिमार्क दे रखा है। सर ऑडिटर कोई भी रिमार्क दे तो ऐसे ही कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। आईटीआर आप अपने हिसाब से फाइल करते हो, ऑडिटर नहीं फाइल करता आईटीआर। तो आपके पास अगर प्रूफ नहीं है लेकिन अदरवाइज आपके पास सोर्सेज है, तो इट इज अलाउड, इट इज बिजनेस एक्सपेंडिचर, इट इज अलाउड। अब बात करते हैं, कंपनी हैज मेड अ सेल ऑफ 20 लाख रुपए तो मेसर्स ए इंजीनियरिंग कंपनी सोल प्रोप्राइटर कंसर्न ऑन 10 अक्टूबर 2023। सर बाद में सेल किया। ऑन 1 फरवरी 2024 10 लाख was written off in the books of bad debts due to demise of the sole proprietor. Company could recollect 7 लाख rupees towards the final settlement on 1/3/2025. The amount recovered is shown as bad debt, अच्छा bad debts recovered in statement of profit and loss। क्या बात करता है समझना। कहता है कंपनी ने 20 लाख की सेल की थी, ठीक है, जिसमें से उसने 10 लाख रुपए बैड डेट कर लिए। 10 लाख रुपए 20 लाख की सेल की थी, जिसमें से उसने 10 लाख रुपए बैड डेट कर डाल दिए। ठीक है। अब सर 10 लाख रुपए अगर बैड डेट आप डाल रहे हो, 10 लाख रुपए आप बैड डेट डाल रहे हो, 10 लाख बैड डेट डाल रहे हो, ठीक है, कोई बुराई नहीं है। यानी 10 लाख आपके रिसीवेबल है ना, 10 लाख आपके रिसीवेबल है ना। हाँ सर 10 लाख आपके रिसीवेबल है। ठीक है। 10 लाख के रिसीवेबल में से आपको 7 लाख रुपए मिल रहा है, ओनली 7 लाख मिल रहा है। द अमाउंट इज शोन एज बैड डेट रिकवर्ड। सर एक बात बताओ, आपको 20 लाख मिल रहे, 20 लाख आपको रिसीवेबल था, करेक्ट, इतना ही था ना? यस इतना ही था, 20 लाख रिसीवेबल था, जिसमें से पिछले साल में आप 10 लाख रुपए राइट ऑफ भी कर चुके हो। पिछले साल में 10 लाख रुपए राइट ऑफ भी कर चुके हो, यानी आपको इस साल में 10 लाख रिसीवेबल है। 10 लाख रिसीवेबल है, 10 लाख रिसीवेबल में से आपको 7 लाख ही मिल रहा है, यानी 3 लाख का और बैड डेट हो रहा है। कहना है ऐसे 3 लाख का और बैड डेट हो रहा है। यस सर 3 लाख का और बैड डेट हो रहा है, यानी सर 3 लाख रुपए का मेरे को डिडक्शन अभी मिल जाएगा। यस सर मिल जाएगा। अब सर पॉइंट इसमें क्या आ रहा है दिक्कत वाला, इसने क्या बोला, जो 7 लाख रुपए इसको मिले हैं ना, ये इसने पीएनएल में क्रेडिट कर दिए हैं। जो 7 लाख मिले ना पीएनएल में क्रेडिट कर दिए। क्यों क्रेडिट किए? भाई इसने अकाउंट्स में समझा कि जो बैड डेट वाला पोर्शन है वो रिसीव हो रहा है, इसलिए इसने टैक्सेबल करवा दिया। जबकि भाई इसने 10 लाख रुपए पहले भी तो टैक्सेबल करवा रखा था ना। जब इसने सेल्स ऑफर की थी तब 10 लाख रुपए ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका था उसका, तो वापस इसने 7 लाख को क्यों करवाया? सर इसने 7 लाख क्रेडिट डाल रखा है पीएनएल विच इज नॉट टैक्सेबल, तो उसको हटाने के लिए 7 लाख माइनस करना पड़ेगा। कुल मिला के 10 लाख का यहाँ एक एडजस्टमेंट जाएगा। दिस इज वेरी क्रिटिकल पॉइंट, अच्छा पॉइंट है ये। एक बार चेक भी कर लेंगे सही करे कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। बैड डेट सिक्योर 7 लाख 3 लाख, पूरा आपका 10 लाख का एडजस्टमेंट है। 3 लाख रुपए तो आप एक्चुअल बैड डेट क्लेम करने के लिए कर रहे हो, 7 लाख रुपए जो आपने गलती एंट्री कर दी उसको सही करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, अब तक हमने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए, बस अब एक अगला एडिशनल पॉइंट्स देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिटर्न ऑन वैल्यू। मैं फिंगर्स क्रॉस कर रहा हूँ, ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट है जहां पे मेरे से ना हर बार गलती होती है। लेट्स सी इस बार सही हो जाए, क्या पता। 1/4/2024 को विचार एज फॉलोज। 1/4/2024 को है आपके पास इन्फॉर्मेशन। फैक्ट्री बिल्डिंग 1200 लाख की है सर, 10% डेप्रिसिएशन मिलेगा।
कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज सर, कंप्यूटर्स पे सीधे 40% मिलता है, ओपनिंग WDV तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑफिस अप्लायंसेस कितना मिलेगा सर? ऑफिस अप्लायंसेस 10% मानूंगा। ऑफिस अप्लायंसेस आप प्लांट एंड मशीनरी 15% मिलता है इस पर, ठीक है। ट्रैक्टर्स यूज इन मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, विद इन दी फैक्ट्री प्रेमिसेस सर। ये सब तो हमारी वही है ना, फोर्कलिफ्ट ट्रक वगैरह बन गई सर, इस पे कितना 15% इस पे मिल जाता है, इस पे भी कोई बुराई नहीं है। और अदर प्लांट एंड मशीनरी में 15% मिल जाता है, कोई बुराई नहीं, इन सब हमने डेप्रिसिएशन रेट तो सही निकाल लिया। सर फैक्ट्री बिल्डिंग 300 लाख की पुट टू यूज किया आपने 1/4/2024 से, इस पे कितना मिलेगा सर? क्योंकि इस पे 5% मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर आपने 25 लाख के खरीदे, 25 लाख पे आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा सर? इस पे मिल जाएगा 20% मिल जाएगा। बताओ 20% मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाना चाहिए 20%। एक सेकंड रुकना, आप क्या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? हाँ सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैक्टर्स 15 लाख के हैं, आपने एक मिनट देखना देखना देखना। ट्रैक्टर्स यूज इन मूवमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल से, ट्रैक्टर्स को ये फोर्कलिफ्ट तक मान सकता है सर? हो सकता है इस पे ट्रैक्टर्स पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन दिल रहा है सर। ट्रैक्टर्स आपने कितने में खरीदे? 15 लाख के खरीदे आपने 1/8/2024 को, और 10 लाख के आपने खरीदे 1/2/2025 को। सर 15 वाले पे आपको मिल जाएगा 15% डेप्रिसिएशन, और 10 वाले पे कितना मिल जाएगा आपको? 7.5% मिल जाएगा। इस पे 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस सॉरी इस पे 20% मिल जाएगा, और इस पे 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 500 लाख की इंस्टॉल एंड पुट टू यूज आपकी कर रखी है सर, इंस्टॉल पुट टू यूज है, इस पे कितना मिलेगा आपको? 5 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा, और 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टुवर्ड्स ISO ग्रांट सर्टिफिकेशन 10 लाख रुपए का, दिस अमाउंट इज इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ISO सर्टिफिकेशन का खर्चा है 10 लाख रुपए का, PP में डाल रखा है सर। ISO सर्टिफिकेशन हमने स्पेशली पढ़ा हुआ सेक्शन 37 में कि यहाँ नहीं जाता, ISO सर्टिफिकेशन यहाँ नहीं जाता कभी भी। ये खर्चा कहाँ होगा सर? P&L में जाएगा, आपको 10 लाख का और एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा, 10 लाख रुपए और आपको माइनस मिल जाएगा, ये यहाँ पे नहीं जाता आपका। और रिकॉग्निशन ग्रांटेड टू एसोसिएट सर, आपने किसी एक एंटिटी को डोनेशन किया था, उसका फिर आगे चल के दर्जा छीन लिया गया, उसका जो अप्रूवल था ना फॉर डोनेशन वो विड्रॉ कर लिया गया, तो क्या हमारे लिए कोई दिक्कत है? क्या हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम। देखो भाई साहब सारे पॉइंट्स अपने ऑलमोस्ट सही है, एक बार सारे पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, फिर एक बार डेप्रिसिएशन को क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। 100 350, 100 350, 25.6, उसके अलावा 100, उसके अलावा 10, 25.6 110, और यहाँ पे 7 + 3 है 10, और एक और 10 नीचे माइनस किया हुआ होगा, एक और 10 माइनस किया हुआ है, एक और 10 माइनस किया हुआ है। बचा अपना सिर्फ एक पॉइंट, ये है डेप्रिसिएशन का। सर मेन डेप्रिसिएशन का फंडा है इस क्वेश्चन में, उसके अलावा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम था नहीं, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम था नहीं जो हम परेशान करें हमको। सर इस क्वेश्चन में एक छोटा सा बस पॉइंट और है, एक बार मैं वापस से सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, क्या ये कैलकुलेशन एक बार करके दे सकते हो आप मेरे को? ये कैलकुलेशन एक बार करो मेरे साथ। 1200 लाख इंटू 10% एम प्लस प्लस 30 लाख इंटू 40%, अब 30 लाख इंटू 15% एम प्लस, उसके अलावा 20 लाख इंटू 15% एम प्लस, उसके अलावा 800 लाख इंटू 15% एम प्लस, कुल मिला के आता 267.5 लाख का इनके ऊपर आ रहा है डेप्रिसिएशन, ठीक है। इनके ऊपर भी अब कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा हाँ ध्यान देना है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत सारे हैं। 300 लाख पे 5%, 15 हो जाता है, ब्लू से कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर 25 लाख पे 25%, 25 लाख पे 20%, सॉरी, प्लस 5 लाख। ट्रैक्टर पे कितना है? ट्रैक्टर पे 15 लाख पे आपको 15% मिल रहा है, यानी 2.25, उसके अलावा 10 लाख पे 7.5 यानी 0.75, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी 500 लाख पे कितना मिल रहा है? 7.5 मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इन सब पे ISO वगैरह पे तो कुछ मिलेगा नहीं। सर एक बार इसको भी ऐड करो ना, 15 + 5 + 2.25 + 0.75 + 37.5, कितना हो रहा है? 60.5। इतना मेरा डेप्रिसिएशन जा रहा है सर। इसमें एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट और देने पड़ेंगे अपने को। क्या एडजस्टमेंट? समझना, बड़े बड़े सुंदर एडजस्टमेंट है, समझना हम ध्यान से ध्यान से।
सर एक बात बताओ मेरे को, कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट 8%, 850 350 लाख रुपए का, 350 लाख रुपए आपने पैसे ले रखे हैं जो आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए यूज किए हुए हैं। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कितने की है? प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कितनी की है? 500 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। यानी कहना है सिंपली से 25.67 लाख रुपीज का जो आपने लोन ले रखा था, 25.67 लाख रुपीज का ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट किया हुआ था, कब से कब तक के लिए? मई से लेके 1 मई से लेके 31 मार्च तक का जितना आपने इंटरेस्ट पे कर रखा था, इसमें 1 नवंबर तक का इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। यस, 1 नवंबर तक का इंटरेस्ट आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। 1 नवंबर को ही पुट टू यूज किया है? नहीं, 1 फेब तक का, 1 फेब तक का, 1 फेब 2026 तक का आपका कैपिटलाइज होना चाहिए। यानी कितने मंथ्स हो गए आपके? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी 9 मंथ्स हो जाते हैं, यानी डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 अगर मैं करता हूँ, 25.67 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, इंटू 9 बाय 11 मंथ्स होता है। 25.67 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9, 21 लाख रुपीज का मेरा और प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होगा। 21 लाख रुपीज मेरी प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होगी। यस, होनी चाहिए। और एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, सुनो 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 ना, सुनो ना। इसके अलावा, इसके अलावा कहना है सिंपली से कि जो 100 लाख रुपए जो आपने टेक्नीशियंस को पेमेंट कर रखा है, 100 लाख रुपए टेक्नीशियंस को, ये भी प्लांट एंड मशीनरी में ऐड होगा। क्योंकि सर हमेशा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड होता है अगर आप कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बेयर करते हो। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जो 121 लाख रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी है, कितना, 121 लाख रुपीज की प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि ये भी आपने बाद में यूज किए। 100 लाख का आपका जो आपने टेक्नीशियंस को पेमेंट किया वो भी कॉस्ट में ऐड होगा, प्लस 21 लाख रुपीज का इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर भी ऐड होगा। कहना है 121 इंटू 7.5% आपका ये भी ऐड हो जाएगा। ये भी ऐड करूंगा, 9.075 लाख, इतना ऐड करो ना एक बार, इसके बाद मेरा डिप्रिसिएशन आना चाहिए 267.5 प्लस 60.5 प्लस 9.075, मेरा डिप्रिसिएशन 337.075 आएगा। सर ये नॉर्मल डिप्रिसिएशन, अभी एडिशनल डिप्रिसिएशन अलग से निकलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। फिंगर्स क्रॉस्ड, हो सकता है गलत। इससे टोटल ही नहीं किया हुआ है, टोटल ही, टोटल यहाँ किया हुआ है 405। एक बार टोटल निकाल के देख लेते हैं, टोटल निकाल लेते हैं, इससे टोटल निकाला हुआ है, टोटल निकाल लेते हैं। रेगुलर डेप्रिसिएशन तो अपना हो गया, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलेगा, एक बार रेड कलर से देख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा चीजें इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चीजें इरेज कर रहा हूँ। इस ट्रैक्टर में मिलेगा, 15 लाख का ट्रैक्टर है, इस पे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा सर? 20% मिल जाएगा। ये 10 लाख का ट्रैक्टर है, अब बीच में खरीदा, इस पे 10% मिल जाएगा। प्लस जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, 500 की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, प्लस 21 का इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड किया, प्लस 100 रुपए टेक्नीशियन कॉस्ट ऐड किया, कुल मिला के इस पे 10% और मिल जाएगा सर। कुल मिला के इतना एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा, 15 लाख पे 20%, 10 लाख पे 10%, प्लस 621 लाख पे 10%, 66.1 लाख रुपीज। अब ऐड करो इसको, 337.074, 403.175, इतना मेरा डेप्रिसिएशन है। वैसे तो इंटरमीडिएट का मुद्दा है डेप्रिसिएशन, बट फाइनल वालों से भी गलती होती है, मेरे से भी गलती होती है, मैं क्यों बोलूं। 403.818, कुछ 5 लाख में डिफरेंस आ गया छोटा सा, नीड टू चेक दैट। एडिशनल डेप्रिसिएशन अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, नॉट एन इशू, बट ऐसे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, एक बार उसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करना पॉसिबल ही नहीं है इस चीज में, पाउच कर पाना पॉसिबल ही नहीं कि कैसे गलती हो गई। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि 5 लाख रुपए हो सकता है मैंने लिखने में कहीं गलती कर रखी हो, बट इससे इसी यही डिफरेंस है, आपको कैलकुलेट वैसे ही कर, आपको डेप्रिसिएशन इन एसेट्स से मिलने वाला है। एक बार वापस से कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार वापस से कैलकुलेशन बता दे रहा हूँ, तो आपका बेटर आंसर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा। कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। इस फैक्ट्री बिल्डिंग पे 10% ले लेना, ऑफिस कंप्यूटर पे 40% मिल जाएगा आपको, ऑफिस अप्लायंसेस पे 15%, ट्रैक्टर पे 15% और प्लांट एंड मशीनरी पे 15%। जो ये फैक्ट्री बिल्डिंग है इस पे कितना मिल जाएगा? इस पे आपको 5% मिल जाएगा। कंप्यूटर पे आपको मिल जाएगा 40%, सो 40%, हाँ 40% मिल जाएगा। ट्रैक्टर पे
जो ये 15 लाख वाला ट्रैक्टर है इस पे आपको मिल जाएगा 15%, और जो बाद वाला ट्रैक्टर 10 लाख वाला है इस पे आपको मिलेगा 7.5%। प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा 7.5%। प्लांट एंड मशीनरी पे एक आपको 121 लाख ऐड करना पड़ेगा, इस पे 7.5% मिलने वाला है। आप इसका टोटल करोगे आपका डिप्रिसिएशन आ जाएगा। प्लस आपको एडिशनल डिप्रिसिएशन लेने के लिए क्या क्या फिगर्स लेने पड़ेंगे। एक जो ट्रैक्टर है ये, इस 15 लाख वाले ट्रैक्टर पे ना आपको 20% मिल जाएगा, इस 10 लाख वाले ट्रैक्टर पे आपको 10% मिल जाएगा, और जो 621 लाख की प्लांट एंड मशीनरी, 621 लाख की, इस पे आपको सीधे सीधे 10% डिप्रिसिएशन मिल जाएगा एडिशनल वाला। इससे आपका प्रॉपर प्रॉपर आंसर आ जाएगा। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, परफेक्ट बात है। परफेक्ट 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 बात है। सोचा था कभी पीजीबीपी खत्म होने वाला होगा, 2 क्वेश्चन बस करेंगे और पीजीबीपी पूरा खत्म हो जाएगा अपना। ओह वाओ! सर 2 नहीं 3 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Mesers MPK Pharma Limited, a company resident of India in which public is not substantially interested. Public substantially interested नहीं है, यानी अनलिस्टेड कंपनी। is engaged in manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग है यानी सर आपको एडिशनल डिपोजिशन पे अपनी नजर लानी पड़ेगी। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, नेट प्रॉफिट ठीक है 31 मार्च का कितना 50,57,000, 50,75,000 एक्चुअली, आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। वन टाइम लाइसेंस फीस पेड टू फॉरेन कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस। सर वन टाइम लाइसेंस फीस पे कर रखी है लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। सर लाइसेंस फीस कभी आप पे करते हो, इट इज एन इनटैंजिबल एसेट ना। वन टाइम फीस पे कर रहे हो, हर साल तो पेमेंट नहीं कर रहे, तो आपको 12 लाख रुपए यहाँ एड बैक करने पड़ेंगे, और इसका डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा कितना, 3 लाख रुपए का आपको डेप्रिसिएट मिल जाएगा आगे चल के। Company has paid 2.25 lakh rupees to share broker for transacting in equity listed in stock exchange. सर कंपनी फार्मास्यूटिकल वाली कंपनी है, उसने शेयर ब्रोकर को पेमेंट किया हुआ है फॉर ट्रांजैक्टिंग इन इक्विटी शेयर्स। तो यार ये तो पूरे डिसअलाउ होना चाहिए ना, क्योंकि आपका काम ही नहीं है, तो आप अदर देन बिजनेस अगर कोई खर्चा कर रहे हो तो आपके लिए डिसअलाउड होता है। लेकिन अगर आपने किसको पेमेंट किया, स्टॉक एक्सचेंज को, सर किसकी, कमोडिटी ब्रोकर के लिए, कमोडिटी ब्रोकरेज के लिए अगर पेमेंट कर रहे हो सकता है ना आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है, तो हो सकता है आपको कमोडिटी की जरूरत पड़ रही हो इसलिए ले रहे हो, तो ये तो हम बिजनेस का मान सकते हैं। इस पे आपका टीडीएस नहीं काटा हुआ है, इसलिए इस पे 30% डिसअलाउ हो जाएगा। 1,20,000 का 30% कितना होता है, सीधे सीधे 36,000 होता है। 36,000 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। कंट्रीब्यूटेड 15% ऑफ द बेसिक पे टू द नेशनल, मतलब नेशनल पेंशन को आपने जमा करवाया, क्या कह रहा है, 15% ऑफ द बेसिक सैलरी, 15% ऑफ द बेसिक सैलरी का आपने पेंशन में जमा करवाया हुआ है। मिस्टर गौरव, जिसको 6 लाख रुपए आप बेसिक सैलरी में देते हो, डियरनेस अलाउंस 30% देते हो, और 50% ऑफ द डियरनेस अलाउंस आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में खर्चा होता है। समझना क्या कह रहे हैं, देखना देखना देखना। गौरव का सैलरी कितनी है, 6 लाख रुपए। इसमें कहता है कि 6 लाख में डियरनेस अलाउंस आप 30% देते हो, तो 30% लूंगा, 1,80,000 रुपए। सैलरी कितनी होगी, 7,80,000 रुपए की। इसमें से रिटायरमेंट बेनिफिट का क्या है, 50% वाला, यानी रिटायरमेंट बेनिफिट में कितना इन्वॉल्व है इसका 50%, यानी कुल मिला के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इसकी सैलरी कितनी होगी, 6 लाख रुपीज प्लस 90,000 रुपीज, यानी 6,90,000 रुपीज की सैलरी होगी। सर इसका 14% अपने को अलाउ होता है, 6,90,000 का 14% अपने को अलाउ होता है, 96,600 इतना अलाउ होता है, दिस इज अलाउड। और कंट्रीब्यूट कितना किया हुआ है कंपनी ने, सर बेसिक पे का 15%, यानी 6 लाख का 15%, 90,000 कंट्रीब्यूट कर रखा है, यानी जितना कंट्रीब्यूट किया वो अलाउड है ना, जितना कंट्रीब्यूट किया वो अलाउड है ना, तो क्या करेंगे इस पॉइंट को, इस पॉइंट को करेंगे क्या, सर 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 इग्नोर। ठीक है, एक्सपेंसेस 7 लाख रुपए फ्रीबीज के लिए पेमेंट कर रखा है, भाई साहब ये तो गलती है, अपराध है। एक्सपेंडिचर 5 20 का फॉर फीसिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट फॉर प्रपोजल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट इज अबेंडेंट। सर एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए अगर आप कभी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए खर्चा करो, इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट के लिए करते हो, इट इज डिसअलाउड, बट एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए इट इज अलाउड, इसको इग्नोर करेंगे हम। डेप्रिसिएशन 13 लाख ऑन द बेस ऑफ यूजफुल लाइफ, आप एड बैक करोगे, डेप्रिसिएशन कभी अलाउ नहीं होता। एम्प्लॉइज पीएफ फॉर मार्च अमाउंटिंग टू दिस वाज रेमिटेड ऑन मे, सर नॉट अलाउड। 260 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, 260 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अलाउ हो जाएगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन डिसअलाउ होगा। स्वच्छ भारत कोष में 2 लाख रुपए जमा करा, एड बैक करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 80 जीजीबी में आपको मिल जाएगा 2 लाख रुपए। इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ कंसेशन मिला गवर्नमेंट से, सर इसको इग्नोर करते हैं, इट इज ऑलरेडी टैक्स इनकम।
Interest and borrowing costs amounting to 865 and 565, though not meeting the criteria for revenue recognition as component of cost, is included in the cost of operating and closing and opening and closing inventory. सर 6,85,000 रुपीज का कॉस्ट ना आपकी ओपनिंग इन्वेंटरी में इंक्लूडेड है, यानी खर्चा बढ़ा हुआ है। खर्चा बढ़ा हुआ है ना आपका ओपनिंग, यानी इतना आपको कम करना है खर्चा, तो कम करने के लिए आपको एड बैक करना पड़ जाता है ना, आपको इनकम बढ़ाने के लिए इतना एड बैक करना पड़ता है। और जितना आपका 565 आपका नहीं बढ़ा, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा हुआ है, उतने से आपको इनकम कम करनी है ना, तो माइनस कर दोगे आप। प्रॉफिट ऑफ सेटिंग वेयर हाउस इन रूरल एरियाज, ठीक है, बिफोर क्लेमिंग 35 एडी का कितना 10 लाख रुपए का है, जो कि आपने 10 लाख रुपए का यहाँ डाल रखा है। 10 लाख रुपए यहाँ से हटाओ और 35 एडी में चले जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। कंपनी हैज फर्निश्ड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन पीएनएल में इंपैक्ट दिया हुआ है, इनका इंपैक्ट नहीं दिया पीएनएल में। कंपनी हैज कलेक्टेड 14 लाख रुपीज फ्रॉम जीएसटी फ्रॉम कस्टमर्स एंड रेमिटेड सेम टू द गवर्नमेंट बिफोर ड्यू डेट। 14 लाख लिए और दे दिए। कॉन्सिक्वेंट टू अपील फाइल ऑनरेबल हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट को बोला 5 लाख वापस कर दिए, ठीक है, 5 लाख हमारे हाथ में टैक्सेबल होने चाहिए, लेकिन हमने 3 लाख कस्टमर को रिफंड कर दिए, 2 लाख अभी भी कस्टमर को रिफंड नहीं किए। 2 लाख रुपए टैक्सेबल करवाओ ना। देखो 5 लाख रुपए हमको सरकार से मिले, 3 लाख हमने वापस कर दिए कस्टमर को, तो 2 लाख तो अभी मेरे पास रखे हुए हैं ना, 2 लाख तो डीम्ड पीसीपी बनेगा ना, बना दिया। कंपनी हैज ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 13 लाख रुपए का। मिस्टर एक्स जो कि 55% होल्ड करते थे, उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग बेच दी। सर अगर बेच दिया तो उसका लॉस नहीं कर सकते, जिस साल में लॉस इनकर किया था, जिस साल में सेट ऑफ किया, उस साल में आपकी 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। लास्ट ईयर चेंज हो गई उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शेयर होल्डिंग आज भी सेम नहीं है, इसलिए इट इज नॉट अलाउड। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स 14,50,000 रुपीज आप माइनस कर दोगे। कंपनी हैज इन्वेस्टेड 35 लाख इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस ऑफ शुगर। इन्वेस्टमेंट कितना है, जिसमें से लैंड 20 लाख का, 35 लाख का है, इसमें से 20 लाख लैंड का, यानी 15 लाख आपको अलाउ हो जाएगा, यहाँ 15 लाख आपको डिडक्शन मिल जाएगा आपको सीधे सीधे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टोटल इनकम। आंसर चेक करते चलो। 57 में सेम ही, वन टाइम लाइसेंस फीस 12 लाख ऐड किया। ये देखना 3 लाख रुपए थोड़ा डिस्प्यूट रखते हैं हमेशा। 225 आपने ऐड बैक किया, 36 ऐड बैक किया, 225 36, 7 लाख 13 लाख 260, 7 लाख 13 लाख 260, 2 लाख 120, 2 लाख, इन दोनों का नेट डिफरेंस निकालोगे 120 ही निकलेगा। उसके अलावा 2 लाख आपको माइनस करना पड़ेगा, डीम्ड पीजीपी बनाया ना हमने, नहीं ऐड ही करना पड़ेगा, ऐड ही किया हुआ 2 लाख रुपए ऐड किया होगा, प्लस उसके अलावा 10 लाख रुपए हटाना पड़ेगा, 10 लाख माइनस करना पड़ेगा। 2 लाख ऐड किया, 10 लाख माइनस किया, 1450 यहाँ से माइनस किया डिप्रिसिएशन, और आपका 5 लाख का यहाँ पे लॉस आ गया, 5 लाख का लॉस आ गया। 1450 यहाँ पे ऐड बैक किया, सॉरी 1450 डिप्रिसिएशन है, माइनस होगा नहीं, 5 लाख का यहाँ लॉस आ गया, और 80 जीजीबी में 2 लाख मिल गया। ऐसा बिल्कुल प्लेन वनीला क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन वनीला क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। मेसर्स क्योर लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स 2020 से, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में तो कहीं ना कहीं दिमाग में आना चाहिए कि एडिशनल डिप्रिसिएशन आ सकता है। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 कितना है, 95 लाख 45,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग दी फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है, paid 6 लाख रुपए as expense for public issue. The public issue could not materialize on account of sales stock or said non clearance. सर आईपीओ रेटेड खर्चा है कि आईपीओ मेटेरियलाइज नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आईपीओ रेटेड खर्चा अलाउ होता है डिसअलाउ होता है, इट इज ऑलवेज डिसअलाउ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। गुड्स परचेज ऑफ 5 लाख फ्रॉम मेसर्स सनी ट्रेडर्स अ माइक्रो एमएसएमई, ठीक है, विच वॉज डिलीवर्ड ऑन 25 फरवरी 2025, 25 फरवरी 2025 फरवरी में डिलीवर हो गया, 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए, नहीं तो एग्रीमेंट की डेट के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए। अगर टर्म 25 दिन के अंदर पेमेंट कर देना चाहिए, फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी, यानी 25 फेब के बाद 25 दिन के अंदर 20 मार्च तक पेमेंट हो जाना चाहिए। दी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, ठीक है, दी पेमेंट वाज एक्चुअली मेड इन 29 मार्च को पेमेंट किया, क्या डिसअलाउ हो जाना चाहिए खर्चा। However, no interest on was agreed, सर कोई इंटरेस्ट नहीं लेट पेमेंट का, क्या डिसअलाउ होगा खर्चा। सेक्शन 43 भी कहता है कि अगर कभी भी आपने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया, खर्चा डिसअलाउ होता है, और अलाउ कब होता है, जिस साल में पेमेंट करते हो। यहाँ पेमेंट या प्रीवियस 24-25 में करते हो तो डिसअलाउ ही नहीं होगा ना, तो क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे इस पॉइंट को। 24-25 में ही पेमेंट कर दिया ना आपने, भले डिले पेमेंट किया, लेकिन उस साल पेमेंट कर दिया तो डिसअलाउ थोड़ी होगा, ठीक है। एक्सपेंस 7-25 का फ्री बीस का दिया, एड बैक कर दो।
ठीक है सर, परफेक्ट बात है। डेप्रिसिएशन 1250 चार्ज ऑन द यूजफुल लाइफ। सर पहले डेप्रिसिएशन एड बैक करना पड़ता है हमेशा। ठीक है। वन टाइम लाइसेंस फीस 10 लाख रुपए पेड टू फॉरेन कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस ऑन 17। सर वन टाइम लाइसेंस फी पे की है 10 लाख रुपए, पहली बात तो इसको एड बैक करो, माइनस करूंगा 2,50,000 रुपीज विच विल बी डेप्रिसिएशन अमाउंट। हमेशा डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस करना पड़ता है इंटेंजिबल है। ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम सेटिंग अप ऑफ वेयर हाउस इन रूरल एरियाज फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। सर स्टोरेज ऑफ शुगर, सर शुगर वेयर हाउसिंग सर अपना स्पेसिफाइड बिजनेस होता है। बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी कितना है सर? 17 लाख रुपीज का है। सर 17 लाख का प्रॉफिट यहाँ से हटाना पड़ेगा अपने को, और 17 लाख जाएगा अपना सेक्शन 35 वाला बिजनेस में, 35 एडी वाले बिजनेस में 17 लाख जाने वाला है। Power subsidy 5,30,000 was received on September 24 with a stipulation that the same has to be adjusted in electricity bill. The subsidy received was not included in the income for the year. सर जिस साल में सब्सिडी मिलती है उस साल में एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इस साल में वैसे ही आपने क्रेडिट कर रखा है तो अपने को इग्नोर करना है इसको। ठीक है। Company had earned 4,80,000 rupees of profit from the sale of 3,000 shares of ABC Private Limited, a listed company. सर कब सेल किया? 8/9/2024 को सेल किया हुआ है। 240 और 260 रुपए का सेल किया हुआ है। देखो सर पहली बात तो 480 का प्रॉफिट है ना, ये यहाँ से हटाओ। 480 के प्रॉफिट को यहाँ से हटाएंगे और लेके जाएंगे कैपिटल गेन में 480। कैपिटल गेन में 480 लेके जाएंगे ना जी सर, 480 नहीं लेके जाने वाले। यहाँ अपने को निकालना पड़ेगा कैपिटल गेन। देखो कितना कह रहा है, कह रहा है 3,000 शेयर है और बेचे कितने में? 260 में। देखो 260 में सेल किया है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है और हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस कितनी है? सर हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस 180 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 100 रुपए। सर एक्चुअल कॉस्ट कितनी निकलेगी? सर 180 कॉस्ट निकलेगी। यानी सर 260 माइनस 180 सर कितना हो जाता है? सर ये हो जाता है अपना 80। और 3,000 शेयर्स अगर आप ले लेते हो तो 3,000 शेयर्स के हिसाब से आपका कितना होता है? 2,40,000 रुपीज का कैपिटल गेन आ जाता है। ठीक है, कैपिटल गेन 240 आ जाते हैं। ओके सर, ये भी ठीक है, क्लियर हो गया। आगे इधर आ जाओ। पीएनबी वेव्ड अ लोन ऑफ 8 लाख रुपए इन वन टाइम सेटलमेंट विच इंक्लूड 6 लाख रुपए एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड 2 लाख रुपए एज इंटरेस्ट अमाउंट। लोन वाज टेकन फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर वर्किंग कैपिटल लोन वेव ऑफ कर दिया। ठीक है। 8 लाख 6 लाख रुपए का लोन वेव ऑफ किया, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट वेव ऑफ किया। सर सवाल आता है इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? देखो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्यों? क्योंकि सर कहीं ना कहीं आप अगर ढंग से समझो तो ये कहीं ना कहीं पीएनएल में डला हुआ है ना। क्या कह रहा है? इधर देखो, इधर देखो। The following items आफ्टर, ये जो प्रॉफिट है ना आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द एडजस्टमेंट्स आ चुका है, जो डेबिट क्रेडिट करने के बाद एडजस्टमेंट करने के बाद ये प्रॉफिट आया है। तो कहीं ना कहीं जो पीएनबी वाला इंटरेस्ट है इसका भी इंपैक्ट दे चुके होंगे हम। यानी जो हमारा वेव ऑफ हुआ है लोन और इंटरेस्ट सर वो पीएनएल में क्रेडिट हो चुका है। तो लोन तो क्रेडिट होना भी चाहिए, जो 6 लाख है नहीं तो क्रेडिट होना चाहिए, दिस इज करेक्ट। लेकिन जो 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया वो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था। समझ पा रहे हो? सर कायदे से आपको इसका एडजस्टमेंट देना चाहिए था, लेकिन ये कह रहा है दे चुका है। इन लोन का भी दे दिया, इंटरेस्ट का भी दे दिया, दोनों को टैक्सेबल करवा चुके हैं। 95 लाख का जो प्रॉफिट है ना उसमें 6 लाख भी एडेड है, 2 लाख भी एडेड है। सर 6 लाख तो ऐड होना चाहिए लेकिन 2 लाख ऐड नहीं होना चाहिए, इसलिए 2 लाख यहाँ से हटा देना चाहिए। दिस शुड बी एडजस्टमेंट। देखते हैं आंसर क्या क्या। कंपनी ने 50 न्यू एडिशनल एम्प्लॉइज को हायर किया 25-26 में रेगुलर बेसिस विद विक्रम 1/7/2024। ठीक है, यानी सर 9 मंथ्स के लिए हायर किया। 23,000 की वेजेस है। ठीक है, सारे के सारे आरपीएफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यानी सर कहना है सिंपली से कि 23,000 के वेजेस वाले 50 एम्प्लॉइज को हमने हायर किया, जिसको हमने 9 मंथ्स की सैलरी दी, इस पे 30% अपने को डिडक्शन मिलेगा, 80 डबल से डबल है। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। जस्ट गिव मी अ सेकंड। एक बार देखते हैं कैलकुलेटर पे। 23,000 इंटू 50 इंटू 9 इंटू 30%, तो 31,05,000 इतना मेरा डिडक्शन होगा 80 डबल से डबल ए का। ठीक है। कंपनी हैज इन्वेस्टेड 40 लाख इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेयर हाउस, जिसमें से 25 लाख लैंड का है फॉर रूरल एरिया। सर 45 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है जिसमें से 25 लाख लैंड का, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 15 लाख हमारा वेयर हाउसिंग का, इसका अपना मिल जाएगा, 15 लाख रुपए का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा 35 बीटी के बिजनेस में। ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर कंपनी विदाउट कंसिडरिंग द अबव, सर 920 का डेप्रिसिएशन है, ये माइनस करने को मिल जाएगा अपने को। कंपनी टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 322-23 का इतना, यानी टैक्स रेट कितना हो जाएगा? टैक्स रेट विल बी 25%। बुक प्रॉफिट 99.5 लाख की। ठीक है, टोटल इनकम निकालनी है अपने को, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, एक एक चीज का एडजस्टमेंट देना है। क्वेश्चन बड़ा सरल सा है, एक बार चेक करते हैं एडजस्टमेंट सही है कि गलत है। 6 लाख ऐड होने चाहिए, 725 ऐड होने चाहिए और 1250 ऐड होने चाहिए। 6 लाख 725 और 1250 ये सब ऐड होना चाहिए, किया हमने। 10 लाख ऐड होना चाहिए, 17 लाख माइनस होना चाहिए। 10 लाख ऐड होना चाहिए, 17 लाख माइनस होना चाहिए।
उसके अलावा 480 माइनस होना चाहिए, 2 लाख माइनस होना चाहिए। 480 माइनस 2 लाख माइनस। उसके अलावा 1170 माइनस होना चाहिए। 1170 डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 1170। तो सर 920 का डेप्रिसिएशन तो मैंने माइनस किया ही किया, प्लस लाइसेंस फी का 25 भी माइनस कर दिया। उसके अलावा सर शुगर का 2 लाख का बिजनेस हमारा आया ही था, कैपिटल गेन 240 भी हमारा आया ही था, 80 डबल डबल भी इतना ही आया था। टोटल इनकम आ जाएगी। इस टोटल इनकम पे आप कितना टैक्स रेट लगा दोगे? 60 लाख की टोटल इनकम है, 25% टैक्स रेट लगा दोगे। और जो हमारा कैपिटल गेन उस पर 12.5% का टैक्स रेट हमारे टोटल इनकम आ जाएगी। मैट जितना 99 लाख की इनकम है सर, इस पे 15% लगा दो आप, 4% एजुकेशन से हो जाएगा अपना काम। कोई टेक्निकल नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पेपर में आ जाता तो बनना चाहिए क्वेश्चन। नियरली अगर आपका आई शुड से अगर 14 मार्क्स का है ना, तो उसमें 10 पॉसिबल है, बड़े आराम से लाना। ओरिएंट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड क्या कह रहे हैं समझना। Orient Pharmaceuticals Private Limited is an Indian company engaged in business of manufacturing and providing access to affordable innovative machines and healthcare solutions। सर सवाल सिंपल सा है सर, एक इसमें ट्रिकी एडजस्टमेंट, इसके अलावा कोई दम नहीं क्वेश्चन। देखना, the company is incorporated in year 2009, company shows net profit of 95 lakh as per statement of profit and loss। सर 95 लाख रुपीस। सर बस एक चीज ध्यान देने वाली, अब तक एक मैन्युफैक्चरिंग के काम में विच इंप्लाइज एडिशनल डेप्रिसिएशन, बस इतना अपने को ध्यान होना चाहिए। 95 लाख, ये प्रॉफिट आफ्टर डेबिट क्रेडिट के आ चुका है। ये डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट कितना है? 11,90,000 रुपए सर, तो 11.9 लाख रुपीज ऐड करना पड़ेगा अपने को। द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट इंक्लूड्स अ सम ऑफ 13 लाख रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ बोनस पेबल इन प्रीवियस 24-25। 24-25 में एक बोनस पे करना था, जिसके लिए 23 लाख रुपए हमने पीएनएल में डेबिट कर दिया। कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय यूनियन हैड अ डिस्प्यूट। सर डिस्प्यूट हो गया क्योंकि लेट पेमेंट है, ठीक है सर, इन्होंने एक ट्रस्ट क्रिएट कर दिया और ट्रस्ट ने, ठीक है, ट्रस्ट को पेमेंट कर दिया उन्होंने। डिस्प्यूट सेटल हुआ इन द मंथ ऑफ अगस्त और ट्रस्ट ने पूरा का पूरा अमाउंट अगस्त में पेमेंट कर दिया। सर मैं एम्प्लॉइज को देना चाह रहा था, अगर एम्प्लॉइज को पेमेंट करता तो खर्चा अलाउड होता, मैंने ट्रस्ट को दे दिया। सर ट्रस्ट को आरओआई से पहले दिया तो क्या खर्चा अलाउ हो जाएगा? राइट आंसर है सर, इट इज डिपेंडेंट अपॉन ट्रस्ट कि क्या ट्रस्ट आरओआई से पहले जमा करवा रही है एम्प्लॉइज को। सर ट्रस्ट ने अगस्त में एम्प्लॉइज को दे दिया तो क्या खर्चा अलाउ हो जाएगा? यस सर, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। इस पॉइंट को क्या करेंगे सर? इग्नोर करने वाले हैं। इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, ये पूर्णतः 100% रूप से इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर, ठीक है। एन अमाउंट पेड टू कंपनी एज रेगुलराइजेशन फीस। सर रेगुलराइजेशन फीस नो 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 नो, इट इज डिसअलाउड। अमाउंट 45,000 पेड एज लेट फीस टू द गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। 5 महीने का है, कंपनी हैज टू पे 9,000 लेट फीस पर मंथ देना है। सर क्या गवर्नमेंट को अगर लेट फीस देते हो तो क्या अलाउड एक्सपेंडिचर होता है? सर अगर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिले करने के कारण पेनल्टी पे कर रहे हो, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे। कंपनी हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 7.5 लाख ऑन सेल ऑफ प्लॉट। सर प्लॉट सेल के कारण आपने, सर क्या 25 अगस्त को आपने प्लॉट सेल किया है, किसको? टू सुधाकर प्राइवेट लिमिटेड, इसके सारे शेयर्स आपके पास हैं। सर कहता है आपको पहले तो 7.5 लाख का प्रॉफिट हटाओ यहाँ से और सर लेके जाओगे कैपिटल गेन में 7.5 लाख एंड इट विल बी एग्जेम्प्ट। क्यों? क्योंकि आप अपनी सब्सिडरी 100% सब्सिडरी को अगर एसेट ट्रांसफर करते हो तो इट इज एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, तो कोई कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। कंपनी हैज अर्न प्रॉफिट ऑफ 4.5 लाख ऑन सेल ऑफ शेयर्स। सिमिलर बातें कर रहा है, बिल्कुल सिमिलर बातें, लेकिन इसमें एक आध एडजस्टमेंट बस अच्छा है, बाकी कोई काम का नहीं क्वेश्चन। 4.5 लाख का प्रॉफिट है, पहले तो 4.5 लाख का प्रॉफिट यहाँ से हटाओ, ये लेके जाओगे कैपिटल गेन में 4.5 ना जी सर, 4.5 नहीं ले जाते, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं फिर लेके जाते हैं। देखना, दी शेयर्स वर सोल्ड ऑन, ठीक है, 280 रुपए का शेयर्स बेचा, 280 सेलिंग प्राइस है। हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस कब की है सर? 175 हमारी एफएमवी है। उसके अलावा सर हमारा क्या था? कॉस्ट 100 रुपए। सर कॉस्ट हमारे काम की नहीं, कॉस्ट बन जाएगी 175, तो गेन कितना हो जाता है? 280 माइनस 175 मल्टीप्लाइड बाय कितने? 2500 शेयर है। 260 टू 500 इतना मेरा कैपिटल गेन आना चाहिए, 260 टू 500। बैंक गारंटी वाज गिवन बाय फॉर डिस्प्यूटेड लायबिलिटी। सर अगर बैंक गारंटी कभी देते हो 11 लाख की लायबिलिटी के लिए तो इट डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट। कभी भी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी के लिए बैंक गारंटी इज नॉट अ पेमेंट, आपको एक्चुअल पेमेंट करना पड़ता है। Company debited an interest of 7.5 lakh towards the company remitted an interest to a company incorporated in USA. Loan was taken 3 years ago. TDS 195 में डिडक्ट किया गया और उसका पेमेंट सर कब तक किया गया? जुलाई में। सर आपने एक नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया, टीडीएस काटा, टीडीएस पेमेंट करके जुलाई में पेमेंट किया। सर क्या लेट पेमेंट अलाउ होता है खर्चा? हाँ सर, आरओआई से पहले कभी भी टीडीएस पेमेंट कर दोगे, इट इज अलाउड एक्सपेंडिचर। इस पॉइंट को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे।
कंपनी हैज कंट्रीब्यूट 65,000 एज इलेक्टोरल ट्रस्ट। ओ बाबा रे सर, पहले तो ऐड बैक करो सर। इसका डिडक्शन क्या होगा? अगर ये रेगुलर रेजिम में है, अगर ये रेगुलर रेजिम है तो 80 जीजीबी मिल जाएगा। 80 जीजीबी मिल जाएगा। कितना? 65,000 मिल जाएगा। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बात करता है? क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स 1200 पीसेस एज इंपोर्टेड मशीनरी स्पेयर्स एज इट्स लैंडिंग कॉस्ट ऑन द डेट ऑफ द इंपोर्ट। सर कहता है क्लोजिंग स्टॉक में आपकी मशीनरी भी इंक्लूडेड है। सर क्लोजिंग स्टॉक में मशीनरी होती है क्या? सर मशीनरी नहीं होती है कभी भी। नॉर्मली क्लोजिंग स्टॉक में मशीनरी नहीं आती है। दिस इज अ फिक्स्ड एसेट। सर कितना प्राइस था? 25 रुपए से, 25 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए पर पीस के हिसाब से। एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ इंपोर्ट कितना था? सर इंपोर्ट की डेट पे 82.88 का एक्सचेंज रेट था। एक्सचेंज रेट कब का है? सर 31 मार्च का। सर इंपोर्ट की डेट का आपने वो पकड़ना पड़ता है। सर इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी आपने कॉस्ट पे किया होगा 82.88। और मार्केट वैल्यू, ठीक है, पर पीसेस की कब की है? सर $27 की आपकी कब की है? $27 है आपकी 27 है 31 मार्च की। सर ये हमारे काम का नहीं है। ऐसे 1200 पीसेस है। सर देखना ध्यान से बात क्या चल रही। 25 इंटू 82.88 इंटू 1200, कुल मिला के सर 24,86,400 की एक स्पेयर मशीनरी हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है। सर मेरा सवाल आपसे ये आता है कि इसका एडजस्टमेंट कहाँ दूं मैं? एडजस्टमेंट कहाँ पे दूं मैं? अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में मेरी मशीनरी डली हुई है तो इसका क्या एडजस्टमेंट दे सकता हूँ? सर बड़ी बात तो ये कि अगर मेरे बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा तो ये बैलेंस शीट के एक एसेट आइटम से निकल के एक फिक्स एसेट में चली जाएगी। अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में मेरी मशीनरी डली हुई है तो सर इसको निकाल के मैं सिर्फ वहां लेके चला जाऊंगा ना, एटमोस्ट। इसको निकाल के मैं कहाँ लेके चला जाऊंगा? मैं फिक्स एसेट में लेके चला जाऊंगा। परफेक्ट बात है। सर क्या पीएनएल में इंपैक्ट जाएगा? सर पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड कर रखी है तो मैंने परचेज में भी इंक्लूड कर रखी होगी, तो पीएनएल में तो कोई इंपैक्ट जाएगा ही नहीं इसका। 24 लाख का कोई एडजस्टमेंट नहीं जाएगा पीएनएल में। सर इसका इंपैक्ट सिर्फ एक जगह जाएगा। कहाँ? सर फिनिश्ड स्टॉक्स में से निकाल के अपने को फिक्स एसेट में लेके जाना पड़ेगा इस मशीनरी को। और फिक्स एसेट में जहां हम लेके गए सर अपने को इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ जाएगा। सर कब खरीदी हुई है? सर खरीदी हुई है हमने 15/9 को खरीदी, यानी सर इस पे 15% डिप्रिसिएशन मिलना चाहिए कायदे से अपने को। और मशीनरी स्पेयर्स हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए इस पे 10%। लेट्स सी क्या कर रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज 11.5 है। ठीक है। इंक्लूड डेप्रिसिएशन ऑन द फॉलोइंग। डेप्रिसिएशन चार्ज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 11.9 लाख रुपीस का जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर रखा है ना यहाँ पे, ये तो किया था 11.9 लाख। ये यस 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 11.9 लाख का डेप्रिसिएशन है ना। ये कहाँ कहाँ से है देखो। It includes an amount of depreciation of 95,000 rupees in respect of firefighting equipment installed in the office premises during the year there was no incident। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। न्यू मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल्ड एंड पुट टू यूज। सर वैल्यूइंग एट, सर न्यू मशीनरी आपने इंस्टॉल कर रखी है कितना? न्यू मशीनरी आपने इंस्टॉल एंड पुट टू यूज कर रखी 14/5/2024 को, यानी 75 लाख का आपको 15% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यस 15% डेप्रिसिएशन प्लस सर अगर ढंग से मार्क करूं तो 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो। फिर उसके बाद मशीनरी विच वॉज सोल्ड, देखो एक डोमेस्टिक कंपनी को अपनी मशीनरी सोल्ड कर रखी जिसकी डब्ल्यूडी 35 लाख रुपए की थी, वो आपने रीअक्वायर की है 65 लाख रुपए में। सर एक बात बताओ, मैं एक बात बताओ सर, कभी भी अगर आप रीअक्वायर्ड मशीनरी एक्वायर करते हो, रीअक्वायर्ड मशीनरी बेची हुई मशीनरी वापस एक्वायर करते हो तो उस पे आपको डेप्रिसिएशन कितना मिलता है? सर आपको ओरिजिनल कॉस्ट पे मिलता है, या तो सेल प्राइस या डब्ल्यूडीवी एट द टाइम ऑफ सेल, या तो सर रीएक्विजिशन कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर पे डेप्रिसिएशन मिलता है। यानी डेप्रिसिएशन मिलेगा किससे? 35 लाख में मिलेगा। ओके सर। अब सर 35 लाख में मिलेगा ना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट है सर, 15% का डेप्रिसिएशन तो मिल ही जाएगा आपको। क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? सर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, जैसे सेकंड हैंड प्लांटेड मशीनरी। यानी सर डेप्रिसिएशन हमारा इससे निकल आना चाहिए। एक बार निकालो ना मेरे साथ, बड़े प्रेम मोहब्बत से निकालो ना इसको। एक तो 95,000 हो गया, एक 75 लाख में 25%, 18,75,000 हो गया दोनों का टोटल करके, और इन दोनों में हो गया 35 लाख का 15%, 525। और सर ये प्लांट एंड मशीनरी पे भी तो मिलना चाहिए ना 25%। 24,86,400 इंटू 25%, 621,600। कुल मिला के सर डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला के इतना आना चाहिए। हो सकता है कुछ गलत किया। लेट्स सी। 311,660। एक बार डेप्रिसिएशन चेक कर लेते हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं।
नो अदर एसेट्स एक्सेप्ट फॉर 3 एसेट्स, ठीक है। इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग बताओ। देखो 1190 डेप्रिसिएशन तो पहले ऐड बैक करेंगे। रेगुलेशन फीस 950, 11 लाख। 950, 11 लाख। 65,000 माइनस 750 माइनस 450। 65,000 माइनस 750 माइनस 450। फायर फाइट, अब इसमें ये डेप्रिसिएशन देखो आप, 95,000 ये तो पूरा लिया ही लिया। टोटल करके देख लेते हैं टोटल डेप्रिसिएशन कितना जा रहा है। ओके 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 ओके, छोटी सी गड़बड़ कर दी बाबा बाबा बाबा, 20% डेप्रिसिएशन जाएगा यहाँ पे। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% है ना, 20% है एडिशनल डेप्रिसिएशन, गड़बड़ कर दी। 26, 25, 1 2 3, 870, 240। करेक्ट सी। देखो इधर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का इतना हो गया। जो 75 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी उसमें 15% पूरा पूरा दे दिया आपने। इस 75 लाख प्लांट एंड मशीनरी पे आपको 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया, ठीक है। जो मशीनरी सोल्ड और रिक्वायर की थी उस पर आपको सीधे सीधे 15% डेप्रिसिएशन मिला अपने को, और कुछ देखा ही नहीं उसमें। जो इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है ना, इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी, उस पर 24,86,400 पे सर 15% डेप्रिसिएशन दिया गया अपने को। इंपोर्टेड प्लांट एंड मशीनरी पे सर और डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया गया 470। कुल मिला के हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 4115240, इतना ही डेप्रिसिएशन हमने निकाला उसमें। जो चारों चीजें की थी ना उन्हीं चीजों का सोल्यूशन है। उसके अलावा कैपिटल गेन तो कुछ था नहीं अपना। 262,500 आ गया अपना। जीटीए आगे 65 लाख का इलेक्टोरल ट्रस्ट का डिडक्शन था, उसको माइनस करके टोटल इनकम हमारी आ जा रही है। व्हाट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, समझ में आ गया। दिस वाज ऑल अबाउट योर पीजीबी। इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो भी आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इन सारे क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट सारे एडजस्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। एक नवंबर 24 के एडजस्टमेंट्स कवर नहीं हो रहे इसमें, बिकॉज वो ऑल ऑफ अ सडन बिल्कुल अलग क्वेश्चंस थे, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चंस थे वो, और वो सेंस भी कम बनाता है सॉल्व करने का। एक ही क्वेश्चन था, उसके एडजस्टमेंट्स बहुत लेस चांसेस है कि वापस रिपीट हो जाए। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू डू दैट क्वेश्चन, उससे मोरल डाउन होता है। जो किया इट इज सफिशिएंट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। द टैक्स असेसमेंट ऑफ मिस्टर राघव वाज कंप्लीटेड ऑन 25 दिसंबर 2024 को एंड टैक्स डिटरमाइन कितना 28 लाख रुपए का है, ठीक है। 28 लाख का टैक्स सरकार को चाहिए। उसके पास क्या है, कनारा बैंक में 24 लाख की एफडी है तो सरकार ले जाएगी। 27 लाख के रिसीवेबल्स हैं, अच्छा। ओह, उसके अलावा सर उसके पास एक लैंड है जो कि सर उसने अपने बेटे को गिफ्ट कर रखी है 5 साल पहले, और उसकी प्रेजेंट मार्केट वैल्यू 28 लाख रुपए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने एक डायमंड नेकलेस अपने सन की वाइफ को, सन वाइफ सर बहुरानी को एक डायमंड नेकलेस दे रखा है सर, कब? सर 5/10/2024 को। ही ओन्स अ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट 11 साल पहले, अच्छा उसके पास एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी है 11 लाख रुपए का। डज डिस्कस विच ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी ऑफिसर कैन प्रोसीड टू रिकवर द टैक्स। सर कौन कौन सी प्रॉपर्टी के खिलाफ सर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चालू की जा सकती है। सर बड़ी बात तो 28 लाख के टैक्स के लिए कितना ही उससे रिकवरी प्रोसीडिंग्स कर सकते हैं। मुद्दा ये है कि सर क्लबिंग कौन कौन सी इनकम की जा सकती है, ये आता है। देखो खुद का बैंक अकाउंट है ये तो लिया जा सकता है, जो खुद का बैंक अकाउंट है ये तो पूरा पूरा लिया जा सकता है 24 लाख का। रिसीवेबल 27 लाख की भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर अपने बेटे को जब आपने लैंड दी सर, वो क्योंकि वो मेजर बेटा है और सर आपका असेसमेंट होने से पहले आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, सर इसको आप अटैच नहीं कर सकते। इसको आप अपने पापा के हाथ में आप नहीं अटैच कर सकते, क्लबिंग प्रोविजन नहीं लगने वाले। सर इसमें कोई क्लबिंग नहीं होने वाली, ठीक है सर, इसमें कोई क्लबिंग नहीं होगी। मैं हम आप करता जा रहा हूँ, नो 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 क्लबिंग, नो क्लबिंग, नो क्लबिंग, गुस्से में आके नो क्लबिंग। सर अपनी बहुरानी को दिया हुआ नेकलेस, सर देख के समझ में आ रहा है असेसमेंट चल रहा था, असेसमेंट होने से 2 महीने पहले आपको डाउट था, इसलिए 11 आपने पूरे के पूरे पूरा का पूरा नेकलेस अपनी बहुरानी को गिफ्ट कर दिया। सर दिस कैन बी अटैच्ड, कैन बी अटैच्ड। और उसके पास एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में ऑस्ट्रेलिया में जो 11 साल पहले खरीदा हुआ है सर, वो भी अटैच कर सकती है सरकार। उसके लिए DTAA का अप्रूवल लग जाता है, सामने वाली कंट्री का अप्रूवल लग जाता है। देखो
एसएससी इन डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देंगे, टीआरओ में ड्रॉ अप स्टेटमेंट ताकि कर सकता है। एसएससी के मूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ अटैच किया जा सकता है। इन दी प्रेजेंट केस राघव ने 5 साल पहले जो लैंड ट्रांसफर की थी ना, तो उस केस में आप नहीं कर सकते। एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट कर रखा है, उसके पास बैंक डिपॉजिट और सब रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है। टैक्स रिकवरी ऑफिसर एफडी ले सकता है, रिसीवेबल ले सकता है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट ले सकता है। वो डायमंड नेकलेस ले सकता है, लेकिन सर प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफर की हुई वो नहीं ले सकता। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आया एग्जाम में तो परेशान करेगा। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, सर इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे देखो तो सही तुम। A private limited company has share capital in the form of equity shares. सर share capital in the form of equity shares सभी में होता है। Shares are being held up to 31st March 2024. सर 31st March 2022 तक सर 4 शेयर मेंबर्स थे सर, ए बी सी डी। प्रॉफिट एंड लॉसेस 3 साल के देखना आप क्या कह रहे हैं। सर गंदगी यहाँ पे होती है, असली गंदगी यहाँ पे होती है। असेसमेंट ईयर है, पूरा बात ऊपर कर रहा है, यहाँ पे जो बात इसने की ये फाइनेंशियल ईयर में 31st मार्च बोला उसने, लेकिन यहाँ आप असेसमेंट ईयर में खेल रहा है, तो सर हम भी खेलेंगे प्रीवियस ईयर में ही। प्रीवियस ईयर 20-21 है, 21-22 है और 22-23 है। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बिजनेस लॉस कुछ था नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं था सर। इस साल में 9 लाख का बिजनेस लॉस था, यहाँ पे सर 15 लाख अनअब्सॉर्ब, 9 लाख। ठीक है सर, कुल मिला के अपना क्लियर है। The above figures have been accepted by the tax department. सर ये सारे के सारे फिगर्स टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर चुका है, कोई हर्जा नहीं। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31st मार्च 2024, यानी सर 31st मार्च 2024 को सर वाई ने अपने शेयर सेल कर दिए। हाँ, क्या कह रहा है, ए सोल्ड शेयर्स टू वाई, सर ए के जो शेयर्स है वाई को बेच दिए। एंड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 31st मार्च 2025 सर बी ने अपने शेयर जेड को सेल कर दी, कब तक, 31st मार्च 2025 तक। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। दी प्रॉफिट एंड लॉस फॉर टू प्रीवियस ईयर इतना है, यानी सर प्रीवियस ईयर 24-25 का, 23-24 का प्रॉफिट कितना है, 18 लाख रुपए। बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन करंट ईयर का माइनस करेंगे, 9 लाख का प्रॉफिट है। और प्रीवियस ईयर 24-25 का कितना है सर, 45 लाख का प्रॉफिट है। 7.5 लाख का डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, यानी 37.5 लाख का मेरा प्रॉफिट है बिफोर प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब सर सवाल आता है सर, सिंपल सा सवाल यही है कि लॉसेस कौन कौन से सेट ऑफ कर सकते हैं हम, कौन कौन से लॉसेस का सेट ऑफ हम ले सकते हैं। समझो आराम से, बात को समझो। सेक्शन 78 और सेक्शन 79 दो बातें करते हैं। सेक्शन 79 खासकर बोलता है सर, अगर कभी भी आप किसी साल का लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो, तो जिस साल में लॉस इनकर किया और जिस साल में लॉस सेट ऑफ करना चाहते हो, उस साल में सर आपके कम से कम 50% ऑफ द शेयर होल्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। सर प्रीवियस ईयर लॉस कौन सा है मेरे पास, सर प्रीवियस ईयर 22-23 का लॉस है। प्रीवियस ईयर 22-23 का लॉस है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 22-23 में शेयर होल्डर्स कौन थे सर, एबीसीडी शेयर होल्डर थे। यस सर, एबीसीडी शेयर होल्डर थे, चारों एबीसीडी शेयर होल्डर थे सर। लेकिन इसका सेट ऑफ कब करना चाह रहा हूँ सर, प्रीवियस 23-24 में करना चाहता हूँ ना, प्रीवियस 23-24 में करना चाहता हूँ। 23-24 में शेयर होल्डर कौन है सर, ए चला गया, बी सी डी और वाई बन गए ना। कहना है सिंपली से पहले ए बी सी डी चारों मिलके 100% होल्ड करते थे, अब सर बी सी डी वाई होल्ड मिलके 100% होल्ड करते हैं सर। 75% शेयर होल्डिंग तो सेम है अभी भी। जिस साल में लॉस इनकर हुआ और इस साल में सेट ऑफ करना चाहते हो, 75% शेयर होल्डिंग अभी भी सेम है। यस सर, सेम है। तो कहना है सिंपली से कि जो 9 लाख का बिजनेस लॉस है प्रीवियस ईयर 22-23 का, इसको मैं प्रीवियस ईयर 23-24 में सेट ऑफ कर सकता हूँ। यस सर, आराम से कर सकता हूँ। यानी अब सर प्रीवियस ईयर 23-24 में लॉस सेट ऑफ होने के बाद मेरे पास कोई लॉस नहीं बचा। ठीक है सर, ये बात अपने को समझ में आ गई, ये बात अपने को समझ में आ गई। इसका सेट ऑफ 23-24 में मिल गया। अब सर 24-25 की बात आ गई। 24-25 में सर अब मेरे पास शेयर होल्डर कौन है सर, सी डी वाई और जेड, ये 4 शेयर होल्डर्स हैं। लॉस इनकर कब हुआ था सर, लॉस जब इनकर हुआ तब ए बी सी डी शेयर होल्डर थे सर। 50% ज्यादा शेयर होल्डर चेंज हो चुके हैं, 50% ज्यादा शेयर होल्डर चेंज हो चुके हैं, 50% शेयर होल्डर चेंज हो चुके हैं। तो सर जिस साल में ये लोग थे ना एबीसीडी, इस साल का लॉस में 24-25 में सेट ऑफ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बताओ सर, लॉस तो है ही नहीं, लॉस तो मैंने पिछले साल में सेट ऑफ कर दिया। एक बात बताइए, जो 9 लाख का लॉस है सर, ये तो मैं सेट ऑफ कर ही चुका हूँ, पहले ही सेट ऑफ कर चुका हूँ। सवाल ये आता है सर, क्या ये प्रोविजन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे भी लगते हैं। राइट आंसर इज नहीं लगते सर। जिस साल में लॉस इनकर होता है और जिस साल में आप सेट ऑफ करना चाहते हो, उस साल में शेयर होल्डिंग कुछ भी चेंज हो जाए, आप अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आराम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो आप 36 लाख का तो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ही ले लोगे सर, कुल मिला के 1.5 लाख रुपीज का आपको टोटल गेन आएगा। आप चेक करोगे आंसर, यही मिलने वाला है। बात का सार क्या था, जिस साल में लॉस इनकर करते हो और जिस साल में सेट ऑफ करना चाहते हो, मिनिमम 75% ऑफ द शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए।
This provision is only applicable for brought forward losses. This is not applicable for unabsorbed depreciation. I hope you got my point. डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, क्या क्वेश्चन है सर? बेसिक सा एक दो क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा था परेशान कर सकते हैं इसलिए दे दिया, अदरवाइज तो कुछ दम नहीं है इसमें। आकाश रॉयल्टी कमाता है 288 की फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी, बुक ऑथराइज बाय हिम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और बुक्स से सर रॉयल्टी रॉयल्टी बुक्स, क्वालिटी क्वालिटी बुक्स पे रॉयल्टी, क्वालिटी क्वालिटी बुक्स पे रॉयल्टी, याद है 80 क्यू भी मिलता है इसको। क्वालिटी क्वालिटी बुक्स पे रॉयल्टी सर जितनी रॉयल्टी अर्न करता है उसका 15% या फिर सर लमसम रॉयल्टी, या फिर सर वो देखना पड़ता है ना 3 लाख रुपए विचएवर इज लोअर का डायरेक्शन मिलता था, ठीक है। बीइंग वर्क इन द नेचर लिटरेरी, ठीक है। द रेट ऑफ रॉयल्टी इज 18%, सर 288 की रॉयल्टी देते सर, पहले रिसीव कितनी है? देखो सर रिसीव्ड 8288 है, रिसीव्ड तो 288 है, रिसीव तो 288 है, तो सर आईएफओएस में जाएगा कितना सर? 288 जाने वाला है, डिडक्शन कितना मिलेगा? 80 क्यूक्यूबी में देखते हैं। The expenditure incurred for earning 40,000, the amount was remitted कितना? 230 है, the remaining was not remitted till 31st March 2026। इतना पैसा आया ही नहीं इंडिया में, इतना पैसा तो इंडिया में आया ही नहीं। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी इंक्लूडेड, सर देखो इधर सर 288 की रॉयल्टी आपको मिल रही है, ये 18% के बराबर है, मिलते अलाउड कितनी है? 15%, कितनी होती है? सर कुल मिला के 240 की रॉयल्टी हम आपको अलाउ करते, 15% इतनी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, अगर इतनी मिलती है हम डिडक्शन दे देते। लेकिन सर इतनी रॉयल्टी तुम इंडिया लेके आ जाओ, इतना पैसा तुम फॉरेन एक्सचेंज में लेके आ जाओ, 15% के बराबर फॉरेन एक्सचेंज में लेके आ जाओ। तुम फॉरेन एक्सचेंज में लाए कितना हो? सिर्फ 230 तो लाए हो सर, 230 लाए हो तो हम 230 का ही सिर्फ डिडक्शन दे देंगे, 30 का डिडक्शन दे देंगे। सर एक और पॉइंट, सर अगर 230 का डिडक्शन ले रहे हो तो इसमें 40,000 के तो खर्चे भी तो तुम क्लेम कर रहे हो, तो पूरा डिडक्शन थोड़ी दे देंगे क्योंकि तुमने पूरी टैक्सेबल ही नहीं कराई होगी, इसमें 40,000 का खर्चा माइनस किया होगा। तो सर कुल मिला के जब टैक्सेबल तुम्हारी इतनी हो रही है तो डिडक्शन भी तुम्हारा कम ही देंगे ना, 1,90,000 का ही डिडक्शन देंगे, यही आंसर में दिया हुआ होता है। पॉइंट परेशान करता है इसलिए दिया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना इसको बड़े प्रेम मोहब्बत के साथ। एक्स लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स एन एंड वाई, एक्स लिमिटेड की 2 यूनिट्स हैं एन और वाई। यूनिट एज इन एन इज एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ पावर जनरेशन, इंस्टॉल्ड अ विंडमिल इन मार्च 2024। ये एन क्या है? पावर जनरेशन के बिजनेस में है, इसने विंडमिल लगाई एंड हैज अ प्रॉफिट ऑफ 100 लाख इन असेसमेंट ईयर जो 25-26, 100 लाख का प्रॉफिट है एवाई 25-26 में। X Limited has claimed a depreciation 120 लाख रुपीस ऑन विंडमिल अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ 120। सर इसमें जो विंडमिल खरीदी हुई है इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया वो कितना? 120 लाख रुपीस का, यानी कुल मिला के इस साल में इसका 20 लाख का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फ्रॉम पावर जनरेशन बिजनेस विच वॉज एलिजिबल फॉर 80IA। सर ये जो पावर जनरेटिंग बिजनेस है ना, इस पे 80IA का डायरेक्शन भी मिलता है। सर 80IA का डिडक्शन मिल रहा होता है अगर मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करता, 120 लाख का डेप्रिसिएशन मेरे को अगर नहीं मिल रहा होता तो मैं पूरा वैसे ही 80IA में डिडक्शन ले लेता, लेकिन यहाँ पे तो मेरे को डेप्रिसिएशन इतना सारा मिल गया कि मेरे को 80IA की जरूरत ही नहीं पड़ी। या तो मैं 80IA क्लेम कर लेता, लेकिन सर डेप्रिसिएशन इतना सारा है कि मेरे को 80IA की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सर 80IA नहीं मिला मेरे को, बाकी 80IA के लिए एलिजिबल हूं मैं। यूनिट वाइज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर्स, सर ये दूसरी एंटिटी है ना, वायर्स नॉन एलिजिबल है, ठीक है ये वायर्स का काम करती है। सर इसका प्रॉफिट कितना? 70 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। The loss of 20 lakh that is balance depreciation not pertaining to unit and was set off। सर कहते हैं जो 20 लाख का नब्स ऑफ depreciation है ना, ये सेट ऑफ कर दिया इससे 70 लाख से, ठीक है। बाय असेसिंग ऑफिसर एज ऑफ द व्यू दैट डेप्रिसिएशन रिलेट करता है किसी एलिजिबल बिजनेस को 80IA में सेट ऑफ नहीं कर सकते, हेंस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन शुड बी कैरी फॉरवर्ड। सर इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, असेसिंग ऑफिसर सही है कि गलत ये बताओ। सवाल आता है देखो, एक एलिजिबल बिजनेस होता है जो 80IA का डायरेक्शन ले सकता है और एक है नॉन एलिजिबल बिजनेस। We know this fact very clearly कि losses from eligible business cannot be set off against the non eligible business, ये बात हमने पढ़ रखी है सर। लेकिन देयर इज अ कैच, क्या कैच है सर? आप एलिजिबल हो, डज दैट मीन कि आप 80IA क्लेम कर रहे हो? सर यूनिट एन ने तो क्लेम ही नहीं किया ना 80IA, अगर 80IA होने के कारण लॉस हो रहा होता तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो आपको लॉस 80IA के कारण थोड़ी हो रहा है, आप भले एलिजिबल हो लेकिन क्लेम तो डेप्रिसिएशन कर रहे हो, डेप्रिसिएशन का तो सेट ऑफ ले सकते हो ना दूसरी एंटिटी में।
यानी सर वो जो प्रोविजन होता है कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, आप मत करो। लेकिन यहाँ पे तो स्पेसिफाइड बिजनेस करंट लॉस हो ही नहीं रहा, आपको तो डेप्रिसिएशन करंट लॉस हो रहा है। क्या ये भी नहीं ले सकते? क्या ये तो ले सकते हो ना? सर ऐसा निकला था स्वर्णगिरी वायर इंसुलेशन प्राइवेट लिमिटेड, सर सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ में था, सॉरी कर्नाटक हाई कोर्ट के केस लॉ में था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। बट दिस पॉइंट फ्रॉम नाउ, क्वेश्चन बहुत प्यारा था, मतलब अगर टाइम नहीं दो ना इस क्वेश्चन को तो सही में याद नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, चालू करें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। Meenakshi Urban, a cooperative society engaged in providing credit facility to its members in previous 24-25 provides you the following information। सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्वेश्चन अच्छा हो सकता है जब आए तो। कोऑपरेटिव सोसाइटी को 80 पी मिलता है, प्लस अगर बिजनेस इनकम होती है तो 50,000 का और डिडक्शन मिलता है, बिजनेस इनकम होती है 50,000 और मिलता है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम डिपॉजिट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर ये तो लेंगे ही लेंगे, प्लस इसको 80 पी में मिलेगा, 80 पी इसको भी इस पे मिल जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, सर 263 फॉर पर्सनल पर्पस, सर फर्क नहीं पड़ता उससे कुछ भी, जो भी इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स होता है सर ये भी 80 पी के लिए एलिजिबल होता है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स फ्रॉम आइडल फंड्स ऑफ द मेंबर्स, सर ये भी 80 पी के लिए एलिजिबल होता है। सर अगर आपने आपके पास मेंबर्स का आइडल फंड पड़ा हुआ है, उसको आपने डिपॉजिट करके कुछ पैसा कमाया, इट इज ऑल्सो एलिजिबल। रेंट रिसीव्ड, सर रेंट रिसीव्ड होता है क्या? सर रेंट रिसीव्ड गोडाउन का होता है, तो इसको पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको 12 मंथ से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका 70% करूंगा, जो बच्चा सर ये 80 पी के लिए एलिजिबल होगा। सर गोडाउन रेंट एलिजिबल होता है। एजेंसी बिजनेस सर नॉट एलिजिबल। एक्सपेंसेस फॉर एजेंसी बिजनेस सर माइनस करूंगा, जो बिजनेस है इन दोनों को लेके माइनस करूंगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एडजस्ट करने को मिल जाएगा मेरे को। कंप्यूट टोटल इनकम, देखो रेंटल इनकम पहले इसने ली, 12 मंथ से माइनस कर दिया। उसके अलावा इंटरेस्ट कोऑपरेटिव लिया, मेंबर से इंटरेस्ट लिया, उसके अलावा क्या किया, 204 का एक और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और आइडल फंड तीनों इंटरेस्ट को ले लिया। एजेंसी बिजनेस को पूरा अलग कर दिया, सर एजेंसी बिजनेस को पूरा अलग कर दिया, कुल मिला के इतना बचा। सर 80 पी किसे किसके अगेंस्ट में मिला देखना, एजेंसी बिजनेस के खिलाफ जो बिजनेस है ना उसमें 50,000 का मिल गया डिडक्शन, बाकी 19,36,000 ये इस पूरे की पूरी इनकम में ना आपको 80 पी मिल ही जाएगा, 305 पे मिल जाएगा। सॉरी रेंटल इनकम पे नहीं मिला, बाकी हाँ 1936 में मिल गया आपको। कुल मिला के निकालोगे तो 3,17,000 की आपकी इनकम आ जा रही है। इसमें से आप क्या 30% टैक्स लग जाता है, कितना टैक्स लगता है सर? 10,000 तक 10% भरना पड़ता है। फिर उसके अलावा 10,000 से लेकर 20,000 की इनकम पे आपका सर 20% टैक्स लगता है, और ग्रेटर देन 20,000 की इनकम पे सर 30% टैक्स लगता है। कुल मिला के सर ऐसा कह सकता हूँ कि जितनी भी इनकम होगी ना, इसमें से 30,000 माइनस कर दो, 30% मल्टीप्लाई कर दो और प्लस 3,000 कर दो, आपका टैक्स आ जाएगा। इसमें सरचार्ज वगैरह लग रहा होगा तो ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं ऐड करने वाले। सर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है ना, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, सर ये गोडाउन को रेंट करने से नहीं है, ये बात अपने को एक मान के चलनी पड़ेगी। गोडाउन को रेंट करते तो फिर इस पे 80 पी मिल जाता, बस एक ये पॉइंट था, इसके अलावा कुछ भी इसमें है नहीं। एजेंसी बिजनेस है तो एजेंसी बीस पे बिजनेस पे अपने को एक डिडक्शन मिलता है 50,000 वाला, वो अपने को और मिल गया। बिजनेस इनकम पे एक और डिडक्शन मिल जाता है 50,000, वो भी यहाँ पे मिल गया आपने। इतना सा बस पॉइंट है। Mysore Cooperative Society derives income from the for the financial year 24-25 income है। Income from processing with the aid of power sir not eligible for 80p। कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ मेंबर सर इस पे 80 पी मिल जाता है। इनकम फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव मिल जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड सर इस पे भी कायदे से मिल जाना चाहिए, कायदे से मिल जाना चाहिए। अगर गोडाउन रेंट है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने गोडाउन रेंट नहीं माना, हम इसमें भी नहीं मानेंगे, इसमें नहीं मिलेगा ऐसा मान लेते हैं। अदर बिजनेस सर नहीं मिलने वाला। उसके अलावा सर डिविडेंड फ्रॉम को अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी इस पे मिल जाना चाहिए। देखते हैं कितना है, 20 + 12 + 15, कुल मिला के 47,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए। 47,000 का डिडक्शन है, प्लस 50,000 का एक्स्ट्रा बिजनेस का डिडक्शन। ओ वाओ सर वाओ, कैसे आप लेके आ जाते हो, कैसे लेके आ जाते हो सर? हाउस प्रॉपर्टी को मानो कि गोडाउन रेंट नहीं है, इसलिए उसको टैक्सेबल करवा दो, 80 पी में जितनी आपको डिडक्शन दे रखी है वो ले लो। अगर कोऑपरेटिव एक और बिजनेस कर रही है तो उसमें 50,000 का डिडक्शन ले लो, अदरवाइज मतलब 50,000। क्या बात समझ में आती है? ओके सर समझ में आ रही है। आ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज। बहुत हौले हौले से क्वेश्चंस कर रहे हैं, बहुत हौले हौले से, लेकिन बहुत अच्छे स्पीड से हो रहे हैं हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। अगर अभी तक यहाँ आ गए और लाइक नहीं किया ना वीडियो को, मैं बता रहा हूँ माता रानी पाप लगाएंगी तुमको, सच्ची माता रानी पाप लगाएंगी तुमको। क्वेश्चन आंसर मेरे साथ करते चलने। महादेव एंड सन्स एक पब्लिक कंपनी है, whose accounts have been prepared in accordance with Schedule 3 of Companies Act। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना 27 लाख रुपए का है P&L के अकॉर्डिंग। कंपनी इन्फॉर्म्स द फॉलोइंग डेबिट एंड क्रेडिट हैव बीन मेड इन P&L बिफोर अराइविंग द नेट प्रॉफिट। सर ये सब डेबिट क्रेडिट हो रखा है। मैट का क्वेश्चन है सर, देख के समझ में आ रहा है, घुमा फिरा के अपने को वही सारे एडजस्टमेंट करने जो दे रखे 28 एडजस्टमेंट, उसके अलावा किसी को
नजर तक नहीं मारनी। एग्रीकल्चर इनकम क्रेडिटेड है, ओ भाई साहब सर एग्रीकल्चर इनकम कभी भी पी एंड मैट नहीं लगता, हटाओ इसको। सर प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कवर्ड अंडर क्वालिफाइड 10 डबल है, सर 10 डबल की एंटिटी है, सर क्या कुछ करते हैं क्या मैट पे? नहीं सर कुछ नहीं करते। अगर कोई एंटिटी 10 डबल का प्रॉफिट लेके बैठी है हम उस पर कुछ भी नहीं करेंगे। सर देखना अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, सर ये पॉइंट इस कारण में कोई क्वेश्चन रखना पड़ा, अदरवाइज कुछ था नहीं इसमें। अच्छा पॉइंट है। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिजर्व्स क्रिएटेड इन प्रीवियस 23-24 रिजर्व्स वाज नॉट क्रिएटेड फ्रॉम पीएनएल। सर कहता है अगर कभी भी आप रिजर्व पीएनएल से क्रिएट करते हो और उस रिजर्व को वापस पीएनएल में लेके जाते हो तो आपके ऊपर मैट नहीं लगता। फिर से वापस 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 वापस। सर रिजर्व्स पीएनएल से निकाले, रिजर्व्स पीएनएल से निकाले और उसको वापस पीएनएल में ले गया तो मैट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता सर? क्योंकि रिजर्व्स पीएनएल से निकालते हो तो हमेशा एड बैक कर दिए जाते हैं, इसलिए मैट उस पर नहीं लगता। समझ नहीं आ रहा तो सुनो सुनो सुनो। सर कभी भी अगर रिजर्व्स वापस पीएनएल में लेके जाते हैं जो कि रिजर्व्स पीएनएल से ही बने हुए थे ना, उसमें मैट नहीं लगता, ये हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमने रिजर्व्स पीएनएल से बनाए ही नहीं है। अगर रिजर्व्स पीएनएल से नहीं बनाए हुए तो कहीं ना कहीं अगर मैं उसको वापस पीएनएल में लेके जाऊं तो अब तो मैट ले लेना चाहिए ना, अब तो मैट ले लेना चाहिए ना इसमें। देखो समझो, पिछले साल में अगर 100 लाख का प्रॉफिट था, 100 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से मैंने मान लो 10 लाख रुपए के रिजर्व्स हटा दिए थे, 90 लाख का प्रॉफिट दिखा रखा था मैंने। सर क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ सर ये रिजर्व्स पीएनएल से बने हुए हैं? यस सर रिजर्व्स पीएनएल से बने हुए हैं। सर लास्ट ईयर जब मेरे से मैट मांगा गया होगा, लास्ट ईयर जब मेरे से मैट मांगा गया होगा तो रिजर्व्स को डिसअलाउ करके 100 लाख पे मैट ले लिया गया होगा। यस सर ले लिया गया होगा, क्योंकि रिजर्व जितना भी आप पीएनएल से क्रिएट करते हो उसको हमेशा एड बैक कर दिया जाता है। अब सर एक बात बताओ मेरे को, अगर मैंने पीएनएल से रिजर्व्स क्रिएट किए हुए हैं और उसको मैं वापस पीएनएल में लेके जा रहा हूँ तो क्या मैट लगेगा? सर ये पहले ही से एक साल में मैट ले लिया ना, पिछले साल में मैट ले लेना 10 लाख पे, इस 10 लाख को पिछले साल में मैट ले लिया तो इस साल वापस थोड़ी लेंगे। तो अगर इस 10 लाख को वापस पीएनएल में अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो वापस थोड़ी मैट लगा दोगे, क्योंकि सर वैसे ही लास्ट ईयर डिसअलाउ हो चुका है ना, इस साल मैट नहीं लेंगे। अब लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर अगर ये 100 लाख रुपए का है प्रॉफिट और आपके पास सर आपने रिजर्व्स बना रखा था कहां से? सर कहीं पोस्ट क्रेडिट पोस्ट प्रॉफिट्स पड़े हुए सर, उससे आपने मैट बना वो बना रखा था प्रॉफिट, सर उस पर आपने में भी टैक्स नहीं भरा, आपने रिजर्व्स पीएनएल से बनाया ही नहीं है तो आपको कभी मैट आपने उस पर मैट भरा ही नहीं कभी भी। अगर कभी भी आपने रिजर्व्स पीएनएल से बनाए नहीं है तो आपने कभी मैट भरा ही नहीं उस पर, तो आप मैट भर दो ना। तो कहता है अभी इस साल अगर आपने पीएनएल में क्रेडिट कर रखे हैं ना तो इसको इग्नोर करेंगे, यानी सर इस पे मैट देना पड़ जाएगा। सर एलटीसीजी ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर जिसमें साढ़े 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 3 लाख का प्रॉफिट है, सर क्या लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को हटाना पड़ता है क्या? नहीं सर मैट लेंगे, उस पर कोई बुराई नहीं है, उस पर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, इसको रोकते हैं। एक्सपेंसेस विद रिलेशन टू अंडरटेकिंग 10 डबल ए, सर इसको कुछ नहीं करने वाले, इग्नोर करेंगे, काटते चलो। करंट या डेप्रिसिएशन, सर करंट या डेप्रिसिएशन हमेशा एडबैक करना पड़ जाता है। इंटरेस्ट नॉट पेड अप टू आरओआई, सर काम का नहीं। प्रोविजन फॉर अनअसर्टेन लायबिलिटीज एडबैक करना पड़ता है 3 लाख। इनकम टैक्स 6 लाख ऐड करना पड़ता है। प्रोविजन फॉर इन्फ्रिक्शन ऑफ लॉ हमारे काम का ही नहीं है। सर कहता है 12 लाख का डेप्रिसिएशन था आपका, इसमें से ना 5 लाख का डेप्रिसिएशन रीवैल्यूड एसेट से रिलेटेड है, यानी सर अपने को मैट में कितना अलाउ होगा? 12 लाख एड बैक किया, अलाउ होना चाहिए 7 लाख रुपए। 12 लाख अलाउ किया तो 7 लाख होना चाहिए अलाउ। ठीक है सर। डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 कितना है बुक्स अकॉर्डिंग, यानी पिछले साल का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 13 लाख रुपए का है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितना? 10 लाख रुपए का है। सर विच एवर इज लोअर अलाउ हो जाता है तो आपको 10 लाख रुपए का और एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगा, माइनस करने को मिल जाएगा। सर कह रहे हैं अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व, सर आपने विड्रॉ कितना किया हुआ है? 10 लाख रुपए विड्रॉ किया हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व से 10 लाख विड्रॉ किया हुआ है, प्लस सर डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन एसेट्स कितना है? 5 लाख का है। विच एवर इज लोअर अपने को अलाउ हो जाता है तो 5 लाख रुपए अपने को और अलाउ हो जाएगा। सर ये पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में आपको रिवीजन में भी समझाया हुआ है, प्लस क्वेश्चन आंसर में भी समझाया हुआ है, प्लस पावर बैच में समझाया हुआ है। एक बार सारे एडजस्टमेंट्स देखो, एक बार एडजस्टमेंट्स देखो, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 27 लाख -11 +12 +3 +6 -7 -5 -10, 15 लाख रुपए का हमारा बुक प्रॉफिट आ रहा है। 15 लाख रुपए का हमारा बुक प्रॉफिट आना चाहिए एज पर मैट। ओ माय गॉड सर सही आ गया। इस पे कितना 15% लगा दो, इस पे सर 4% एजुकेशन सेस लगा दो। ओ वाओ सर सही कैसे आ गया? देखो दिल से करोगे तो सही आएगा, दिल से करोगे तो सही आएगा, ठीक है। जेनिथ फाउंडेशन या जेनिथ फॉर्मुलेशंस इज एन इंडियन कंपनी, सर इसमें हमेशा एक छोटा सा डाउट हमेशा आता है, हर बार करवाता हूँ मैं, इस बार भी करवाऊंगा। थोड़ा सा अगर पहले करके बैठे हो तो बेटर रहेगा, अगर इस क्वेश्चन को मेरे साथ कर रहे हो तो थोड़ा फोकस ज्यादा बनाना। इज अ कंपनी एंगेज इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में फार्मास्यूटिकल्स का काम करती है।
स्टार्टेड एडॉप्शन ऑफ इंड एस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2019। सर 1/4/2019 से इंड एस चालू होगा इसके ऊपर। ठीक है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर टू बी फर्निश्ड फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है। द बुक प्रॉफिट ऑफ ऑल द आइटम्स स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 115 जेबी कितना है? 52 लाख। सर बुक प्रॉफिट कितना है? 52,26,000। तो 52,26,000 का हमारा बुक प्रॉफिट है। सर जितने 14 एडजस्टमेंट्स होते थे ना, वो सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद इतना बुक प्रॉफिट है। ठीक है सर, अच्छी बात है ना, वो 14 एडजस्टमेंट 28 एडजस्टमेंट नहीं करने पड़ेंगे अपने को। लेकिन कहता है सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का भी एडजस्टमेंट नहीं किया हमने। चलो वो भी कर लेंगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कितने दे रखे हैं? फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, 21-22 का। सर अगर लॉसेस को टोटल करता हूँ कितना होता है? 4.6 प्लस 1.75, 6.35। डेप्रिसिएशन का टोटल करता हूँ कितना होता है? 4.9 प्लस 2.2, 7.1। सर विच एवर इज लोअर, सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का डायरेक्शन मेरे को मिलना चाहिए। देखते हैं आगे। द बिजनेस लॉस ऑफ 4.6 lakh एंड सर 1.7 lakh हैव बीन डिडक्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट। सर इसको मैं लास्ट ईयर के बुक प्रॉफिट कंप्यूटेशन में माइनस कर चुका हूँ। सर यानी कहना है इससे कि अपने पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस 0 हैं, तो अपने को माइनस करने 0 मिलेगा। अपने को माइनस करने 0 मिलेगा। हाँ सर, कायदे से यही होना चाहिए, कायदे से यही होना चाहिए सर, क्योंकि हमने यूज कर लिया ना ब्रॉड फॉरवर्ड बुक लॉसेस। हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कुछ है नहीं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। दोनों कंपेयर करोगे तो लॉसेस 0 है, व्हिचएवर इज लोअर 0 होता है, तो हमको 0 वाला होना चाहिए। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ओसीआई। ओ भाई साहब, सुन के डर लगता है। सर डेफर्ड गेन कैश फ्लो हेजेस क्रेडिट 5.5 लाख, deferred cost hedging 1 lakh debit, comprehensive other income from discontinued operations 4.2, exchange difference in foreign exchange operations। भाई साहब सर क्या बात है। ओसीआई दैट में भी रिक्लासिफाइड टू सर, इसका एडजस्टमेंट क्या होगा? क्या एडजस्टमेंट करूं? मैं बताऊं, एक एडजस्टमेंट बताऊं। ऐसे ऐसे काटा लगाना है, काटा 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 लगाना है। क्यों सर, क्यों काटा लगाना है? भाई तुमको मैंने बताया है कि मैट निकालते टाइम अगर कभी भी ओसीआई की इनकम है ना, उसको अपने को इग्नोर करना पड़ता है। क्यों सर इग्नोर करना पड़ता है? क्योंकि सर ओसीआई जब कभी भी रिक्लासीफाई होगा, क्लासीफाई होगा पीएनडल में, तब उस साल में मैट ले लेंगे ना। जब ओसीआई की इनकम रिक्लासीफाई होती है पीएनडल में, तो वो तब उस साल में पीएनडल में तब मैट ले लेंगे। सर ओसीआई एनआर को पकड़ना पड़ता है। सर क्या कह रहे हैं? अदर इनकम विच में नॉट बी रिक्लासिफाइबल। सर इसमें अपने को पकड़ना है, इसके सारे क्रेडिट्स को पकड़ लेना होता है। सिर्फ दो चीजों को हटाते हैं सर, फेयर वैल्यू गेन ऑन चेंजेस ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या फेयर वैल्यू गेन इन केस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे गेन्स को सब पीएनएल में ले जाओ, सारे लॉसेस को पीएनएल में डेबिट कर दो, क्योंकि सर इन पे कभी मैट लगना है नहीं आगे चल के, इस साल में ले लो पूरा। सर क्या कह रहे हैं समझना। चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, सर इसको किनारे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पे अभी हम मैट नहीं ले सकते, इसको हम डेबिट नहीं कर सकते, जब ये सेल होगा तब लेंगे। उसके अलावा रिवैल्यूएशन सरप्लस, सर इसको भी कुछ नहीं करने वाले। सर क्यों? क्योंकि जब ये बिकेगा तब इस पे मैट लेंगे, अभी नहीं लेने वाले। बाकी सर जितने भी क्रेडिट्स है ना, ये तीनों का टोटल, इसको पीएनएल में क्रेडिट कर दो, पीएनएल प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि अभी क्रेडिट हुआ नहीं है, तो इसको ऐड करना चाहिए, इसको ऐड करना चाहिए, और इसको माइनस कर दो। तो माइनस होगा 4.1 और प्लस कितना होगा? इन तीनों का टोटल 7.25 प्लस 3.2 प्लस 4.45, 14.9। इतना मेरा आंसर आना चाहिए। सबसे समझना, समझना। ट्रांजिशन अमाउंट एज ऑन द कन्वर्जेंस डेट कितना? 52.5 लाख का। इसमें 8 लाख और 4.5 लाख का डिफरेंस है। 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए का सर कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है, इसको हटाना पड़ेगा। 4.5 लाख रुपीस का हमारा ट्रांसलेशन डिफरेंस है। 52.5 माइनस 4.5 माइनस 8, कुल मिला के सर 40 लाख रुपीस का ट्रांसलेशन डिफरेंस है। ये 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउ होता है सर, 8 लाख आपको अलाउ होगा। सर लेकिन देखना पड़ेगा अपने को, क्रेडिट बैलेंस है ना, क्रेडिट बैलेंस यानी अपने को इनकम बनाना पड़ेगा इसको, तो इसको ऐड करना पड़ेगा 8 लाख रुपए। ठीक है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चेन्नई बेंच हैज रीएडमिटेड एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। ओ माय गॉड सर, इंसॉल्वेंसी में चली गई है कंपनी। यानी सर विच एवर इज लोअर नहीं लेना पड़ेगा अपने को, विच एवर इज लोअर नहीं लेना पड़ेगा अपने को सर, इन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा। सर लेकिन दिक्कत क्या आती है ना यहाँ पे, आइडियली आइडियली इनको ना सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेना चाहिए, इनको सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। क्योंकि सर बिजनेस लॉस तो आप पिछले साल में यूज कर चुके हो ना। पिछले साल जब आपने मैट कैलकुलेशन किया था, आपने बिजनेस लॉस को यूज कर लिया ना आपने, तो हर साल एक ही लॉस को थोड़ी यूज करने वाले हो। इसलिए कायदे से इसको सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेना चाहिए टोटल टोटल में। लेकिन सर ये क्वेश्चन में ना बिजनेस लॉस को भी लेके चलता है, बिजनेस लॉस भी लेता है। हम कुछ नहीं करेंगे इसमें, हम मारेंगे रट्टा, हमको कायदे से इन चारों का टोटल कर लेंगे और माइनस कर देंगे।
माइनस 13.45 कितना ही हो रहा है 4.6 प्लस 1.75 प्लस 4.9 प्लस 2.2। देखो आइडियली क्या होता है, डेप्रिसिएशन टोटल करो, बिजनेस लॉस टोटल करो, विच एवर इज लोअर ले लो, विच एवर इज लोअर ले लो। ठीक है सर, यही अगर कोई कंपनी आईबीसी में चली जाती है तो टोटल ले लो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी लोगे, बिजनेस लॉस भी ले लोगे, टोटल टोटल में लेना चाहिए, पूरा लेना चाहिए। लेकिन सर दिक्कत क्या है ना, बिजनेस लॉस हम लास्ट ईयर यूज कर चुके हैं, तो इस साल वापस क्यों लेंगे? सर कायदे से नहीं लेना चाहिए, लेकिन आईसीआई इस जेनिथ फॉर्मुलेशन वाले क्वेश्चन में ले लेती है, इसलिए हमको याद करके चलना पड़ेगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने को ऐड बैक करना पड़ेगा टोटलिटी में। आंसर निकालोगे, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आ जाएगा। यहाँ प्लस 8 लाख कर दो तो आपका आंसर ही पूरा मैच हो जाए। 52.26 माइनस 4.1 प्लस 14.9 माइनस 13.45 प्लस 8 लाख 57.61। लेट्स सी कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ ना किया हो। 57.61 लाख, 15% मैट लगेंगे, 4% लाइबिलिटी ऐड, एचईसी ऐड करेंगे, लाइबिलिटी आ जाएगी। इस क्वेश्चन में ना देखना आपको मैट लाइबिलिटी के अलावा इनकम टैक्स भी बोल देता है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका मैट क्रेडिट बन जाएगा, 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है जी, ओके सर, समझ में आ गया, बढ़िया तरीके समझ में आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमोल्ड लिमिटेड क्या कहता है? अमोल्ड लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, यूके, हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया। एक यूके कंपनी है, ब्रांच ऑफिस इंडिया में है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? सर 83 लाख का है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ठीक है, एक फॉरेन कंपनी है, उसकी ब्रांच इंडिया में है। सर फॉरेन कंपनी का इंडिया में ब्रांच होती है, उसका क्या करते हैं सर, उस पर 35% से टैक्स रेट रहती है, और सर मैट भी लगता है फॉरेन कंपनी पे। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सर कितना है? बुक प्रॉफिट कह रहा है, एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? सर 83 लाख रुपीस का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। सर एक फॉरेन कंपनी के लिए क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं? वही 14 प्लस वही 28 एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी सर, एक इंडियन कंपनी को एक फॉरेन कंपनी को एक इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, सर ये किस रेट से टैक्सेबल होता है? सर 20% टैक्सेबल होता है, 115A में 20% टैक्सेबल होता है। हाँ सर 20% टैक्सेबिलिटी आती है इसको, इसमें। सर अगर 20% टैक्सेबल होता है तो क्या इसको हटाना पड़ेगा मैट कैलकुलेशन में? ना जी सर, नहीं हटाते कभी भी। जो 15% से कम टैक्सेबल होती है सर उसको हटाना पड़ता है। सर अनलिस्टेड कंपनी डिविडेंड मिल रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एमएमएस लिमिटेड 7 लाख रुपए विच वाज रिसीव्ड इन इंडियन करेंसी, जो कि सर 194 एलसी एप्लीकेबल है। सर कह रहा है कि अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है जो कि 194 एलसी में फॉल करता है, यानी सर 5% टैक्सेबल है, कहना है सिंपली से कि इसको मैट कैलकुलेशन में 83 लाख में से हटाना पड़ेगा। हाँ सर हटाना पड़ जाएगा। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज विच वर रिसीव बाय बारोन कंपनी 25 लाख रुपए। एग्रीमेंट वाज मेड सर 2018 का। सर ये 20% से टैक्सेबल होना चाहिए, 20% टैक्सेबल होना चाहिए। क्या इसको हटाएंगे मैट कैलकुलेशन में? ना जी नहीं हटाएंगे। जो 15% से कम टैक्सेबल है सर उसको हटाना होता है। यानी कुल मिला के सर मैट का बुक प्रॉफिट कितना हो जाता है अपना? 876 लाख रुपीस हो जाता है। एक बात बताओ, कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स एज पर, एक रुको रुको रुको, चार्जेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट रेगुलर प्रोविजंस। अगर 20 लाख रुपए विदाउट कंसिडरिंग इनकम है, ठीक है, रुको बात पे आते हैं इस पे। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बुक प्रॉफिट फॉर बुक प्रॉफिट निकालना है फॉर द पर्पस ऑफ मैट। सर बुक प्रॉफिट निकालना है मैट के लिए, तो हमारा आंसर इतना ही आ जा रहा है। बुक प्रॉफिट निकालोगे ना, इतना ही आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बुक प्रॉफिट 83 लाख है, 7 लाख का एडजस्टमेंट करेंगे, 73 लाख का अपना ही बुक प्रॉफिट आ जाता है। इस पर टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है, इस पर टैक्स लायबिलिटी अपनी नॉर्मल निकल जाएगी। आई गेस यहाँ पे एक पेज मिसप्रिंट हो गया है, एक पेज यहाँ पे मिस हो गया है। अरे नहीं प्रॉपर है, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ मिस नहीं, कुछ मिस नहीं, आराम से निकाल जाएगा ऊपर, नहीं कुछ मिस नहीं हुआ। सर 76 लाख पे सीधे सीधे 15% इसने ऐड किया प्लस 4%, ये हमारी मैट लायबिलिटी आ गई। सबसे क्वेश्चन पूछता है रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स निकालो। रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग, सर रेगुलर प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कैसे निकलेगा समझना। देखना रेगुलर प्रोविजन क्या बोलते हैं। सर सबसे पहले तो आपकी जो टोटल इनकम है ना, 20 लाख की इनकम है, बस 20 लाख पे सीधे से 35% टैक्स लगेगा। यस सर, 20 लाख की इनकम है, फ्लैट टैक्सेबल, इस पे 35% लगेगा ही लगेगा। डिविडेंड सर दोनों को मिला के सर 20% टैक्स लगता है, क्योंकि कभी भी अगर कोई फॉरेन कंपनी डिविडेंड कमाती है 20% टैक्स लगता ही लगता है। सर इस इंटरेस्ट से 5% से लगेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं।
सर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज बारून कंपनी से 25 लाख की सर एफटीएस मिला हुआ है, गवर्नमेंट वाज अप्रूवल वाज मेड कब सर 10/8/2008 को अप्रूवल ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड है सर, एक्सपेंडिचर इनका एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होते सर। 115 ये कहता है ऐसा, रॉयल्टी एफटीएस पे ये भी 20% टैक्सेबल होता है। आपका ये 35%, ये 20%, 5% एंड 20% ऐसे टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए। चेक कर लेते हैं आंसर को। इंटरेस्ट 7 लाख को तो हमने करवा दिया सीधे सीधे 5% से। उसके अलावा डिविडेंड इनकम को हमने सीधे टैक्सेबल करवा दिया। प्लस सर एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान देना है, छोटा सा पॉइंट बस ध्यान देना है, समझना। डिविडेंड को तो सीधे सीधे टैक्सेबल करवा दे 20% से। तो जो रॉयल्टी एफटीएस वाला पॉइंट है ना, अब एक बात बताओ मेरे को, एक छोटा सा बात बताओ। फॉरेन कंपनी रॉयल्टी कमा रही है, तो क्या 115 ई लगेगा क्या यहाँ पे कि नहीं लगेगा? फॉरेन कंपनी अगर रॉयल्टी एफटीएस कमा रही है तो 115 में 20% वाला टैक्स रेट लगेगा? राइट आंसर इज नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए सर? क्योंकि फॉरेन कंपनी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है ना, भले गवर्नमेंट अप्रूव्ड है लेकिन सर इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट तो है ना। यानी सर इस रॉयल्टी एफटीएस पे 20% ना लगा के 35% लगाएंगे और खर्चे अलाउ करवा देंगे। यानी अगर आप ओवरऑल की बात करो टैक्स रेट कैसे निकलेगा, तो 20 लाख की इनकम है, इस पे 35%। जो रॉयल्टी एफटीएस है ना, 25 लाख माइनस 6 लाख, इस पे 35%। जो डिविडेंड की इनकम है ना 12 लाख रुपीज की, सर इस पे 20% लग जाएगा। और सर जो 7 लाख की इनकम है ना सर, इस पे 5% लगेगा। ऐसे आपका आंसर निकलना चाहिए। दिस शुड बी योर आंसर। आप आंसर निकालोगे यही मिलेगा। 20 लाख प्लस 19 लाख पे 35%, डिविडेंड इनकम पे 20%, अदर इनकम पे 5%। आप कुल मिला के एचईसी को फेंकोगे और फिर कुल मिला के टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल आएगी। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? हाँ सर समझ में आ गया, अच्छे समझ में आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एएमटी का क्वेश्चन है अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आ जाओ। एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने मेंबर्स द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट करती है। द प्रॉफिट एंड गेन एट्रीब्यूटेबल टू सच बिजनेस कितना है? 60 लाख रुपए का है। देखो, बिजनेस वन है, बिजनेस प्रॉफिट कितना है? 60 लाख रुपीज का। उसके अलावा क्या कहता है, क्या कहता है देखना। इट हैज एम्प्लॉयड 10 एम्प्लॉइज 20,000 की सैलरी पे। सर 10 एम्प्लॉइज 20,000 की सैलरी पे 1/5/2024 को, यानी सर 11 मंथ्स के लिए सैलरी सबके अकाउंट पे ही चेक से कर रहे हैं सर। इनका ऑडिट भी होता है और 32 लाख रुपए का इनको इंटरेस्ट भी मिला है। सर इंटरेस्ट मिला हुआ है 32 लाख रुपए का। जीटीआई कितनी आ जाएगी सर? जीटीआई आ जाएगी 92 लाख की। 80 डबल से डबल ए मिलेगा, 80 डबल से डबल ए मिलेगा इंटू 30%, कितना? 10 एम्प्लॉइज 20,000 की सैलरी वाले इंटू 11 मंथ्स के लिए इंटू 30%, कुल मिला के 6,60,000 रुपीज का 80 डबल से डबल ए मिलेगा। माइनस करूंगा मैं, कुल मिला के मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ जानी चाहिए कितनी? 9,20,000। 92 लाख माइनस 6,60,000, 8,54,000, 85,40,000। ओ हो, कितना मेरी टोटल इनकम आएगी? सर इस पे टैक्स कैसे निकलेगा? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट कितना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए? सर ये टैक्स रेट नहीं है अभी, अभी रुको, अभी टैक्स रेट ऐसे नहीं निकलेगा। आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, एडवाइस वेदर इट शुड ऑप्ट फॉर 115 बीएडी और नॉट। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है और एडवाइस करना है। अभी समझो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन क्लियर है? पहले बात बताओ, क्या क्वेश्चन क्लियर है? पहला पार्ट क्लियर है जो करवाना चाह रहा हूँ? एक सेकंड रुकना, मेरे को देना थोड़ा सा स्पेस, सुंदर करें तो अच्छे से समझ में आए। देखो, बिजनेस इनकम 60 लाख, 32 लाख की इंटरेस्ट इनकम, जीटीआई 92 लाख, इसमें एक 80 पी मिलेगा, सीधे 60 लाख का 80 पी मिल जाएगा, 6.6 लाख का ही मिलेगा। कुल मिला के हमारी एनटीआई कितनी आ जाएगी? 92 लाख माइनस 60 लाख माइनस 6,60,000, यानी 25.4 लाख रुपीज की हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम है, और 25,40,000। इस पे टैक्स कितने से लगेगा सर? टैक्स बहुत सिंपल तरीका है इसमें टैक्स। सर माइनस करेंगे 30,000 रुपीज, इंटू 30% निकालेंगे, प्लस 3,000 कर देंगे। जो आंसर आएगा इस पे 1.04 कर देंगे, हमारी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। कितनी आ रही है? सर 7864240, 786,240, ये मेरा टैक्स लायबिलिटी निकल गई, पहला पार्ट।
सर अगर कभी भी टैक्स लायबिलिटी हम निकालते हैं ना तो अपने को देखना पड़ता है एएमटी लग रहा है क्या। सर एएमटी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? सर जीटीआई तो सेम है, 92 लाख की बनने वाली। एएमटी जीटीआई तो सेम होने वाली है। या यूं बोलूं हमारी टोटल इनकम तो इतनी पकड़ेंगे 25.4। इसमें एएमटी कैलकुलेशन के टाइम पे अपने को एड बैक क्या करना पड़ता है सर? 80 डबल से डबल बस ऐड बैक करना पड़ता है। 80 डबल से डबल ऐड होगा 6.6 लाख रुपीस। यस यस यस, एएमटी कैलकुलेशन के लिए कभी भी अपने को 80 ऐड बैक नहीं करना पड़ता। कितना हो जाता है सर? 32 लाख हो जाता है। 32 लाख, यस 32 लाख हो जाता है। इस 32 लाख पे कितना 18.5% लगेगा क्या? ना सर, एक कोऑपरेटिव के लिए एएमटी का रेट 15% होता है प्लस 4%। सर एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स कितना बन रहा है? 32 लाख इंटू 15% इंटू 1.04, 4,99,200। सर एएमटी के अकॉर्डिंग टैक्स इतना। क्या रेगुलर रेजिम में जाएगा कि एएमटी भरना पड़ेगा? सर रेगुलर रेजिम में टैक्स भरना पड़ेगा। सर क्या 115 बीएडी ऑप्ट कर सकती है सोसाइटी? 115 बीएडी क्या ऑप्ट कर सकती है क्या? तो 115 बीएडी के लिए 92 लाख रुपीस की अपने को जीटीए पकड़नी पड़ेगी। क्या 115 बीएडी में अपने को एटीपी मिलेगा क्या? सर 115 बीएडी में एटीपी नहीं मिलता। क्या एटी डबल से डबल ए मिलेगा क्या? हाँ सर, डबल से डबल ए मिल जाएगा। यानी सर 85.4 लाख की इनकम पे सर कितना रेट है? 22% टैक्स रेट है, 10% सरचार्ज है, प्लस 4% एजुकेशन सेस है। कितना? 85,40,000। 22% इंटू 1.1 इंटू 1.04। अगर ये 115 बीडी में चली गई तो 21,49,342 का 347 का टैक्स लगेगा। यानी कहना है सिंपली से कि इसके लिए 115 बीएडी नहीं बना हुआ, एएमटी में नहीं बनना पड़ेगा, 7,86,000 का टैक्स भरना पड़ेगा। यस सर, इतना ही बन रहा है आंसर। चेक करके देख लेते हैं। चेक करके 789,360, 789,240, कुछ 100-200 रुपए का फर्क है, ज्यादा कोई लेना देना नहीं, छोटा सा कैलकुलेशन एरर होगा, लिखने में गलती होगी। फिर एएमटी 499,200, यस सर इतना आ रहा है। 115 बीएडी, 115 बीएडी कितना है? 21,14,350, 28,14,350, इतना मेरा आ रहा है कैलकुलेशन। अगर मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दे रहा हूं तो। आगे देखो, वुड योर आंसर व्हाट वुड बी योर आंसर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होता, बैंक होता? ओ भाई साहब, और वो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सोसाइटी बैंक नहीं है, तब क्या होगा? सब समझो आप। तो अगर आप बैंक नहीं, बैंक होते ना तो फिर क्या होता समझना। बैंक होते तो क्या होता? 60 लाख की बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट इनकम 32 लाख की, जीटीआई आती है अपनी कितनी? 92 लाख की। ठीक है, ओके सर। क्या एटीपी मिलता? सर कभी भी बिजनेस इनकम पे कोऑपरेटिव बैंक को नहीं मिलता, एटीपी नहीं मिलता। क्या एटी डबल से डबल ए मिलता? हाँ सर, एटी डबल से डबल ए मिलता। कितना एटी डबल से डबल ए मिलता? 6.6 लाख का मिलता। कहना है सिंपली से कि इसकी टोटल इनकम आ जाती है 85.4 लाख रुपीस की। इस पर टैक्स रेट कितना लगता? सर माइनस करूंगा 30,000, लगाऊंगा 30% टैक्स रेट, प्लस करूंगा 3,000, और कुल मिला के सर इस पे 4% ऐड कर दूंगा 1.04 से। सर अगर एक कोऑपरेटिव बैंक होता तो 80 बस नहीं मिलता, फिर बाकी टैक्स रेट उतनी लग जाती। निकालते कितना है? 85,40,000 माइनस 30,000 इंटू 30% प्लस 3,000 इंटू 1.04। सर अगर ये कोऑपरेटिव बैंक होता तो कितना टैक्स लगता? देखना ध्यान से। 26 लाख 58,240 रुपीज का टैक्स लगता अगर कोऑपरेटिव बैंक होता तो। सर बैंक होता तो एएमटी लगता क्या? एएमटी लगता क्या? सर 85.4 लाख रुपीस का टोटल एनटीआई है। एएमटी लगाने के लिए एटीपी ऐड बैक करते हैं, एटीपी है ही नहीं यहाँ पे। 80 डबल से ऐड करते हैं क्या? नहीं सर, नहीं करते। तो इसी पे ही हमको 18.5% निकालना पड़ता है, 18.5%। ना सर, कोऑपरेटिव बैंक है तो 15% लगेगा ना, 15%। कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है बैंक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है, लेकिन अलग से फॉर्म होता है वो। 15% प्लस 4% निकालो कितना होता है? 13,32,240 रुपए का। इतना एएमटी भरना पड़ता। सर एएमटी भी नहीं लगता इस पे। सर अगर यही कोऑपरेटिव बैंक 115 बीएडी ऑप्ट करता फिर क्या होता है? फिर समझना, बड़े आराम से समझना। सर 60 लाख की हमारी बिजनेस इनकम लेंगे ही लेंगे, 32 लाख की हम इनकम लेंगे ही लेंगे, 92 लाख की जीटीआई आएगी ही आएगी। एटीपी अपने को अभी भी नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। सर 80 डबल से डबल है कितना मिलेगा? सर 6.6 लाख मिल जाएगा। 85.4 लाख की इनकम होगी सर, इसमें 22% टैक्स, 10% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस। निकालो कितना होता है? 85,40,000 इंटू 22% इंटू 1.1 इंटू 1.04, 21,49,350 की टैक्स लगेगा। सर अगर ये बैंक ले लेता ना 115 बीएडी तो इसको फायदा है। यानी सर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप सेम इनकम के साथ अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 बीएडी लेती ना, बहुत महंगा टैक्स लगता। लेकिन बैंक ले रहा है तो उसको फायदा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैंक को 50 एटीपी नहीं मिलता।
एक सोसाइटी को एटीपी मिलता है, बैंक को नहीं मिलता। यही डिफरेंस, आंसर चेक कर लो, यही मिलेगा। 2661 360, 2661 360। देख लेना, कुछ इतना मेजर दिक्कत नहीं है, माइनर माइनर छोटा सा अल्टरेशन आ जाता है। 1435, 1435 200। हाँ, एएमटी कैलकुलेशन के लिए ना अपने को एड बैक करना पड़ जाता है, ध्यान देना, एएमटी कैलकुलेशन के लिए 80 एड बैक करना पड़ जाता है। तो 92 लाख पे अपना लेना पड़ जाएगा, 92 लाख पे 15% एंड 4%। 92 लाख पे 15% 4%। तो मेरा एएमटी कितना बनेगा बैंक के लिए? 1482 123, 1482 123। ओके, एक सेकेंड रुकना। हाँ ठीक है, 1450 और 1435 सर, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, इतना 1435 का एएमटी आ जाएगा इसमें। अगर ये आप निकालते हो 115 बीएडी के अकॉर्डिंग, तो 2149 350 इतना ही आ रहा है। तो अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आप रेगुलर रिजीम में चले जाओ, एटीपी क्लेम कर लो। अगर आप बैंक हो तो आप 115 बीएडी में चले जाओ, क्योंकि आपको एटीपी मिल भी नहीं रहा है। आपको समझ में आ क्या होगा, गॉट दिस पॉइंट और नॉट? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जितनी बार करोगे ना उतनी बार गलतियां होती हैं, हो सकता है मुझसे भी गलतियां हो, देखते हैं, चलो साथ पे करते हैं। मेसर्स पीआर के एलएलपी, सर एलएलपी है, ठीक है, सेटअप अ यूनिट इन एसइजेड ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 में सेटअप किया, यानी सर जिस साल में क्वेश्चन सॉल्व करे उस साल में नियरली सर इट विल बी 8 ईयर ऑफ ऑपरेशन, यानी 50% अपने को 10 डबल ए मिलने वाला है, पूरा नहीं मिलेगा, 50% मिलेगा। टू डेवलप एंड एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो यूनिट कंप्लाइड विद ऑल द कंडीशंस, 10 डबल ए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 65 लाख रुपए का, आफ्टर डेबिटिंग रेटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। 65 लाख का है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट, सर कुछ करना पड़ेगा सर? इसका कुछ नहीं करना पड़ता अपने को, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को टीपीजीबी निकालने के लिए इसका कुछ नहीं करना पड़ता। रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, सर ऐड बैक कर दो, ये कभी भी अलाउ नहीं होती, हम जितनी कैलकुलेट करेंगे उतनी अलाउ होगी। इंटरेस्ट 20 लाख का पे किया वर्किंग पार्टनर्स को, सर 20 लाख का पेमेंट किया है 16% के बराबर, सर अलाउ कितना होता है? 12% अलाउ होता है, तो यानी 4% एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया तो 4% डिसअलाउ कर देंगे, 5 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी को 3 लाख का डोनेशन कर दिया सर, प्लस 3 लाख कर दूंगा। सर ध्यान देना, 80 जीजीसी मिलेगा इसको, 80 जीजीसी मिलता है, 3 लाख रुपए, सर ये भूल मत जाना, गलती से भी आखिरी में गड़बड़ हो जाती है। डेप्रिसिएशन 17 लाख रुपए एड बैक कर दिया, सर सिंपल सिंपल चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑथराइज बाय पार्टनरशिप डीड, सर पार्टनरशिप डीड ऑथराइज करती है तो हमने उस बेसिस पे इंटरेस्ट तो दे दिया, 12% दे दिया। अभी क्या रेम्यूनरेशन निकालनी पड़ेगी, बाद में निकालते हैं। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 कितना? 4 लाख का, सर 4 लाख का लॉस भी होगा, इसको माइनस करेंगे, बाद में करेंगे, अभी नहीं माइनस करते। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? 35 लाख रुपए का, सर 35 लाख रुपए का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो अभी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल एक्सपोर्ट टर्नओवर 45 लाख का, सर ये पूरा किस पर्पस के लिए दे रखा है? सर 10 डबल ए के लिए दे रखा है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स कितना है? 26 लाख का। सर कहना है सिंपली से कि ऊपर के जो फिगर्स होंगे, ऊपर के जो एडजस्टमेंट्स हैं, इन सबको अगर मैं कर दूंगा तो मेरा पीजीबीपी अवेलेबल फॉर रेम्यूनरेशन आ जाएगा। कहना है सिंपली से कि ये अगर एडजस्टमेंट मैंने कर दिए तो पीजीबीपी बिफोर रेम्यूनरेशन आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा, एक बार निकाल के देखते हैं। 65 लाख प्लस 58 लाख प्लस 5 प्लस 3 प्लस 17 माइनस 35, ये भी 26 माइनस में, माइनस 26, कुल मिला के 87 लाख रुपीस का है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रेम्यूनरेशन। अब सर रेम्यूनरेशन में अमेंडमेंट है, देखो ध्यान से, कितना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा? 6 लाख के लिए सर 5.4 लाख रुपीस हो जाता है, 90%। और सर बैलेंस 81 लाख पे कितना हो जाता है? 60%। 81 लाख पे 60% कितना हो जाएगा? 48.6, यानी कुल मिला के अगर दोनों को ऐड करता हूं तो 54 लाख रुपीस का रेम्यूनरेशन अलाउ हो रहा है। 54 लाख का रेम्यूनरेशन अलाउ जा रहा है। कहना है सिंपली से कि सर एक कि 87 लाख के प्रॉफिट में से 54 लाख माइनस करूंगा, 24 लाख और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करूंगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, मेरा पीजीबीपी आ जाएगा। यस 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 यस, बताओ पीजीबीपी आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, एक बार निकाल के देखते हैं। 87 माइनस 54 माइनस 4, तो 29 लाख रुपीस का पीजीबीपी आ रहा है।
क्या सही है? एक बार चेक भी कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। सर अपना पीजीबीपी जीटीआई सब मिला के सर अपना आ गया, जीटीआई आ गया 22.9 लाख रुपीस या 29 लाख रुपीस आ गया। तो अब इसमें निकालना है अपने को क्या? अब निकालना है 10 डबल ए का डिडक्शन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब सर चाहिए 10 डबल ए। 10 डबल ए निकालने के लिए अपने को तीन चीजें चाहिए होती हैं। कौन सा? एक चाहिए होता है सर प्रॉफिट ऑफ एसेट, एक चाहिए होता है सर एक्सपोर्ट टर्नओवर, और एक चाहिए होता है टोटल टर्नओवर। तो तीन चीजें जहां मिल जाएंगी 10 डबल ए का प्रॉफिट निकल आएगा, 10 डबल ए का प्रॉफिट निकल आएगा। अब सर सवाल आता है, सर एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना होगा? देखना ध्यान से कि टोटल एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर वाज 45 करोड़ एंड सेल प्रोसीड्स कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिसीव कितनी हुई? 38 करोड़। सर 38 करोड़ रिसीव हो रही है, यानी 38 करोड़ का एक्सपोर्ट टर्नओवर होगा। टोटल टर्नओवर ऑफ 45 करोड़ इंक्लूड 5 करोड़ विच इज फॉर दिस पर्पस ऑफ डिलीवरी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो कहता है टोटल टर्नओवर जो 45 करोड़ का है उसमें से 5 करोड़ तो डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए है। यानी सर ये तो टर्नओवर का हिस्सा बनते ही नहीं कभी भी। प्लस कहता है जो सेल्स रिलेशन है उसमें 2 करोड़ रुपए, 38 करोड़ में 2 करोड़ रुपए हमारा टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, यानी 38 करोड़ में से भी 2 करोड़ टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस हो गए। यानी कहना है कि 36 आउट ऑफ 40 मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर हो गया। बस इसमें अगर मैंने एक बार प्रॉफिट ऑफ एसेट को मल्टीप्लाई कर दिया ना, मेरा आंसर आ जाएगा। अब सर प्रॉफिट ऑफ एसेट होता कितना है? सर प्रॉफिट ऑफ एसेट निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सुनो सर, पीजीबी भी पकड़ना पड़ता है अपने को, पीजीबी पकड़ना पड़ता है बिफोर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। कभी भी 10 डबल ए के लिए अगर एक्सपोर्ट प्रॉफिट निकाल रहे होते हैं ना हम, तो अपने को पीजीबीपी पकड़ना पड़ता है, पीजीबीपी बिफोर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। तो कहना है सिंपली से टोटल पीजीबीपी 29 लाख है, उसमें प्लस करूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, लॉसेस को एड बैक करूंगा, 33 लाख रुपीस मेरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट हो जाना चाहिए। लेकिन सर ध्यान देना 10 डबल ए की कैलकुलेशन के लिए अपने कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। सर कहता है कभी भी इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स का जो प्रॉफिट होता है सर, ये टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता, ये कभी भी सॉरी प्रॉफिट का पार्ट नहीं बनता। कह रहा है ना कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स अपना इंक्लूडेड है, तो सर ये तो कभी पार्ट बनता ही नहीं है, तो इसको हटाना पड़ जाएगा अपने को। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि -9 लाख कर दूंगा, कुल मिला के सर 24 लाख रुपीस, 24 ही होता है, यस 24 लाख रुपीस का मेरा बन जाता है एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सपोर्ट प्रॉफिट 24 लाख हो जाता है। कुल मिला के मेरा 10 डबल रिडक्शन कितना आता है? 24 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 10, 21.6 लाख रुपीस का मेरा 10 डबल ए का रिडक्शन आना चाहिए। सर देयर इज कैच अगेन, यहाँ पे आपको इंटू 50% करना पड़ेगा क्योंकि 8th ईयर ऑफ ऑपरेशन में हो। 10,80,000 रुपीस का आपको डिडक्शन मिलेगा, 10,80,000 का डिडक्शन आपको मिलेगा 10 डबल ए का। बताओ समझ में आया क्या पॉइंट? ये एक बार बाबा चेक कर ले, आंसर चेक भी कर लेते हैं। ओ माय गॉड सर, मैच हो गया है सर, ऐसे कैसे मैच हो गया? अभी सर रुको, अभी पूरी तरह से मैच कहाँ हुआ है? अभी मैच कहाँ हुआ है? बोला था नहीं भूल जाओगे। इधर आओ, डालो इधर, फेंको इसको, इस कुतरे को तो फेंक के मारने का, कभी छोड़ने का ही नहीं। तो 29 लाख माइनस 10.8 माइनस 3, कुल मिला के सर 15.2 लाख की इनकम है एलएलपी की। एलएलपी की इनकम में 30% टैक्स लगता है, सरचार्ज लगेगा नहीं, 4% एजुकेशन सेस लगने वाला है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर समझ में आ जाती है। सर अब अपने को इतना नहीं सॉल्व करना, सिर्फ अपने को ना इनकम टैक्स निकालना है, उसके अलावा सर एएमटी के अकॉर्डिंग भी टैक्स निकालना पड़ेगा। सर अब एएमटी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा बाबा, देखो सुनो सुनो सुनो, एएमटी कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो सर ये तो सिंपल टैक्स तो अपना आ गया, एएमटी कैलकुलेशन भी तो बताओ। देखो सर अपना पीजीबीपी कितना 15.2 करोड़ है, एएमटी कैलकुलेशन के लिए अपने क्या क्या एड बैक करना पड़ता है? सर जितना भी 80 डबल से डबल ए रहता है ये सब एड बैक करना पड़ता है अपने। क्या हम इसमें 80 जीजीसी भी ऐड करेंगे? कहता है ना बाबा ना, ना बाबा ना, 80 जीजीसी कभी भी इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं होता, इसको ऐड बैक नहीं करना पड़ता। अपने को सिर्फ ऐड बैक क्या करना है? 10 डबल डिडक्शन ऐड बैक करना है। अपना 80 अपना अपना आ जाएगा प्रॉफिट, ना एएमटी के अकॉर्डिंग बुक प्रॉफिट आ जाएगा। तो 10.8 ऐड बैक कर दिया मैंने, तो हमारा आ जाता है 26 लाख रुपीस का हमारा बुक प्रॉफिट आ जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एएमटी। इस पे लगाना पड़ेगा 18.5% प्लस 4%। एक बार चेक भी कर लोगे आंसर में यही मिलेगा। ठीक? दोनों का डिफरेंस, आंसर जो 26,000 आएगा वो आपका आंसर, असली आंसर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये, बिलीव मी क्वेश्चन बहुत कम टाइम में बहुत चीजें टेस्ट कर लेता है। एंड किया हुआ होगा तो बनेगा, नहीं किया हुआ होगा तो दिक्कत करेगा। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? टनेज का, क्वेश्चन नंबर 31। सर टनेज में अपने को दो चीजें याद रखनी पड़ती थी, एक तो आपने बोला था 70 में से क्या घटाएंगे कि 17 हो जाए, 70 में से क्या घटाएंगे कि 17 हो जाए? सर 70 में से 53 माइनस करते 17 हो जाता है।
हाँ, तो 53 हमारा दूसरा स्टेप हो गया। फिर 42 होता है और उसके अलावा क्या होता है 29। सर ये अपना टनेज की स्लैब्स होती हैं, टनेज की स्लैब्स होती हैं। यही स्लैब रेट से निकालना है टनेज इनकम। सर तो 1020 वाला तो आप निकाल लोगे, मैं सिर्फ 37,000 वाला निकलवा रहा हूँ, आराम से इसका आंसर निकाल लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। सर कैसे निकालेंगे समझो आप। 37,525। सर टनेज हमेशा ना नियरेस्ट 100 में निकलता है, तो कितने पे निकालेंगे? 37,500 टन के हिसाब से हम इनकम निकालने वाले हैं। 37,500। इसमें पहले जो 1000 टन होते हैं ना, पहले 1000 टन, उस पे कितना रेट रहता है? 70 रुपीज पर 100 टन। 70 रुपीज पर 100 टन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, यानी 700 रुपये हमारा पर 1000 टन का रेट हो गया। फिर नेक्स्ट 1000 से लेके जो 10,000 रहता है ना, यानी कुल मिला के 9000 के लिए 100 पर टन के लिए कितना? 53 रुपीज पर 100 टन होता है रेट। ठीक है, यानी ये कितना हो गया? 9000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 53, 477। देखो कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि एग्जैक्टली करते कैसे हैं। लास्ट मोमेंट पे ब्लैंक मत हो जाना कि सर जो पढ़ा था वो तो याद है लेकिन कैसे करना वो याद नहीं। स्टेप्स आने चाहिए। फिर कहता है 10,000 से लेके जो 25,000 है ना, यानी कुल मिला के सर कितना? 15,000 जो टन्स रहते हैं सर, उसका डिवाइडेड बाय 100 इंटू 42 करूंगा मैं। 6300 यहाँ आ गया। और सर जो बैलेंस है 25,000 से लेके 37,500, कुल मिला के 12,500 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 29, 3625। एक बार चारों का टोटल करो ना। 700 प्लस 4770 प्लस 6300 प्लस 3625, कुल मिला के 15,395। इतना मेरा डेली टनेज इनकम है। कितने दिन शिप काम की उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लूंगा। शिप काम की 100 दिन तो डबल कर दो। ओ माय गॉड सर, मैच हो गया। बिल्कुल मैच हो गया। अरे मैच कैसे नहीं होना है यार, दिल से करोगे सब मैच होता है। ठीक है सर, अपने को समझ में आ गया टेनिस वाला क्वेश्चन भी कैसे करना है। एक बार देख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कभी एमसीक्यू में टेनिस पूछ लेगा तो फिर आप छोड़ के जाते हो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलो ठीक है, परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। इट इज अ गुड क्वेश्चन। एक इन्वेस्टमेंट फंड और रियल एस्टेट रीट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें दोनों का टेस्ट बहुत, दोनों का कंसेप्ट बहुत अच्छे से टेस्ट किया गया है। कहता है मिस्टर राजेश इज अ रेसिडेंट यूनिट होल्डर of PQR Limited and Shipra Limited. PQR Limited is incorporated as investment fund and Shipra is business trust. देखो PQR क्या है? PQR क्या है सर? PQR क्या है? इस इन्वेस्टमेंट फंड। और शिप्रा क्या है सर? शिप्रा इज अ बिजनेस ट्रस्ट। सर देखो इन्होंने उल्टा कर दिया, ऊपर नाम कुछ और दे रहा है, नीचे उल्टा कर दिया ताकि आपको याद हो जाए तो आप गलती कर दो। ठीक है, हम तो गलती नहीं करने वाले। ठीक है सर, शिप्रा इज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट विच होल्ड 100% शेयर होल्डिंग है जीपी। जो शिप्रा है ना, इसकी 100% शेयर होल्डिंग किसमें? जीपी में। जीपी क्या है? जीपीएल क्या है? ये अपनी एसपीवी बन गई, इन इंडियन कंपनी। राजेश होल्ड 10% इन यून बोथ शिप्रा एंड पीक्यूआर। तो पीक्यूआर में भी 10% होल्ड करता है राजेश, और शिप्रा में भी 10% होल्ड करता है। ठीक है, कोई बुराई नहीं। ड्यूरिंग द particulars of the income of Shipra Limited and PQR for the previous 24-25 are given as below। ठीक है, अब सर देखना। सर जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड इनकम फ्रॉम जीपीएल, एक सेकंड नीचे एक पॉइंट देख लेते हैं। जीपीएल डज नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन ऑफ 115 बीडबल है, यानी जो एसपीवी है ना वो 115 बीडबल में टैक्स नहीं भरे, रेगुलर रेजिम में टैक्स भर रही है। तो कहना है जो डिविडेंड इनकम होती है सर, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी यूनिट होल्डर के हाथ में, एग्जाम यूनिट होल्डर के हाथ में। ठीक है सर, समझ में आ गया। शिप्रा एंड पीक्यूआर डिस्ट्रीब्यूट 90% ऑफ द इनकम टू द यूनिट होल्डर। सर जो शिप दोनों है अपने 90% इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, after deducting the applicable TDS, compute the total income and tax payable by Mr. Rajesh for assessment year 25, assuming that he has opted for 115 BS। सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, एक एक करके एक एक स्टेप पे आते हैं, रुको। सबसे पहले आते हैं 2 करोड़ की डिविडेंड इनकम पे। सर एक बिजनेस ट्रस्ट को डिविडेंड मिल रहा है, यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा कि एग्जाम्प्ट होगा? राइट आंसर इज एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि सर एसपीवी 115 बीडा वाले में टैक्स नहीं भर रही। तो इस पे कुछ करना है क्या सर? नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इन्वेस्ट इंटरेस्ट इनकम। सर इंटरेस्ट इनकम क्या होता है? सर 3 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम है, 3 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम है, बिजनेस ट्रस्ट की बात कर रहा है। सर बिजनेस ट्रस्ट ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है? बिजनेस ट्रस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 करोड़ का 90% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कह रहा है 90% डिस्ट्रीब्यूट किया ना? यस 90% डिस्ट्रीब्यूट किया। और सर जितना मिला 2.7 करोड़ उसका 10% राजेश के पास है, 10% राजेश के पास है। तो कहना है सिंपली से कि सर 27 लाख रुपीज राजेश के हाथ में इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी और स्लैब रेट टैक्सेबल होगी। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। इतना ही होता है ना, इंटू 90% इंटू 10%। ठीक है, 2.7 करोड़ इतनी होती है।
फिर कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज। सर डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज अगर कभी बिजनेस ट्रस्ट को एसटीसीजी होता है डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज पे, तो बिजनेस ट्रस्ट एमएमआर पे टैक्स भर देती है, यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, तो सर ये भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया अपने को। सर फिर आती है इन्वेस्टमेंट फंड की बात। इन्वेस्टमेंट फंड में क्या पढ़ाया था मैंने आपको? पीआईटी सर, पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल फॉर फंड, पीजीबीपी इनकम इज टैक्सेबल फॉर फंड। तो सर ये जो 35 लाख की बिजनेस इनकम है, ये यूनिट होल्डर के हाथ में तो कुछ आएगी ही नहीं, क्योंकि सब फंड टैक्स भर देगा इसके, तो इसको इग्नोर करना है आपने। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस 27 लाख के कैपिटल लॉसेस है। तो सर अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट फंड को कोई कैपिटल लॉसेस की इनकम होती है, कैपिटल लॉसेस होते हैं, तो वो तो यूनिट होल्डर को मिलते हैं। तो सर 27 लाख रुपीस के 10% लॉसेस के पास जाएंगे, यानी 2.7 लाख रुपीस के लॉसेस को मिल जाएंगे। कौन सा? एलटीसीएल। ये हो गई अपनी डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम हो गई, है ना? यस। और सर एक और इंटरेस्ट इनकम है 52 लाख रुपीस की। इसका सर 90% डिस्ट्रीब्यूट किया गया सर, उससे अपने को लेना देना नहीं होता कभी भी। इन्वेस्टमेंट फंड सर कितना ही डिस्ट्रीब्यूट करे ना करे, हमें फर्क नहीं पड़ता सर। इन्वेस्टमेंट फंड का जितना शेयर अपने, जितना पोर्शन अपने पास है, उतना पोर्शन हमारे हाथ में टैक्सेबल होगा। तो 52 लाख का 10% इज नथिंग बट 5.2 लाख रुपीस हमारे हाथ में टैक्सेबिलिटी आनी चाहिए। यानी कुल मिला के अगर मैं टोटल इनकम निकालता हूँ ना हमारी, तो टोटल इनकम 32.2 लाख रुपीस निकलती है। ऐसे हमारी टोटल इनकम निकलेगी। ठीक है, 27 लाख रुपीस को निकालेंगे, 5.2 लाख, 32.2 लाख रुपीस हमारी बिजनेस इनकम निकलेगी या इनकम निकलेगी टोटल। इस पे 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स भर देंगे। अपना टोटल टैक्स प्रॉपरली सुंदर तरीके से बड़े प्यार मोहब्बत के साथ आ जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट? अरे बताओ ना बाबा, क्या आपको समझ में आया? सर जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, आप सर इसको लिखेंगे कैसे क्वेश्चन को? कुछ लिखने की दिक्कत लग रही तुमको? जैसे जैसे मैंने तुमको बताया कि सर डिविडेंड इनकम इज एग्जेम्प्ट बिकॉज़ एसपीवी इज पेइंग टैक्सेस अंडर रेगुलर रेजिम, ऐसा लिख दो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरेस्ट इनकम की बात कर लो सर, आपको बताना पड़ेगा 90% डिस्ट्रीब्यूट किया, और 90% डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो 10% है ना, वो उसका शेयर होल्डर विजय है, तो उसके राजेश है, तो राजेश के हाथ में 10% टैक्सेबल होगा। सर लेकिन इन्वेस्टमेंट फंड के केस में अगर डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें सर, पूरा का पूरा यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है, जो भी इनकम यूनिट होल्डर के करस्पॉन्डिंग होती है। यानी सर जो आप सोच रहे हो ना, वो आपको पेन डाउन करके आना है। गॉट इट सर, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आया क्वेश्चन में, अगर मान लो इसमें इसने 56 टू 12 वाला भी एडजस्टमेंट पूछ लिया, तो जो अपना एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन करती है कभी बिजनेस, तो फिर मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। अभी तक अपने पास ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आता है तो यू मस्ट बी रेडी। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ओके सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या अच्छा क्वेश्चन है क्या सर? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखते देखते क्या पता कुछ नया मिल जाए। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एलएस एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 80 लाख आफ्टर डेबिटिंग रेटिंग दी फॉलोइंग आइटम। 80 लाख का नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13% से 7,15,000 है। 13% दे रखा है सर, अलाउ होता है 12%, यानी 1% डिसअलाउ। 55,000 डिसअलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर 15%। सर अगर लोन 15% ले रहे हो, उस पर 90,000 का पेमेंट कर रहे हो सर, कुछ भी कर लो सर, 12% मैक्सिमम अलाउ होता है, तो 3% डिसअलाउ कर देंगे, 18,000 डिसअलाउ कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स मेड आउट ऑफ सरप्लस फंड्स। सर कभी भी अगर सरप्लस फंड्स पे अगर आप बैंक डिपॉजिट करवाते हो, अगर आप कभी भी सरप्लस फंड्स पे बैंक डिपॉजिट करवाते हो ना, तो नॉर्मली हमेशा आईएफओएस में जाती है, क्योंकि सर बिजनेस की नीड नहीं है। अगर सरप्लस फंड है आपके पास, तो आपको एफडी करवाने की कोई नीड नहीं है, तो जो इनकम है वो आईएफओएस में जाती है। तो यहाँ से 35,000 हटा के ना आईएफओएस में लेके जाना पड़ेगा। गॉट इट सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना? 1,15,650 इतना है। बिल्डिंग परचेज इन ईयर 2021 हैविंग डब्ल्यूडीवी, ठीक है, 36.4 लाख रुपीस, वो सोल्ड फॉर 90 लाख रुपीस। कब? 10/10/2024 को। सर क्या बात कर दी, क्या बात कर दी सर। 36.45 लाख की बिल्डिंग थी, 36.45 लाख की बिल्डिंग थी, हमने कितने में बेची है सर? हमने बेच दी है 90 लाख रुपए में। यानी कहना है सिंपली से कि 90 लाख माइनस 36.45, 53.55 लाख का, 53.55 लाख रुपीस का प्रॉफिट ऐसा है जो पीएनएल में डला हुआ है, यहाँ नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गेन, आपकी गेन तो कैपिटल गेन हेड का है, ये गेन तो कैपिटल गेन हेड का है सर, यहाँ का तो गेन है ही नहीं, तो यहाँ से हटाओ। 53.55 लाख रुपीस माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, और सर कैपिटल गेन हेड में जाएगा 53.55 लाख। सर बड़ी बात तो ये, क्योंकि सर अगर एक पार्टनरशिप फर्म अगर बजट की डेट के बाद, बजट की डेट कौन सी? 23 जुलाई के बाद अगर सेल कर रहा है कोई प्रॉपर्टी को,
तो इंडेक्सेशन तो अपने को मिलता ही नहीं है, वैसे भी तो इंडेक्सेशन का कोई रोल ही नहीं है, सीधे सीधे जो कैपिटल गेन है वही कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना ही नहीं पड़ेगा इस केस में। बजट के बाद सेल कर रहे हो पार्टनरशिप फॉर्म, इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। द डिफरेंशियल अमाउंट वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द बिल्डिंग वाज ओनली एसेट। सर जितना भी डिफरेंस अमाउंट है वो हमने पीएनएल में डाल दिया, हटा के वापस कैपिटल गेन में करवा लिया, हमने क्लियर कर दिया इसको। The partnership firm has 4 partners जिसमें सिर्फ 2 ही वर्किंग है। Oh my God! Partnership deed authorize the payment of interest to all the partners 12% to 16%। पार्टनरशिप डीड कहते हैं 12-16% कितना देना चाहो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर अलाउ होगा क्या? 12% ही अलाउ होगा। ऑल्सो रेम्यूनरेशन कितना? नॉट डेबिटेड टू पीएनएल। सर सारे पार्टनर्स को 20,000 की रेम्यूनरेशन देने की बात चल रही है। सर कह रहा है नॉट डेबिटेड टू पीएनएल। सर नॉट डेबिटेड टू पीएनएल यानी सर जो प्रॉफिट है ना इसमें रेम्यूनरेशन भी माइनस नहीं किया हुआ, तो एड बैक भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, इस पे पॉइंट स्टार मार्क करो क्योंकि अभी रेम्यूनरेशन का एडजस्टमेंट देना है। इट अप्लाइड फॉर एस्टैब्लिशिंग अ यूनिट फॉर अप्रूवल ग्रांट हो गया, ठीक है। हाउएवर इट स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन सर सितंबर में, ठीक है। द टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट टर्नओवर, नेट प्रॉफिट कितना है सर? इतना इतना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आउट ऑफ द अबव रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम द सेल ऑफ बिल्डिंग द फर्म इन्वेस्टेड 60 लाख रुपीज ऑन 15/4/2025 को। सर 15/4/2025 को बेचा कब? सर अक्टूबर 2010, अक्टूबर 2024 में बेचा। अप्रैल में खरीद रहे हो, 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीद लिए सर, 6 महीने के अंदर बॉन्ड खरीद लिए 60 लाख रुपए के, डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाना चाहिए। 50 लाख का तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सर सीधे सीधे 60 लाख के बॉन्ड खरीद लिया आपने। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 14,000। सर 14,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है सर, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फॉलोइंग आइटम्स। ई से लेके एफ तक में सर 2 आइटम्स का डेप्रिसिएशन छोड़ के। एक मोटर कार थी, आपने परचेज कर रखी थी 1/1/2020 को। सर याद करो मोटर कार में ना आपको पता है नॉर्मली 15% मिलता है, लेकिन अगर आपने 30 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में खरीद रहे हो तो आपको उस पर 30% डेप्रिसिएशन मिलता है, तो इस पे 30% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। प्लस एक कॉस्ट ऑफ मोबाइल फोन है, आपने परचेज किया है सर अक्टूबर 2024 में। सर अक्टूबर 2024 में 11 अक्टूबर को, यानी सर इस पे अपने को मोबाइल फोन पे 7.5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। कितना डेप्रिसिएशन हो गया? 6,80,000 पे 30% प्लस 20,000 पे 7.5%, 2,05,500 रुपीज का डेप्रिसिएशन है। हाँ सर समझ में आ गया आपने। तो इन सबको एडजस्ट करूंगा ना, मेरा बुक प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देखते हैं कितना है बुक प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रेम्यूनरेशन आ जाएगा। तो 25,79,150 मेरा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रेम्यूनरेशन आ रहा है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। 25,79,150। ओ माय गॉड सर, सुकून आता है, जब सुकून होता है ना, दिल को करार आया, ऐसा वाला। तो पहले 6 लाख पे 90%, विच इज 5.4 लाख। और बैलेंस प्रॉफिट कितना है? 19 लाख, 19,79,150 पे 60%। अमेंडमेंट है दोस्त, बहुत ज्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन पूछे इससे, तो ध्यान देना। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सिर्फ सुन के चले जा रहे हो, नहीं बनेगा पेपर में, बता रहा हूँ नहीं बनने वाला। कुल मिला के अलाउबल रेम्यूनरेशन कितनी हो गई? अलाउबल रेम्यूनरेशन कितनी हो गई? 17,27,490 हो गई। क्या ये अलाउबल रेम्यूनरेशन है? अजी ना, ये अलाउबल रेम्यूनरेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है बाबा, नहीं है। क्यों सर ये अलाउबल क्यों नहीं है? बिकॉज डियर, बिकॉज सर 20,000 रुपीज पर पार्टनर पे किया हुआ है उसने। 2 पार्टनर्स ही सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स है, और उनको अगर 12 मंथ्स की भी दे रहे हो सर, 12 मंथ्स की रेम्यूनरेशन है, कितने मंथ्स की देख लेते हैं। देखो 2 वर्किंग पार्टनर्स है, 20,000 पर मंथ दे रहे हैं, तो कुल मिला के ना सर अलाउएबल रेम्यूनरेशन तो सिर्फ 4,80,000 ही होगी। ओ, अगर ये पॉइंट अच्छा लगा ना कमेंट लिख के बताना, ठीक है। कमेंट लिख के बताना कि सर क्या गजब बात बोल गया, ठीक है। सच्ची बता रहा हूँ, मोटिवेशन आएगा मेरे को। चेक कर लो, माइनस कर लो, इसको माइनस करके देखोगे समझ में आ जाएगा आंसर। अपना प्रॉफिट कितना? 20,99,150 का प्रॉफिट आ रहा है। बस इसी प्रॉफिट पे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, तो इतना प्रॉफिट है। कैपिटल गेन आ गया 355, उसके अलावा अदर सोर्सेज 35,000, इन सबको टोटल करेंगे, 30% टैक्स लगा देंगे, 10 डबल ए मिल जाएगा। 10 डबल ए में क्या ही है? 10 डबल ए में कोई मेहनत ही नहीं है इसमें।
अगर ढंग से देखा हो ना, कोई मेहनत ही नहीं टेन डबल है। देखो इधर 2020 का, यानी 2020 में आपको पहले मिला होगा एक 30, हाँ मार्च 31 पॉइंट, हाँ मतलब फिफ्थ ईयर ऑपरेशन है, यानी आपको 100% रिडक्शन मिल जाएगा इस केस में। कितना कह रहा है? एक्सपोर्ट टर्नओवर, एक्सपोर्ट टोटल टर्नओवर कितना है? 120 का, एक्सपोर्ट टर्नओवर 40 का, और 7.5 लाख का प्रॉफिट है, यानी सर 2,50,000 का आपको 80 टेन डबल मिलेगा। 250 का टेन डबल है। यहाँ कितना मिलेगा? 250 तो मिला होगा, कुछ इतना दिक्कत ही नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टेक्निकलिटी, कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं क्वेश्चन में, और टेट से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ सर। बीटा लिमिटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बीटा अर्पण वाला क्वेश्चन बोलता हूँ इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीटा, a real estate investment trust registered under relevant SEBI regulation hold 65% of its limited। एक बीटा कंपनी है, बीटा एक ट्रस्ट है, बीटा लिमिटेड एक रीट है। इसने किसमें होल्ड करता है? 65% होल्ड करता है किसमें? एच लिमिटेड में। बीटा ने फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, अपने को निकालना है। कंप्यूट द टोटल इनकम इन द हैंड्स ऑफ बीटा एंड अर्पण। सर अर्पण की भी इनकम निकालनी, बीटा की भी इनकम निकालनी है, यानी अर्पण एक होगा यूनिट होल्डर को निकालनी है इनकम। सर कह रहा है अर्पण इज अ रेसिडेंट यूनिट होल्डर, होल्ड 70% ऑफ द यूनिट्स ऑफ रीट। कह रहा है अर्पण एक यूनिट होल्डर है, यूनिट होल्डर है, और सर 70% होल्ड करता है बीटा की, ठीक है। He acquired units of REIT at a price, issue price 1.5 करोड़ में खरीदा था। He does not have any other income during previous year. REIT distributed its income, 20 करोड़ की इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। Assume H Limited opted for 115 BAA। H Limited जो 115 BAA में टैक्स भर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बड़ा ही सिंपल सवाल है। मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, यहाँ बना रहा हूँ एक अर्पण, एक बिजनेस ट्रस्ट, एक बिजनेस ट्रस्ट की इनकम बना रहा हूँ, और एक यहाँ अर्पण का नाम लिख रहा हूँ। एक एक इनकम का वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कभी बिजनेस से आ रही हो, ये बिजनेस के हाथ में तो एग्जेम्प्ट होती है। अर्पण के हाथ में 70% टैक्सेबल होगी, यानी सर कहना है सिंपली से कि 8.4 करोड़ टैक्सेबल होगी। यस सर 70% टैक्सेबल होगी। ओके। डिविडेंड इनकम, सेकंड पॉइंट, डिविडेंड इनकम। सर क्या बिजनेस के हाथ में टैक्सेबल होगी? नहीं सर, एग्जेम्प्ट होती है। बिजनेस के हाथ में सारी इनकम एग्जेम्प्ट होती है एसपीवी से। उसके अलावा सर अर्पण के हाथ में क्या होगा? अर्पण के हाथ में सर 70% टैक्सेबल होगा, यानी सर 1.4 करोड़ टैक्सेबल। सर टैक्सेबल क्यों करवा रहे हो? क्योंकि सर एसपीवी 115 बीडब्ल्यू में टैक्स भर रही है, तो इसीलिए सामने वाले के हाथ में 70% टैक्सेबल होगा, मतलब 70% ऑफ इनकम जाएगी, टैक्सेबिलिटी होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज 1.2 करोड़। सर ये जाएगा बिजनेस के हाथ में एमएमआर से, टैक्सेबल होगा एमएमआर से होगा, एमएमआर 1.2, और यूनिट होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अनलिस्टेड डिबेंचर। सर ये 12 लाख रुपए जो है ना, 0.12 लाख रुपए, सर ये भी एमएमआर पे जाएगा, और ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे। रेंटल इनकम सर ये एग्जाम्प्ट हो जाता है, और रेंटल इनकम का 2 करोड़ का 0.70%, 1.4 करोड़ यहाँ टैक्सेबल होगा। गॉट इट सर, समझ में आ गया अपने को? यस सर समझ में आ गया, ठीक है। सर सवाल क्या आ रहा है यहाँ पे देखना, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, कोई क्वेश्चन में टेक्निकलिटी नहीं है। बिजनेसेस के हाथ में टैक्सेबिलिटी कितनी आ रही है सर? 1.2 करोड़ और 12 लाख रुपीस, दोनों को मिला के जो आ रही इनकम वो एमएमआर से टैक्सेबल हो गया। बिजनेस में चेक करोगे 1.2 12 लाख, यही आंसर होगा। कुल मिला के 1 करोड़ 32 लाख रुपए की टैक्सेबिलिटी आ रही है। बिजनेस में तो कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। मेन कॉम्प्लिकेशन है यूनिट होल्डर के हाथ में। सर यूनिट होल्डर के हाथ में जो टैक्सेबिलिटी आ रही है वो सब एक तरफ। मेरा सवाल ये आता है कि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टोटल रसीट्स कितनी आई? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टोटल रसीट्स कितनी आई? एक बार दिखाओ ना, एक बार निकालो ना, जो हाईलाइट कर रहा हूँ, 12 करोड़, 2 करोड़, 1.2 करोड़, 12 लाख, 2 करोड़, ये सब ऐड करो ना एक बार, कितना हो रहा है? एक बार ऐड करो ना, कितना हो रहा है? कहना है सिंपली से कि बिजनेस ट्रस्ट ने अपना पूरा पैसा 17.32 करोड़ कमाया, कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रस्ट ने 17.32 करोड़ कमाया है। यस यस यस, कहीं से कहीं कमाया है बिजनेस ट्रस्ट ने, परफेक्ट है। अब 17.32 करोड़ ऐसा पैसा है, ऐसा पैसा है, तो या तो बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स भर दिया, या तो यूनिट होल्डर ने भर दिया। देखो इधर टोटल इसी पैसे, इन 5 पैसों की व्याख्या दे रखी है ना, 5 पैसों का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है ना, जिसमें से
12 करोड़ तो सर बिजनेस अर्पण ने टैक्स भर दिया, 2 करोड़ तो सर अर्पण ने भर दिया, बाकी सर बिजनेसेस ने भर दिया, बाकी अर्पण ने भर दिया, यानी सर कोई ना कोई तो टैक्स भर ही रहा है। सर 17.32 करोड़ अगर बिजनेस ट्रस्ट बांटता तो सर हमारा इक्वेशन परफेक्ट बैठता। लेकिन सर बिजनेस ट्रस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया? बिजनेस ट्रस्ट ने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितना? सर 1 पॉइंट सॉरी टोटल 20 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यानी कहना है सिंपली से कि सर 20 करोड़ यानी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया बिजनेस ट्रस्ट ने। वो जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल तो होगा नहीं, होना चाहिए यूनिट होल्डर के हाथ में। ऐसा सेक्शन कौन सा कहता है? 56 टू 12 ऐसा कहता है। जो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। कितना होता है सर? सर 2.68 करोड़ का एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस ट्रस्ट ने कर रखा है। एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। सर इसका 70% ही अर्पण के पास गया ना। हमारे यूनिट होल्डर तो अर्पण है, अर्पण ही है, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 70% ही अर्पण के पास गया ना, तो 70% निकाल लो इसका। 18.76 करोड़ इतना अर्पण के हाथ में इनकम आनी चाहिए। अब सर जो एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक तरीके का शेयर कैपिटल वापस कर रहे हो आप। एक तरीके की शेयर कैपिटल वापस कर रहे हो, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना अर्पण की 1.5 करोड़, सर उसका डिडक्शन मिलता है। कुल मिला के अगर आप 1.5 करोड़ माइनस करोगे ना, 1.5 करोड़ माइनस करोगे तो 37.6 लाख रुपीस इतना ही अर्पण के हाथ में जाना चाहिए। अगर आप निकालोगे ना इनकम 8.4 लाख 8.4 करोड़ प्लस 1.4 करोड़ प्लस 1.4 प्लस 0.376 कुल मिला के अर्पण के हाथ में इनकम 11.576 करोड़ की आनी चाहिए। ऐसे आपका आंसर आएगा। दिल से करोगे तो बनेगा। दिल के साथ दिमाग का लॉजिक जोड़ना है आपको, तब जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर। मैं बता रहा हूँ ना, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज ऐसा है कि जितनी बार पढ़ोगे ना, जितनी बार ऐसे ही चाहे ना, उतनी बार नया क्वेश्चन बना सकता है। एंड देयर इज ग्रेटर चांस ना कि आपके अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन जरूर 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 आए। इन 5-6 क्वेश्चंस में से ना कोई ऐसा ट्रिकी एडजस्टमेंट पक्का आएगा, आई एम 100% श्योर। नहीं तो फिर लिक्विडेशन से हुआ जो आपका बायबैक वगैरह उससे रिलेटेड पूछ लिया तो पूछ लिया, अदरवाइज दीज आर वेरी प्रोबेबल टॉपिक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सही में पसंद आ रहा है ना, सच्ची बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक करो बिकॉज योर लाइक इज माई मोटिवेशन। सच्ची बता रहा हूँ, योर लाइक इज माई मोटिवेशन। ठीक है, टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। चैरिटेबल ट्रस्ट और पॉलिपा की टैक्सेशन निकालना है। तो देखो इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल कभी पूछ ले तो अपने को बनना चाहिए। थियोरेटिकल तो बन ही जाता है नॉर्मली। प्रैक्टिकल देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आसमा रानी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट owns a hospital and rehab center to treat their patients suffering from leprosy. ठीक है, trust is registered under section 12 AB. The following cash payment of accounting, cash system of accounting, following receipts है। ठीक है, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम हॉस्पिटल कितना है? 560 ले लेंगे। उसके अलावा रिहैब सेंटर में कितना मिल रहा है? 220 मिल रहा है, ये भी ले लेंगे। फीस नॉट रियलाइज्ड फ्रॉम पेशेंट, सर फीस रियलाइज नहीं हुई है पेशेंट से। सर इसका क्या करने वाले? सर कुछ नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि सर कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं ना, कुछ भी नहीं करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पेड, सर ये तो रिसीट्स हो गई। पेमेंट्स कहाँ देख रहे हैं हम? जो एक्सपेंडिचर्स रहते हैं सर, 335 का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एक्सपेंसेस पेड फॉर रिहैब सेंटर 138 है, हॉस्पिटल का और रिहैब सेंटर का। ठीक है, ये हॉस्पिटल रिसीट्स है और ये रिहैब रिसीट्स है। ठीक है, दी acquired a building of 150 लाख रुपीस फॉर एक्सपेंशन ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर, कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड 85 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर 185 है। सर कहता है कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी, लैंड भी खरीदी, 185 करोड़ की एसडीबी आपने सस्ते में खरीद ली। सर हमने पढ़ा हुआ है कि जो 56(2)(10) वाले प्रोविजंस रहते हैं, गिफ्ट प्रोविजंस वाले, कभी भी ट्रस्ट पे नहीं लगते। कभी भी अगर ट्रस्ट सस्ते में खरीद लेती है ना, तो उस पे कोई भी गिफ्ट प्रोविजंस नहीं लगते। ट्रस्ट अगर सस्ते में प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई गिफ्ट नहीं लगने वाला प्रोविजन। ध्यान क्या देना है, जो आपने प्रॉपर्टी खरीद रखी है ना 150 लाख की, सर पूरे पे पूरी कॉस्ट पे आपको एप्लीकेशन मिल जाता है। आप जितना खर्चा करोगे उतना एप्लीकेशन मिल जाता है। गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव कितनी हुई? 7.5 लाख रुपए से गवर्नमेंट ग्रांट मिली हुई है। ठीक है, administration expenses included 12 lakh rupees paid to a resident doctor contractor on which TDS is required to be deducted but not deducted। ओ वो 12 लाख का है, इस पे TDS नहीं काटा, 30% डिसअलाउ कर देंगे, यानी 3.6 लाख रुपीस डिसअलाउ होना चाहिए। यानी सर जो खर्चा कर रखा है ना, खर्चे में से जो रिहैब सेंटर है, रिहैब है क्या? हाँ, तो इसमें से टोटल टोटल 3.6 लाख रुपीस नहीं अलाउ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ये खर्चा आपने TDS नहीं काटा इसमें। वॉलंटरी डोनेशन इंक्लूडिंग कॉर्पस डोनेशन कितना है? 10 लाख रुपए का, 20 लाख का।
सर वॉलंटरी डोनेशन जिसमें से 10 लाख की वॉलंटरी डोनेशन मानूं क्योंकि कॉर्पस डोनेशन तो एग्जेम्प्ट होता है। कॉर्पस डोनेशन 10 लाख है सर, इसको काट दूंगा क्योंकि एग्जेम्प्ट होता है। दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर इंक्लूडेड, ठीक है, रिसीट्स इन दी हॉस्पिटल। सर कहता है जो रिसीट्स फ्रॉम दी हॉस्पिटल है ना, इसमें इंक्लूडेड है, यानी सर इसमें से 20 लाख माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्ट्रीब्यूशन अलग से लिखना पड़ता है, कॉर्पस वगैरह अलग से लिखते हैं, डोनेशन अलग से लिखते हैं। दी कॉर्पस डोनेशन इज इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड फंड। एनोनिमस डोनेशन 8 लाख का सर, एनोनिमस डोनेशन 8 लाख रुपए का, ठीक है। अमाउंट डोनेटेड टू जन कल्याण ट्रस्ट, ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है। कितना? 5 लाख रुपए कॉर्पस डोनेशन किया हुआ है और टोटल 11 लाख का डोनेशन किया। जन कल्याण ट्रस्ट को 11 लाख डोनेट किया हुआ है, इसमें से 5 लाख कॉर्पस का है और 6 लाख रुपए अदर है। तो ये 6 लाख का आपको 85% डला हो जाता है, 6 लाख का 85%, 6 लाख का 85% डला हो जाता है। कितना? 5,10,000 जो डोनेशन करते हो आपको अलाउ हो जाता है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। उसके अलावा क्या देखना है सर? रीपेमेंट, कॉर्पस डोनेशन, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन अर्लियर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिहैब सेंटर। सर अगर अभी रीपेमेंट कर रहे हो तो सर अलाउ कर देंगे ना सर। लेकिन डाउट क्या आता है, देखो, अगर आपने उस साल में, अगर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, उस टाइम पे पहले क्या होता था कि अगर आप लोन लेते थे और खर्चा करते थे आपको एप्लीकेशन मिल जाता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप रीपेमेंट कर रहे हो तो सर रीपेमेंट इस बार अलाउ करवा देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखते हैं इस पॉइंट को क्या कर रहा है एग्जैक्टली, इस पॉइंट को एग्जैक्टली कर क्या रहा है। 6.65 लाख है। The trust set apart 15 lakh rupees for acquiring another equipment. Form 10 was filed, duly filed, 15 लाख रुपए और किनारे कर रहे हैं। Compute the total income of the trust and its tax liability, assuming that trust has not opted for 115 BSc, ऑप्ट नहीं कर रखा है। सर हमने सब कुछ ले लिया, बस इसमें से ना एक डिडक्शन लेना पड़ता है अपने को। सर कितना एनोनिमस डोनेशन अपने को अलाउ होगा और कितना डिसअलाउ होगा, कितना एनोनिमस डोनेशन अलाउ होगा, कितना डिसअलाउ होगा। तो सर एनोनिमस डोनेशन के लिए कैलकुलेशन क्या होती है? नॉर्मल डोनेशन लेना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 10 लाख, प्लस उसके अलावा कॉर्पस डोनेशन लेना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 10 लाख। उसके अलावा सर एनोनिमस डोनेशन कितना है सर? 8 लाख है। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी है? 7.5 लाख। सर ये नहीं लेते हम नहीं लेते। आपके पास चॉइस है, ले सकते हो, आंसर ऑल्टरनेटिव में दे देगा ऐसे। नहीं लो, एडवाइजेबल है क्योंकि ऐसे ही नहीं लेता क्वेश्चंस में। इसका कितना होता है सर? 28 लाख का 5% ले लो, यानी कुल मिला के 1.4 लाख रुपीस का अपने को एनोनिमस डोनेशन नॉर्मल माना जाएगा। यानी सर इस 8 लाख में से ना 1.4 लाख का नॉर्मल मानो और 6.6 लाख रुपीस का कितना मानेंगे? 115 बीबीसी मान लेंगे। 30% फ्लेक्सिबल हो जाएगा, इसको 30% से करवा देंगे। ठीक है सर। यानी सर अब इन चारों को टोटल करो एक बार। 560 माइनस 20 प्लस 220 प्लस 7.5 प्लस 10 प्लस 1.4, कुल मिला के 778.9। इसमें से माइनस क्या करना पड़ता है? 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन। 15% स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा माइनस करने वाले हैं। 116.835 और इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 662.065। इतना मेरा अमाउंट टू बी अप्लाइड है, 662.065। तो इसमें से खर्चा माइनस करूंगा, खर्चे कितने हो रहे हैं मेरे? टोटल ये सारे खर्चे हो रहे हैं 335 प्लस 138 माइनस 3.6 प्लस 150 प्लस 5.1 प्लस 6.65 प्लस 15, कुल मिला के खर्चे कितने हो रहे हैं? 646.15, 662.065। कुल मिला के हमारी इनकम कितनी आ रही? 15.915 लाख रुपीस की इनकम आ रही, जो कि रेगुलर वे में टैक्सेबल होगी। 115 बीएससी क्या नॉर्मल रेजिम से टैक्सेबल होगी, और 6.6 लाख 30% टैक्सेबल होगा। 15.915, ओ माय गॉड सर, बिल्कुल सही आएगा आंसर, बिल्कुल सही आ गया। 6.6 30% टैक्सेबल होगा सर। इस पर निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी और एनोनिमस डोनेशन को 30% से करवा देंगे, कुल मिला के 5 लाख की टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। बताइए क्या समझ में आया आपको? बताइए जी, बताइए, कमेंट करके बताइए क्या समझ में आया। हाँ सर समझ में आ रहा है। महान एक चैरिटेबल ट्रस्ट से क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाए जी, आ जाए, आ जाए, आ जाए। यस सर, आ ही जाएंगे। मिसर्स महान चैरिटेबल ट्रस्ट इज रनिंग ऑर्फन इन हॉस्टल फॉर पुअर चिल्ड्रन. It is registered under section 12AB. The details of income and expenditure of the trust are given below. Voluntary contribution received during the year. कितना? 150 लाख का voluntary contribution. This includes corpus donation 20 लाख का है सर। corpus donation हटा देंगे क्योंकि सर exempt होता है वो। corpus donation इन्वेस्ट भी कर दिया 11.5 में। ओहो, परफेक्ट बात है। 20 लाख रुपए आपने माइकल से लिया जो कि एक फॉरेन डोनर और आखिरी दिन में मिला हुआ है। सर आखिरी में पैसा मिला है सर, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते।
ऐसा कुछ भी नहीं करते। सर इसमें क्या कर सकते हैं समझो, अगर कभी हमसे पूछता है कि आपको टैक्स लायबिलिटी बतानी, ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी, या लॉ के चारों कॉर्नर्स में रह के आपको कम से कम टैक्स भरना है, अगर वो पूछता है हमसे, तो इस पॉइंट का क्या एडजस्टमेंट कर सकते हैं सर? 11(1) के एक्सप्लेनेशन 1 में हम इसका एग्जेम्पशन ले सकते हैं। सर वो एक ऑप्शन नहीं रहता कि अगर आखिरी-आखिरी में डोनेशन मिला तो हम एओ को एप्लीकेशन दे देंगे ताकि अगले साल में यूज़ कर सकें। वो हम एप्लीकेशन यहाँ यूज़ करेंगे अगर हमको बोलता है तो। ठीक है? ओके। द सैलरी पेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एक्सपेंसेस में 40 लाख रुपीस हो गया। अदर जनरल एक्सपेंसेस 10 लाख रुपए इंक्लूडेड टुवर्ड्स ग्रोसरी 30,000 रुपीस क्रॉस चेक। सर 9.7 लाख रुपीस मिलेगा अपने को यहाँ पे। Land belonging to trust in a nearby village which was purchased in year 21-22 for 5 lakh rupees, it was sold for 10.5 lakh rupees. Another land at देखो 10.5 लाख में बेची, 5 लाख में खरीदी, यानी 5.5 लाख का कैपिटल गेन है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने 12 लाख रुपए का एक नया प्ले ग्राउंड खरीद लिया। 12 लाख रुपए का एक प्ले ग्राउंड खरीद लिया। सर मैंने आपको बोला है सिंपल फंडा अपने को क्या याद रखना है सर? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। जो डिफरेंस है सर आप एप्लीकेशन में ले जाओ। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट आप माइनस करोगे, सीधे सीधे डिफरेंस जो होगा आप लेके जाओगे एक्सप्लिकेशन में। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना? 12 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितना? 5 लाख रुपए, यानी 7 लाख का मेरे को यहाँ एप्लीकेशन मिल जाएगा। 5 लैपटॉप खरीदे 50,000 ईच के। सर 50,000 ईच के 5 लैपटॉप खरीदोगे तो कितना? 2.5 लाख रुपीस का और एप्लीकेशन मिलेगा। 2 एडिशनल रूम बनवाए 1500 स्क्वायर फुट के, ठीक है? 1200 रुपए पर स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन है, ऐसे 2 रूम बनवाए हैं। कुल मिला के सर 1500 इंटू 1200 इंटू 2, कुल मिला के 36 लाख रुपीस का हमने यहाँ पे और एप्लीकेशन किया। इट मेड अ कॉर्पस डोनेशन ऑफ 20 लाख रुपए। कॉर्पस डोनेशन 20 लाख का किया सर, क्या अलाउ होगा? नहीं अलाउ होने वाला सर, एप्लीकेशन में मिलेंगे वाला। कभी आप कॉर्पस डोनेशन करो, इट इज नॉट अलाउड। कंप्यूट द टोटल इनकम, और ट्रस्ट ने 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रखा। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सर 135.5 लाख रुपीस की हमारी रिसीट्स है। 135.5 लाख की रिसीट्स है, इसमें 15% का स्टैंडर्ड एक्शन मिल जाएगा, 20.325। कुल मिला के रिसीट्स कितनी? 115.175 की रिसीट्स है। चेक कर लेते हैं। 115.175 की एप्लीकेशन कितना है? इन पांचों को टोटल कर लो। 40 लाख प्लस 9.7 लाख प्लस 7 लाख प्लस 2.5 प्लस 36, कुल मिला के 95.2 लाख रुपीस का एप्लीकेशन है। चेक भी कर लेते हैं इसको। यस, डिफरेंस निकालोगे टोटल इनकम आ जाएगी। सर अब इसमें ना यहाँ पे पूछा कि आप सवाल देखना, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी, ट्रस्ट हैज नॉट ऑप्टेड सपोर्ट। सर आपको टैक्स लायबिलिटी निकाल के देनी है। सर कहीं बोला ही नहीं उसने कि हमको टैक्स ऑप्टिमम पे करना है, इसलिए उसने एक नोट नीचे दे दिया कि अगर ट्रस्ट ऑप्साइड, अगर ये जो आखिरी आखिरी का डोनेशन है ना माइकल वाला, ये माइकल वाला जो डोनेशन, अभी सोचो, सवाल समझो क्या बात क्या चल रही है कि अभी कितनी टैक्स लाइब, अभी कितनी इनकम आ रही है? अभी इनकम आ रही है 19.7975 की, 19.975 की इनकम आ रही है। अब सोचने वाली बात है, अगर सर ट्रस्ट चाहे तो जो 20 लाख रुपए का माइकल का डोनेशन है, 20 लाख रुपए का जो माइकल का डोनेशन है फॉरेन डोनर का, जो आखिरी दिन पे मिला हुआ, इसके अगेंस्ट में अगर 11(1) में एक्सप्लेनेशन 1 में अगर एग्जेम्पशन क्लेम कर लेती, तो कहना है सिंपली से कि टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती। अभी तो 19 लाख की टोटल इनकम है तो टैक्स लग रहा है। अभी 19 लाख की इनकम है तो टैक्स लग रहा है। लेकिन अगर एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया होता तो नहीं लगता ना टैक्स। इसलिए सर आपके पास एक ऑप्शन होता, अगर आपको बोलता ना कि ऑप्टिमम टैक्स लायबिलिटी निकालो या विद इन 4 कॉर्नर्स टैक्स रिड्यूस करने की कोशिश करो, आप इस 20 लाख का एग्जेम्पशन लेके आते पेपर में। गॉट इट सर? समझ में आ गया? चलो ठीक है। 2 क्वेश्चन अच्छे थे, इनमें काफी एडजस्टमेंट्स हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बढ़िया क्वेश्चन सा है। क्वेश्चन नंबर 37, राम नारायण फाउंडेशन क्या कह रहा है? रामनारायण फाउंडेशन ट्रस्ट was formed on 1/4/2009 को। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन सरकप एंड गॉट रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल अंडर द अथॉरिटी 2013 से। द ट्रस्ट गॉट एग्जेम्पशन फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस सेटिस्फाइंग द कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन, ठीक है, 1/4/2013 से, और डिसॉल्व हो गया सर 29 दिसंबर 2024 को। बैलेंस शीट दे रखी है। सर कहना है सिंपली से कि 1/4/2009 को चालू हुआ, 1/4/2013 को रजिस्ट्रेशन मिला, और सर 29/12/2024 को डिसॉल्व हो गया। यानी सर यहां से पहले रजिस्ट्रेशन था नहीं, और इस टाइम पे क्या था? इस टाइम पे रजिस्टर्ड था। यहाँ पे सर अपने को एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन यू ऑलरेडी नो कि एग्जिट टैक्स का क्वेश्चन है। देख भी लेते हैं। कंप्यूट द टैक्स पेबल बाय राम नारायण ट्रस्ट अंडर सेक्शन 115 टीडी। टीडी क्या होता है? एग्जिट टैक्स। एग्जिटेड टैक्स से टीईडी, एग्जिट टैक्स। चलो परफेक्ट है। बैलेंस शीट देखते हैं। कॉर्पस कितना है? 6 लाख रुपए का। रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस 3 लाख रुपए का, ठीक है। लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सर 9 लाख रुपए की लैंड और बिल्डिंग परचेज करने के लिए लोन ले रखा है।
लैंड और बिल्डिंग खरीदने के लिए 9 लाख का लोन ले रखा है। लोन टेकन फॉर अनकोटेड शेयर सर 2010-11 में लोन ले रखा है। सर 10-11 में जब फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी तब 1 लाख रुपए का लोन लिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट। लैंड और बिल्डिंग 12 लाख की है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स 4 लाख रुपए के हैं। अनकोटेड शेयर जेड लिमिटेड के 1.5 लाख के रुपए के हैं। कैश 1 लाख रुपए का। बैंक बैलेंस 50,000 रुपए का। एफएमवी ऑफ द लैंड कितनी 50,000 रुपए की है। और लैंड कितनी है इनमें से एग्रीकल्चर लैंड 9 लाख रुपए की। सर बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना क्या कह रहे हैं। तो देखो 12 लाख रुपए की लैंड है जिसको खरीदने के लिए ना हमने 9 लाख का लोन ले रखा था। देखो इधर इधर देखो, 9 लाख का लोन ले रखा था। उसके अलावा 3 लाख रुपए सर एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा हुआ है। यस, एग्रीकल्चर, यस यस यस। सर इस टोटल 12 लाख वाली प्रॉपर्टी की कीमत ना कितनी हो गई आज के डेट में? 50 लाख है। 50 लाख की कीमत है। तो कहना है सिंपली से कि जो नौ लोन वाले कंपोनेंट से खरीदा वो 9/12 होगा और जो एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा वो 3/12 से 3/12 होगा। यस सर होगा। यानी 37.5 लाख रुपीस मेरे हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए और 12.5 लाख रुपीस जो एग्रीकल्चर इनकम से खरीदा वो टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। यस, दिस इज द करेक्ट पॉइंट, दिस इज द करेक्ट पॉइंट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, लैंड 37.5 ले लिया मैंने। यस यस ले लिया। मार्केट वैल्यू ऑफ कोटेड सिक्योरिटीज कितनी है? 18 लाख रुपए की। यानी इसको 4 लाख की वैल्यू 18 लाख है, ले लिया मैंने ये। मार्केट 50% ऑफ द अनकोटेड शेयर्स वर अक्वायर्ड इन ईयर 10-11 में खरीदे थे। बताऊंगा इसका इम्प्लीकेशन। With respect to Z Limited, the trust has trust has invested in unquoted shares और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जो अनकोटेड शेयर्स है ना 150 लाख के, 1.5 लाख रुपए के, 1.5 लाख के अनकोटेड शेयर्स हैं। इसकी डिटेल्स दे रखी है, देखना। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। टोटल बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स सर 60 लाख, 60 लाख लेंगे लेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ ज्वेलरी बुलियन 30 लाख, ये भी लेंगे। लायबिलिटीज 35 लाख माइनस कर देंगे। सर कुल मिला के अपनी टोटल अनलिस्टेड शेयर्स की वैल्यू कितनी आ रही है कंपनी की? 55 लाख वैल्यू आ रही है। 55 लाख पूरी कंपनी की वैल्यू। हमारे पास उसकी कितनी शेयर होल्डिंग है? कहता है अगर पूरी कंपनी की वैल्यू 55 लाख है जिसमें से 10 लाख की शेयर कैपिटल है, अपने पास तो सर 1.5 ही है ना। तो कहना है सिंपली से कि 55 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1.5, कुल मिला के सर 8.25 लाख रुपीस के हमारे शेयर की कीमत है। हमारे पास जो अनलिस्टेड शेयर्स है उसकी कीमत 8.25 लाख रुपीस है। यस सर इतनी वैल्यू है सर, लेकिन कहता है 50% इसमें से ऐसे शेयर्स हैं जो हमने उस पीरियड में खरीद रखे थे जब हम रजिस्टर्ड ही नहीं थे। देखो ध्यान से देखो, 50% ऑफ अनकोटेड शेयर्स वर अक्वायर्ड इन ईयर 10-11। यानी सर आपने तब खरीदे थे शेयर जब आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया था, तो उस पे आपको एग्जिट टैक्स थोड़ी भरना पड़ेगा। तो सिंपली कितना 4.125 लाख रुपीस के हमारे अनकोटेड शेयर्स हैं। कैश तो पूरा 1 लाख रुपए, बैंक बैलेंस 50,000 रुपए, यानी जाएगा ही जाएगा 1 लाख प्लस 0.5 लाख। ठीक है। लाइबिलिटीज में लोन टेकन, ये तो पूरा का पूरा लेंगे 9 लाख रुपए माइनस 9 लाख। सर अनकोटेड शेयर्स के लिए आपने लोन ले रखा था 1 लाख रुपए का। सर अनकोटेड शेयर्स का लोन कब ले रखा था? 10-11 में ले रखा था, रजिस्ट्रेशन से पहले ले रखा था। तो रजिस्ट्रेशन के पहले अगर मैं एसेट नहीं लेता तो रजिस्ट्रेशन के पहले की लायबिलिटी भी तो नहीं लूंगा। सोचने वाली बात है। अगर एग्जिट टैक्स मैं सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद वाले एसेट्स पे ले रहा हूँ तो डिडक्शन भी तो एग्जिट टैक्स के बाद वाले लायबिलिटीज पे ही दूंगा ना। जो रजिस्ट्रेशन के पहले वाली लायबिलिटी उसका डिडक्शन तो मिलना भी नहीं चाहिए। इसलिए सर 1 लाख रुपए और माइनस कर दूंगा। 1 लाख माइनस नहीं करने वाला, क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी रजिस्ट्रेशन के पहले की है तो इसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला। कुल मिला के एक बार आंसर कितना आता है? 37.5 लाख प्लस 18 लाख प्लस 4.125 प्लस 1 लाख प्लस 0.5 माइनस 9 लाख, कुल मिला के 52.125 लाख रुपीस की मेरी टोटल इनकम आ रही है। टोटल इनकम आ रही है। चेक करते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एक मिनट देखिए कोई और पॉइंट रह गया क्या हमारा? हाँ, तो कह रहे ट्रस्ट ने डिसॉल्व करने पर 8 लाख ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, तो इसमें से 8 लाख माइनस कर दो। जो डिसॉल्व कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, माइनस कर दो। 44.125 इसको माइनस कर देंगे। ओ वाओ सर वाओ। और एग्जिट टैक्स कितना लगेगा सर? एग्जिट टैक्स सर 30 प्लस 12 प्लस 4। सर कैसे याद करेंगे? याद नहीं आता मेरे को, एग्जिट टैक्स का पॉइंट याद ही नहीं होता, कैसे याद करें? तो मेरे साथ तुम बस रिपीट करो एक बार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कैन यू रिपीट आफ्टर मी? 1 2 3 4। क्या आप लोग 1 2 3 4 रिपीट कर सकते हो मेरे पास? हाँ सर कर ही रहे।
तो 1 2 3 4 क्या है सर? 1 2 3 4 क्या होता है? 1 2 3 4 सर 12% सरचार्ज लगेगा, 30% टैक्स लगेगा, 4% एजुकेशन सेस लगेगा। क्या ये तुमको नहीं बन रहा? सर हमने तो कभी सोचा ही नहीं ऐसा भी कर सकते हैं। चलो परफेक्ट 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 बात है, इसी से हमारा इस पे टैक्स निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। अजय जी, अजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। टीडीएस थीसिस एडवांस टैक्स। न जाने क्यों इस चैप्टर में अपने आप में ही क्वेश्चंस डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट इस चैप्टर में ना टीडीएस टीसीएस में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे मैंने एडवांस टैक्स को डाल दिया। मुझे लग रहा था अंदर से कि एडवांस टैक्स पता नहीं क्या पूछ ले तुमसे एमसीक्यू वगैरह में, इसलिए एडवांस टैक्स के पॉइंट को मैंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आ जाओ जल्दी। गामा प्राइवेट लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन 2008, रिपोर्ट्स टोटल इनकम ऑफ 22 लाख। 22 लाख की इनकम है। टीडीएस डिडक्टेड कितना है सर? 1.68 लाख। 1.68 लाख का टीडीएस डिडक्टेड है। एंड टैक्स पेड इन कंट्री है डब्ल्यू टैक्स इनकम 30,000 रुपीज की रिलीफ है, 30K की रिलीफ है। ठीक है। और उसके अलावा एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स इतनी है। कुल मिला के सर कितना एडवांस टैक्स भरा है? 45 लाख, 90 लाख प्लस 100 लाख प्लस 105 लाख, कुल मिला के 3,40,000 रुपीज का एडवांस टैक्स भरा हुआ है। कंपनी ने फाइल कब रिटर्न किया? नवंबर 2023-25 में किया हुआ है सर। नॉर्मली ड्यू डेट 31 अक्टूबर रहती है, इसने 3 दिन बाद किया है। ठीक है। कंप्यूट इंटरेस्ट 234 ए बी सी का एफ का अज्यूमिंग ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल, और 115 बी डबल ए ऑप्ट नहीं कर रखा। कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ का, प्रीवियस ईयर 22-23 का। देखो ध्यान से इधर देखो, 22 लाख की इनकम है, 22 लाख की इनकम है टोटल इनकम। इस पे टैक्स रेट कितना लगेगा सर? 25% लगेगा, क्योंकि सर अपनी इनकम अपना टर्नओवर 400 करोड़ से कम का है, प्लस 4% का सर एजुकेशन सेस भी लगेगा। कुल मिला के सर 26% से टैक्स लगेगा। कुल मिला के हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ रही 572, 1 2 3। परफेक्ट काम है अपना। इसमें से सर माइनस क्या करना पड़ेगा? टीडीएस टीसीएस माइनस करना पड़ेगा 1,68,000, और इसमें से फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करना पड़ेगा, फॉरेन टैक्स क्रेडिट 30,000। 3,74,000 रुपीज हमारा एडवांस टैक्स पेबल है। इतना एडवांस टैक्स पेबल है। सर कितना पे किया हुआ है? 345 पे कर रखा है, 340 पे कर रखा है। शॉर्टफॉल कितना किया हुआ है? 34,000 का शॉर्टफॉल किया हुआ है। 34,000 का शॉर्टफॉल किया। सर अब इंटरेस्ट निकालना है। सर आपने आरओआई कब फर्निश करना चाहिए था? आरओआई ड्यू डेट कब की है अपनी? 31 अक्टूबर है 2025। फाइल की डेट कौन सी है? 3 नवंबर को 2025। यानी सबसे पहले 234 ए का आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, 3 दिन का इंटरेस्ट लगेगा, यानी सर 34,000 का जो शॉर्टफॉल है उस पर 1% का 1 मंथ के लिए, यानी सर 340 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा ही। 234 ए ये फिक्स है, ये बात तो पक्की है। 234 बी का कितना सर? 234 बी का इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा कितना सर? ओवरऑल शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पे 234 बी लगता है। ओवरऑल शॉर्ट पेमेंट कितना है? 34,000 का शॉर्ट पेमेंट है। कितने मंथ्स के लिए सर? अप्रैल से लेके नवंबर तक का। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ्स का 1%। सर 2,720 रुपीज। सर क्या करेंगे क्या नहीं करने वाले इसको? क्यों? क्योंकि सर हमने पढ़ा हुआ एक पॉइंट कि आपकी जो टोटल एडवांस टैक्स पेबल है सर 374, 1 2 3, अगर इसका आप 90% भी पे कर देते हो ना तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता 234 बी में। 90% कितना होता है सर? 336। 600 भी अगर पे कर देते हो ना तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, हमने पे ज्यादा कर रखा है, यानी 234 बी में कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। 234 सी, 234 सी क्वार्टर वाइज लगता है। क्वार्टर वन में कितना पे हो जाना चाहिए था? 374। इतना साल भर की रिक्वायर्ड एडवांस टैक्स पेमेंट है, 15% पे हो जाना चाहिए था। 15% कितना होता है? 374, 1 2 3 का 15%, सर 56,100 इतना पे हो जाना चाहिए था। हमने पे कितना किया सर? 45,000 पे किया हुआ है। सर वैसे तो शॉर्टफॉल कर रखा है, लेकिन सर क्वार्टर 1 में अगर हम 12% भी पे कर देते तो इट इज अलाउड। क्वार्टर 1 में अगर 12% पे कर देते 374 का, 12% पे कर देते, 12% कितना होता है 374 का? 44,880। इतना हमने पे कर दिया तो अलाउड हो जाता है। सर हमने ज्यादा ही पे कर रखा है इससे, यानी क्वार्टर 1 में नो इंटरेस्ट। क्वार्टर 2 में सर 374 का 45% पे करना होता है, 45% पे करना होता है। 1,68,300।
हमने पे कितना किया हुआ है सर? 1,35,000। फिर शॉर्टफॉल किया हमने, लेकिन क्वार्टर टू में भी अपने को सर 36% पे कर दे तो अलाउड हो जाता है 36%, 3,74,000 का। 1,34,640, 1,35,000 पे किया हुआ है सर। फिर से हमने ज्यादा पे कर रखा है, यानी क्वार्टर टू में भी नो इंटरेस्ट, क्वार्टर टू में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगने वाला। क्वार्टर थ्री में आ जाओ, क्वार्टर थ्री में आ जाओ। 374 अपने को पे करना चाहिए, इसका 75%। 280, 500 पे हो जाना चाहिए। हमने कितना पे किया हुआ है तो तीनों को ऐड करो, अपना टोटल होता है 235। सर यहाँ कोई क्वेश्चन होता ही नहीं अपना। हमने शॉर्टफॉल कर रखा है 45,500 का, इस पे 1% और 3 मंथ्स इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, 1,365 रुपए। और क्वार्टर फोर में 3,74,000 का 100% पे हो जाना चाहिए। हम कितना, 374 पे हो जाना चाहिए। हमने पे कितना किया, 340 पे कर रखा है। 34,000 का शॉर्टफॉल है, इसका 1% फॉर 1 मंथ 340 होता है। तो कुल मिला के हमारा 234C का इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,705 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। ए का इतना हो गया, 234C का हो गया 1,705, प्लस एक 234F की पेनल्टी भी लगेगी, लेट फीस 5,000 रुपए की। ये अपने को देखिए आना पड़ेगा। आंसर चेक करोगे 340 प्लस 1705 ही आने वाला है आपका। 1705, 340, 234 बी लग नहीं रहा, 234 ए 340, ऐसे ही निकलेगा जैसा करवाया है। ठीक है जी, ओके सर, ओके ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? Discuss whether taxes to be deducted at source under the provision of Income Tax Act 1961 in the following situations, which would have taken place during the year ended 31st March 2025. Messrs. Ziva and Company partnership firm pays a sum of 43,000 rupees as interest on loan borrowed from Indian branch of a foreign bank. सर, जीवा एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म ने 43,000 रुपीज का इंटरेस्ट पेमेंट किया है फॉरेन पर्सन पे, फॉरेन ब्रांच ऑफ अ फॉरेन बैंक। सवाल आता है, कभी भी अगर हम बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं तो क्या टीडीएस काटना पड़ता है? राइट आंसर इज सर, बैंक को कभी टीडीएस नहीं काटना, मतलब बैंक को पेमेंट करें तो हम टीडीएस नहीं काटने वाले। लेकिन सर ये प्रोविजन बैंक्स पे लगता है क्या? फॉरेन बैंक भी बैंक होता है? राइट आंसर इज यस, फॉरेन बैंक भी बैंक होता है। अगर आप उसको भी पेमेंट करते हो तो टीडीएस नहीं काटना, नो टीडीएस एप्लीकेबल। The above firm has paid 12,000 rupees as interest on capital to partner A. 12,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट किया हुआ है मिस्टर ए को, विच इज अ रेसिडेंट, और 24,000 का पेमेंट किया हुआ है एक नॉन रेसिडेंट को। सर देखो क्या कह रहे हैं, 12,000 रुपए आप एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर रहे हो एक रेसिडेंट को, और 24,000 रुपीज आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर रहे हो एक नॉन रेसिडेंट को। सवाल आता है क्या इसमें टीडीएस आएगा? सर कभी भी अगर आप रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट करते हो तो प्रोविजंस कौन से लगते हैं सर? 192 से लेके 194 के प्रोविजन लगते हैं, 194 एस के। ये सेक्शंस कहते हैं सर, रेसिडेंट पर्सन को अगर पार्टनरशिप फर्म, कोई पार्टनर इंटरेस्ट, पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनर को इंटरेस्ट पेमेंट कर रही, नो टीडीएस, तो इस केस में नो टीडीएस। लेकिन सर कभी भी नॉन रेसिडेंट का टैक्सेशन हो तो ये 195 में आ जाता है। 195 क्या बोलता है? 195 बोलता है जिस रेट से सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल होगा उस रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा। यानी सर इस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा, और सर सेक्शन 195 के अकॉर्डिंग काटना पड़ जाएगा। देखो, इस पे टीडीएस नहीं काटना, लेकिन 195 बोलता है नॉन रेसिडेंट के हाथ में टीडीएस काटना पड़ेगा, वो भी रेट इन फोर्स से काटना पड़ेगा। देखो टीडीएस वाले चैप्टर में ना आपको नॉन रेसिडेंट के टैक्स रेट्स नहीं याद करने। जैसे इस केस में इंटरेस्ट किस रेट टैक्सेबल होगा, वी डोंट नीड टू आंसर दैट। हमको पूछा टीडीएस काटना चाहिए क्या? हाँ काटना चाहिए। किस रेट से काटना चाहिए? आप बोल दोगे रेट इन फोर्स, बस। आप नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में यहाँ नहीं घुसने वाले। The above firm paid 50,000 rupees being profit of the firm to a non resident partner। देखो एक जीवा एंड कंपनी है, उसका एक, ये इंडिया की है, एक नॉन रेसिडेंट है, पार्टनर है। इसको क्या बांट रहे हैं? 50,000 रुपीज प्रॉफिट बांट रहे हैं। अब बताओ क्या प्रॉफिट पे टीडीएस काटा जाएगा? एक बात बताओ मेरे को, नॉन रेसिडेंट के लिए कौन सेक्शन कवर होता है? सेक्शन 195। 195 क्या बोलता है सर? रेट इन फोर्स से टीडीएस काटो, जिस रेट से सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल है उस रेट से टीडीएस काटो। सर प्रॉफिट किस रेट से टैक्सेबल होता है? सर प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल सर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म से मिला हुआ प्रॉफिट ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है, इस पे टीडीएस नहीं कटता, इस पे टीडीएस नहीं कटता। और टीडीएस नहीं कटेगा तो बड़ी सिंपल सी बात है, सामने वाले के हाथ में नो एग्जेम्प्ट हो जाएगी इनकम।
एग्जेंट हो जाएगी तो नो टीडीएस। सर ये बात अपने समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है। हो ना तुम लोग मेरे साथ, बताओ ना रे बाबा, हो ना तुम लोग मेरे साथ। राघव मोटर्स लिमिटेड लुधियाना इज अ डीलर इन कार ऑफ फोर्ड एंड मारुति। देखो इधर, राघव है, फोर्ड बेचता है और मारुति बेचता है, ऑल्सो रन सर्विस स्टेशन। दी सेल ऑफ कार्स कितनी है सर, लास्ट ईयर पिछले साल कितनी, वैसे 23-24 की 9.8 करोड़ की, और स्पेयर पार्ट्स की सर्विसिंग कितनी है सर 60 लाख की। यानी कुल मिला के टर्नओवर कितना हो गया, 10.4 करोड़ का टर्नओवर हो गया लास्ट ईयर में। 10 करोड़ ज्यादा का टर्नओवर, 10 करोड़ ज्यादा का टर्नओवर, ठीक है। 194 क्यू और 206C 1H की याद दिला रहा है, ठीक है। मेसर्स ओम लिमिटेड डीलिंग इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, टर्नओवर लास्ट ईयर 5 करोड़ का है। बॉट दी फॉलोइंग कार, सर कह रहा है एक ओम लिमिटेड है सामने, सर अब इनका लास्ट ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा का है और इनका टर्नओवर 10 करोड़ से कम का है। ये है अपने सेलर भाई साहब और ये है अपने बायर भाई साहब। इनको फॉलोइंग कार्स बेची गई, कौन सी कार सर, सबसे पहले बेची गई 17 जुलाई को, कौन सी, एक कार बेची गई 37 लाख की, मारुति की, मारुति इन्विक्टो में भी 37 लाख में बेची गई। क्या इस पे टीडीएस टीसीएस जाएगा? राइट आंसर इज सर 206C1F बोलता है 1% लेना पड़ेगा टीडीएस, 1% लेना पड़ेगा। हाँ सर ले लेंगे। अगर कभी भी 10 लाख से ज्यादा की कार आप किसी पर्सन को बेचते हो, उस पर टीडीएस जाता ही जाता, टीसीएस जाता ही जाता है, 1%, 206C1F में लेना पड़ेगा। एक और कार बेची गई 19 लाख की, इस पे 1% जाएगा, ठीक है। तीसरी कार 8 लाख की बेची गई सर, इसमें फिलहाल कोई टीडीएस नहीं है। उसके अलावा मारुति की कार बेची गई 12 लाख में, 1% टीडीएस से जाएगा। सर यानी ये तो अपना क्लियर है कि पहली कार, दूसरी कार, चौथी कार, इन तीनों कार्स पे, मारुति कार्स पे सीधे सीधे 1% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। सवाल क्या आता है समझना, जो तीसरी कार दी गई है, तीसरी कार दी गई सर, क्या वो 10 लाख की लिमिट के अंदर है? राइट आंसर इज यस, लिमिट के अंदर है। क्या इस तीसरी कार पे टीडीएस टीसीएस आना चाहिए? सर एक पल के लिए सोचो, एक सेक्शन होता है 206C1F, वो क्या बोलता है, अगर आप कोई भी गुड्स सेल करते हो 50 लाख से ज्यादा किसी सिंगल पर्सन को एक साल में, जितना 50 लाख के ऊपर की सेल है उस पर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है 0.1% से। क्या ये याद आ रहा है? हाँ सर याद आ रहा है। तो जो तीसरी कार सेल हो रही है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तीसरी कार सेल हो रही है, इससे पहले 37 लाख की सेल हो चुकी है उसी पर्सन को, उसी पर्सन को 19 लाख की सेल हो चुकी है, यानी कहना है सिंपली से कि 50 लाख के ऊपर की सेल हो चुकी है। यस सर हो चुकी है। यानी सर जो 8 लाख की सेल हो रही है सर, इसमें 1% तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 0.1% अंडर सेक्शन 206C1H टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। सर कितना सर, 800 रुपीज का टीसीएस जाना चाहिए, नियरली 800 जाना चाहिए, 8 लाख का 0.1% 800 होगा। क्या बात समझ में आती? आंसर चेक करोगे, 37,000 पे 1%, 19,000 पे 1%, 12,000 पे 1%, कुल मिला के 38,000। बस चौथा वाला केस कहता कि इसमें कोई टीडीएस नहीं जाएगा, एक पॉइंट कहता है कि टीडीएस नहीं जाएगा। नीचे ऑल्टरनेटिव व्यू कहता है कि 206C1H लग सकता है उस केस में, 1% का 0.1% आप कलेक्ट कर सकते हो। जो 8 लाख वाली कार है, इसे 206C1H में कर सकते हो। सर, बात क्या कह रहा है समझना, जो 3 कार में 1% वाला टीसीएस है वो तो होगा ही होगा, वो तो अनडिस्प्यूटेड बात है। जो 0.1% वाला टीसीएस है ना, ये या तो लग सकता है या तो नहीं लग सकता, ऐसा कह रहा है ये। एक ऑप्शन कह रहा है कि नहीं लगेगा, दूसरा कहता है लग सकता है। हम क्या करके आए, आईसीआई ने एक बार एमसीक्यू दिया था, एमटीपी में नवंबर 24 आई गेस, एक एमटीपी एमसीक्यू दे रखा था, जहां पे ना उसने सिमिलर क्वेश्चन पूछ रखा था। और उसने जो एमसीक्यू में क्वेश्चंस ड्राफ्ट कर रखे थे ना, ये अज्यूम करके ड्राफ्ट कर रखे थे कि आपका 206C1H वाला टीसीएस तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए आपको ये बात मान के चलनी है कि अगर टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा क्रॉस हो रहा है, या एक पर्सन को सेल्स 50 लाख से ज्यादा क्रॉस हो रही है, तो आपको 1H वाला टीसीएस भी लगा के चलना पड़ जाएगा। आप ब्लाइंडली सिर्फ कार सेल्स वाला 1% नहीं देख सकते, आपको 1H भी लगाना पड़ेगा, 194Q भी देखना पड़ जाएगा आगे चल के। गॉट इट सर, सिंपल सा सवाल था, मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर नहीं बनता तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 41, मेसर्स कैश डैश, कैश डैश is an Indian company, is in the business of event management throughout the India, withdraws 10 lakh rupees in cash every 7th of the each month। हर महीने की 7 तारीख को 10 लाख रुपए निकालते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 फ्रॉम इट्स करंट अकाउंट ऑफ यूनियन बैंक।
लोकल पेमेंट्स वेजेस करती है इंसेंटिव्स देने के लिए, ठीक है, सबके लिए खर्चा करती है। डिड नॉट मेक अ सिंगल पेमेंट मोर एग्जामिन टीडीएस लायबिलिटी इन द प्रेजेंट केस। सर हर महीने अगर आप 10 लाख रुपए निकाल रहे हो तो साल भर का आप 1.2 करोड़ रुपीज निकाल रहे हो आप। सर 1 करोड़ तक तो कोई टीडीएस नहीं है, उसके बाद जो 20 लाख रुपए निकाल रहे हो ना उस पर 2% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा आपका। सर टीसीएस टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा आपका। आपका नियरली कितना हो जाता है, 40,000 रुपीज का टीडीएस काटा जाएगा। 94 एन बोलता है सब, ठीक है। ये मेसर्स टीक्यू अ फॉरेन कंपनी, ये अच्छा सवाल है, देखना बहुत अच्छा सवाल है। मैंने सेकंड पार्ट के कारण आपको क्वेश्चन दिया, अदरवाइज फर्स्ट पार्ट में तो कोई दम नहीं है। तो देखना आराम से, बड़े मोहब्बत से देखना क्वेश्चन में, ठीक है, मोहब्बत से नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा। फोटो बना दे साथ में। टीक्यू इज अ फॉरेन कंपनी, टीक्यू इज अ फॉरेन कंपनी, ये इंडिया है। सेकेंड सब एम्प्लॉइज इन कोलैबोरेशन विद टेकवेल एंड इंडियन कंपनी, एक टेकवेल इंडिया की कंपनी है। इसके अपने टीक्यू ने ना अपने एम्प्लॉइज इंडिया भेजे, एम्प्लॉइज इंडिया भेजे, ठीक है, फॉर वर्किंग ऑन अ टर्न की प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप अ फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट। सर इसको इंडिया में टेकवेल को फार्मास्यूटिकल कंपनी लगानी थी, एम्प्लॉइज मंगाए टीक्यू से, ठीक है। These employees worked with Techwell throughout the financial year। सर ये एम्प्लॉइज ने साल भर टेकवेल के लिए काम किया। एम्प्लॉइज वर इन रिसीव फ्रॉम सैलरी फ्रॉम टेकवेल। सर टेकवेल ही सैलरी देता था, यानी सर टीडीएस काटने की लायबिलिटी भी टेकवेल के सर पे आती है। हाँ सर इसके सर पे आ जाती है। दे वर ऑल्सो इन रिसीट ऑफ स्पेशल अलाउंस डायरेक्टली फ्रॉम टीक्यू। सर टीक्यू इनको और एडिशनली स्पेशल अलाउंस देता था। सैलरी मिले टेकवेल से, स्पेशल अलाउंस मिल रहा है टीक्यू से। अपनी देशी कंपनी से सैलरी मिल रही और एक फॉरेन देशी कंट्री से स्पेशल अलाउंस मिल रहा है इन फॉरेन करेंसी आउटसाइड इंडिया। Messrs Techwell deducted TDS under section 192 on the component of the salary payment। सर टेकवेल कह रहा है कि मैंने अगर इसको 50 लाख की सैलरी दी है तो 50 लाख पे टीडीएस काटा, 1 करोड़ की सैलरी दी उतने पे टीडीएस काटा, यानी जितनी सैलरी मैं दे रहा हूं उस पे टीडीएस काटा। टेकवेल कह रहा है कि सर मैंने जो स्पेशल अलाउंस है ना इसको कंसिडर नहीं किया। सर मेरे एम्प्लॉय को मैं अगर 10 लाख की सैलरी दे रहा हूँ और कोई और पर्सन उसको कोई स्पेशल अलाउंस दे रहा है 2 लाख रुपए का, तो मैं टीडीएस किस पे काटूंगा? क्या सिर्फ अपनी कंपोनेंट पे दूंगा कि उसका स्पेशल अलाउंस को भी टीडीएस काटना पड़ेगा? सवाल ये है सबसे बड़ा। एक एम्प्लॉयर के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? एम्प्लॉयर के सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी दी हुई सैलरी के ऊपर टीडीएस काटने की आती है कि उसको जो टोटल सैलरी मिले उस पर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आती है? राइट आंसर इज पूरी की पूरी सैलरी पे एम्प्लॉयर के हाथ में लायबिलिटी आती है। वो नहीं काट पा रहा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आपको पता है कि सामने वाले को सैलरी मिल रही है तो आपको पूरे पे टीडीएस काट के चलना है। देखो इधर, फॉर दिस रीजन रेवेन्यू क्या कह रहा है, हाँ, पेड बाय एन। कह रहा है टेकवेल ने ना 192 में टीडीएस काटा जो खुद सैलरी पे कर रहा है विदाउट टेकिंग अकाउंट द स्पेशल अलाउंस पेड बाय द अब्रॉड बाय टीक्यू। तो जो अब्रॉड से टीक्यू को स्पेशल अलाउंस मिल रहा है एम्प्लॉइज को, वो टेकवेल ने लिया ही नहीं सर, क्योंकि वो तो अपनी दी हुई सैलरी पे सिर्फ टीडीएस काट रहा है ना। और दिस रीजन रेवेन्यू अथॉरिटीज ने टेकवेल को एसएससी डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया। सर इसको एसएससी डिफॉल्ट डिक्लेयर कर दिया फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस ऑन स्पेशल अलाउंस कंपोनेंट। Is treatment by revenue authorities correct? Sir, right answer is yes, it is correct. Yes, it is correct. Revenue authorities वैसे तो एसएससी डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, बट करने में कोई गलती नहीं है। करना नहीं चाहिए बट कर दिया तो कोई गलत नहीं किया। However, नो पेन, अच्छा आगे कोई सवाल पूछ रहा है क्या? इंटरेस्ट पेनल्टी लगाना, सर इंटरेस्ट पेनल्टी लगाना जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि सर अगर अल्टीमेटली टैक्स भर दे रहे हैं वो लोग तो फिर इंटरेस्ट पेनल्टी लगाना जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन सर एसएससी डिफॉल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। सेक्शन 9 ये पूरी इनकम की बात करेगा। इन दी केस ऑल द एम्प्लॉयज आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे हैव वर्क फॉर इंडियन कोलैबोरेटर थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। स्पेशल अलाउंस जो भी मिल रहा है एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन के कारण मिल रहा है, इसको एसएससी डिफॉल्ट नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। इफ रेसिडेंट्स हैव फर्निश्ड द इनकम, सर कह रहा है अगर एम्प्लॉइज जो है ना वो अपना आरओआई फर्निश करके उस पर टैक्स भर दे रहे हैं तो एसएससी डिफॉल्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। गलती हुई है इंडिया वाले टेकवेल से, गलती हुई है, लेकिन अगर एम्प्लॉइज अपना आरओआई फर्निश कर दे रहे हैं तो एसएससी को डिफॉल्ट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है आरओआई से पहले। प्लस सर्टिफिकेट मिल गया, 1% का इंटरेस्ट भी पे कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो फिर एसएससी डिफॉल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। कहता है अगर कोई भी और प्रोसीडिंग्स है तो वो प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। पेनल्टी 271 सी की नहीं लगने वाली, क्योंकि जेन्युइन बोनाफाइड केस है। सर गलतियों में लगती है 271 सी की पेनल्टी, अदरवाइज नहीं लगती। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहे हैं? In respect of following independent case scenario, you are required to discuss the provision relating to tax deduction collection at source and the amount to be deductible for the year ended 31st March 2025। ठीक है। मिस्टर रजत एज 79,
इज रिटायर्ड इंडिविजुअल मेंटेन्स अ सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट विद एबीसी बैंक। सर एक ही बैंक के पास दोनों है, रिटायर्ड पर्सन है, एज भी 79 है। सर एक सेक्शन की खुशबू आ रही है 194 पी की। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। इंटरेस्ट एंड 100। पेंशन कितनी मिल रही है सर? 55,000 की पेंशन मिल रही है, इंटू 12 मंथ्स की पेंशन है। इंटरेस्ट ऑन एफडी सर 1/20 की पेंशन है और 75,000 का सेविंग्स इंटरेस्ट है, 1,20,000 की इंटरेस्ट इनकम है। ही डज नॉट हैव एनी अदर इनकम अज्यूमिंग दैट रजत 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहा, तो 115 बीएससी ऑप्ट नहीं कर रहा तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, प्लस 80 टीटीबी भी मिलेगा। कितना? 50,000 का। कुल मिला के टोटल इनकम निकाल लेते हैं। 7,55,100 की इनकम आ रही है, इस इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी निकलेगी वो भर देंगे। इस पे से मतलब रेगुलर रिसीव मानिए 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से लेके ऊपर जितनी भी इनकम है 255,100 की, इस पे 20% टैक्स लग जाएगा। टैक्स बना उस पर भर देंगे, उतना टीडीएस काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाई एंड टॉल a real estate development company entered into a joint development agreement with Mr. जॉन। जॉन के साथ एक joint development agreement में आए। रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, हाई एंड टॉल है, रियल एस्टेट एजेंसी है सर, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में है किसके साथ? जॉन के साथ। वेयर बाय जॉन ने अपना प्लॉट ट्रांसफर किया 10 एकड़ का, जॉन ने अपना 10 एकड़ का प्लॉट ट्रांसफर किया, ठीक है। उसके बदले क्या मिला सर? 6 करोड़ रुपए मिला ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, और एक प्रॉपर्टी बिल्डिंग बना के देंगे आपको, और उस बिल्डिंग के बनाने के बाद आपको सर कितने फ्लैट मिलेंगे? फ्लैट मिलेंगे, कितने मिलेंगे नहीं कह रहा, 6 फ्लैट मिलेंगे। 6 करोड़ कैश मिला और 1.2 करोड़ के सर 6 फ्लैट्स मिलेंगे, 7.2 करोड़। क्या आप सर इसमें टीडीएस कितना काटता है सर? 13.2 करोड़ मांग काटेंगे सर कैश कंपोनेंट पे। सर 194 आईसी बात करता है इस बारे में, कहता है सिर्फ कभी भी जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आपको कोई एसेट मिलता है तो उसमें आपको सिर्फ कैश कंपोनेंट टीडीएस काटना होता है, मनी कंपोनेंट टीडीएस काटना होता है। कभी भी काइंड कंपोनेंट टीडीएस नहीं काटते, प्रॉपर्टी पे टीडीएस नहीं काटते। जो आपका कैश कंपोनेंट सर उस पर टीडीएस होगा 6 करोड़ पे 10%। 10%, 6 करोड़ का 60 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेसर्स आर्या लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 12 करोड़ का, 12 करोड़ का टर्नओवर है। देखो एक बार देखते हैं। आर्यन सॉरी, पर फाइनेंशियल 23-24 लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा है, ठीक है। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 85 लाख रुपीज इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग रिटर्न फ्रॉम वरुण। सर वरुण से ले रहा है, ये बायर है, ठीक है, और ये सेलर है वरुण, ठीक है। प्रीवियस है 24-25 में। फर्निश क्या कहते हैं, ठीक है। वरुण एंड कंपनी ने पैन भी फर्निश किया, डिटेल्स ऑफ पेमेंट दे रखी है। 25/5/2024 को 30 लाख का पेमेंट किया। सर 30 लाख का पेमेंट किया, बायर ने क्या टीडीएस आएगा सर? नो टीडीएस। 28/6 को 25 लाख का पेमेंट किया, सर 25 लाख पे टीडीएस होगा सर, 5 लाख वाले कंपोनेंट पे सर 0.1% जाने वाला है। फिर उसके बाद 10/12 को 20 लाख का पेमेंट किया, सर 20 लाख पे भी 0.1% जाने वाला है। आउट ऑफ दीज 5 लाख रुपए का रिटर्न कर दिया गया। सर इसमें टीडीएस काट लिया आपने, 20 लाख पे टीडीएस काट लिया, फिर 5 लाख रुपए रिटर्न कर दिया। तो टीडीएस से क्या करेंगे? रिफंड मिल जाएगा। हमने ज्यादा अमाउंट पे टीडीएस काट दिया सर, पहले 70 लाख पे काट दिया टीडीएस, कायदे सेल सिर्फ 65 लाख की हुई, तो क्या करेंगे सर? कभी अगर फर्दर सेल होगी तो उसमें से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो क्या कह रहा है मतलब। सर उसके बाद 10 लाख का और सामान पेमेंट किया सर, तो 10 लाख का पेमेंट कब? 20/2/2025 को पेमेंट हुआ 10 लाख का। तो सर 10 लाख पे टीडीएस नहीं काटेंगे, 5 लाख पे, क्योंकि पहले एक्स्ट्रा कट चुका तो उसको माइनस करके सिर्फ 5 लाख वाले कंपोनेंट टीडीएस काटेंगे 0.1%। अगर आंसर देखोगे ना तो पहले 5 लाख पे 0.1%, उसके बाद 20 लाख पे 0.1%, तो फिर 5 लाख पे 0.1%, ऐसे टीडीएस जाने वाला है। 5 लाख पे, फिर 20 लाख पे, फिर उसके बाद 5 लाख पे, यही आंसर आएगा।
सर ये क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6th वाला। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ग्रांट्स अ लीज ऑफ कोल माइंस। कोल माइंस की लीज दे रहा है तो XYZ कंपनी लिमिटेड ऑन 1/9/2024, 1/9/2024 को, एंड चार्ज 10 करोड़। सर स्टेट गवर्नमेंट ने किसको दी है? सर XYZ को दी है और 10 करोड़ मांगे। अब 10 करोड़ के बदले क्या होगा सर? कभी भी अगर कोल माइन दी जाती है तो उस पर कितना टीसीएस रहता है सर? 206C1C 2% टीसीएस लगता है, तो इस पे 2% जाएगा टीसीएस। ठीक है सर, चला जाएगा। XYZ ने कोल सेल किया 1 लाख रुपए का, एक एक सॉरी 1 करोड़ का कोल सेल किया किसको? एबीसी को, एबी प्राइवेट लिमिटेड को। ड्यूरिंग प्रीवियस 24-25 टर्नओवर XYZ का एबी का कितना है लास्ट ईयर का? सर 5 करोड़ 6 करोड़। सर इसका 5 करोड़ का टर्नओवर लास्ट ईयर का, इसका 6 करोड़ का टर्नओवर है। सर अगर एक बायर सेलर दोनों एक दूसरे को कोल बेच रहे हैं और सर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, तो क्या टीडीएस टीसीएस आएगा? राइट आंसर सर टीडीएस टीसीएस आता है, 206C1 में आता है। अगर आप अभी कोल बेच रहे हो, कोल बेचने में 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है 206C1 में। क्या करोगे? 20 पहले तो 2 करोड़, जो 10 करोड़ है इसका 2% देना पड़ेगा, और उसके अलावा जो सेल हो रही है 1 करोड़ की, इस पर 1% कलेक्ट करना पड़ेगा। उफ, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग प्रीवियस 24-25 मिस्टर ए परचेज स्क्रैप ऑफ 55 लाख रुपए। मिस्टर ए ने स्क्रैप खरीदा, भंगार खरीदा, भंगार भंगार भंगार, ठीक है, फ्रॉम मिस्टर बी। मिस्टर ए ने परचेज किया, ये बायर है और ये सेलर है, स्क्रैप बाय किया, कितना? 55 लाख का। मिस्टर ए ऑल्सो फर्निश सर्टिफिकेट टू मिस्टर बी दैट स्क्रैप विल बी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, ठीक है, और ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। मिस्टर ए ने पेमेंट कितना किया सर? 45 लाख का पेमेंट किया, ठीक है। उसके अलावा सर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ ज्यादा का है, 10 करोड़ ज्यादा का है, इसका भी 10 करोड़ ज्यादा का है। कमेंट अपॉन द टीडीएस टीसीएस एप्लीकेबिलिटी केस। सर सवाल क्या आता है देखना। सर कभी भी अगर कोई बायर है, वो परचेज कर रहा है गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पावर जनरेशन या फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तो उसमें 206C1 में टीसीएस तो नहीं कलेक्ट होता। वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे ना जो सेलर है ये 206C1 में तो टीसीएस नहीं कलेक्ट करने वाला। क्यों? बिकॉज मना कर देता है, वो सेक्शन ही मना करता है कि नहीं करना, पावर जनरेशन के केस में, मैन्युफैक्चरिंग केस में टीसीएस नहीं कलेक्ट करना। फिर आता है एक सेक्शन सर 194Q। सर क्या इस 194Q में टीडीएस काटना पड़ेगा? राइट आंसर है क्योंकि लास्ट ईयर 10 करोड़ ज्यादा टर्नओवर है, देयर इज पॉसिबिलिटी काटना पड़ जाए। सर सेल कितनी हो रही? 55 लाख की सेल हो रही, पेमेंट कितना हो रहा है? सर पेमेंट मैटर नहीं करता 194Q में, जब क्रेडिट हो जाएगा तब टीडीएस काटना पड़ जाएगा ना, तो इस पे 5 लाख पे 0.1% टीडीएस काटना पड़ जाएगा इस क्वेश्चन में। चेक कर। Therefore, in present case, A is required direct TDS under section 194Q on 5 लाख रुपीज being amount exceeding 50 लाख रुपए। भले आपने पेमेंट बाद में किया हो, 45 लाख का अभी किया, अगले साल 10 लाख कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। 194Q बोलता है अगर क्रेडिट कर दिया तो आपको टीडीएस काटने की लायबिलिटी आ जाती है। मिस्टर पी प्रोवाइड टेक्निकल कंसल्टेंसी टू वेरियस क्लाइंट्स वो डायरेक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194J। देखना देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन। मिस्टर पी एक कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट है, सर्विसेज दे रहा है, सबको सर्विसेज दे रहा है 194J वाली। मिस्टर पी अप्लाइज फॉर लोअर टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट, इसको एक लोअर टैक्स डिडक्शन सेक्शन 197 में एक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, टीडीएस ऑफिसर से मांगा, ठीक है, कंसल्टेंसी का रिस्पेक्ट में। ड्यूरिंग प्रीवियस 24-25 मिस्टर पी ने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दिया सबको, सबको दे दिया, कहा कि 1% टीडीएस काटो। देखो मिस्टर पी, मिस्टर जो सीपी है, ये टेक्निकल सर्विस दे रहा है, इसका टीडीएस वैसे ही कितना काटा जाता है सर? 2% काटा जाता है 194J में। याद आ रहा है सर? 194J बोलता है 10%, लेकिन टेक्निकल कंसल्टेंट, कॉल सेंटर, रॉयल्टी फॉर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स में 2% रेट रहता है, इसका वैसे ही 2% लग रहा है। इसने एक लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लिया जिसपे सर 1% का रिक्वेस्ट है, और ये सर्टिफिकेट सबको बांट रहा है कि देखो भैया, देखो भैया, देखो भैया, मेरा 1% सीडीएस काटो, ऐसा कह रहा है, ठीक है। मिस्टर पी फॉरवर्डेड दिस सर्टिफिकेट टू क्यू, ये मिस्टर पी ने ऐसा सेम सर्टिफिकेट मिस्टर क्यू को दे दिया, कहा कि भैया मेरा 2% से नहीं 1% से काटो, ठीक है। क्यू आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है, CAU, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्यों आपके पास आता है? क्यों बोलता है अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया, ये देखो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आ गया, 2% से टीडीएस काटूं कि 1% से काटूं, 2% से काटूं कि 1% से काटूं, सवाल ये आया। क्यों
आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्यों पेमेंट करने वाला है, आपने कहीं से इन्फॉर्मेशन की कि असेसमेंट ये 23-24 का टीडीएस रिटर्न नहीं फाइल किया, पी ने आरओआई नहीं फाइल किया हुआ, ओह प्लस उसने उसका टीडीएस डिडक्टेड 1 लाख से ज्यादा का है, ओह सर यहाँ पे फिर सेक्शन लग जाएगा कौन सा 206 ए भी लग जाएगा, हायर टीडीएस रेट लग जाता है यहाँ पे। हायर टीडीएस रेट क्या बोलता है सर, अगर सामने वाले पर्सन ने असेसमेंट ईयर 22-23 का रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है, या फिर सर असेसमेंट ईयर 23-24 का रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ है एंड सर उसका टीडीएस डिडक्टेड 1 लाख से ज्यादा का है, 50,000 ज्यादा का है, तो उस केस में ट्वाइस द रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन ऑफ 5% विचएवर इज हायर से आपको टीडीएस काटना पड़ता है। रेट ऑफ रिस्पेक्टिव सेक्शन 2% है, 4% लोगे आप, 5% विचएवर इज हायर यानी 5% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। अकॉर्डिंगली इन दिस केस 2% और 5% विचएवर इज हायर, अकॉर्डिंगली 5% से टीडीएस काटना पड़ेगा। जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है काम का ही नहीं है, काम का ही नहीं है। मिस रोशनी सोल्ड हर हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली टू मिस शालिनी, देखना अच्छा है सवाल। रोशनी ने बेचा घर किसको, शालिनी को। कितने में बेचा था, 60 लाख में बेचा हुआ है। कब, 1/8/2024 में। उसने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी कब थी, 2016 में खरीदी थी। कितने में, 36 लाख में। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सेल कितना, 82 लाख। सर 60 लाख में बेचा, लेकिन एसडीवी कितनी है सर, एसडीवी 82 लाख है। डिटरमाइन द टीडीएस इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ शालिनी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अज्यूम करो दोनों एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है। सर कभी भी अगर बायर घर खरीदता है तो उसको टीडीएस काटना पड़ता है 194 आई ए में। अगर घर की या तो कंसिडरेशन या तो एसडीवी, दोनों में से कोई भी चीज अगर 50 लाख से ज्यादा की है तो। यहाँ पे सर दोनों ही चीजें 50 लाख ज्यादा की, 50 लाख ज्यादा की है, टीडीएस किस पे काटेगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे, कंसिडरेशन पे। सर विचएवर इज हायर पे काटना पड़ता है। तो क्या था, 60 लाख और 82 लाख, विचएवर इज हायर। सर 82 लाख का 1% टीडीएस काटेगा कौन, शालिनी काटेगी। सर कौन सेक्शन में, 194 आई ए में काटने वाली है। 194 आई ए में टीडीएस काटेगी 60 लाख पे, 82 लाख पे 1% यानी 82,000 का टीडीएस काटने वाली है। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहे हैं, टीडीएस एप्लीकेबिलिटी बतानी है कौन सेक्शन में, 1206 सी 1 जी में, जब फॉरेन रेमिटेंसेस करते हैं। देखना अच्छा क्वेश्चन है। Examine the applicability of the provisions relating to tax collection at source in the following cases. Mr. Rajesh a remittance किया 580 towards medical treatment of a son pursuing education in University of Australia. तो 780 और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया को पेमेंट किया फॉर द सन्स एजुकेशन आउट ऑफ द लोन टेकन फ्रॉम द एम्प्लॉयर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बोथ द रेमिटेंसेस वर मेड थ्रू सेम डीलर। सर पहले आपने पेमेंट किसको किया सर, 5,80,000 रुपीज का पेमेंट किया किसको, हेल्थ केयर के लिए, हेल्थ केयर के लिए। उसके अलावा आपने फिर बाद में पेमेंट किया 780 का, ये किया एजुकेशन से, एजुकेशन के लिए। सर किसी पर्पस के लिए करो, एलआरएस स्कीम में पहले 7 लाख तक कोई आपको टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा, एलआरएस स्कीम में पहले 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं कलेक्ट किया जाएगा, तो इसमें तो कोई टीसीएस नहीं किया जाएगा। जब आप एजुकेशन के लिए पेमेंट कर रहे होगे ना, तो सर आपको यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अभी भी आपके पास लिमिट है ना 7 लाख की। सर 580 आपने 5,80,000 ही रेमिट किया ना, यानी 120 अभी भी यहाँ पे कर सकते हो ना। सर कुल मिला के आपका 6,60,000 रुपीज का आपको रेमिटेंस अलाउड है, 6,60,000 रुपीज का रेमिटेंसेस आपको अभी अलाउड है। सर इस पे आपका टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अब सवाल आता है क्या सर 5% लूं, क्या 20% लूं, क्या सर 0.5% लूं। सर 20% तो नहीं है क्योंकि एजुकेशनल पर्पस है, एजुकेशनल पर्पस है, 20% तो नहीं जाएगा। एलआरएस में वैसे भी 5% के ऊपर रेट भी नहीं है। सर अगर एजुकेशन लोन से अगर पैसे भेजता हूँ ना मैं, 80E वाले एजुकेशन लोन से, तो 0.5% का रेट मिलता है। बट क्या ये जो लोन है 80E वाला है, राइट आंसर है सर नहीं है। 80 जब भी आप पढ़ते हो ना, स्पेसिफिकली उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कभी भी 80 का लोन ले रहे हो तो इट हैज टू बी फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सर आपका एम्प्लॉयर कभी भी एक अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, यानी ये जो लोन है 80E वाला लोन नहीं, और इस रेमिटेंस पे 0.5% टीसीएस नहीं, कुल मिला के 5% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा इस केस में। आपका आंसर भी यही बनेगा, 6.6 लाख पे 5%, यानी कुल मिला के 33,000 रुपीज का टीसीएस जाने वाला है। चेक करोगे आंसर यही मिलेगा। ओके सर। मिस्टर जेम्स इज ऑथराइज डीलर इन लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसने 3 लोगों का पेमेंट करवाया। मिस्टर जेम्स है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में पेमेंट करता है, लोगों का पेमेंट करवा रहा है।
प्रदीप का पेमेंट करवाया 650 का अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, सर कोई दिक्कत नहीं, 7 लाख तक तो अलाउड है। प्रमोद को 15 लाख का पेमेंट करवाया, सर प्रमोद को क्या बेचा उसने, नॉर्थ कोरिया का टूर्स पैकेज प्रोग्राम बेचा। तो 15 लाख में पहले जो 7 लाख रहते हैं इससे 5% और बैलेंस 8 लाख में 20%, यानी कुल मिला के 35,000 का ऊपर हो गया और यहाँ पे कितना हो गया अपना 8 लाख का 20%, 1,60,000, यानी कुल मिला के 1,95,000 का टीडीएस कलेक्ट किया जाएगा प्रमोद से, प्रोमोद से। मिस्टर प्रणव 10 लाख का रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक ऑफ जर्मनी फॉर हायर स्टडीज। सर पढ़ाई के लिए पेमेंट नहीं कर रहे, पढ़ाई के लिए 10 लाख का रेमिटेंस नहीं हो रहा, दिस रेमिटेंस इज फॉर द पर्पस ऑफ लोन रिपेमेंट। किस कौन सा लोन पेमेंट सर, पढ़ाई के लिए लोन रिपेमेंट का पेमेंट कर रहे हो, उसके लिए आप रेमिटेंसेस कर रहे हो। सर क्या आपको इसमें 5% का कंसेशनल टैक्स रेट मिलेगा, 0.5%? राइट आंसर इज नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? सर कभी भी आप रेमिटेंसेस करते हो एटीई के लोन के लिए, तो सर आपको एटीई का लोन एक अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक बैंक से लेना पड़ता है। जर्मनी का बैंक अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, तो यहाँ पे एटीई के प्रोविजन नहीं लगते, 5% टीडीएस लग जाएगा। एलआरएल स्कीम में 7 लाख तक कोई टीसीएस नहीं, 3 लाख पे 5%, यानी कुल मिला के सर 15,000 का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा। आंसर चेक करोगे, तीसरे पार्ट में 15,000 का टीसीएस बन जाता है। बताओ बाबा समझ में आया? अरे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा, उड़ी बाबा, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 45। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर मेरे साथ में हो तो इस पे डबल स्टार या ट्रिपल स्टार मार्क करो, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है, इसमें अमेंडमेंट है और ये क्वेश्चन आपकी बुक में शायद कवर भी ना हो। ये शायद पावर बैच में कवर नहीं किया क्योंकि बहुत लेट सर्कुलर आया आईसीआई का। सर्कुलर पहले आ गया था, अमेंड मॉड्यूल बहुत लेट आया, तो इसलिए हो सकता है आपको अमेंडेड नहीं मिला हो, ये चीज साथ में कर लो यहाँ। Rajesh regularly files return of income electronically. He was trying to upload return of income for assessment year 25-26 on October 2025, 31 अक्टूबर को। बहुत दिक्कत और थी, करते करते नेटवर्क दिक्कत आई, लेकिन सर सक्सेसफुली उसने रिटर्न फाइल किया रात के 1 बजे 1 नवंबर को। सर 31 तारीख को फाइल करना था, रात के 1 बजे कर पाए, यानी 1 नवंबर लग चुकी थी। रिटर्न में सर लॉस था 3.1 करोड़ का। सरकमस्टेंसेस ऐसी हो गई कि उसने तुरंत मेल किया इनकम टैक्स अथॉरिटीज को 1 नवंबर को ही। राजेश ने सीबीडीटी के पास गया कॉन्डोनेशन के लिए, डिस्कस क्या सीबीडीटी के पास पावर्स हैं कॉन्डोन करने की, क्या कैरी फॉरवर्ड करने की। बताओ अगर यही आंसर, अगर 3.1 करोड़ के बदले 2.7 करोड़ का लॉस होता तो किसके पास जाता राजेश? देखो क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं, लेकिन मॉनेटरी लिमिट चेंज हो गई, पहले होती थी जो लिमिट्स होती थी उसको हटाओ। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024, प्रोविजन कहता है कभी भी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करवाना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहता है अप टू अगर 1 करोड़ का लॉस है तो आपको जाना पड़ता है सर पीसीआईटी के पास या सीआईटी के पास। हमारा लॉस ज्यादा है इससे, 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ का लॉस है, इस केस में आपको जाना पड़ता है सर कहाँ पे, आपके पास जाना पड़ता है सीसीआईटी के पास। और सर अगर 3 करोड़ ज्यादा का लॉस है तो सीबीडीटी ने सारी चिंताएं दे दी अब पीसीसीआईटी को। अब सर सीबीडीटी के पास नहीं जाना, अब पीसीसीआईटी के पास जाना पड़ेगा। सर लोड पूरा खत्म हो गया, लोड पूरा खत्म हो गया सीबीडीटी का। सर तो इसलिए अब अपने को कहाँ जाना पड़ेगा? राजेश को कॉन्डोनेशन के लिए फाइल तो करेंगे, लेकिन सीबीडीटी के पास नहीं, पीसीसीआईटी के पास करने वाले हैं। एंड सर यही अगर लॉस 3.1 करोड़ के बदले 2.7 करोड़ होता तो सीसीआईटी के पास जा रहे होते। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या समझ में आती हैं बातें? ये सर समझ में आ रही हैं बातें। सर इतना टाइम हो गया, अब तक सिर्फ 46 क्वेश्चन नहीं पहुंचे हैं। अरे आगे क्वेश्चन जल्दी जल्दी होंगे, नीड नॉट टू वरी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं आगे के। The business premises of Ram Bharose Limited and residence of 2 directors of Delhi were searched under Section 132 by Due Diligence Investigation Force Delhi, पता नहीं DDI कुछ तो है। Search was conducted on 9th August 2024 and following areas were searched and seized। ये सब सर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। से सर्च के प्रोविजन कब से एप्लीकेबल होते हैं? 1/9/2024 से ब्लॉक असेसमेंट के प्रोसीडिंग चालू होते हैं, ये तो पहले की सर्च है। पेपर्स वर फाउंड इन द ड्रॉवर ऑफ द अकाउंटेंट रिलेटिंग टू श्री कृष्णा। राम भरोसे लिमिटेड की बात करें सर, सर्च हुई राम भरोसे के यहाँ पे सर, लेकिन जो अकाउंटेंट है ना उसके ड्रॉअर में श्री कृष्णा लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स मिले, इंडिकेटिंग कि बहुत सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन राम भरोसे के लिए किए गए हैं। राम भरोसे के नहीं है, लेकिन सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली सर बिजनेस कनेक्शन रखते हैं कृष्णा से मुंबई के साथ। ज्वेलरी 5 लाख रुपए की बेडरूम में मिली डायरेक्टर की, जिसका क्लेम किया गया कि अपनी बेटी की है। मतलब राम भरोसे का जो डायरेक्टर है ना उसके घर में सर ज्वेलरी मिली और कह रहा है कि मेरी बेटी की ज्वेलरी है, मेरी मैरिड डॉटर की ज्वेलरी है। Papers recording certain transaction of income expenditure having direct nexus with the business of the company for the period सर 1/4/2020 to the date of search। सर अप्रैल 2020 से लेकर डेट ऑफ सर्च तक बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन किए गए। डायरेक्टर ने एडमिट किया गया कि ये ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किए ही नहीं थे बुक्स में। आपने ट्रांजैक्शन तो कर ली लेकिन बुक्स में लाया ही नहीं आप।
What action the DDI shall be taking in respect of seized paper relating to Shri Krishna Limited? सर श्री कृष्णा लिमिटेड के खिलाफ क्या क्या किया जा सकता है? श्री कृष्णा लिमिटेड के पास क्या क्या किया जा सकता है? देखो सर, कभी भी जो श्री कृष्णा लिमिटेड के पेपर्स है ना, मुंबई में पहली बात तो आपको यहाँ लाने पड़ेंगे राम भरोसे के पास, जहां पे भी राम भरोसे का ऑफिस है या जुरिसडिक्शन है एओ का, वहां पे लेके आने पड़ेंगे। 60 दिन के अंदर लेके आने पड़ेंगे। प्लस जो श्री कृष्णा लिमिटेड है, इसकी बुक्स आपके यहाँ मिली हुई है, तो उसके यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, उसके यहाँ भी प्रोसीडिंग चालू कर सकते हो अलग से। अगर किसी और की इन्फॉर्मेशन मेरी सर्च में मिलती है, तो उसके खिलाफ भी आप इनकम एस्केपिंग असेसमेंट की प्रोसीडिंग चालू कर सकते हो। सर कर सकते हैं। आंसर क्या बोला? ऑथराइज ऑफिस जिसकी जुरिसडिक्शन नहीं है, सर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वापस करेगा, हैंड ओवर करेगा असेसिंग ऑफिसर को जिसकी जुरिसडिक्शन है। ठीक है। व्हाट इज द वेदर कंटेंशन रेज्ड बाय, क्या एक्सेप्टेबल? सर जो डायरेक्टर बोल रहा है कि ज्वेलरी मिली है मेरी बहू की, मेरी बेटी की ज्वेलरी है, मेरी शादीशुदा बेटी की ज्वेलरी है, मेरे घर में रखी हुई है, क्या कंटेंशन वैलिड है? राइट आंसर इज नहीं वैलिड है। सर्च के दौरान एक प्रिजम्पशन रहता है कि जो सामान मिला है वो आपका है, ऐसा मान लिया जाता है, तो ये प्रिजम्पशन मानना पड़ेगा और डायरेक्टर कंटेंशन गलत हो जाएगा। What presumption can be drawn in respect of papers recording the transaction? सर मान लिया जाएगा जो पेपर है वो सच है और उनमें कोई भी गलती नहीं है, वो सच है। आपने जो रिकॉर्ड नहीं किया वो डायरेक्ट नेक्सस रखता है और डायरेक्टर का ही है, भले उसमें कुछ भी लिखा हो, ऐसा मान लिया जाएगा, आप ही के ही डॉक्यूमेंट्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47। असेसिंग ऑफिसर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ सीसीआईटी अंडर सेक्शन 133 है। 133 क्या बात कर रहा है? सर्वे के बारे में। सर्वे द गुड डे साइबर कैफे, गुड डे साइबर कैफे 133 ए में सर्वे हो रहा है, सीसीआईटी ने अप्रूवल दिया हुआ है। ठीक है। कब सर्वे कर रहे हैं? 1 बजे रात को। ओ 1 AM फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट फॉर द इनकम टैक्स एक्ट। द साइबर कैफे इज ओपन फॉर 2 से लेके 2 तक। सर 2 PM से लेके 2 AM तक ओपन रहता है। क्या मैं कह सकता हूँ बिजनेस आवर्स में किया हुआ है? यस सर, बिजनेस आवर्स में किया गया है। ठीक है। सर कभी भी अगर सर्वे करना है और बिजनेस प्रेमिसेस में करना है तो बिजनेस आवर्स में करना पड़ता है अपने को। अगर कभी सर्वे करना है बिजनेस प्रेमिसेस का करना है तो हमेशा बिजनेस आवर्स में करना पड़ता है। यस सर, करना पड़ता है। On 15 June 2024, assessing officer for obtaining the entered the Bright Light Cyber Cafe. ब्राइट लाइट यहाँ बगल में करता हूँ, ब्राइट लाइट साइबर कैफे विद इन दी जुरिसडिक्शन 11 बजे घुस गया, 11 PM फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट में बी यूजफुल। 133B सर, 133B सर, 133B पावर्स के बारे में बात करता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास किसी भी एसएससी के यहाँ पे जाके थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर्स होती है, लेकिन यहाँ पे बुक से सीज नहीं कर सकता वो, बिजनेस आवर्स में ही घुसना पड़ेगा। सर प्रायर अप्रूवल नहीं लगता किसी का भी। साइबर कैफेज ओपन फॉर 12 से लेके 12। सर 12 से लेके 12 तक रहता है, तो यही बिजनेस आवर्स में ही घुसा हुआ है। यस सर, बिजनेस आवर्स में घुसा है। इन बोथ दी केसेस असेसिंग ऑफिसर इंपाउंडेड एंड रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 12 दिन के लिए। सर यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड कर लिया गया और यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड कर लिया गया। ठीक है। असेसिंग ऑफिसर डिड नॉट टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीसीआईटी। सर सीसीआईटी का अप्रूवल यहाँ पे इंपाउंड करने के लिए नहीं लिया गया, कमिश्नर का भी नहीं लिया हुआ, किसी का नहीं लिया हुआ। दी ओनर्स ऑफ साइबर कैफे क्लेम दैट आप वो एंटर नहीं कर सकते सनसेट के बाद। दोनों कहते हैं सनसेट के बाद नहीं घुस सकते। उसके बाद कह रहा है जो ब्राइट लाइट साइबर कैफे है ना, वो कह रहा है कि भैया आप तो मेरी बुक्स ऑफ, आपने प्रायर अप्रूवल सीसीआईटी का लिया ही नहीं घुसने से पहले, एंट्री के लिए सीसीआईटी का अप्रूवल लिया ही नहीं आपने। सर वैलिडिटी बताओ क्या क्लेम है? सर सवाल क्या आता है देखो, तभी 133A का सर्वे होता है ना, 133A वाला सर्वे, तो इसमें सीसीआईटी का अप्रूवल लगता है एंट्री करते टाइम। आप बिजनेस आवर्स में घुस सकते हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हो, आपको सर सीसीआईटी का अप्रूवल बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड करने के लिए नहीं चाहिए। सर क्या सही किया? राइट आंसर है सर गुड डे साइबर कैफे में तो सही किया। क्यों? क्योंकि सर आप बिजनेस आवर्स में घुसे हो, आपने बुक्स भी इंपाउंड की हैं, उसके अलावा आपने अप्रूवल भी ले रखा था एंट्री के टाइम पे, तो आप बुक्स इंपाउंड कर सकते हो। तो जो यहाँ पे इस वाले गुड डे साइबर कैफे के ओनर के केस में कंटेंशन है ना कि भैया पूछना चाहिए था सीसीआईटी से, नहीं पूछेगा तो भी काम चल जाएगा, सर्वे केस में इट इज अलाउड। लेकिन सर सवाल आता है ब्राइट लाइट साइबर कैफे, ब्राइट लाइट साइबर कैफे में ना सर एंट्री करते टाइम सर्वे की परमिशन नहीं ली गई, एंट्री करते टाइम सिर्फ 133B में पावर्स के थ्रू आए हैं वो लोग। तो इस केस में सर आपको बिजनेस आवर्स में घुसना होता है। यस सर, बिजनेस आवर्स में घुसे हैं। क्या सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सर एंट्री करते टाइम क्या आपको अप्रूवल लगता है? सर अप्रूवल नहीं लगता। तो जो कंटेंशन है ना कि एंट्री के टाइम पे अप्रूवल चाहिए और इंपाउंड करने के लिए अप्रूवल चाहिए, राइट आंसर इज एंट्री करने के लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन इंपाउंड करने के लिए अप्रूवल चाहिए सीसीआईटी का। तो इस केस में अपना ऐसा आंसर बन जाएगा।
क्या आपका आंसर बदलेगा? गुड डे साइबर कैफे में सिर्फ और सिर्फ टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए घुसे हुए हैं। अगर सर गुड डे साइबर कैफे में घुसे हैं सिर्फ टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए, अगर टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए, तो सर एंट्री रिस्ट्रिक्शन फेल कर जाएगी। क्यों? क्योंकि सर एंट्री रिस्ट्रिक्शन के लिए टीडीएस टीसीएस के लिए आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट होता है। सूर्योदय के बाद सूर्यास्त से पहले आपको एंट्री करनी पड़ती है, उसके बाद एंट्री करोगे तो इट इज इनकरेक्ट। तो रात के 1 बजे एंट्री कर रहे हो, इट इज इनवैलिड सर्वे, उस केस में इनवैलिड हो जाएगा सर्वे। आपको सिर्फ जो टेबल देखा था बनाई ना मैंने, ऐसी टेबल बना लो कि बड़ा आराम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रेजेंट केस सर कहते हैं क्योंकि प्रायर अप्रूवल ले लिया, ठीक है, वो कहीं पे भी घुस सकता है, बिज़नेस आवर्स में घुसेगा। आंसर देखोगे ना यहाँ पे, ओपन फॉर 2 से लेके 2, इसलिए असेसिंग ऑफिसर जो 1 बजे घुस रहा है वो करेक्ट इन लॉ है। जो जो ओनर है ना, क्लेम मेड बाय द ओनर इज नॉट करेक्ट। फर्दर 133 ए कहता है कि अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंपाउंड भी कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रायर अप्रूवल अलग से नहीं लगता, 15 दिन के लिए अपने पास रख सकते हो। उसके अलावा कहता है कि हाँ ठीक है, हेंस उसके अलावा कहता है अगर रात को 1 बजे घुस रहा है तो इट इज करेक्ट, इट इज अलाउड। हाउएवर अगर टीडीएस टीसीएस सर्वे के लिए कर रहे होते तो उस केस में गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि उस केस में सिर्फ और सिर्फ सनराइज के बाद सनसेट से पहले जा सकते हो आप। ठीक है। ब्राइट लाइट साइबर कैफे केस में कह रहे हैं कि आप घुस तो सकते हो 133 बी में, लेकिन आप कुछ भी इंपाउंड नहीं कर सकते। घुसने के लिए आपको कोई प्रायर अप्रूवल भी नहीं लगता। बिजनेस आवर्स में घुस सकते हो, लेकिन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड नहीं कर सकते। प्रायर परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड, घुसने के लिए प्रायर परमिशन नहीं चाहिए सर, लेकिन इस केस में आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड नहीं कर सकते हो। 133 बी में आपके पास पावर्स नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंपाउंड करने की। गॉट इट सर, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सर क्वेश्चन नंबर 48 पूछता है किसको किसको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, गिव ब्रीफ रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है। मिस्टर एल्बर्ट 31 साल का, टर्नओवर 70 लाख का। सर टर्नओवर 70 लाख का, यस फाइल करना मैंडेटरी है। 60 लाख के ऊपर का टर्नओवर मैंडेटरी हो जाता है। टोटल इनकम 2 लाख की। फर्स्ट ईयर नो अदर इनकम, सर फालतू, सीधे यस फाइल करना है। आशीष 42 ईयर्स का, ग्रॉस असेट्स 5 लाख की फ्रॉम प्रोफेशन, 2.5 लाख रुपीस की प्रोफेशनल इनकम है। इन एडिशन इंटरेस्ट 4 लाख का। सर कुल मिला के इनकम ग्रेटर देन बेसिक एग्जामिशन लिमिट चली जाती है, आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा, यस। एबीसी लिमिटेड लॉ फर्म है सर, मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा। एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड मैंडेटरी का ही करना पड़ेगा, कंपनी को मैंडेटरी होता है। पॉलिश 58,000 50 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट किए सर, अगर सेविंग्स अकाउंट में इतना डिपॉजिट करवा रहे हो तो करवाना ही पड़ता है ना आरओआई फाइल। सेट सम अपने बेटे से मिला हुआ है सर, गिफ्ट से। एक मिनट सुनो क्या कह रहे हैं। वॉलेश 58 ईयर्स का है, 50 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट करवाता है 28 लाख को, 28 तारीख को। वो सम उसने अपने बेटे से गिफ्ट में लिया हुआ था जो कंपनी में। वॉलेश ने एक फ्लैट खरीदा 30 लाख रुपए का और सेल्फ रेसिडेंस के लिए रखता है सर। उसके अलावा फिक्स डिपॉजिट भी करवा लिया अपना, उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। एक तो क्या आरओआई फाइल करना पड़ेगा? यस फाइल करना पड़ेगा। सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख डिपॉजिट करवा रहे हो तो करवाना पड़ जाता है। जो गिफ्ट प्रोविजन है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन जो आप डिपॉजिट करवाते हो 50 लाख का सर, उसमें टैक्सेबिलिटी आ जाती है। सिंस डिपॉजिट इज मेड ऑफ 50 लाख रुपीस, इसलिए सर आरओआई फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है यहाँ पे। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। The assessment of R and Sons HUF was completed under section 143(3) of Income Tax Act with the addition of इन 7 लाख रुपए। R and Sons HUF, इसकी इनकम जो भी थी ना सर, उसमें 5 लाख का एडिशन किया गया, 7 लाख का एडिशन किया गया। एसएससी कंटेंट करता है कि भैया आपको 143(2) में नोटिस ही नहीं मिला। असेसमेंट कौन सा हो रहा है? 143 वाला स्क्रूटनी असेसमेंट हो रहा है, लेकिन स्क्रूटनी असेसमेंट का कोई नोटिस ही नहीं मिला। ओह माय गॉड। Even though SSC has participated in the proceedings, assessing officer relying on 292 BB contends that SSC has participated in the meetings and therefore he cannot raise objection। बताओ क्या दोनों में से किसका कंटेंशन सही है? तो सवाल ये आता है कि अगर कभी भी नोटिस बैड होता है, अगर नोटिस बैड होता है, गलतियां रहती है, क्लरिकल एरर्स रहती है, तो एओ कंटेंशन सही होता है। इस केस में एओ इज ओके, नोटिस वैलिड हो जाता है। अगर छोटी सी भी गलती है ना, नोटिस वैलिड होता है। तो नोटिस में कोई ब्लंडर है, लेकिन एसएससी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सर वो ब्लंडर करेक्ट हो जाता है, नोटिस फिर भी वैलिड बन जाता है। लेकिन सर कुछ नॉन क्योरेबल डिफेक्ट्स होते हैं। नॉन क्योरेबल डिफेक्ट्स मतलब सर ऐसे अपराध जिसकी कोई माफी ही नहीं है। आपको असेसमेंट करने के लिए नोटिस भेजना ही पड़ेगा 143(2) का। भाई अगर आप नोटिस ही नहीं भेजोगे तो ये तो अपराध है तुम्हारा, इसकी कोई माफी नहीं है, इसके लिए कोई क्योर नहीं है। यहाँ पे इट इज इनवैलिड असेसमेंट। असेसमेंट कर ही नहीं सकते आप, बिना नोटिस भेजे असेसमेंट कर ही नहीं सकते, तो इट इज इनवैलिड ना। तो अच्छा सही है। इवन तो एसएससी पार्टिसिपेट करता है ना, स्टिल असेसमेंट आपका इनवैलिड है क्योंकि आपने नोटिस नहीं भेजा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, समझ में आया क्या ये पॉइंट?
कंटिन्यूइंग फर्दर अपील्स एंड रिविजन्स का क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ, क्या कह रहा है? A writ petition for stay of demand was filed by XYZ Limited before the ITAT in respect of disputed demand for which appeal was pending before it. ठीक है, XYZ ने डिमांड के लिए स्टे की रिक्वेस्ट की ITAT के पास, कोई दिक्कत नहीं। The appellate tribunal granted an order, सर 1 जनवरी, देखो ध्यान से डेट देखना, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जन 2024 को 25 को एक स्टे दे दिया, कितने दिन के लिए? 180 डेज के लिए स्टे दिया। 180 डेज के बाद तो स्टे वैसे वेकेट हो जाता है, लेकिन एक्सटेंड किया जा सकता है, ITAT द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। ऑन दैट डेट उसके अलावा 20% जो डिस्प्यूटेड टैक्स था वो सब पे कर दिया। बेंच ने फंक्शनिंग रोक दी, सर कब तक के लिए? सर अब बेंच अगली बार फंक्शन कब की है? सर 1 फेब 2026 को। 1 जनवरी को उसने स्टे दिया, 1 जनवरी को स्टे दिया और फिर 1 फरवरी तक, अगले साल तक 30 मंथ्स के लिए रुक गई हाईकोर्ट, ITAT काम ही नहीं किया। तो एक बात बताओ, स्टे तो सिर्फ 180 दिन का है, बाकी टाइम के लिए ITAT खुद ही काम नहीं किया, तो क्या स्टे वेकेट हो जाएगा? राइट आंसर इज नहीं होता वेकेट। हमने पढ़ रखा है कि कभी भी अगर स्टे ITAT ने दे रखा है एंड ऑर्डर पास नहीं हो पाता, बिकॉज एसएससी गलती नहीं है, एसएससी की गलती नहीं होने के कारण फिर भी अगर ऑर्डर पास नहीं हो पा रहा, ITAT गलती है, डिपार्टमेंट गलती, किसी भी और कारण से अगर ऑर्डर पास नहीं हो पाता, तो ये स्टे कंटिन्यूड रहता है, यहाँ पे स्टे कंटिन्यू रहेगा। देयरफॉर डिस्प्यूटेड कुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। जून में क्या किया? एप्लीकेशन मिस किया गया, एक्सटेंशन का एक्सटेंशन मिल गया 31 दिसंबर तक, सर 31 दिसंबर तक एक्सटेंशन आ गया, फिर भी सर इससे लंबा एक्सटेंड नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि गलती एसएससी की नहीं है तो एसएससी का कोई नुकसान नहीं होगा। देयरफॉर 5 जनवरी को असेसिंग ऑफिसर ने बैंक अकाउंट अटैच कर दिया, 15 लाख रुपए निकाल लिए 25 लाख की डिमांड के बदले। कंपनी ने रिक्वेस्ट किया असेसिंग ऑफिसर को रिफंड करो, असेसिंग ऑफिसर ने मना कर दिया कि वापस नहीं करूंगा पैसा। बताओ कौन सही कौन गलत? सिंपल सी बात है, एसएससी सही है ना यार। अगर ITAT ने स्टे दिया था और ITAT काम नहीं किया तो एसएससी गलती थोड़ी है। नॉर्मल सा क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, Commissioner of Income Tax issued notice to revise the order passed by the assessing officer made under section 143. कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया किसका? 143 का रिविक्वेशन रिवाइज करने के लिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग। सर क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सर कमिश्नर ने रिवाइज करने के लिए बोला, 143 का एक स्क्रूटनी असेसमेंट में ऑर्डर पास हुआ होगा, उसको कमिश्नर रिवाइज करना चाहता है। रिवाइज किस सेक्शन में करता है? सेक्शन 263 में रिवीजन करता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल गैदर्ड ड्यूरिंग द सर्वे अंडर सेक्शन 133A। पहले ऑर्डर पास हुआ असेसमेंट का, फिर उसका रिवीजन हुआ, रिवीजन हो ही रहा था, रिवीजन हो ही रहा था, जिस बेसिस पे रिवीजन हो रहा था ना, उसके अलावा सर एसएससी का सर्वे हुआ और बेसिस मिल गए, और ज्यादा रिवाइजल करना है इसको, अब उसको और नई नई चीजों पे रिवीजन करना है। ऑर्डर पास हुआ, रिवीजन करने क्या, उसमें गलती मिली, उस गलती के बेसिस पे उसने रिवीजन चालू कर दिया। एसएससी को बता दिया कि भैया देखो यही गलती है, मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ, एसएससी क्या सर्वे हो गया और इन्फॉर्मेशन एओ को मिल गई, अब और मैटर्स को रिवाइज करना चाहता है, क्या कर सकता है क्या वो? राइट आंसर इज नहीं कर सकता। एक बार अगर आप रिवीजन सीख करता है ना असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी वगैरह, जो भी अगर एक बार भी सीख करना चाहते हैं ना रिवीजन्स, तो पहली बार में बता देते कि किस कारण से रिवीजन करना चाह रहे हो। फर्स्ट टाइम जब आपको बताया जाएगा ना, आपको नोटिस भेजा जाएगा कि यही गलती है, इस कारण से आपका जो ऑर्डर है वो रिवाइज किया जा रहा है, तो आप किसी और ऑर्डर के खिलाफ उसी ऑर्डर में किसी और मैटर पे रिवीजन नहीं सीख कर सकते। यू कैन नॉट सीक रिवीजन ऑन एनी अदर ऑर्डर। किसी कोई अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, उस बेसिस पे आप रिवीजन दोबारा नहीं कर सकते उसका। हाँ, ऑर्डर पास कर लो रिवीजन वाला, फिर दोबारा रिवाइज कर लो, यू कैन डू दैट। बट एक बार ऑर्डर पास, एक बार रिवीजन के लिए चला गया, तो आप किसी नए मैटर के बेसिस पे कंटिन्यू नहीं कर सकते रिवीजन, वो दोबारा रिवीजन करना पड़ जाएगा, ठीक है। कहते हैं जैसे ही ऑर्डर पास हुआ था, ऑर्डर के पास रिवीजन के लिए गया, रिवीजन कर ही रहा था, असेसिंग ऑफिसर या सीआईटी कमिश्नर रिवीजन कर ही रहा था, उसको और मैटर मिलते चले गए, उसने कहा चलो इसी के थ्रू और रिवीजन कर लेता हूँ। इट इज नॉट अलाउड, आपको फ्रेश नोटिस भेजना पड़ेगा, प्रॉपर रिवीजन फिर से करना पड़ेगा, और जो ओरिजिनल ऑर्डर थी ना, उस डेट की टाइम लिमिट से रिवीजन की टाइम लिमिट चेक करनी पड़ेगी। दी कमीशन ऑफ इनकम टैक्स सेकंड नोटिस इशू किया गया, जिसके दूसरे थे। जो फर्स्ट नोटिस भेजा गया था रिवीजन का, उसका कंटेंट अलग था, जो सेकंड नोटिस भेजा गया उसका कंटेंट अलग था। सर सिर्फ फर्स्ट वाले वैलिड है, बाकी सब इनवैलिड हो जाते हैं। क्या सेकंड नोटिस वैलिड है? इट इज नॉट वैलिड। अकॉर्डिंगली मटेरियल ऑन विच सेकंड नोटिस was issued could not be set as record available at the time of examination, therefore it is not valid, it is not valid। ठीक है सर, समझ में आ गया ये पॉइंट आराम से। Examine the circumstances where appellant is entitled to produce additional evidences, oral or documentary, before CIT appeals other than evidences produced during the assessment के दौरान आपको डॉक्यूमेंट्स फर्निश करने पड़ते हैं, लेकिन जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है, आप अपील में जाते हो, तो अपील के टाइम आप एडिशनल एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो। कौन कौन से 3 रीजन होते हैं जब जब आपको एडिशनल एविडेंसेस फर्निश करने दिए जाते हैं? सर देयर आर 3 रीजन। सबसे पहला तो ये होता कि आपको रोका गया था कि एविडेंसेस नहीं प्रोड्यूस किए जाए,
या आपने किए लेकिन उसने लिए ही नहीं, या फिर आपके करने से पहले ही उसने ऑर्डर पास कर दिया। ये 3 रीज़न्स होते हैं। आपको रोका गया, एसएससी वाज़ स्टॉप्ड फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एनी एविडेंसेस। उसके अलावा एसएससी कुड नॉट प्रोड्यूस बिकॉज़ ही वाज़ प्रिवेंटेड, उसको रोका गया, उसने फर्निश किया लेकिन वहाँ तक पहुँचे नहीं। या फिर तीसरा कहता है कि आपके एविडेंसेस फर्निश करने से पहले ही ऑर्डर पास हो गया। तो देयर आर 3 रीज़न्स। एसएससी रिफ्यूज़ कर दिया एविडेंस लेना, या फिर मना कर दिया कि नहीं लूँगा मैं। उसके अलावा उसको रोका गया सफिशिएंट क्लॉज़ से। फिर उसके अलावा कहता है असेसिंग ऑफिसर हैज़ मेड द ऑर्डर विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, और उसके अलावा कहता है सफिशिएंट कॉज़ था उसको रोकने का, इसलिए असेसिंग ऑफिसर ने लिया ही नहीं, एविडेंसेस लिए नहीं, लिए लेकिन असेसिंग ऑफिसर तक पहुँचे ही नहीं, या फिर ऑर्डर पास हो गया बिफोर गिविंग एनी एविडेंसेस। तो इन केसेस में आप सीआईटी अपील्स के पास एडिशनल ग्राउंड्स फर्निश कर सकते हो, एडिशनल एविडेंसेस फर्निश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52, पावर्स ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स टू एनहांस द असेसमेंट आर प्लेनरी एंड क्वाइट वाइड। सर क्या कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स क्या असेसमेंट बढ़ा सकता है? सर फॉर एग्जांपल एक मैटर चल रहा था कि 10 डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कारण से केस चला गया सीआईटी अपील्स के पास। अब सीआईटी अपील्स देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, एंड ही फाइंड्स आउट कि 10 तो नहीं ही मिलेगा। इसके अलावा इसको 3580 भी नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा एक्सपेंडिचर भी नहीं मिलना चाहिए। क्या अपना स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा सकता है सीआईटी अपील्स? क्या अपना स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा सकता है सीआईटी अपील्स? या इसको प्यार से सीता बोल सकते हैं। क्या सीता अपना स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा सकता है? राइट आंसर इज यस। सीता हैज़ पावर टू एनहांस द असेसमेंट। सीता एनहांस कर सकता है, आईटीटी एनहांस नहीं कर सकता। तो प्लेनरी है, क्वाइट वाइड है, बढ़ा सकते हैं इसको बड़े आराम से। सुप्रीम कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस मैकमिलान के केस लॉ में हुआ था। क्या कहता है? नीचे भी मिलेगा आपको, द पावर्स ऑफ कमिश्नर इज वाइड, वेरी वाइड एंड प्लेनरी। इसको रीड कर लेते हैं, देखो एक बार। Held that disposing of appeal before him, the appellate authority can travel over the range of assessment orders. The scope of his powers is coterminous with the assessing officer. He can do with what assessing officer can do. एक सीता हर वो काम कर सकता है जो असेसिंग ऑफिसर कर सकता है, एंड ऑल्सो कैन डायरेक्ट हिम टू डू सो। अगर उसने गलती कर दी, सीता बोल सकता है कि भाई ए हो तुम ये गलती करके आए, उसको चेंज करके दो मेरे को। He can assess the income from the sources which have been considered by the EO but not brought to tax। ठीक है, उसके अलावा बढ़ा सकता है। यानी सर अगर वो चाहे सीता तो बढ़ा सकता है आपकी इनकम को बढ़ा सकता है, तो बढ़ा सकता है काम का। He has every power that assessing officer has। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। At the time of hearing of the rectification application, the ITAT can reappreciate the evidences produced during the proceedings of appeal hearing। सर कह रहा है कि ITAT रेक्टिफिकेशन करना चाह रहा है, तो रेक्टिफिकेशन के दौरान अगर एसएससी कोई एडिशनल एविडेंसेस प्रोड्यूस करता है तो क्या उसको वापस से कंसीडर कर सकता है आईटीएटी? राइट आंसर इज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता सर? रेक्टिफिकेशन इज ओनली फॉर करेक्टिंग द मिस्टेक्स व्हिच आर अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। जो देख के समझ में आ रहा है कि गलत है, विच इज अनडिस्प्यूटेड मिस्टेक, सर उस मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए सिर्फ रेक्टिफिकेशन हो सकता है। तो एडिशनल एविडेंसेस फर्निश होंगे तो उससे तो ऑर्डर ही बदल जाएगा। इट इज नॉट अलाउड। ओनली मिस्टेक विच इज अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कैन बी करेक्टेड वाया रेक्टिफिकेशन। High Court cannot interfere in the factual findings recorded by the lower authorities without any valid reasons। सर क्या कहता है? क्या हाई कोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता? देखो हमने पढ़ा हुआ है कि जो हाई कोर्ट रहता है ना, आप उसके पास सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ लेके जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेके कभी भी हाई कोर्ट के पास नहीं जा सकते। व्हाई? बिकॉज फैक्ट एस्टैब्लिश करना लोअर अथॉरिटीज का काम है। सेशन कोर्ट या फिर सीता हो गया या फिर अपना आईटीएटी हो गया, इसके पास पावर्स रहती है, इसका काम रहता है फैक्ट एस्टैब्लिश करना कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अगर फल तोड़ा गया तो कितने बजे तोड़ा गया, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा, ये सब फैक्ट्स एस्टैब्लिश करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोअर कोर्ट्स। एक बार फैक्ट एस्टैब्लिश हो जाते हैं ना, तो इसके ऊपर जजमेंट देना, इसके ऊपर लॉ का इंटरप्रिटेशन लगाना, इट इज द वर्क ऑफ हाई कोर्ट। बट हाई कोर्ट का काम ये नहीं रहता कि भाई बताओ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फैक्ट एस्टैब्लिश करना हाई कोर्ट का काम नहीं है, देयरफॉर इट इज करेक्ट इन लॉ। फैक्ट कैन नॉट बी डिस्टर्ब बाय हाई कोर्ट इन एक्सरसाइजिंग द पावर्स। ठीक है, क्वेश्चन 53, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंस देखो नाम समझ में नहीं आ रहा हो ना, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होने का, समझना। would be applicable in the following cases in light of the doctrine of precedents, comment the correctness or the otherwise of the statement। देखो सिर्फ स्टेटमेंट सही है गलत वो बताना है। the ratio descendi, oh, the rationale for deciding the case। ratio descendi यानी एक केस को डिसाइड करने का कारण।
of Supreme Court decision is absolutely binding on lower courts tribunal authorities. However, lower courts tribunals and authorities are not bound by the arbitrary additional remarks on which it is said by the Supreme Court. सर कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है ना वो लोअर कोर्ट्स को मानना पड़ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना कुछ रिमार्क्स देता है। सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स देता है कि आपको ऐसे अभद्र भाषा यूज नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ रिमार्क्स देता है विच इज फॉर द बेटरमेंट। तो क्या वो लोअर कोर्ट्स माने या ना माने उनकी चॉइस पे होता है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर कोई रिमार्क देता तो वो भी आपको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का हर ऑर्डर, हर स्टेटमेंट इज बाइंडिंग ऑन होल नेशन। Where there are two irreconcilable decisions between two benches similar strength of Supreme Court, the decision which is more detailed उसको प्रिवेल किया जाता है। सर कहता है फॉर एग्जांपल 3 जजेस की बेंचेस ने एक डिसीजन दिया और सिमिलर डिसीजन 3 जजेस की बेंच ने एक और दे दिया, तो क्या जो ज्यादा डिटेल्ड है वो माना जाएगा? इन दोनों में से जो ज्यादा डिटेल्ड वाला है क्या उसको तवज्जो दी जाएगी, क्या उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? राइट आंसर है नो। जो लेट दिया जाता है, मान लो एक 2001 में दिया गया, एक 2020 में दिया गया, 2020 वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तीसरा, लोअर कोर्ट आर बाउंड बाय डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द ओनली एक्सेप्शन टू दिस प्रिंसिपल इज जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट पर इनक्यूरियम विदाउट रेफरिंग टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। सर कहता है कि लोअर कोर्ट्स को वैसे तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा, लेकिन अगर कभी सुप्रीम कोर्ट बिना स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को रेफर करके कोई ऑर्डर पास कर रहा है ना, तो वो लोअर कोर्ट को मानने की जरूरत नहीं। राइट आंसर इज इट इज इनकरेक्ट। हमेशा सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी आपको। वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रेफर करें या ना करें, अपने दिल से बात बोले, दिमाग से बात बोले, वो जो बोलते हैं वो लोअर कोर्ट्स को मानना ही पड़ता है। Lower authorities may deviate from the decision of the High Court within whose jurisdiction they function only in situation to keep issue alive with the department has not accepted the decision। सर कह रहा है सर कह रहा है कि अगर आपके जुरिसडिक्शन में कोई हाई कोर्ट है, उसका कोई डिसीजन है, तो क्या आप उससे डिसएग्री कर सकते हो? ना जी सर। अगर आप एमपी में रहते हो, एमपी हाई कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। अगर आप कहीं दिल्ली में हो, दिल्ली हाई कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। आगे क्या कह रहा है? अगर आपको डाउट है कि सुप्रीम कोर्ट में आप जीत जाओगे तो क्या हाई कोर्ट की बात नहीं मानोगे? राइट आंसर, जब तक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता आपको हाई कोर्ट की बात को ही मान के चलना पड़ेगा। ठीक है जी सर, सिंपल सी बात है, कोई बहुत टेक्निकल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, टैक्स प्लानिंग वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 54, स्पेसिफाई विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्ट्स कैन बी कंसिडर्ड एज प्लानिंग, मैनेजमेंट, इवेजन। क्या मानेंगे, समझते हैं। मिस्टर पी डिपॉजिट्स 1 लाख रुपीज इन पीपीएफ टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी। देखो, लॉ की चार दीवारी के अंदर रह के देखो समझो, टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, इवेजन, अवॉइडेंस में डिफरेंस क्या होता है। अगर टाइमली कंप्लायंस कहीं पे भी लिखा हुआ है, टाइमली कंप्लायंस, इट इज मैनेजमेंट। कहीं पे भी ना 80C, 80D, सर 10AA, यस, कुछ भी सर लॉ के अंदर की बात लिखी होगी ना, कोई डिडक्शंस, कोई एग्जेम्पशंस, कोई रेजीम ऑप्ट करके अपना टैक्स कम कर रहे हो ना, इट इज प्लानिंग। सर देख के समझ में आ रहा है फर्जीवाड़ा, ऐसा जबरदस्ती बिल डाल दिए, जबरदस्ती कैश सेल्स कर दी, कैश सेल्स उड़ा दिया आपने, सर ये सब होता है टैक्स इवेजन, इट इज चोरी, इट इज चोरी। और सर टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? लॉ कह तो रहा है, लॉ मना तो नहीं कर रहा कुछ करने के लिए, बट देख के समझ में आ रहा है गलत है। लॉ मना तो नहीं कर रहा कुछ, लेकिन देख के समझ में आ रहा है गलत है, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इट इज प्लानिंग। एसक्यूएल मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ताकि टाइमली कंप्लायंस हो सके, सर इट इज मैनेजमेंट। इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग टैक्सेबल डिपॉजिट्स 1 लाख रुपए, सर प्लानिंग है ये। पार्टनरशिप फॉर्म ऑब्टेनिंग डिक्लेरेशन फ्रॉम द लेंडर्स इन फॉर्म 15GH, सर ये मैनेजमेंट है। सर उसके अलावा कंपनी इंस्टॉल्ड एयर कंडीशनर 75,000 रुपीज एट द रेसिडेंस ऑफ द डायरेक्टर एज पर द टर्म्स ऑफ द अपॉइंटमेंट बट ट्रीट्स एज क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट फैक्ट्री का, ताकि डेप्रिसिएशन ले सके। सर आपने कंपनी ने एसी खरीदा, डायरेक्टर घर पे लगा दिया और ऐसा बोला कि फैक्ट्री में लगा रखा है ताकि उसका वो मिल जाए, डेप्रिसिएशन मिल जाए। इट इज एविएशन। सर गलत काम कर रहे हैं, गलत काम काहे को करते हो? RR issued credit note 80,000 rupees as brokerage paid to Mr. Ramana, who is the son of the managing director of the company. The person is to increase the income of the इंडिविजुअल और कंपनी की इनकम कम हो सके। सर देखो, कंपनी ने क्या किया, डायरेक्टर के बेटे के नाम पे इनकम ट्रांसफर कर दी ताकि कंपनी का टैक्स रेट कम हो जाए, क्योंकि कंपनी की 1 भी रुपए की इनकम कम होगी तो इट इज रिड्यूसिंग द टैक्स बाय 25%। और वैसे भी डायरेक्टर के बेटे की वैसे ही बेसिक एग्जेम्पशन रेट पड़ी हुई है, तो वहां पे वैसे ही टैक्स नहीं लगना, तो आप जबरदस्ती इनकम डाइवर्ट कर रहे हो। इट इज नथिंग बट इवेजन, इट इज नॉट अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, इट इज इवेजन। एक बार चेक कर लो, इवेजन है क्या? हाँ सर इवेजन है। कंपनी रेमिटेड प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूटेड अपना और एम्प्लॉयज का टाइम पे करते हैं, सर टाइम पे करना इज नथिंग बट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ, इट इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन। कह रहा है मेसर्स ग्लोबल आर्किटेक्ट इंक इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एफ। ठीक है, देखो देखना ध्यान से, ये इंडिया है और ये कंट्री एफ है, यहाँ पे बैठी हुई है ग्लोबल आर्किटेक्ट प्रोवाइडिंग
architectural services to all over the world. It receives offer from Lovely Resort Private Limited India for design and development of resorts all over India. सर इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करे किसको? लवली रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को। सर इंडिया भर में रिजॉर्ट खोलने के लिए सर्विसेज दे रहे हैं। कंट्री F1 है, ठीक है। कंट्री F1 treaty provides that architectural services are technical services and payment are same to the company as tax in India. सर कह रहे कंट्री F1 जो बोलता है ना आर्किटेक्चरल सर्विसेज है ना, इसको टेक्निकल सर्विसेज माना जाता है। टेक्निकल सर्विसेज वही सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 7 वाली। However, if professional services are provided by the firm or individual, then payment would be taxable only in the firm in which it has fixed base or stay of partner employees exceed 180 days. Limitation of benefit clause does not exceed between Treaty of India और F1. सर कहता है कि यहाँ की जो कंपनी है ना, इंडिया का और उस कंट्री का डीटीडबल ऐसा बोलता है, इंडिया उस कंट्री का डीटीडबल ऐसा बोलता है कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ में ऑपरेट करते हो ना, तो सिर्फ उस कंट्री में टैक्सेबल होगा जिस कंट्री में आपका फिक्स बेस है, अदरवाइज आपकी टैक्सेबिलिटी नहीं आती। भले आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। सिर्फ टैक्सेबल तभी होगा अगर आपका फिक्स बेस है उस देश में, तो ही आएगा टैक्सेबिलिटी। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो, कंपनी हो तो फिर आपका इनकम टैक्स लग जाएगा, तो कोई बात ही नहीं आती। ग्लोबल आर्किटेक्ट फॉर्म पार्टनरशिप विद थर्ड पार्टी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सर कह रहे हैं ग्लोबल आर्किटेक्ट जो है ना, ग्लोबल आर्किटेक्ट इन्होंने डायरेक्टर को पकड़ा, 2-3 डायरेक्टर पकड़े, डायरेक्टर 1 डायरेक्टर 2, इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बनाई और फिर सर्विसेज दे रहे हैं। अब भाई एक बात बताओ, इन्होंने जबरदस्ती ट्रीटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, इन्होंने जानबूझ के ट्रीटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, क्योंकि ट्रीटी सिर्फ बनी इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए थी, तो इन्होंने जबरदस्ती एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश की। कहना है सिंपली से कि सर ये जो इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो ये पार्टनरशिप फर्म है सर, इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। कहना है से, कहना है ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस है, प्लस इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन क्या है सर? टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट इज द इंटेंशन। तो क्या मैं कह सकता हूं सर लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस प्लस टैक्स बेनिफिट मेक्स इट इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, और इस ट्रांजैक्शन पे लग जाएगा क्या? गार लग जाएगा। बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जहां इसे ही गार लगवाता है, यहाँ लगा दिया इसने। However, rate on such tax is not beneficial, ठीक है। गार वुड बी इन्वोक्ड और इसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। क्रिटिकली एग्जामिन क्या गार लगेगा कि नहीं लगेगा, क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बात करता है। DIVA, an Indian company, has 2 manufacturing units, Unit 1 and Unit A in special economic zones and Unit B in non-SEZ manufacturing activities. देखो देख ध्यान से, DIVA की 2 यूनिट्स है, एक है Unit 1 Unit A और दूसरे Unit B। यूनिट A क्या है? SEZ में है, और Unit B क्या है सर? अदर काम करती है। While Unit A does packaging of the manufactured goods of B. यूनिट ए क्या करती है सर? पैकेजिंग करती है, और यूनिट बी क्या करती है? मैन्युफैक्चरिंग करती है। सर कह रहा है इन बुक्स इट शोज मैन्युफैक्चरिंग टू बी कैरिड आउट बाय यूनिट ए टू क्लेम द डिडक्शन। सर कहता है यूनिट बी मैन्युफैक्चरिंग करती है, आपने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग इनकम को डाइवर्ट कर दिया किसमें? एक एसजेड वाली यूनिट में। सर इज इट अलाउड क्या? सर नो, इट इज नॉट अलाउड। सर लेकिन पूछ क्या रहे हैं हमसे, क्या गार इन्वोक होगा? सर राइट आंसर इज गार इन्वोक नहीं होगा। क्यों सर गार इन्वोक क्यों नहीं होता? सर क्योंकि इस केस में अपने पास स्पेसिफिक रूल्स अवेलेबल है। अगर कभी भी 2 एंटिटीज आपस में ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए लड़ाई कर रही है, किस प्राइस पे ट्रांसफर होना चाहिए, कैसे मैन्युफैक्चरिंग इनकम डाइवर्ट करनी चाहिए, सर इसके ऊपर ना डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाती है। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाती है, या ये स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो इनमें डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाएगी। तो इसके ऊपर ना अपने पास स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो प्रोविजन कहता है इस केस में गार नहीं लगने वाला। आंसर यही लिख के आना है कि क्योंकि स्पेसिफिक रूल्स लग रहे हैं इसलिए गार नहीं लगने वाला। बट सीबीडीटी का एक सर्कुलर कहता है कि गार एंड सार में कोएग्जिस्ट, ऐसा लिख के आना है अपने को, ज्ञान हमेशा फेंक के आने का। कि सीबीडीटी सर्कुलर सेज गार एंड सार में कोएग्जिस्ट, बट इन दिस केस सिंस सार इज एप्लीकेबल, गार विल नॉट बी इन्वोक्ड, ऐसा आप लिख के आ जाओगे। ठीक है सर, समझ में आ गया? ओके सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जीवा इज एन इंडियन कंपनी, 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यूनिट सी एसईजेड में है, यूनिट डी नॉन एसईजेड में है। सर गुड्स ट्रांसफर किए ताकि सर हायर रिडक्शन ले सके। सर सिंपल सी बात है, सार है अपने पास तो गार नहीं लगेगा, लेकिन सर सार और गार को एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन लेके चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 डीआरसी पे। सर डीआरसी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, मैंने सब चुन चुन के अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सब चुन चुन के अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवा रखी है। अगर पसंद आ रहा है ना, फिर बोलो लाइक करो इसको। मिस्टर विजय फर्निश्ड द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, डिक्लेयरिंग टोटल इनकम 28 लाख रुपए। सर ही रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर एनहांसिंग द टोटल इनकम बाय 5 लाख। सर अगर 5 लाख से इनकम बढ़ रही है तो क्या डीआरसी में जा सकते हो? यस, डीआरसी में जा सकते हो आप।
अग्री बाय द सेड ऑर्डर, वो जानना चाहता है कि क्या वो डीआरसी के पास जा सकता है। ही इन्फॉर्म्स दैट उसके पास कोई डिटेंशन नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ किसी भी लॉ में चालू नहीं हुई, लेकिन सर सेक्शन 271 डी में उसके खिलाफ पेनल्टी लगाई जा चुकी है और 269 एसएस की पेनल्टी लगाई जा चुकी है। प्रोविजन कहता है सर आप 6 कानूनों में आपके खिलाफ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चालू होना चाहिए एंड कन्विक्शन भी नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स में कोई कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, कोफिप्सा में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा ब्लैक मनी लॉ में नहीं होना चाहिए, उसके अलावा स्पेशल कोर्ट एक्ट में नहीं होना चाहिए। इनमें कोई भी कन्विक्शन डिटेंशन नहीं होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट में प्रोसिक्यूशन नहीं चालू होना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टी चलती है ना? हाँ सर चलती है। इस केस में सर पेनल्टी लगी है। तो क्या डीआरसी के पास जा सकता है? हाँ सर जा सकता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गो फॉर डीआरसी? डीआरसी के पास जाने के लिए कितना टाइम लिमिट रहता है? देखो नॉर्मली 30 डेज का टाइम लिमिट रहता है, देखते हैं। सच ऑर्डर, इफ यस व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर डीआरसी? ही आल्सो नोज वेदर अग्रीड बाय द ऑर्डर। क्या डीआरसी के पास अपील्स कर सकता है क्या? सर डीआरसी के ऑर्डर के खिलाफ आप अभी अपील नहीं कर सकते। देखो क्या कह रहा है, डीआरसी के पास आप जा सकते हो अगर आपको जरूरत है वेरिएशन इन ऑर्डर। अगर स्पेसिफाइड ऑर्डर है 10 लाख तक का वेरिएशन तो आप जा सकते हो। इनकम 50 लाख ज्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रेजेंट केस भेजे जा सकता है डीआरसी के पास, ठीक है, क्योंकि कोई डिटेंशन उसके खिलाफ नहीं चल रहा है। उसके अलावा विजय को एप्लीकेशन कितने दिन में फाइल करना पड़ता है? 30 डेज में फाइल करना पड़ता है। 30 डेज का टाइम है। 26 नवंबर का ऑर्डर है तो 25 दिसंबर तक फाइल करना पड़ेगा, 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्डर। ध्यान देना आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वुड योर आंसर भी डिफरेंट अगर असेसमेंट ऑर्डर सर डीटीडब्ल्यूए के कारण आ रहे हैं? सर अगर कभी भी असेसमेंट ऑर्डर डीटीडब्ल्यूए के अकॉर्डिंग हो रहा है या सर्च असेसमेंट वाला या सर्वे वाला ऑर्डर है ना, उस केस में आप डीआरसी के पास नहीं जा सकते यहाँ पे सर, क्योंकि अगर डीटीडब्ल्यूए से मिला हुआ ऑर्डर है ना, तो आप स्पेसिफाइड ऑर्डर की कैटेगरी में नहीं फॉल करते, इसको डीआरसी में नहीं जाने मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर पेनल्टी, सर इतना ही क्वेश्चन था डीआरसी में, इससे ज्यादा पूछता भी नहीं कभी। What would be the penalty leviable under section 270A? 270A कौन सा होता है सर? मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग। If none of the allowances disallowances qualify for अंडर रिपोर्टिंग, अच्छा मिस रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं, सब अंडर रिपोर्टिंग है। मिस रिपोर्टिंग कुछ भी नहीं, सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग है। ठीक है, अंडर रिपोर्टिंग यानी सर 50% ऑफ द टैक्सेस की पेनल्टी। ठीक है चलो परफेक्ट। देखो ध्यान से, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। रिटर्न इनकम 35 लाख, हमारे काम की है क्या सर? नहीं काम की है। असेसमेंट इंटीमेशन में 45 लाख, सर इंटीमेशन में 10 लाख बढ़ाया गया, क्या काम का है क्या? इंटीमेशन में कुछ भी बढ़ जाए उसमें पेनल्टी नहीं लगती। स्क्रूटनी असेसमेंट में सर 17 लाख की इनकम बढ़ाई गई। 17 लाख की इनकम बढ़ाई गई, 62 माइनस 45, 17 लाख बढ़ाई गई। और रीअसेसमेंट हुआ तो कितनी इनकम बढ़ाएगी? 19 लाख बढ़ेगी। सर अंडर रिपोर्टिंग कितनी मानी जाएगी? 17 लाख की, और यहाँ 19 लाख की। टैक्स कितना लगेगा? सर सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। 17 लाख पे 30% टैक्स लगा दो पार्टनरशिप फर्म में। पार्टनरशिप फर्म में 30% टैक्स लगा दो, 30% टैक्स लगाओगे, 4% एजुकेशन सेस लगा दोगे, आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। इस पे 50% अंडर रिपोर्टिंग निकाल दोगे आप। 17 लाख पे 30% इंटू 1.04 इंटू 50%, कुल मिला के 265 200 की मेरी पेनल्टी लगेगी पहले वाले केस में। 265 200। सिमिलरली मैं करूंगा इस पे डिवाइडेड बाय 17 इंटू 19, 296 400 की सेकंड वाले केस में बन जाएगी। 296 400। सिमिलरली सर बीटा कंपनी के लिए हो जाएगा। सर बीटा कंपनी के लिए एक टैक्स रेट छोटा सा निकालना पड़ेगा बस अपने को। कहता है बीटा इज अ ट्रेडिंग कंपनी, प्रीवियस ईयर 22 में 401 करोड़ का टर्नओवर है, यानी सर इसके लिए भी टैक्स रेट 30% हो जाती है। सर समझ में आता है क्या ये पॉइंट? हाँ सर समझ में आ जाता है। सर लेकिन एक छोटा सा पॉइंट इसमें ध्यान देना, गलती होने की गुंजाइश है। सर कैसी गुंजाइश है समझना। सर फॉर एग्जाम्पल, अगर सर स्क्रूटनी असेसमेंट में इनकम निकली 81 लाख रुपीज, स्क्रूटनी असेसमेंट में इनकम निकली 81 लाख रुपीज, यस सर निकल गई। उसके अलावा सर रीअसेसमेंट में इनकम निकली 105 लाख रुपए, सर निकल सकती है, यस। इस पे टैक्स निकालना होगा, टैक्स कितना निकलेगा? मान लो 24 लाख रुपए की इनकम पे टैक्स निकलेगा, मान लो 30% टैक्स है। सर इस पे टैक्स कैलकुलेशन के बाद गलती कर सकते हो आप, क्यों? क्योंकि सर जो नई इनकम है रीअसेसमेंट में, इसमें सरचार्ज भी लग सकता है। तो आप डिफरेंस पे टैक्स ना लगा के ना एक दूसरा काम कर सकते हो। 105 लाख की इनकम पे 30% टैक्स लगाओ, 7% सरचार्ज लगाओ, सॉरी 7% सरचार्ज नहीं, 12% सरचार्ज, पार्टनरशिप फर्म है, 12% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस, माइनस 81 लाख की इनकम पे 30% टैक्स रेट, 4% सरचार्ज, ऐसे करना। आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, बिना गलती के आएगा आंसर इससे। समझ में आ रहा है? अगर कभी भी ना इनकम सरचार्ज ब्रैकेट के बाद बाहर चली जा रही ना, कभी भी असेसमेंट रीअसेसमेंट के टाइम पे, तो डिफरेंस पे टैक्स मत लगाना, क्योंकि डिफरेंस पे टैक्स लगाओगे गलती कर दोगे। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? आराम से समझो। ये तो चलो सिंपल सा है कि आपने भाई डिफरेंस पे 30% लगा दिया तो आपका आंसर मैच कर गया।
बट देयर इज पॉसिबिलिटी ना कि कभी अगर डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाए कि आपकी जो नई वाली इनकम है उस पर सरचार्ज दूसरा लग रहा हो। अब सोचो ना, इसमें आप डिफरेंस पे 24% टैक्स लगा दोगे, 30% टैक्स लगा दोगे, इसमें सरचार्ज कितना लगाओगे, 12% लगाओगे कि जीरो लगाओगे? तो कायदे से तो कंफ्यूज हो रहे हो ना, कंफ्यूजन हो रहा है ना। इट इज एडवाइजेबल कि दोनों के डिफरेंस पे ना लगा के आप ऐसे कर लो, पहले सीधे 105 लाख पे टैक्स निकाल लो और फिर 81 लाख पे टैक्स निकालो, दोनों टैक्सेस को माइनस कर दो, दैट विल बी द न्यू लायबिलिटी, और उस पे जो डिफरेंस आ रहा है उस पे 50% भर देना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ, मिसलेनियस प्रोविजन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे, क्या कह रहा है? फियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ओ भाई साहब, नाम ही ऐसा कि डर जाए इंसान। इज अ रेसिड्यूरी एनबीएफसी। ओह, accepts public deposits, interest deposits, repays the same after some time along with interest under different scheme run by it. Following transactions are noted in the books of accounts. कहता है सर एनबीएफसी है, इंटरेस्ट डिपॉजिट लेती है और डिपॉजिट वापस कर देती है। मिस्टर ए ने डिपॉजिट किया 15,000 1 मई 2021 को, देखना एनबीएफसी है, मिस्टर ए है, मई 2021 को 15,000 डिपॉजिट किया 48 मंथ्स के लिए बियरर चेक से। सर बियरर चेक इज एज गुड एज कैश। अनदर 15,000 30 जून को 15,000 डिपॉजिट करवाया टू परचेज न्यू सर्टिफिकेट। सर एनबीएफसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, लोन डिपॉजिट एडवांसेस, अगर कभी भी लोन्स डिपॉजिट एंड एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, कभी भी अगर आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा लेते हो, आपके हाथ में 216 एंड एसएस में पेनल्टी लग जाती है। 15,000 लिया, पेनल्टी लगेगी नहीं सर, 20,000 की लिमिट है, चल जाएगा। जहां सेकंड लोन लिया ना, सेकंड लोन लिया 15,000, सर यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी, यहाँ पे पेनल्टी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 के ऊपर चला गया, और जितना भी सर करेस्पॉन्डिंग, जितना भी साथ वाला अमाउंट है ना, सब पे पेनल्टी लग जाती है, यानी पूरे 30,000 पे, 30,000 का जो डिपॉजिट है ना उस पे पेनल्टी लग जाएगी। और कितनी पेनल्टी लगेगी सर? 100% ऑफ द टैक्सेस की पेनल्टी लग जाती है 271D में, 100% लग जाएगी पेनल्टी। ठीक है, चलो वापस आते हैं। मिस्टर ए अप्लाइड फॉर प्री मेच्योर विड्रॉवल अगेंस्ट द सर्टिफिकेट्स एंड कंपनी हैज पेड 16,500। मिस्टर ए ने विड्रॉवल को वापस करने की कोशिश की, वापस लिया, विड्रॉवल करवाया, सॉरी, मिस्टर ए ने 16,500 रुपए विड्रॉ करवाए, तो टोटल 30,000 रुपए जमा करवाए थे, 30,000 रुपए जमा करवाए थे, ये सर 30,000 रुपए थे उसके पास। सर अब सवाल आता है, जब विड्रॉवल हुआ तो विड्रॉवल तो अप टू 20,000 रुपीज का ही, वो भी कैश में, तो इट इज अलाउड ना? राइट आंसर इज नो, इट इज नॉट अलाउड। ऐसा नहीं देखना होता अपने को। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है अपने को? देखना पड़ता है सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 20,000 के ऊपर है ना, तो एनी अमाउंट ऑफ विड्रॉवल वुड बी लेविएबल फॉर पेनल्टी। अगर आपका अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 30,000 है, आप 1 रुपया भी निकालोगे, आपकी पेनल्टी लग जाएगी। क्योंकि सर मैटर क्या करता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे भी ना अपना आउटस्टैंडिंग बैलेंस 30,000 रुपीज है, इसमें 16,500 निकाल रहे हो, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस 30 है ना, तो पूरे पे पेनल्टी लग जाएगी 100%। एंड सेकंड टाइम क्या कह रहा क्वेश्चन, 15,500 और निकाला, 15,500 और निकाला। सर जब 15,500 निकाल रहे तब आउटस्टैंडिंग तो कुछ बचा ही नहीं, आउटस्टैंडिंग तो 20,000 से नीचे आ गया, और जब आउटस्टैंडिंग 20,000 से नीचे आ गया तो इस केस में पेनल्टी नहीं लगती। बहुत ही प्यारे, मोहब्बत तरीके से, मोहब्बती रूप से समझाया है मैंने इस कंसेप्ट को। अगर दिक्कत आ रही है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर देम। क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। Explain the circumstances under which assessing officer can resort to provisional attachment of the property of the assessee. Also state the period for which such assessment can take place. ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके अलावा क्या असेसिंग ऑफिसर रिवोक कर सकता है, क्या असेसिंग ऑफिसर रिवोक कर सकता है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी? डिस्कस। देखो सर, ये बात ध्यान देना चाहिए कि कभी भी अगर पेनल्टी का अमाउंट या टैक्स अमाउंट 2 करोड़ के ऊपर का है, अगर सर 2 करोड़ के ऊपर का अमाउंट पेंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग पेनल्टी अमाउंट 2 करोड़ ज्यादा का लगने वाला है, तो ही आपके ऊपर प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकती है, उसके अलावा नहीं हो सकती। उसके बाद प्रोविजनल अटैचमेंट होगी भी तो 60 डेज के लिए होने वाली, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, और वो भी करने के लिए ना अप्रूवल लगता है सीआईटी जैसे बड़े लोगों का। क्या कहता है सेक्शन 281D, प्रोविजनल अटैचमेंट सिर्फ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर सरकार का हित है, सरकार को टैक्स कलेक्शन होना सर्टेन है, तो ही प्रोविजनल अटैचमेंट होगी, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। प्रोसीडिंग्स ऑफ द असेसमेंट ऑफ एनी इनकम फॉर द असेसमेंट और रीअसेसमेंट ऑफ एनी इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। पेनल्टी जब 2 लाख के ऊपर, 2 करोड़ के ऊपर की, तभी कर सकते हो।
वो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू होना चाहिए इन्वॉल्व। और सर प्रायर अप्रूवल पीसीसीआईटी का लगता है, सर पीसीसीआईटी और सीसीआईटी का अप्रूवल लगता है। पीसीसीआईटी, सीसीआईटी, पीसी प्रिंसिपल कमीशन और कमीशन, चारों में से किसी का अप्रूवल ले सकते हो। उसके अलावा कहता है, ठीक है, सेकंड शेड्यूल में जो दे रखा है, ठीक है, सच अटैचमेंट शैल सीज टू हैव इफेक्ट 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर। अच्छा 6 मंथ्स रहता है सर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं वो वाला सर्च वाला बोल दिया मैंने गलती से। 6 मंथ्स तक के लिए वैलिड रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। हाउएवर दिस पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द सीसीआईटी। सर अगर चाहे कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं। सर कितना? सर 60 डेज तो डेट है सर, इसको मैक्सिमम 2 मंथ्स तक बढ़ा सकते हैं। 2 मंथ्स, सॉरी 2 ईयर्स और 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट। 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, इनमें जो भी लेटर होती है ना, इस डेट तक एक्सटेंड किया जा सकता है इसको। यानी प्रोविजनल अटैचमेंट नॉर्मली 6 मंथ्स के लिए किया जा सकता है फ्रॉम द एंड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर आ रहा है उस दिन से 6 महीने तक आपकी प्रोविजनल अटैच की जा सकती है प्रॉपर्टी। लेकिन सर इस अटैचमेंट को एक्सटेंड किया जा सकता है कितना? 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, 2 साल, या फिर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द असेसमेंट। जिस दिन असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है उसके या तो 60 डेज के अंदर रिलीज कर दो, या तो सर डेट ऑफ ऑर्डर से 2 साल के अंदर रिलीज कर दो, जो डेट पहले आ जा रही उससे पहले रिलीज कर दो। कोई टेक्निकलिटी नहीं है। अगर आपको सिर्फ सुना भी हुआ है तो आपके लिए बहुत है। देखो बस गलती की है ना मैंने छोटी सी इसमें, तो आप भी गलती नहीं करना इसमें, आप गलती मत करना, क्योंकि सुन के बेटर याद हो जाता है। मैं गलती कर रहा हूँ ना, आपको ये पॉइंट याद आना चाहिए कि अच्छा सर ने तो गलत बोल दिया 2 महीने। ध्यान देना है आपको कि वो 6 महीने है। प्रोविजनल अटैचमेंट फॉर द पर्पज ऑफ एनी प्रॉपर्टी कितने टाइम के लिए कर सकते हो? 6 मंथ्स के लिए कर सकते हो। सर के केस में होता है 60 डेज के लिए प्रोविजनल अटैचमेंट चल जाता है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही, यहाँ पे 6 मंथ्स है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाए नेक्स्ट टॉपिक, आ जाए टैक्स ऑडिट एंड एथिकल कंप्लायंसेस। नाम मात्र का टैक्स ऑडिट है, सिर्फ एथिकल कंप्लायंसेस ही पूछता है। A search was conducted under section 132 of Income Tax Act 1961 in case of Element Jewelers। Element Jewelers के यहाँ सर्च हुई, ठीक है। A gold ज्वेलरी, गोल्ड रिटेल चेन, ठीक है, 28 फरवरी 2024 को एज अ पार्ट ऑफ द पोस्ट सर्च इंक्वायरी। सर सर्च हुई और उसके बाद पोस्ट सर्च इंक्वायरीज हुई। सर्च के दौरान बिलिंग सॉफ्टवेयर देखे गए, एनालाइज किया गया, डेटा गया और फाइंड किया गया कि सर 48(3) का नॉन कंप्लायंस किया गया है। सर मेजॉरिटी ऑफ द परचेजेस गोल्ड की 20 करोड़ के ऊपर की कैश में कर रखी इन्होंने। मतलब क्या होता है सर समझो। सर कभी भी अगर गोल्ड वाले के पास आप जाते हो, अपना पुराना गोल्ड लेके जाते हो, तो क्या करता है? आपको कैश पेमेंट करेगा या बैंक से पेमेंट करेगा? अब गोल्ड ज्वेलर की पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि उसने पुराना गोल्ड खरीदने के लिए कैश पेमेंट किया हुआ है, एंड मोस्ट ऑफ द कैश पेमेंट्स आर एक्सीडिंग 10,000। तो यानी सर 48(3) में वो सारे के सारे कैश पेमेंट डिसअलाउ हो जाने चाहिए थे ना, सारे के सारे कैश पेमेंट डिसअलाउ हो जाने चाहिए थे ना, ठीक है। In order to verify the findings from the digital data, some customers whose whereabouts were available with the computer record contact किया गया। सर जिनके डिटेल्स अवेलेबल थी उन कस्टमर को फोन किया गया, उनसे शपथ दिलवाई गई। कस्टमर्स ने मान लिया कि हाँ भैया हाँ, हमसे गोल्ड लेके हमको 10,000 के ऊपर कैश में दिया गया पैसा, और ऐसा पता चला कि एलिमेंट ज्वेलर्स ने ना कैश में ही खरीदा हुआ है, वो भी 10,000 के ऊपर। ऐसा एडमिट कर लिया कस्टमर्स ने भी। हाउएवर टैक्स ऑडिटर ने मेंशन कर दिया, सर याद है क्लॉज 40(a)(3) होता है क्लॉज 21 में। तो क्लॉज 21 में अपने को बताना पड़ता है कि क्या कोई पेमेंट 10,000 के ऊपर एक्सीड कर रहा है कैश में। ऑडिटर ने बोला हाँ सर, कोई एक्सीड नहीं कर रहा, नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी एक्सीड नहीं कर रहा। क्या एक्सपेंडिचर कवर्ड किया गया, डिसअलाउंस किया गया? हाँ सर डिसअलाउंस किया गया, ऐसा ऑडिटर ने बोल दिया। टैक्स ऑडिटर ने सबमिट कर दी रिपोर्ट। और सर टैक्स ऑडिटर क्या बोलता है? टैक्स ऑडिटर बोलता है कि मैंने तो सैंपल बेसिस पे चेक किया था, जो भी सर मेरे को डिटेल्स दी गई, जो भी रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ने दी, उसी के बेसिस पे मैंने बोल दिया। भाई मैंने तो पूरा चेक भी नहीं कर पाया। बताओ सर क्या गलती है, क्या गलती है? देख के बताओ मेरे को। देखो मैनेजमेंट तो घोटाला करेगा, मैनेजमेंट तो घोटाला करेगा। एक ऑडिटर एक वॉच डॉग होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गलती ढूंढ के रिपोर्ट करना। तो सर सिंपल सी बात है, गलती तो ऑडिटर की है। सवाल अब लिखना कैसे देखना, सेक्शन 40(a)(3) समझाओगे ज्ञान में। अगर खर्चा करते हो 10,000 के ऊपर खर्चा करते हो तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से खर्चा करना, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। फिर 20B की चर्चा करनी पड़ेगी कि भैया देखो 20B में रिपोर्टिंग करनी पड़ जाती है अपने को, जो भी खर्चा आप कर रहे हो। प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोलता है कि अगर जो भी गलती कर रखी है वो 3CA 3CB में बता दो। टैक्स ऑडिटर को पॉइंट आउट करना चाहिए था वायलेशन हुआ है। अगर उसने नहीं किया ना, तो सर उस केस में क्लॉज क्लॉज 7 एंड 8 में गिल्टी हो जाएगा वो।
क्लॉज 7 एंड 8 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। जो शेड्यूल 1 और 2 में सेकंड शेड्यूल होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के क्लॉज 7 और 8 में गिल्टी ठहराया जाएगा टैक्स ऑडिटर को। क्यों? क्योंकि उसने गलती की ना, उसने ड्यू डिलिजेंस नहीं अपनाई। पहली बात तो उसको इनहेरेंट नेचर समझना चाहिए था बिजनेस का। बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि जरूरत पड़ती है, चोरी हो सकती है, रिस्की काम होना, रिस्की है, बट उसने नहीं ध्यान दिया। उसके अलावा उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एडिट एविडेंसेस भी नहीं ऑब्टेन किया। टैक्स चेक क्यों किया? उसको पता जब बिजनेस था ऐसा रिस्की है तो उसको ज्यादा एविडेंसेस लेने चाहिए थे ना। पहली बात तो उसको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में रिलाय नहीं करना चाहिए था, दूसरा उसको एविडेंसेस भी ज्यादा लेने चाहिए थे, दोनों ही नहीं किया, इसलिए दो क्लॉसेस में गिल्टी हो जाएगा। ठीक है सर। XYZ a partnership firm consisting of 3 working partners ABC and a non-working partner D engaged in the business of manufacturing and selling electric kettles। सर मैन्युफैक्चरिंग में एडिशनल डेप्रिसिएशन आ सकता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 62 इज अ गुड क्वेश्चन। टर्नओवर कितना है? 280 लाख, 2 करोड़ 80, 2 करोड़ 80 लाख। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लॉट, एक बार चेक करें क्या मांग क्या रहे हैं। नहीं, पूरा रेडी कर लेते हैं। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लॉट इन न्यू दिल्ली से 57 लाख का प्लॉट बेचा, पूरी की पूरी सेल्स ना 1 जनवरी 2025 को कर रखी है। एंड सर ये सारी की सारी सेल जो प्रॉफिट होगा ना पीएनएल में ले गए होंगे। कैश रिसीट्स आउट ऑफ टर्नओवर, सर जो टर्नओवर है इसकी कैश रिसीट्स कितनी है? 10.5 लाख। रिसीट्स बाय द वे ऑफ चेक, अकाउंट पे चेक आउट ऑफ द टर्नओवर इन वन। सर कह रहा है कि सर अदर देन चेक और अकाउंट पे चेक, सर इस टर्नओवर में से अदर देन अकाउंट पे चेक कितना मिला हुआ है? सर 2 लाख रुपए मिला हुआ है। कैश रिसीट्स इतनी है, अदर देन अकाउंट रिसीट्स इतनी, यानी बैंक उसमें बियरर चेक मिला होगा, क्रॉस चेक से मिला होगा पैसा। अमाउंट ऑफ सेल्स कंसिडरेशन फ्रॉम द प्लॉट रिसीव्ड इन कैश, सर जो प्लॉट 57 लाख का बिका है इसमें सर पैसा कितना मिला है? 16.8 लाख रुपीस कैश में मिला हुआ है। टोटल पेमेंट्स कितनी है सर? 19.5 लाख 1.95 करोड़ की है, और इसमें से टोटल पेमेंट्स कितनी है? 4.5 लाख रुपीस की टोटल पेमेंट्स कर रखी है। पीएनएल का नेट प्रॉफिट कितना है? 8.65 लाख का आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग इंटरेस्ट। ठीक है। फर्म का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, कोई दिक्कत नहीं। फर्म ने खरीदा कितने का था? 12 लाख का खरीदा था, सीआईए वगैरह दे रखा है। The firm does not want to get books of accounts audited। पहला वाला कह रहा है firm does not want to get books of accounts audited। सर अगर फर्म बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाना चाह रहा तो क्या उसके पास 44 एडी अवेलेबल है क्या? ऑडिट नहीं करवाना मतलब 44 एडी ऑप्ट करना पड़ेगा आपको, क्या 44 एडी अवेलेबल है? सर पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अवेलेबल है। इधर आओ, एक सेकंड इधर आओ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अवेलेबल हो। देखो टोटल टर्नओवर 2 करोड़ का, ऐसा 2 करोड़ तक 44 एडी मिलता है, लेकिन यहाँ तो 3 करोड़ का टर्नओवर है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर टोटल टर्नओवर का अगर 5% कैश रिसीट्स है ना, तो हमको 44 एडी मिल जाता है 3 करोड़ तक में। तो कितना अलाउड है? तो 14 लाख तक तो अलाउड है अपने को, 14 लाख अलाउड है। मेरी है कि तीसरा 10 लाख 50 2 लाख यानी 12.5 लाख की है। यानी कहना है सिंपली से कि 44 एडी अपने लिए अवेलेबल है। यस इट इज अवेलेबल। कहना है इट इज अवेलेबल, यस इट इज अवेलेबल, इट इज अवेलेबल। सर कितना डिक्लेयर करना पड़ेगा? देखो 2.8 करोड़ है, जिसमें से 12.5 लाख रुपीस जो है ना, 12.5 लाख ही होता है, यस 12.5 लाख होता है। इसका डिक्लेयर करना पड़ेगा सर 8%, क्योंकि ये तो बैक कैश से मिला है। और 26 तो 2.675, 2 करोड़ 67 लाख, हाँ ठीक है, इसमें 6%, ठीक है, इतना ही होता है। $17,05,123, इतना मेरा बुक प्रॉफिट आना चाहिए। ये मेरा सर पीजीबीपी इनकम बनेगी एज पर प्रेजम्पटिव टैक्सेशन। ये पीजीबीपी बनेगा टैक्सेबिलिटी, प्लस कैपिटल गेन तो अपना आएगा ही आएगा सर। 57 लाख की सेल्स हो रखी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख का। सर क्या डिडक्शन मिलेगा अपने को? सर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला है इसमें, कोई सॉरी इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि सर पार्टनरशिप फर्म में बजट के बाद सेल कर रही है। तो 57 लाख माइनस 12 लाख कितना होता है? 45 लाख रुपीज का कैपिटल गेन बनेगा। उसके अलावा सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है 75,000 रुपीज के, ये 75,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज का डिडक्शन अपने को मिल जाएगा। कुल मिला के सर इसका एडजस्टमेंट करूंगा, मेरी इनकम पहले केस में आ जाएगी 17,500 और 17,500। उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करूंगा, कैपिटल गेन आ जाएगा मेरा, अब मेरी पूरी इनकम आ जाएगी। मेरे इससे तो आंसर आ गया। पहला वाला पॉइंट सही है सर। क्या इसमें क्या पार्टनर्स रेम्यूनरेशन माइनस करने दी जाएगी? सर नहीं मिलती, 44 एडी में कभी नहीं मिलती। तो दूसरा पार्ट क्या बोलता है? कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म अज्यूमिंग दैट इंस्टेड ऑफ 2 लाख रुपए फर्म हैज रिसीव 4 लाख रुपीज बाय अकाउंट पे चेक। सर कह रहा है अगर फॉर द टाइमिंग
कह रहा है फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इतना अज्यूम करो कि 2 लाख नहीं ये 4 लाख है। ये 2 लाख नहीं 4 लाख है। सर अब देखो सवाल क्या बन जाता है, अब देखो सवाल क्या बन जाता है। सवाल क्या बन रहा है? सर इसका 5% लेने जाऊंगा तो सर 14 लाख होता है। 14 लाख से एक्सीड कर रहा है दोनों का टोटल, यानी सर 4480 तो नहीं मिल रहा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवानी पड़ जाएंगी। ऑडिट करवानी पड़ेंगी तो दिक्कतें क्या आएंगी ये समझो। सर ऑडिट करवानी पड़ेंगी भी कि नहीं करवानी पड़ेंगी, ये भी तो मैटर है, ये भी तो मुद्दा है। सर क्यों मुद्दा है वो वाला? सर ऑडिट करवाने के लिए अपनी टर्नओवर देखना पड़ता है ना अपने को। टर्नओवर देखना पड़ता है, क्या टर्नओवर 1 करोड़ है? हाँ सर 1 करोड़ ज्यादा है ना। लेकिन अगर सर 95% से ज्यादा रिसीट्स या 95% ज्यादा पेमेंट्स बैंकिंग चैनल से हैं तो अपने को ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ हो जाती है। अच्छा, इधर देखो पेमेंट्स है 1.95 करोड़ की, 5% अलाउड होती है, यानी 9,75,000 की पेमेंट्स में करता कैश में चल जाती। यहाँ कितनी है? 4.5 लाख है सर, इट इज अलाउड, पेमेंट्स तो सही है। रिसीट्स चेक करो, रिसीट्स 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 कितनी मिल रही है सर? सेल हो रही है 2.8 करोड़ की, सॉरी हाँ 2.8 करोड़ की, प्लस प्रॉपर्टी बिक रही है 0.57 की, यानी टोटल 3.37 करोड़ की टोटल रिसीट्स है। 3.37 करोड़ की टोटल रिसीट्स है। इसमें से 5% कैश में चलेंगी। 5% कितनी होती है? 16.85 लैक्स, इतनी कैश में चल जाएंगी। और टोटल कैश रिसीट्स है कितनी? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोटिस। तो 10.5 लाख तो कैश रिसीट्स है ही है, 4 लाख भी कैश रिसीट्स है ही है, 14 लाख हो गया, लगभग 14,50,000। प्लस प्रॉपर्टी के लिए भी तो कैश मिला हुआ है, यानी सर कहीं ना कहीं 16 लाख क्रॉस कर जाएगी लिमिट। यानी सर जो रिसीट्स वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा हमारा। सर 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर चला गया तो ऑडिट करवाना पड़ जाएगा, यानी सर एसएससी के लिए ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ये सब सब करना पड़ेगा सॉल्व। पहले 4480 निकाला, फिर टैक्स ऑडिट के लिए लिमिट देख रहे हैं, पेमेंट्स का 5% निकाला, रिसीट्स निकाली, रिसीट्स का 5% निकाला, फिर देखो कितनी कैश रिसीट एक्चुअल में हो रही है, फिर बताओ ऑडिट लगेगा। अब ऑडिट लगने के बाद इतने में सॉल्व नहीं हो जा रहा क्वेश्चन बाबा, इतने में नहीं सॉल्व हो रहा, इतने में नहीं सॉल्व हो रहा, अभी और मेहनत लगेगी। अभी तो डियर और मेहनत लगनी है, और मेहनत लगनी है अभी। क्यों? सर 8.65 लाख रुपीस का नेट प्रॉफिट है। इसमें डिसअलाउंस क्या होगा सर? डिसअलाउंस सर पहली बात तो अपने को हटाना पड़ेगा। क्यों? सर जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑन सेल इज क्रेडिटेड टू पी&एल। 57 लाख रुपीस की सेल है, 12 लाख का कॉस्ट है सर, 45 लाख रुपीस का प्रॉफिट डला हुआ है। 45 लाख का प्रॉफिट हटाओ यहाँ से, पहले तो हटेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे डला हुआ है ना, काम का नहीं है। टोटल पेमेंट्स डज नॉट, अच्छा 10 लाख की नहीं है, लेकिन सर 12,000 पर मंथ की क्लर्क को दे रखी है सर, 12,000 पर मंथ की क्लर्क को दे रखी है, कितने मंथ्स के लिए? 12 मंथ्स के लिए, यानी 1,44,000 रुपीज का खर्चा डिसअलाउ होगा। सर एक क्लर्क को पेमेंट कर रहे हो कैश में, इट इज डिसअलाउड एक्सपेंडिचर ना, डिसअलाउ हो गया यहाँ पे। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा और क्या और क्या और क्या और क्या और क्या? सर इंटरेस्ट दे रखा है हमने पार्टनर को 10 लाख की कैपिटल है, 15% दे रखा है। 10 लाख की कैपिटल है सर, 12% अलाउ होता है, 1,20,000 पे अलाउ होता है। हमने कितना दे रखा है? 15%, यानी 1.5 लाख दे रखा है। 30,000 ज्यादा दे रखा है, यानी से 30,000 रुपीज डिसअलाउ हो जाएगा। 60,000 रुपीज रेम्यूनरेशन पेड टू ईच पार्टनर एज ऑथराइज बाय डीड। सो 60,000 रुपीज पर मंथ की रेम्यूनरेशन दे रहे हैं 4 पार्टनर्स को 12 मंथ्स के लिए। ओ भाई साहब, 28.8 लाख रुपीस की रेम्यूनरेशन डाल रखी है। दिस इज डेंजरस यार। चलो ठीक है, बुक प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन आ जाएगा 8.65 प्लस 45, सॉरी 8.65 माइनस 45 प्लस 1.44 प्लस 0.3, 28.8। तो लॉस आ रहा है 5.81 लाख रुपीस का, कितना लॉस आ रहा है सर? लॉस के केस में रेम्यूनरेशन मिल जाती है अपने को, 3 लाख की अलाउड होती है, 3 लाख तक की अलाउड होती है सर, ये भी नया क्वेश्चन अमेंडमेंट है। तो 8.81 लाख रुपीस का मेरे को टोटल लॉस आ रहा है, 8.81 लाख रुपीस का लॉस आ रहा है पीजीबी में। और कैपिटल गेन में कितना आ रहा है सर? कैपिटल गेन में कितना आ रहा है? कैपिटल गेन का लॉस है, कैपिटल गेन में इनकम हो रही 45 लाख रुपीस। अब सर क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता,
आपके पास एक और लॉस है सर, कितना? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 75,000 का। सर ऐसा क्या करूंगा? सर ऐसा कुछ नहीं करूंगा सर, ये कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आप पीजीपी की इनकम सेट ऑफ नहीं कर सकते। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस आप पीजीपी आप कैपिटल गेन की इनकम सेट ऑफ नहीं कर सकते। सर आप करंट ईयर का लेकिन बिजनेस लॉस पीजीपी की इनकम को, करंट ईयर का पीजीपी का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो कैपिटल गेन से। यानी सर 8.81 45 लाख से तो माइनस हो जाएगा, यानी 36,19,000 रुपीज की मेरी टोटल इनकम आनी चाहिए। दिस शुड बी माई आंसर, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। वेलकम टू सीए फाइनल। आ जाए ब्लैक मनी लॉ में, आ जाए ब्लैक मनी लॉ में। हाँ सर आ जाते हैं ना। मिस्टर दीपक एज 45 है, सेटल्ड कैलिफोर्निया में यूएसए में 2015 में, हैज ऑलवेज बीन इन इंडिया। प्रायर टू दैट 2015 से पहले हमेशा इंडिया में रहते थे। ही हैज अक्वायर्ड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कैलिफोर्निया 2009 में। जब वो इंडियन रेसिडेंट था तब उसने कैलिफोर्निया में प्रॉपर्टी खरीदी थी, कितनी? $20,000 की, और उसको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया। उसके अलावा 10,000 रुपए बैंक अकाउंट में न्यूयॉर्क में उसके पास 2010 से हैं। एक बात बताओ, 2015 में इंडिया के बाहर गया, आउटसाइड इंडिया गया, उससे पहले रेसिडेंट था। तब उसने क्या खरीदा था? $20,000 का एक घर खरीदा था, प्लस ₹10,000 बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा रखे। ठीक है। नोटिस अंडर ब्लैक मनी लॉ एंड इम्पोजिशन, आप देखो ब्लैक मनी लॉ लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। वॉज इशूड 20 अक्टूबर 2024 को। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सर दे रखी, चलो ठीक है। कितना? 20 अक्टूबर 2024 को। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या असेसिंग ऑफिसर इसको नोटिस भेज सकता है कि नहीं भेज सकता? राइट आंसर है सर, भेज सकता है। क्यों भेज सकता है? बिकॉज जिस साल में एओ नोटिस करता है, या तो उस साल में आप रेसिडेंट बन जाओ, या तो जिस साल में आपने प्रॉपर्टी अक्वायर कर रखी थी उस साल में आप एसएससी बन जाओ, रेसिडेंट बन जाओ। दोनों ही केसेस में आप रेसिडेंट बनोगे तो आपको नोटिस भेजा जा सकता है। तो जब एसेट खरीदा था तब तो रेसिडेंट था, इसलिए सर नोटिस वैलिड है। परफेक्ट। अब सर नोटिस भेज दिया, अब कितना टैक्स लगना चाहिए वो बताना पड़ेगा अपने को। सर यहाँ पे बात क्या आती है, अगर कभी भी आपके पास कोई एसेट मिला ब्लैक मनी लॉ में, तो अपने को वैल्यूएशन डेट पे उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। अब वैल्यूएशन डेट कौन सी होती है? सर जिस साल में एओ ढूंढ रहा होता है ना, उस साल के प्रीवियस ईयर की, उस साल के 1 अप्रैल हमारी वैल्यूएशन डेट होती है। यानी सर क्योंकि इसने 20 अक्टूबर को पकड़ा है, सर हमारे लिए वैल्यूएशन डेट 1 अप्रैल हो जाती है। तो 1 अप्रैल को जो एक्सचेंज रेट होगा वो पकड़ूंगा। 1 अप्रैल को सर घर की वैल्यू कितनी? 25,000 है, तो ये जो 20,000 का घर है ना, इसकी कीमत 25,000 है 1 अप्रैल को। 25,000 1 अप्रैल की वैल्यू है। 1 अप्रैल 2025 की वैल्यू काम की नहीं, जिस दिन नोटिस भेजा उस दिन की डेट काम की नहीं। परफेक्ट बात है। ये हो गया हाउस प्रॉपर्टी की। सर अब बैंक अकाउंट की बात करो, बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट की समझना, बड़े आराम से समझना। बैंक डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन वाज 12,500। सर कह रहा है बैंक की वैल्यू 1/4/2024 को, वैल्यूएशन डेट पे वैल्यू 12,500 है। उसके अलावा 12,800 1/4/2025 की काम की नहीं। फिर उसके अलावा अक्टूबर की वैल्यू वो भी काम की नहीं। अल्टीमेटली सर ये वैल्यू है। इंटरेस्ट रेट दे रखा है अपने को, क्या कन्वर्जन रेट दे रखा है 1 अप्रैल 2024 का, विच इज 71। ये हमारी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए, बट देयर इज अ कैच। देयर इज अ कैच। व्हाई देयर इज अ कैच? समझना, बहुत अच्छा पॉइंट है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया ऑफ मिस्टर दीपक अंडर ब्लैक मनी लॉ। सर क्या पूछा उसने मेरे से? क्या पूछा उसने मेरे से? उसने पूछा कि जितने भी एसेट्स हैं उसकी वैल्यू बताओ जिस पे ब्लैक मनी लॉ में टैक्स लगेगा। सर दिल पे, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, घर की तो एसेट की वैल्यू इतनी ही है, घर की एसेट की वैल्यू इतनी ही है। बैंक अकाउंट कितना जमा कराया था? बैंक अकाउंट में 10,000 जमा कराया था ना? हाँ सर जमा कराया था। उस पे इंटरेस्ट मिला हर साल इंटरेस्ट मिला, कुल मिला के इंटरेस्ट मिला 2,500, तब जाके आज की डेट में बैंक की वैल्यू 12,500 बनी है। यस सर। तो एक बात है, जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट इनकम है, ये तो जिस जिस साल में अर्न किया होगा उस साल में टैक्स लगना चाहिए ना। बताओ, इंटरेस्ट की वैल्यू पे तो कभी टैक्स लगता नहीं एसेट में। ब्लैक मनी लॉ में एसेट का टैक्सेशन अलग होता है, इनकम का टैक्सेशन अलग होता है। एसेट का टैक्सेशन उस साल में होता है जिस साल में ईओ नोटिस करता है। इनकम टैक्स का टैक्सेशन उस साल में होता है जिस साल में इनकम अर्न की जाती है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है? एसेट की वैल्यू बताओ, तो यहाँ से इनकम कंपोनेंट को हटाना पड़ेगा यहाँ से, और सर 10,000 पे 71 लगाना। चेक कर लो, 25,000 इंटू 71, 10,000 इंटू 71।
हजम करने में बहुत देर लगी इस चीज को, मुझे भी हजम करने में देर लगी थी कि भाई कर क्या रहा है ये, क्यों 10,000 रुपये लगा रहे हैं, बट उसने एसेट का टैक्सेशन पूछा ना मेरे से। टोटल इनकम पूछता कितनी चार्जेबल है, तो हम फिर भी सोचते कि हम 12,500 करवा देते, बट दैट वुड हैव बीन रॉन्ग, क्योंकि वो इनकम है, और इनकम का टैक्सेशन कब हो जाता है, इनकम का टैक्सेशन उनके रिस्पेक्टिव ईयर्स में होता है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ऐसे न जाओ पिया, ऐसे न जाओ पिया, मुझे लग रहा है सही में चले जाओगे तुम गुस्से में होके। मिस्टर रोहित एन इंडियन सिटीजन रिटर्न टू इंडिया 15 मार्च 2013 को। ये है मार्च 2013। सीईओ बना एबीसी लिमिटेड का, और उसने 1 अप्रैल से लेके मार्च 2020 तक, 31 मार्च 2020 तक, सर कोविड आने के बाद भाग गया वो। ये सीईओ था इंडिया में, रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। प्रायर टू दिस मई 2000 से लेके 2013 तक वो रेड इंक में काम करता था, यहाँ पे यूएसए में था। ही वेंट टू यूएसए एंड रिजॉइन, इसके बाद वापस यूएसए चला गया, परमानेंटली सेटल हो गया। रोहित जब इंडिया में था ना, अब सर इसके बाद ना, सर कह रहा है इसके बाद ना हर बार साल में 1-1 महीना आता है, 1 मंथ एवरी ईयर विजिट करता है इंडिया में ड्यूरिंग द स्टे। ही फाउंड दैट वेयर ही वाज सीईओ, सर जब एबीसी लिमिटेड जब वो रेसिडेंट था ना, तब उसने कुछ एसेट एक्यूमुलेट कर रखे थे, एक्यूमुलेट कर रखे थे। कैसे? शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी 10 दिसंबर 2012 को, 10 दिसंबर 2012 को एसेट खरीद रखे थे उसने, ठीक है। एक लंदन में अपार्टमेंट खरीदा हुआ था सर, लंदन का अपार्टमेंट। उसके अलावा सर लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। He earned income by taking commission from various foreign buyers located in India during 2013 से लेके 20। The undisclosed foreign asset came to assessing officer in 2000 अप्रैल 2024, उसने नोटिस इशू किया जुलाई में, यानी सर 1 अप्रैल 2024 को या 1 जुलाई 2024 को, जुलाई में नोटिस इशू किया गया, यस जुलाई में इशू किया गया। सर क्या नोटिस इशू कर सकता है? राइट आंसर, इशू तो कर सकता है। जिस साल में या तो रेसिडेंट हो, जिस साल में नोटिस आया उस साल में या तो रेसिडेंट हो, या तो जिस साल में अक्वायर किया उस साल में रेसिडेंट हो। नोटिस वाले ईयर में क्या रेसिडेंट है क्या, जिस साल में नोटिस आया? ना सर, उस साल में तो रेसिडेंट नहीं। सर जिस साल में अक्वायर किया उस साल में रेसिडेंट था क्या? सर यूएसए जो अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स है ना, जो लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं, सर ये तो जब खरीदी तब रेसिडेंट था ही नहीं। ये एसेट तो तब खरीदी जब रेसिडेंट था ही नहीं, तो इस केस में नहीं नोटिस भेज सकते। क्या लंदन वाला अपार्टमेंट पे नोटिस भेज सकते हो? ये जो लंदन वाला अपार्टमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो लंदन वाला अपार्टमेंट है, क्या इसके लिए नोटिस भेज सकते हो? हाँ सर, इसके लिए भेज सकते हैं ना, क्योंकि तब तो रेसिडेंट था। और फिर कहता है लास्ट में, क्या सर मैन्युफैक्चरिंग लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बेच सकते हो? सर इसके लिए नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? बिकॉज सर ये तो जब रेसिडेंट है ही नहीं तब बनाई ना उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो सवाल ये आता है किसके किसके लिए भेज सकते हो? सिर्फ और सिर्फ इस लंदन वाले फ्लैट के लिए आप नोटिस भेजा जा सकता है, बाकी नहीं भेजा सकता। नोटिस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड लेदर कंपनी इज नॉट टेनेबल। मिस्टर रोहित वॉज नॉन रेसिडेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल में उसने अक्वायर किया हुआ था। एज रिगार्ड टू वेरियस बायर्स नोटिस कैन बी इशूड, ठीक है चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा पॉइंट है। अच्छा एक छोटा सा पॉइंट सर, अगर 2015 की 2016 की बात है आई गेस, असेसमेंट ईयर 16-17 से ब्लैक मनी लॉ इफेक्टिव है, तो अगर कोई इनकम उससे पहले किया ना तो फिर आप उसको टैक्स नहीं कर सकते। एसेट को टैक्स कर सकते हो, क्योंकि एसेट का टैक्सेशन उस साल में होता है जिस साल में एसेट नोटिस में आता है। लेकिन अगर इनकम की बात करो तो इनकम उनके रिस्पेक्टिव ईयर्स में टैक्स होती है, तो रिस्पेक्टिव ईयर्स में अगर 2000 असेसमेंट ईयर 16-17 के पहले की इनकम है तो उस पर ब्लैक मनी लॉ में टैक्स नहीं लगता। एसेट पे लगता है, ब्लैक मनी उसमें इनकम पे नहीं लगता। ठीक है जी, कंटिन्यू करें आगे। ब्लैक एनआरआई नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, बताओ भैया, बताओ भैया, भैया भैया बताओ। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाओ। एनआर कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद टीपी और डीटी डबल करेंगे, फिर खत्म करेंगे पूरे को। Examine with reasons whether the following transactions attract income tax in India in respect of various participants recipients under section 9। क्या टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा समझते हैं। A non-resident German company which did not have permanent establishment in India, एक एनआर जर्मन कंपनी है जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है। एग्रीमेंट एंटर करता है इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए इंडिया में, सेपरेट पेमेंट टुवर्ड्स ड्राइंग्स के लिए किया गया, जिसको इंजीनियरिंग फीस बोला गया। असेसी ने कंटेंट किया गया कि प्रॉफिट, क्योंकि जर्मन कंपनी का कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। सर देखो घुमा फिरा के कुछ भी बोल लो आप, ये तो प्रोफेशनल सर्विसेज रहे होगा। अगर प्रोफेशनल सर्विसेज को आप घुमा फिरा के कुछ भी बोल लो सर, फर्क नहीं पड़ता, इट इज एज गुड एज आप बिजनेस कनेक्शन बोल के बचा लोगे। नहीं सर, इट इज प्रोफेशनल सर्विसेज, इंडियन इनकम माना जाएगा उसके लिए। Firm of solicitors in Mumbai engaged in barrister
in UK for arguing a case in Supreme Court of India. A payment of 5,000 pound was made as per the terms of the professional engagement. सर ये अच्छा पॉइंट है, समझना क्या कहते हैं। देखो क्वेश्चन अजीब बात करता है, देखना। सर इंडिया के कुछ लोग हैं, मान लो एक फर्म है, एक लॉ फर्म है, इनको आर्ग्यूमेंट करना है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इन्होंने यूके के लोगों को बुलाया कि भैया आप आओ और आर्ग्यूमेंट करो हमारे बदले। इंडिया ने क्या कर सकते हैं, क्या राइट आंसर इज दे कैन नॉट डू। बट अगर उन्हीं के ही कॉम्पिटेंस का काम है, उन्हीं का ही केस है जो इंडिया में चल रहा है, तो उनको आके बोल सकते हैं करने के लिए। ठीक है, अब सर वो लोग आए आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये गवाह बन के आए, वी डोंट नो, बट ठीक है आए मान लो। तो इंडियन फर्म ने ना इसको पेमेंट किया कितना, 5,000 पाउंड का। अब सवाल आता है कि सर वो लोग वहां बैठ के वर्चुअल हियरिंग में अगर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं और 5,000 रुपए की लेट 5,000 की फीस दे रहे हैं, तो कहना है इससे कि इट अमाउंट्स टू बिजनेस कनेक्शन, या इसको अमाउंट कर सकते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट। देखो नॉर्मली ना वो अगर आर्ग्यूमेंट करने जा रहे हैं, इट शुड बी प्रोफेशनल सर्विसेज, लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज का एंगल लेके ही नहीं जाता वो, ऐसे ही बोलता है कि इट इज प्रोफेशनल कनेक्शन। एक नया टर्म कॉइन कर दिया उसने। जैसे बिजनेस कनेक्शन होता है ना, बिजनेस कनेक्शन की अगर आपका बिजनेस कनेक्शन है, एजेंट है, तो आपका बिजनेस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। या ऐसा मान ले रहे हैं कि वो जो प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल फर्म यूके वाली, उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, प्रोफेशनल कनेक्शन है, क्योंकि प्रोफेशनल फर्म है तो प्रोफेशनल कनेक्शन बोल दिया इन्होंने, तो इसको बिजनेस कनेक्शन मान लिया इन्होंने। क्या कहते हैं, देखना आंसर। Section 9(1) income accruing directly indirectly through any business connection shall be deemed to accrue as in India. In this case, professional connection between firm of solicitors, expression business shall mean प्रोफेशन एज वेल। इसलिए प्रोफेशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जा रहा है यहाँ पे, इसलिए 5,000 उसको इंडियन का मानना पड़ेगा। कुछ तो भी आंसर दे दिया इसने, कुछ तो भी आंसर दे दिया, बट ठीक है एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर यूज ऑफ पेटेंट टू मिस्टर ए हु इज नॉन रेसिडेंट। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी रॉयल्टी पेमेंट करेगी, इट विल ऑलवेज बी इंडियन इनकम, इट विल ऑलवेज 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 बी इंडियन इनकम। सर परफेक्ट बात है। साई इंजीनियरिंग अ नॉन रेसिडेंट कंपनी एंटर्ड इनटू कोलैबोरेशन एग्रीमेंट सर 25/6/2024 को विद इंडियन कंपनी in which it was in receipt of 8% debentures of 20 lakh each issued by Indian company in consideration of providing technical know-how during previous 24-25। सर क्या बात चली समझना। ये है साई कंपनी, ये है साई कंपनी, साई इंजीनियरिंग नॉन साई इंजीनियरिंग कंपनी की कोलैबोरेशन में किसके साथ है, इंडियन कंपनी के साथ, कि भैया हम तुमको प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे। अब इस प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले ना इंडिया वाले क्या दे रहे हैं सर, इंडिया वाले दे रहे हैं डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स। कितने, 20 लाख रुपए की। किस तारीख को, 25/6/2024 को। सर क्या इंडियन इनकम मानी जाएगी, सर डुअल वे में इंडियन इनकम मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि सर जो पेमेंट कर रहे हो एक तरीके का प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले पेमेंट कर रहे हो, तो कभी भी आप डिबेंचर्स का पेमेंट करोगे ना तो टीडीएस काट के पेमेंट करने वाले हो। जो भी सर प्रोफेशनल पेमेंट का 150 नहीं लग रहा है, वो तो लगेगा ही लगेगा। मुद्दा क्या है सर, इंडियन इनकम बतानी ना अपने को। सर जो पेमेंट कर रहे हो ना प्रोफेशनल सर्विसेज की, सर इट विल बी इंडियन इनकम, प्लस जो इंटरेस्ट होगा ना, इंटरेस्ट भी इंडियन इनकम बन जाएगा, इंटरेस्ट भी इंडियन इनकम हो जाएगा। एंड बड़ी बात तो ये सर, अगर इंटरेस्ट का टैक्स रेट मुझसे पूछा जाए ना, इट विल बी 35%। क्यों, क्योंकि सर इंडिया में कोई पैसा आ ही नहीं रहा है, इट इज मतलब कोई भी फॉरेन करेंसी इनफ्लो हो ही नहीं रहा, तो इट विल बी टैक्सेबल एट 35%। 20 लाख डिबेंचर जो की जो वैल्यू है उसको नो हाउ माना जाएगा और उसको टेक्निकल सर्विस बना के टैक्सेबल करवाया जाएगा, प्लस जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बताओ ना बाबा, हो रहा है साथ में कि अटक रहा है, हो रहा है साथ में कि अटक रहा है। सर कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। सिंगटेल लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर एंड 55% ऑफ द शेयर कैपिटल आर हेल्ड बाय गोदावरी प्राइवेट लिमिटेड। देखो ये इंडिया है, यहाँ पे गोदावरी, और यहाँ की एक सिंगापुर की कंपनी सिंगटेल। सर 55% शेयर होल्डिंग सिंगटेल की गोदावरी के पास है। कंपनी हैज प्रेजेंस इन इंडिया ऑल्सो, सिंगटेल की प्रेजेंस इंडिया में भी है। सिंगटेल कुछ कुछ काम इंडिया में करती है, पूरा प्रॉपर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत काम करती है। फिक्स एसेट सर अल्टीमेटली देख के समझ में आ रहा है, पोयम कॉन्सेप्ट है, पोयम का कॉन्सेप्ट है। ठीक है सर, पोयम कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए अपने को देखना पड़ता है इंडिया में कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस तो नहीं है, लेकिन क्या एबीवाई टेस्ट मीट कर रही है। सर एबीवाई टेस्ट मीट कर रही हो तो रेसिडेंट बना लेते हैं कंपनी को। तो अगर एबीवाई टेस्ट फेल कर जाती है तो रेसिडेंट बनाते हैं, अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया तो नॉन रेसिडेंट बन जाती है।
तो एबीओ टेस्ट करने के लिए 4 पैरामीटर देखने पड़ते हैं। सबसे पहला सर, टोटल एसेट्स का 50% से कम इंडिया में होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। उसके अलावा सर जो पैसिव इनकम है ना, अप टू 50% होनी चाहिए टोटल इनकम का। उसके अलावा सर हमने पढ़ा हुआ था नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी 50% होना चाहिए, टोटल इंडियन एम्प्लॉइज भी 50% होना चाहिए टोटल एम्प्लॉइज का, और एम्प्लॉय कॉस्ट भी 50% होना चाहिए। यही 4 चीजें पढ़ी थी हमने। सर देखते हैं क्या करके, नीचे चालू करते हैं। देखो पेरोल एक्सपेंडिचर इंडिया में 8 करोड़ का है, वर्ल्ड सिंगापुर में 12 करोड़ का है। कहना है सिंपली से 8/20 इज इन इंडिया, यानी सर 40% इंडिया में पेरोल एक्सपेंडिचर है। टोटल पेरोल का सर 40% इंडिया का है। सर पेरोल वाला कंडीशन मीट हो रहा है, पेरोल वाला कंडीशन मीट हो रहा है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 70 एम्प्लॉइज इंडिया के हैं, 90 एम्प्लॉइज सिंगापुर के हैं। कहना है सिंपली से कि इंडिया वाले एम्प्लॉइज 70/160 हैं, लेसर देन 50% है, यानी एम्प्लॉइज वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। एसेट्स की सर, एसेट्स की फिक्स एसेट्स 120 इंडिया के हैं, 80 सिंगापुर के हैं। इनटेंजिबल एसेट्स 50 इंडिया के हैं, 200 सिंगापुर के हैं। अदर एसेट्स सर 40 इंडिया के हैं, 120 वहां के हैं। सर कुल मिला के अगर सारे एसेट्स टोटल करते हो इंडिया के एसेट्स कितने होते 210 के, और वहां के टोटल करते हो 400 के। देख के समझ में आ रहा है सर, लेस देन 50% इंडिया में है, तो एसेट्स वाली कंडीशन भी मीट कर रहा है। चौथा, इनकम की। देखना, ट्रेडिंग ऑपरेशन से 25 करोड़ इंडिया में कमा रहे हैं और सिंगापुर में 50 करोड़ कमा रहे हैं। उसके अलावा इन फिगर्स में कुछ चीजें इंक्लूडेड है, जहां पे आपने ना सब परचेजेस कर रखे हैं, एसोसिएट से सेल कर रखी है अनरिलेटेड पार्टी को, कोई काम का नहीं। ट्रांजैक्शन जहां पे सर आपने सेल्स कर रखी है एसोसिएट को, परचेज कर रखी है अनरिलेटेड पार्टी को, काम का नहीं। जहां परचेज सेल दोनों एसोसिएट कर रखी है सर, ये भी काम का है फिलहाल, लेकिन बाद में। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम कितनी है, 20 करोड़ और 15 करोड़। एक बात बताओ, टोटल इनकम ऑफ द इंटरप्राइज कितनी है, टोटल इनकम इंटरप्राइज की कितनी है, एक बार बताओ ना। ये जो 4 हाईलाइटेड डब्बे बनेंगे सर, इन चारों का टोटल करके बताओ। 25 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 15, 25 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 15, सर 110 लाख की टोटल इनकम, 110 लाख की टोटल इनकम, 110 करोड़ की। इसमें से पैसिव इनकम कितनी है, पैसिव इनकम कितनी है सर, जो इंटरेस्ट डिविडेंड है 20 प्लस 15 प्लस जिसमें ट्रांजैक्शन परचेज सेल दोनों एसोसिएट को रखें, वो भी पैसिव बन जाती है, यानी 20 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 10, यानी 50,000 है। यानी कहना है सब किसी की पैसिव इनकम 50% से कम है, यानी सर पैसिव इनकम वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। प्लस लास्ट में कह रहा है जो सिंगटेल लिमिटेड है ना, उसकी 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में से सिर्फ 3 इंडिया की हुई, यानी सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग भी इंडिया में नहीं हो रही है। यानी सर घुमा फिरा के मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट मीट कर रहा है, एंड दिस कंपनी इज अ नॉन रेसिडेंट। जो सिंगटेल है ना, वो एक नॉन रेसिडेंट कंपनी है। बताओ समझ में आया क्या? अरे बताओ ना बाबा, समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है, मस्त समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ, इट इज अ गुड क्वेश्चन। आ जाओ। स्टाइल इंक ऑफ नोटिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। देखो एफआईआई टैक्सेशन आपको ब्रीफ कर दे रहा हूं मैं। तो अगर 112 ए की सिक्योरिटीज है तो 10% 12.5% ओवर 1.25 लाख। सर 112 वाली सिक्योरिटीज है सर 10%। उसके अलावा सर 11 ए वाला है 15-20। अदर एसटीसीजी है 30%। इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है 20%। सर अगर बॉन्ड आरडीबी है, आरडीबी वगैरह है, आरडीबी सर 30 जून 2023 के पहले का है 5%, बाद का है 20% लेगा। सर यहाँ पे एफआईआई के में बड़ा रिजिड है ये लोग, बहुत रिजिड है ये लोग, कि सिर्फ 115 एडी मानते हैं। बॉन्ड टैक्सेशन में सर 10% लगता है, 115 एडी सर कुछ नहीं मानते ये लोग, सिर्फ बोलते हैं कि 115 एडी मानो आप, 115 एसी भले 10% बोल रहा हो, लेकिन सर ये बोलते हैं कि 115 एडी मानो आप। चलो ठीक है, देखते हैं। यही टैक्स रेट आपके ऊपर घुमा फिरा के लगने वाली है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स इन रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑन इंडियन करेंसी। इन्वेस्टमेंट कब कर रखी है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कर रखी है। इंटरेस्ट जो है सर ये 5% फ्लेक्सिबल होगा। निकालना क्या है आपने को, ये तो बताओ निकालना क्या है, नीचे देखते हैं ना। कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, हम तो देखो टैक्स लायबिलिटी निकाल लेंगे, अपना आंसर सही हो जाएगा। तो 850 पे 5% टैक्स रेट आएगा, कितना होता है? इससे 5% टैक्स लगेगा, हाँ सर लगता है। आरडीबी अगर आप 30 जून 2023 से पहले अगर इंटरेस्ट कमा रहे हो तो 5% टैक्सेबल होता है। 194 एलसी बात करता है इस बारे में।
डिविडेंड फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटी, सर लिस्टेड सिक्योरिटी से डिविडेंड है सर, अगर एफआईआई को डिविडेंड मिलता है 20% से टैक्सेबल होता है। बाद 1,24,000। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी सर, खर्चे 26,000 के सर, खर्चे अलाउ नहीं होते। 1732 पे सीधे सीधे 20% लगता है, 1732 पे सीधे सीधे 20% लगता है। 346,400। सर सेल ऑफ बॉन्ड, सर सेल ऑफ बॉन्ड के लिए कायदे से ना आप 115 एसी लगा सकते हो, लेकिन नहीं, ये लोग 115 एडी ही लगाएंगे। तो सर अगर आपने सेल पहले कर रखी है बजट के या बाद में कर रखी है, फर्क ही नहीं पड़ता, 10% लगाएंगे। अगर 115 एसी लगता तो बजट से पहले ही लोग 10% लगाते, बजट के बाद ये लोग 12.5% लगाते। लेकिन नहीं भैया, नहीं भैया, इन्होंने क्या किया, सिंपल बोला 115 एडी लगाएंगे हम, बजट के पहले बेचो बाद में बेचो, हमें फर्क नहीं पड़ता, 115 एडी 10% ही बोलता है। तो सेल प्रोसीड 47 लाख, परचेज 32 लाख, दोनों का डिफरेंस। सर इंडेक्सेशन मिलता क्या, सर बॉन्ड आरडीपी पे इंडेक्सेशन किसी को नहीं मिलता, बॉन्ड डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन किसी को नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिलता था। 15 लाख का गेन हुआ, 15 लाख के गेन पे 10%, 1.5 लाख। लिस्टेड सिक्योरिटीज मई 24 में खरीदी, फेब 2025 में बेची, यानी सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन वाला। और सर बजट के बाद बेच रहे हो तो 20% टैक्स रेट लगेगा। कितना होता है, 1240 माइनस 780, 4,60,000। इस पे 20%। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ एम कंपनी, सर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यानी सर कौन सा होता है ये, सर सिंपल 112 हो जाएगा, या तो अदर एससीसी जाएगा। जुलाई में खरीदा, मार्च बेचा, यानी सर 30% टैक्स रेट वाला हो गया ये। कितना, 840 माइनस 372, 468 इंटू 30%, 140412। एक बार टोटल करो, 42500 124। माई हम्बल समेशन 895,300। तो इस पे सरचार्ज भी जोड़ना पड़ेगा, 93,111,2। मैच करके, हाँ, नथिंग बट थैंकफुल, नथिंग बट थैंकफुल। आज क्वेश्चन नंबर 68 पे क्या बोल रहे हैं। XYZ कंपनी, एन इंडियन कंपनी इज एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल के काम में, ठीक है। इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज इन इंडिया। XYZ इज अ होली ओन सब्सिडी ऑफ फ्लिक्स कंपनी। देखो XYZ है इंडिया में, इट इज होली ओन सब्सिडी ऑफ फ्लिक्स, ये फ्लिक्स की होली ओन सब्सिडरी है, जो कि कंपनी एम में है, कंट्री एम में है। एंजेलो और जेम्स सिटीजन ऑफ कंट्री एन, सर ये जो है ना फ्लिक्स, इसके जो ओनर है, एक है एंजेलो है और एक जेम्स है, और दोनों कंट्री एन के हैं। इन्होंने इक्वल 100 करोड़ लगा रखे हैं, 100 करोड़ लगा रखे हैं, 100 करोड़ 100 करोड़। ऑन जून 1 जून 2024 एंजेलो और जेम्स ने एक ऑफर रिसीव किया। सर उनको लगा कि उनको सारे शेयर्स ना ईशान को बेच देना चाहिए, उन दोनों ने मिलकर ना अपने सारे शेयर्स किसको बेचे, ईशान को बेच दिए, कंट्री एन में, ठीक है। 350 करोड़ ईच में, यानी सर कहना है सिंपली से कि एंजेलो ने 350 करोड़ में बेचा, 100 करोड़ में खरीदा था, 250 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ। जेम्स के साथ भी 350 करोड़ में बेचा, 100 करोड़ में खरीदा था, 250 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ। इतना कैपिटल गेन हो रहा है एंजेलो और जेम्स को, ठीक है। ये अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फ्लिक्स कितना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है, रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट दे रखा है बैलेंस शीट का, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। सेल कौन सी डेट को सर मैटर करता है, 1 जून को, सर 1 जून को सेल हो रहा है। सर मैटर क्या करता है, अब अपने को सबसे पहले तो अपने को देखना पड़ता है वैल्यूएशन डेट कौन सी पकड़ेंगे हम, वैल्यूएशन डेट कौन सी, किस तारीख को एसेट्स की वैल्यूएशन करनी है, उसके लिए पकड़नी पड़ेगी लास्ट बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ सेल, लास्ट बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ सेल पकड़नी पड़ती है। सबसे पहले तो लास्ट बैलेंस शीट डेट कौन सी, 31 दिसंबर और जुलाई, जो जो डेट ऑफ सेल है। तो ये तो हमारे काम का ही नहीं, ये हमारे काम का ही नहीं, बिल्कुल लास्ट आगे आगे की डेट काम की नहीं। सर कहते हैं अगर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स विदाउट रिड्यूसिंग लाइबिलिटीज, अगर बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स विदाउट रिड्यूसिंग लाइबिलिटीज क्या 15% ज्यादा बढ़ गया, बैलेंस शीट डेट और डेट ऑफ सेल में क्या 15% ज्यादा इंक्रीमेंट है। हाँ सर, 1,000 का 15% ज्यादा बढ़ गया है ये, यानी सर हमारे लिए वैल्यूएशन डेट कौन सी बनेगी, डेट ऑफ ट्रांसफर बनेगी, डेट ऑफ बैलेंस शीट नहीं बनने वाली। वैल्यूएशन सब करेंगे, इस तारीख को करने वाले हैं।
अब सर वैल्यूएशन डेट पे वैल्यूएशन करेंगे कैसे? अपने को देखना पड़ता है फेयर वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी। देखो इधर ध्यान से देखना। सर हमको क्या निकालना है, जो नॉन रेसिडेंट कंपनी है ना, उस नॉन रेसिडेंट कंपनी की टोटल बैलेंस शीट के सारे एसेट्स में से कितने इंडियन एसेट्स हैं, यही निकालना है ना। तो उसके टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स एक्स वाई, एक बार फ्लिक्स के टोटल एसेट्स कितने हैं? सर टोटल एसेट्स है 1100 करोड़ के, 1100 करोड़। इसमें से इंडियन एसेट्स कितने हैं, फेयर मार्केट वैल्यू विदाउट रिड्यूसिंग लायबिलिटी 600 करोड़। यानी कहना है सिंपली से कि 600 डिवाइडेड बाय 1100, सर 54.54% इंडियन एसेट्स है। ये जो फॉरेन कंपनी है फ्लिक्स, इसके 54.54% एसेट्स तो इंडियन एसेट्स है, यानी सिग्निफिकेंटली अपनी वैल्यू इंडियन एसेट्स से डिराइव कर रही है। यानी यानी अगर ये सिग्निफिकेंटली अपनी वैल्यू इंडियन एसेट से डिराइव कर रही है, तो आई कैन सिंपली से ये जो कैपिटल गेन है 250 करोड़ का, इसका 54.54% तो इंडिया में टैक्सेबल होगा। आंसर देखोगे यही आंसर आ गया 54.54, और टैक्सेबिलिटी कितनी आ जाएगी 136.36 करोड़ इंडिया में टैक्सेबल होना चाहिए। जेम्स के हाथ में भी, एंजेलो के हाथ में भी, और यही आंसर लिख के आना है आपको। अफसोस, इसने अपना आंसर बड़ा ही आधा अधूरा दे रखा है, बहुत ही आधा अधूरा सा आंसर दे रखा है, इसने पूरा आंसर दिया ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। मिस्टर रॉबर्ट, रॉबर्ट, इंपॉर्टेंट सवाल, रॉबर्ट, a non-resident operates ship for carriage of goods, passenger and livestock, दुबई मुंबई चेन्नई। सर दुबई मुंबई चेन्नई चलता है। यू आर रिक्वायर्ड, यू आर गिवन में फॉलोइंग डिटेल्स। 200 लाख रुपए मिला ऑन अकाउंट ऑफ शिप कैरीज ऑन लाइवस्टॉक फ्रॉम मुंबई टू लंदन। सर पहली बात तो ये देखना पड़ता है कि इंडिया से निकलने वाली जो भी शिप्स होंगी ना, उनका फ्रीट कहीं पे भी मिल जाए, लंदन में मिले, दुबई में मिले, मेक्सिको में मिले, कहीं पे मिले, सर इंडिया से अगर शिप निकली है तो वो फ्रीट हमेशा प्लस करना है। और अगर वर्ल्ड की फ्रीट इंडिया आ रही है और इंडिया में भाड़ा मिल रहा है ना, तो वो अपने को प्लस करना है। अगर इंडिया के बाहर मिल रहा है, अगर इंडिया से अगर अगर यूएसए से फ्री इंडिया इंडिया आ रही शिप और भाड़ा चाइना में मिल रहा है, तो अपने को नहीं लेना उसको। लेकिन अगर इंडिया में आ रही है और इंडिया में भाड़ा मिल रहा है, तो लेना है उसको। ठीक है, तो क्या करना है, क्या मुंबई से लंदन जा रही है, यानी इंडिया से जा रही है, यानी इसको लेना पड़ेगा 200 लाख को। 50 लाख रुपए मिला कैरियर्स फ्रॉम दुबई टू कोलंबो। सर दुबई से लेके कोलंबो का मिल रहा है। सर दुबई कौन, कोलंबो कहाँ? सर इंडिया में कोई लेना देना है क्या? सर रिसीव्ड इन इंडिया है ना? हाँ सर रिसीव्ड इन इंडिया है। अगर इंडिया आ रही, इंडिया में रिसीव हो रहा है, तो लेना पड़ जाएगा ना? हाँ बाबा लेना पड़ जाएगा। सर 65 लाख रुपीज रिसीव्ड इन दुबई ऑन अकाउंट ऑफ चेन्नई टू दुबई। सर चेन्नई से निकल के दुबई मिल रहा है, लेना पड़ेगा 65 लाख। एक्सपेंसेस सर काम के नहीं होते सर। ग्रॉस विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स 25 लाख रुपए अलग जाएगी। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ रॉबर्ट। सर कभी भी अगर आपके पास कोई शिपिंग इनकम है, तो आपके पास प्रोविजन रहता है 44B का, कि जितनी भी आपका स्पेसिफाइड सम है ना, इस स्पेसिफाइड सम का क्या करोगे, इसका 7.5% आप अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर कर दो। 7.5% आप डिक्लेयर कर दो, कितनी होती है 315 लाख का 7.5% डिक्लेयर कर दोगे, 23.625 लाख रुपीज आपकी इनकम बन जाएगी। प्लस 25 लाख रुपए आपकी बन जाएगी, क्या आपकी 25 लाख बन जाएगी कैपिटल गेन, वो आपकी हॉर्सेस की इनकम, हॉर्सेस ये, हाँ हॉर्सेस की इनकम हो गई 23.625 लाख। इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, आपको टैक्स करना पड़ेगा 10 लाख तक, कोई टैक्स, सॉरी 10 लाख तक आपका 1,25,500, उसके बाद 1,12,500 और बाकी 30%, और इस पर फ्लैट 30% टैक्स रेट आ जाएगा। आप चेक करोगे आंसर यही मिलेगा 23.625 प्लस 25 लाख, दो इनकम से टोटल करोगे। इस इनकम पे क्या होगा, और सेसेस की इनकम पे तो सीधे 30% जाएगा, और बाकी इनकम पे आपको स्लैब लगानी पड़ जाएगी, जो आएगा उस पर 4% एजुकेशन सेस करके आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया क्या ये पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाओ। मिस्टर भिष्ट, मिस्टर भिष्ट, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी कंप्लीटनेस नहीं है। अगर आपके सामने पेपर में आता है, कंप्लीट करके आना है आपको। A non-resident individual earned interest income of 12 lakh रुपए from investment made in notified infra debt fund set up in India, eligible for exemption under section 1047. Further, he incurred expenditure of 15 लाख। अर्निंग सर काम का नहीं होता, कभी भी नहीं मिलता डिडक्शन। एग्जामिन टैक्स इम्प्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ फंड एंड भिष्ट एंड कंक्लूजन बताओगे इनकम टैक्स एक्ट में, अगर दोनों सिचुएशन में, अगर मिस्टर भिष्ट एनजेए में है, या मिस्टर भिष्ट अगर इंडिया के बाहर कहीं अदर देन एनजेए में है। देखो बात क्या चल रही समझो, एक इंफ्रारेड फंड है, ये इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है किसको, मिस्टर भिष्ट को।
तो देखो मिस्टर बिस्ट को कभी भी इंफ्रारेड फंड पेमेंट करता है तो 194 एलबी लग जाता है। ये बोलता है कि 5% टीडीएस काटोगे आप और 5% से ही सामने वाले के हाथ पे टैक्सेबल हो जाएगी। इंफ्रारेड फंड के हाथ में क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ टीडीएस काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और कुछ भी नहीं रहती। तो सवाल ये आता है कि अगर मिस्टर बिस्ट अगर इंफ्रारेड फंड में नहीं, अगर सॉरी इन नोटिफाइड जुरिसडिक्शन एरिया में है, एनजेए में है, तो सर इस केस में क्या होगा? 30% से टीडीएस काटना पड़ेगा, 30+4% टीडीएस काटना पड़ जाएगा। एंड सर टैक्सेबिलिटी कितनी होगी मिस्टर बिस्ट के हाथ में? सर टैक्सेबिलिटी तो वही स्लैब रेट वगैरह जो लगेगी वो लेंगे। लेकिन लेकिन समझो, अगर यही कोई अदर देन एनजेए में है ना, तो सर 5% ही सिर्फ टीडीएस रेट और टैक्स रेट रहता है मिस्टर बिस्ट के हाथ में। गॉट इट? इतना सही पॉइंट है बस। एनजेए में तो क्या होगा? 30% लगा देंगे, 30+4%। सर वुड योर आंसर चेंज अगर ये टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हो मिस्टर बिस्ट को? तो सर अगर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट कर रहे हैं, अगर टेक सर्विसेज है ना, तो 115 ए के अकॉर्डिंग ना आपको 20% से टीडीएस काटना चाहिए। अगर मिस्टर बिस्ट अदर देन नोटिफाइड जुरिडिक्शन एरिया में है ना, तो 20% टीडीएस काटना चाहिए आपको, 20+4% से। लेकिन सर अगर ये एनजेए में है तो फिर 30+4 लगेगा। लेकिन सर एनजेए वाला आंसर नहीं देता। इसने ये तो आंसर दिया कि अगर इंफ्रारेड फंड पेमेंट कर रहा है किसी को, भले ऐसे से भले नोटिफाइड जुरिडिक्शन एरिया में हो या अदरवाइज हो, इसका आंसर दिया उसने। अगर यही कोई प्रोफेशनल सर्विसेज का पेमेंट हो रहा है ना, तो अदर देन एनजेए तो उसने आंसर दे दिया, लेकिन एनजेए का आंसर नहीं दिया इसने। आप देखना आंसर में, ये तो दिया इसने प्रॉपर कि अगर एनजेए को पेमेंट कर रहे हो तो, अगर आउटसाइड एनजेए पेमेंट कर रहे हो तो क्या होगा? मिस्टर बिश को अगर आप एफटीएस का पेमेंट कर रहे हो तो कहता है 20% से टीडीएस काटेंगे हम। लेकिन सर अगर अगर मिस्टर बिस्ट एनजेए में है और आप एफटीएस का पेमेंट कर रहे हो तो उसका कोई आंसर इसने नहीं दिया हुआ। ठीक है, क्या ये पॉइंट समझ में आता है? कितने क्वेश्चन बचे एनआरटी में? 2 क्वेश्चन, चलो इनको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। Mr. Vioni, a company incorporated in Japan, is engaged in development of infrastructure and providing consultancy in the same field. During their shareholders met in India 3 times. The first 2 meetings was to discuss the modification rights attached, and third meeting was to discuss whether the sale of company is to be situated in India. Sir, बिल्कुल काम का नहीं। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग काम की होती, बाकी शेयर होल्डर की मीटिंग काम की नहीं होती। अपने टैक्सेशन के लिए तो बिल्कुल काम की नहीं होती। Dividend declared by Miyami, a Japan-based company, 54,000 rupees. Miyami holds 70% of the total assets in India. सर एक बात बताओ, अगर डिविडेंड मिल रहा है एक फॉरेन कंपनी को, एक फॉरेन कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है, सर फॉरेन कंपनी है क्या ये? इसकी ये क्या ये रेसिडेंट कंपनी होगी कि नॉन रेसिडेंट कंपनी होगी? सर अपने को ना कोई भी डिटेल ऐसे दे नहीं रखी है सर, सिर्फ और सिर्फ मॉडिफिकेशन राइट्स दे रखे हैं। मॉडिफिकेशन राइट्स इंडिया में लोकेटेड है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रखा उसने अपने को। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या पूछा है देखना। ये है वायोनी। वायोनी को डिविडेंड किससे मिल रहा है? मियानी। मियानी 70% एसेट्स होल्ड करती है इंडिया में। यानी सर जो मियानी है ना, ये प्रॉपर इंडिया से वैल्यू डिराइव करती है। जो मियानी इंडिया से वैल्यू डिराइव करती है, तो वे ऑलरेडी नो कि अगर इंडियन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है तो इंडिया में टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी डिविडेंड पेमेंट कर रही है जो कि सब्सटेंशियल अपनी वैल्यू इंडिया से डिराइव कर रही है, क्या उसका डिविडेंड भी इंडिया में टैक्सेबल होगा? ना जी सर, ऐसे तो कभी नहीं टैक्सेबल करवा पाओगे आप। इसलिए सर दिस इज नॉट टैक्सेबल, दिस इज नॉट टैक्सेबल। अगर इंडिया से डिविडेंड मिलता है तो इट इज अलाउड, बट इट इज रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी डिराइविंग सब्सटेंशियल वैल्यू फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा। समझ नहीं आया? फिर से सुनना है इसको वापस से। Fees for technical services received from Government of India, gross basis पे 454. Government of India utilized such technical service for the development of project carried out in Nepal. सर गवर्नमेंट ने कहीं पे भी यूज किया फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट से जो सर्विसेज मिलती है फ्लैट 20% से टैक्सेबल होती है। कितना? 454 इंटू 20%, 90,800। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ओ यूनिट लोकेटेड इन आईएफएससी फ्रॉम मनी बोरोड, कितना? मिस्टर ओ 15,400। सर कभी भी अगर एक नॉन रेसिडेंट को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है आईएफएससी यूनिट से, सर अज्यूम कर सकता हूँ क्या मैं कि 1/9/2019 के बाद का ही होगा? रीजनेबल टू अज्यूम। तो इज इट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट? इट इज एग्जेम्प्ट सर। मैंने आईएफएससी वाली सीरीज में पूरा कवर कर रखा है इसको। आईएफएससी ऑल अबाउट आईएफएससी 15 मिनट का वीडियो पूरा कवर्ड है, देख लेना। 26/6/2024 को, यानी बजट से पहले,
वायोनी सोल्ड 5000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड बाय इट इन एन इंडियन कंपनी 69 रुपीज का, 89 रुपीज का, तो 89 रुपीज में सेल किया। These shares were bought कब 2011 में 64 रुपीज का, परचेज सेल इफेक्ट किया गया, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में फेयर मार्केट वैल्यू 70 है, तो 70 की एफएमवी कॉस्ट है 64 की, कॉस्ट काम की नहीं है। दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 19 रुपीज का 5000 शेयर्स पे गेन कितना होता है? 95,000 रुपीज का कैपिटल गेन आ रहा है सर। इस पे टैक्स रेट कितना लगेगा? 95,000 रुपीज का कैपिटल गेन है, बजट से पहले सेल हो रहा है, तो सर बजट से पहले सेल हो रहा है तो 1.25 लाख का तो कोई एग्जाम्पशन मिल जाएगा, 1.25 लाख का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, इस पर तो कोई टैक्स रेट ही नहीं आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द वायोनी और एक्सप्लेन करो। सर 98,000 रुपीज सर टैक्स, 90,800 टैक्स लगेगा इसको बस। ये 454 टैक्सेबल है और 95,000 टैक्सेबल है, बस दो ही चीज टैक्सेबल होगी। हमने तो टैक्स निकाल के दे दिया। ओ भाई साहब, हमने तो टैक्स निकाल के दे दिया, इसने तो टोटल इनकम मांगी बस हमसे। हम एक स्टेप आगे चले गए इनसे। खुश हो जाओ तुम, खुश। इतना अच्छा कंसेप्ट तुमको पढ़ा रहा हूँ क्लास के बीच में, और तुम हो कि तुमसे लाइक नहीं किया जाता वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाता। ट्रेक्स कंपनी लिमिटेड, एक बार आप चेक करेंगे आंसर क्या मांग रहे हैं। नोट्स, एक चलो देखते हैं। इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी हैज द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम इंडिया, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। चलो ठीक है, टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी दोनों पूछ रहे हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 का, अज्यूमिंग पोएम आउटसाइड इंडिया, यानी सर नॉन रेजिडेंट कंपनी, इंडिया की बाहर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। इंटरेस्ट 285 अर्नड ऑन डिबेंचर्स ऑफ 30 लाख रुपीज इशूड ऑन 1 अगस्त 2024 को, इन कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल नो हाउ फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस कैरियर इन इंडिया। सर एक फॉरेन कंपनी ने इंडिया में टेक्निकल सर्विसेज दी, उसके बदले इंडियन कंपनी डिविडेंड इशू कर रही है, सॉरी डिविडेंड नहीं, डिबेंचर्स इशू कर रही है, तो जो डिबेंचर्स का इंटरेस्ट होगा वो किस रेट से टैक्सेबल होगा? सर 35% टैक्सेबल होगा। कसम खाओ माता रानी की, तुम इसको गांठ बांध के रखोगे। क्यों? क्योंकि सर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है ही नहीं इंडिया में, तो 20% कहां से आया? 115 का 20% तो तब लगता है जब फॉरेन करेंसी इनफ्लो होता है इंडिया में, या तो फॉरेन करेंसी इनफ्लो है ही नहीं, इसलिए 35% जाएगा इसमें। तो जो 285 है ना, इस पे 35% लगाओगे, और जो 20 लाख का है ना, टेक्निकल नो 30 लाख रुपए का है ना, इस 33 लाख पे कितना 20% लगाओगे आप? 285 इंटू 35%, इसको इसको बाद में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ध्यान देना इस पे 35%, इस पे 20%। डिविडेंड 650 का जीडीआर पे अर्न किया सर, 10% जाएगा जीडीआर पे, ठीक है। डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे इनलिस्टेड कंपनीज पे सर 20%, 115 ए कम इनकम। अच्छा रुको 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 रुको, ठीक है। इनकम बाय द रॉयल्टी सर कितना है? रॉयल्टी की इनकम 12,58,000 की, विच इज नेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस काटने के बाद की इनकम है। तो कहना है सिंपली से कि 12,56,470 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20.8, कितना ग्रॉस इनकम होगी, और इसकी टैक्सेबिलिटी कितनी आती है सर? 20% टैक्सेबिलिटी आएगी, बाद में टीडीएस बाद में इसमें ऐड कर देंगे ना हम, इन परसुएंस विद द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड विद गवर्नमेंट, ठीक है। बिजनेस इनकम यूनिट एस्टैब्लिश इन दिल्ली 35% जाएगा इसमें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना? 1,32,000 रुपए फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स इन ब्लैक लिमिटेड कंपनी, इनको इंडेक्सेशन, अच्छा कंप्यूटेड विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अनलिस्टेड शेयर्स में कितना? 132 लाख का है, मतलब 1,30,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, कंप्यूटेड विद इंडेक्सेशन। इफ कंप्यूटेड विदाउट इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना होता है? 232 का। देखो हमने पढ़ा हुआ है, फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसके पास चॉइस रहता है अनलिस्टेड शेयर्स में, या तो विद इंडेक्सेशन भर दो 20%, या तो विदाउट इंडेक्सेशन 10%, जो बेनिफिशियल है वो भर दो। लेकिन ये सर बजट से पहले था, बजट के बाद सब 12.5% हो गया। तो देख लो कितना ज्यादा बेनिफिट है सर। इसका 10% लेते हैं तो 132 होता है, और इसका 20% लेते हैं तो 62, कितना हो जाता है? 232 इंटू 20%, तो सर 10% वाले लेते हैं ना, 10% वाले लेते हैं। टैक्स रेट कैसे निकालेंगे? इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 85 को 35% से करेंगे, इसको निकालेंगे, जो आंसर आएगा सर इन सबको अपने को ऐड करना पड़ेगा, कितना? उसमें ऐड करना पड़ेगा 4%। एक बार चेक भी कर लेते हैं, बिजनेस इनकम आप चेक करोगे ना, 85 बिजनेस इनकम है, 3,30,00,000 की प्रोफेशनल सर्विसेज है, रॉयल्टी को ग्रॉस अप करवा दिया इसने, उसके अलावा अदर सोर्सेज 285, 650, और ये एक बार टैक्स में निकाल के देखता हूँ कैलकुलेटर पे, अपना आंसर भी आ जाएगा इससे। टैक्स कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 2,85,000 पे 35% लगेगा, उसके अलावा 30 लाख पे 20%,
उसके अलावा 6,50,000 पे 10%, उसके अलावा 1256470 डिवाइडेड बाय 79.2% इंटू 20% प्लस उसके अलावा 8,50,000 पे 35%, 1,32,000 पे 10% इंटू 1.04, सर 14,48,450 आ रहा है। 14,48,450 हो सकता है टेक्निकल गलती बस ना की हो। क्या गलती कर दी? बिजनेस इनकम 35%, ठीक है। एफटीएस 20%, ठीक है। रॉयल्टी इनकम 20%, यही था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बेनिफिट है, कौन सा बेनिफिट वाला हो रहा है? अरे रे, इस पे 20% जाएगा ना, छोटी सी गलती कर दी, छोटी सी गलती कर दी। 13200, ये तो विथ इंडेक्सेशन है तो उस पर 20% जाएगा, विच विल बी 26,000 समथिंग। और यहाँ 232 पे विदाउट इंडेक्सेशन है, 20% जाएगा। 132 इंटू 20%, तो 26,400, और यहाँ 10% है तो 23,200, तो 23,200 जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी सही है। डिबेंचर्स पे 35% लगा दिया, जीडीआर पे भी 10% लगा दिया, प्लस डिविडेंड 20% लगा दिया। डिफरेंस कहाँ आ गया? मे भी शायद 20% मैंने ऐड करना रह गया, इसलिए शायद गड़बड़ हो गया। बाकी अदरवाइज आंसर इज बिल्कुल सिमिलर, यही आंसर मेरा भी आया था। निकालोगे तो ऐसे ही आ जाएगा आपका। ठीक है, आपका आंसर 17.2। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर ही लेते हैं ना, कैसे गड़बड़ हो गई। 285 इंटू 35% प्लस 30 लाख इंटू 20%, 6,50,000 इंटू 10%, 15,50,000 इंटू 3%, 1,256,670 divided by 79.3% इंटू 20%, उसके अलावा 850 इंटू 35% के अलावा 232 हाँ, इतना ही आ रहा है ना, एग्जैक्टली। 17,127,80 आया है मेरा, यहाँ 790 है। 10 रुपए का फर्क है, बट ठीक है, इट्स ओके। डिविडेंड रह गया था, बाकी कैलकुलेशन वैसे ही सेम टू सेम जाने। इसके साथ एनआर टैक्सेशन भी कवर हो जाता है, कवर हो जाता है। आ जाए डी डबल ए में, आ जाए डी डबल ए में। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 73 पे, क्या बोल रहा है? मिस्टर महेश एज 50, सीईओ ऑफ सिल्वर इंडिया लिमिटेड सिंस 1/4/2019। देखो एमटीपी में सेम क्वेश्चन आया है, उसके अलावा 2-3 जगह पे और सिमिलर क्वेश्चन मिला है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। सैलरी बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन, देखो पहली बात तो रेजीम चेक करो, हमेशा पहले रेजीम चेक किया करो, कौन से रेजीम में चाहिए आंसर। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड नेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर महेश, अज्यूम वो 115 बीएससी में टैक्स भर रहा है। यानी सर 115 बीएससी में टैक्स भर रहा है, यानी अपने को निकालना पड़ेगा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। 23 लाख में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं मिलता 115 बीएससी में, इसको इग्नोर मानना है अपने को। इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक डिपॉजिट, सर एक साथ ऐड करना पड़ेगा, यानी हो गया 22.25 लाख प्लस 1,60,000 रुपए। ये हो गई हमारी इंडिया की इनकम। दी फॉलोइंग इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, क्या कह रहे हैं कि कुछ इनकम से इंडिया के बाहर की कंट्री एक ही इनकम है। बिजनेस इनकम है 25,000 यूएसडी की। देखो कभी भी अगर बिजनेस इनकम को कन्वर्ट करना होता है तो कैसे करते हैं समझना। एक पीजीपीपी की इनकम, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, और एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की इनकम, सॉरी सिक्योरिटी अगर आईएफओएस की इनकम अदर देन इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। देखो कैसा रूल क्या कहता है देखना। एक पीजीपीपी की इनकम पकड़ोगे आप, प्लस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पकड़ोगे, प्लस आईएफओएस की इनकम एक्सेप्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इन दिनों किससे कवर करोगे? सर फाइनेंशियल ईयर का जो एंड का रेट होगा ना उसको पकड़ेंगे।
और अदर इनकम जो होती है ना, अदर इनकम जो भी जिस मंथ में अक्रू हो रही है ना, अक्रू वाले ईयर के प्रीसीडिंग मंथ की लास्ट डेट। कोई टैक्स अगर आपने मान लो 1 मार्च को पे किया तो आप 20 फेब से चेंज करोगे। अगर आपने टैक्स 10 मार्च को पे किया 20 फेब को चेंज करोगे। 10 फेब को पे किया 31 जैन को पे देखोगे, उससे रेट से कन्वर्ट करोगे। लेकिन अगर पीजीबी की इनकम है तो फाइनेंशियल ईयर एंड, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम फाइनेंशियल ईयर एंड, और आईएफओएस में कोई भी और इनकम है अदर देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इनके लिए क्या करोगे, लास्ट ईयर के एंड की पकड़ोगे। बाकी सर अगर इंटरेस्ट डिविडेंड है तो उनके लिए जिस मंथ में मिल रहा है उस मंथ की पिछले वाली मंथ की लास्ट डेट को। ठीक है सर, समझ में आ गया। सर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? सर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अच्छा पहले बिजनेस इनकम सर 25,000 है। प्रीवियस से 24-25 की बात है, तो 31 मार्च 2025 की रेट पकड़ेंगे हम। देख लेते हैं ना, ये काम की नहीं, ये भी काम की नहीं, ये काम की। 31 मार्च 2025 71 रुपीज से कन्वर्ट करेंगे, तो इसको 71 से कन्वर्ट किया, कितना हो गया 25,000 इंटू 71, 17,75,000 की बिजनेस इनकम हो गई। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सर $4,500 से, जिसमें सर म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन वहां अलाउ नहीं हुआ, इंडिया में तो मिल जाएगा। तो 4,500 माइनस 450, सर हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी 71 ही लेंगे। देखो अल्टीमेटली करके आ रहा हूँ, पहले तो इंडिया में कितना टैक्स लग रहा है वो तो निकालना ही पड़ेगा ना। 287,750, 287,550 डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स हेल्ड इन कंट्री ए। ठीक है, उसके बाद कितना डिविडेंड है मार्च में डिक्लेयर हुआ और पे हुआ सर $10,000। अगर मार्च में डिक्लेयर हुआ तो फेब की रेट पकड़नी पड़ेगी अपने को। फेब की रेट कितनी है 70, तो 10,000 में 70 मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 लाख रुपीज हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन $5,000 ऑन सेल ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन कंट्री है। सर उस देश में आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, सेल प्रोसीड्स पर क्रेडिट, आपने 28 फरवरी को पैसे मिल गया, तो अगर $5,000 है, अगर मार्च में पैसा मिला है तो आपकी रेट क्या पकड़ेंगे, आपको रेट पकड़नी पड़ेगी फेब एंड की। तो फेब एंड की रेट कितनी है 70 है, तो 350 हमारा कैपिटल गेन आ गया। ठीक है, इंडिया हैज डबल विद दैट कंट्री, और कितना टैक्स क्रेडिट है, ठीक है सब निकाल देंगे। सर उस देश में आपने 20% टैक्स भरा हुआ है, और टैक्स कब भरा हुआ है सर 25/5/2024 को, 25 को भर रखा है। ठीक है, सब निकाल लेंगे आराम से। एक बार इंडिया में टोटल इनकम तो निकालो, टोटल इनकम 22.22 लाख 25,000 प्लस 1,60,000 प्लस 17,75,000 प्लस 2,87,550 प्लस 7 लाख प्लस 3,50,000। सर इंडिया में टोटल इनकम कितनी हो गई 540, 54,97,550। चेक भी करते चलो रे बाबा, गड़बड़ हो जाती है। 54 लाख, अच्छा सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन भी तो मिलता है 70% का, भूल जाते हैं यार, इसको छुड़वा देते हो तुम। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी तो मिलता है। 5411285, ये हो गया मेरा टोटल इनकम इंडिया में। इस पे टैक्स इंडिया में कितना लगेगा सर, 115 बीएसी है तो -15 लाख कर दो। देखो -15 लाख करके आप डायरेक्टली 30% लगा सकते हो, प्लस 1,40,000 ऐड कर दो, इंटू 1.1 इंटू 1.04, कुल मिला के टैक्स लाइबिलिटी निकल रही 1502513, और एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना 54,11,285, कुल मिला के 27.7776%। इतना एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एक बार चेक भी कर लेते हैं, फिंगर्स क्रॉस, 27.766%, इतना एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया। सर कभी भी अब अगर अपने को डिडक्शन, अगर अपने को सेक्शन 90 की रिलीफ निकालनी है, सेक्शन 90 की रिलीफ निकालनी है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स तक तो आना ही पड़ेगा। उसके बाद 2 स्टेप्स लगते हैं, टैक्स पेड इन दैट कंट्री और टैक्स पेड इन आवर कंट्री ऑन दैट इनकम, ऑन दैट इनकम। सर वहां वालों की, उस पर्सन की ये 5 इनकम इतनी इतनी इंडिया में टैक्सेबल है, यानी 1775 टैक्सेबल हुई, प्लस हाउस प्रॉपर्टी इतनी टैक्सेबल हो रही है, डिविडेंड इतना टैक्सेबल हो रहा है, और उसके अलावा कैपिटल गेन इतना टैक्सेबल हो रहा है। इस पे टोटल इंडिया में 27.777766% से टैक्स लग रहा है। तो इंडिया में कितनी टैक्सेबिलिटी आ रही है, एक बार निकालो ना।
इंडिया में वही इनकम टैक्सेबल होगी कितनी हो जा रही है 28755 इंटू 70%। सर उसी इनकम को अगर इंडिया में ला रहा हूँ, उसी इनकम को 30,26,285 रुपीज से इनकम टैक्सेबल हो रही है। इस पे टैक्स कितना लग रहा है? 27.766%। यानी 840 278। सर ये फिगर आया क्या, ये समझो। 840 278, ये फिगर क्या है? सर उस देश के पैसे, उस देश में जो आपने कमाया, अगर उसी पैसे को अगर आप इंडिया में लेके आ रहे हो, उस देश में जो पैसा कमाया अगर उसी पैसे को आप इंडिया लेके आ रहे हो, तो इंडिया में कितना टैक्स लगेगा उस पे? इंडिया में तो 840 टैक्स लगेगा। अब वहां पे आपने कितना टैक्स भरा वो बताना पड़ेगा अपने को। वहां पे कितना टैक्स लगेगा, अब इसकी कैलकुलेशन समझना, वहां कितना टैक्स लगा। 2 मिनट के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, 2 मिनट के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ। कह रहा है वहां पे 20% टैक्स रेट है, वहां पे 20% टैक्स रेट है। बिजनेस इनकम पे 20% डायरेक्टली लगाया होगा। ठीक है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन यूएस कंट्री एक ही है सर, इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस का कोई डिडक्शन नहीं मिला, इस पे 20% टैक्स लगाया होगा। डिविडेंड पे सर 20% लगाया ही होगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी 20% लगाया ही होगा। इन सब पे 20% टैक्स रेट लगाया ही होगा। सर कितना टैक्स होता है? 25,000 प्लस 4,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000, कितना होता है? 25,000 प्लस 4,500 प्लस 10,000 प्लस 5,000, कुल मिला के 44,500 की इनकम हो रही है। इस पे 20% टैक्स रेट है, 1,800 का टैक्स आ रहा है। और सर इस टैक्स को इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और टैक्स पे कब किया है सर? टैक्स पे किया हुआ इन्होंने, सर कह रहा है टैक्स पे किया इन्होंने, कहाँ कह रहा है, कहाँ कह रहा है? 25 मई को पे किया हुआ, यानी सर 30 अप्रैल की रेट से कन्वर्ट करना पड़ेगा, पिछले मंथ की लास्ट डेट से कन्वर्ट करते हैं। 30 अप्रैल की रेट क्या है? 72 है सर, इसको 72 से कन्वर्ट करूंगा, कितना हो जाता है सर? 6,40,800। इतना टैक्स रेट आ जाएगा, इतना टैक्स आएगा। टैक्सेस पेड इन दैट कंट्री 640,800। और रिलीफ क्या मिलेगी इन दोनों में से? लोअर वाली, तो 640,800 की मेरे को रिलीफ मिलेगी। तो टैक्सेस पेड इन दैट कंट्री माइनस टैक्सेस पेड ऑन दोज इनकम इन आवर कंट्री, ये रिलीफ यहाँ पे मिलके चलेगी। अब आंसर भी चेक करोगे, आंसर में भी यही मिलेगा, 640,800। बताओ क्या समझ में आया ये पॉइंट? अरे बाबा बताओ ना, क्या समझ में आया क्या ये पॉइंट? हाँ सर समझ में तो आ रहा है, धीरे धीरे करके इसे ही समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या बात करता है? मिस्टर राम प्रकाश, अ रेसिडेंट इंडियन, एज 58 की एज है राम प्रकाश की, हैज बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया एंड इन सम अदर फॉरेन नेशंस। राम प्रकाश का इंडिया में काम है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे करना है, पता होना चाहिए कि अगर सेक्शन 90 की रिलीफ है तो कैसे निकाली जाती है, बस इतना पता होगा, आपका आंसर मैच हो जाएगा। हैज सम फॉरेन इनकम्स, और कुछ दूसरे देशों में भी इनकम है, उसकी दो देशों से इनकम है, कंट्री एक्स और कंट्री वाई से। इंडिया के साथ डीटी डबल ए नहीं है, दोनों ही देशों का नहीं है। चलो ठीक है, निकालते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ना एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, एक पेज ऐड कर देते हैं, क्योंकि इतने में तो होता नहीं कभी क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ ना, इसको जरूर करना है आप सभी ने। इस क्वेश्चन को सबको करना है, ठीक है? इस क्वेश्चन को मिस मत करना। ग्रॉस रेंटल इनकम फ्रॉम कमर्शियल प्रॉपर्टीज कितना है? 250 तो क्या मैं ले सकता हूँ कंट्री एक्स है, कंट्री एक्स 2,50,000, वाई में कितना है? 250। सर इतना तो टैक्सेबल होगा नहीं, इंडिया में आता है तो इसका 70% ही लेते हैं, 30% का स्टैंडर्ड एक्शन मिलता है। टोटल 3,50,000 रुपीज इंडिया में टैक्सेबल होगा। सर बिजनेस लॉस पार्टनरशिप डीड इज नॉट एविडेंस बाय एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, बहुत अच्छा पॉइंट कह रहा है ये। सर बिजनेस लॉस है पार्टनरशिप डीड्स, पार्टनरशिप से एक बिजनेस लॉस आया आपके पास, क्या पार्टनरशिप का लॉस अलाउड होता है? राइट आंसर है सर, पार्टनरशिप का लॉस आपको मिलता ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब फर्म टैक्स, अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है तो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, पार्टनर के हाथ में। तो पार्टनरशिप फर्म को अगर लॉस होगा तो आपके हाथ में डिडक्शन थोड़ी मिलेगा। लेकिन सर क्या कह रहा है ये? पार्टनरशिप डीड इज नॉट एविडेंस्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट एविडेंस्ड बाय डीड। जो पार्टनरशिप है ना, एक पार्टनरशिप, वो डीड से एविडेंस नहीं है, यानी दिस इज नॉट अ वैलिड पार्टनरशिप। यानी जो लॉस होगा ना वो पार्टनर्स के हाथ में जाने वाला है, यानी इस केस में अपने को लॉस अलाउ हो जाएगा, लॉस विल बी अलाउड। कितना? 2,50,000 का लॉस अपने को यहाँ मिलेगा, जो उस देश में नहीं मिलता लेकिन यहाँ मिल जाएगा। बिजनेस इनकम, सर बिजनेस इनकम तीनों को ऐड करूंगा, कितनी हो जा रही है?
एक्स की कितनी है 280, वाई कितनी है 340 और इंडिया की कितनी है 180। 280 प्लस 340 प्लस 180, 8 लाख की बिजनेस इनकम है। एसटीसीजी फ्रॉम वेकेंट प्लॉट, सर आपको ये कैपिटल गेन भी हुआ है, ठीक है चलो कैपिटल गेन भी ले लेते हैं। कंट्री एक्स से हुआ है, 10,80,000 का कैपिटल गेन है, 10,80,000 रुपये कैपिटल गेन है, इसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन दिल्ली, सर इंडिया में आपने एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, बजट से पहले कमाया है। अच्छा, एलटीसीजी इंडिया में है 37 लाख रुपीज, इतना ही 37 लाख, यस 37 लाख ही है। ठीक है जी, एग्रीकल्चर इनकम, सर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया वाली एग्जाम्प्ट होती है, ये दोनों टैक्सेबल होती हैं, तो कितनी होती है 34 लाख 3,40,000 प्लस 1,80,000, एग्रीकल्चर इनकम कितनी अदर सोर्सेज में जाएगी 520। फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट्स आर मेड, ठीक है सर, उसके अलावा कहता है आपने घर खरीदा 25 लाख रुपए का, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ, सर कौन से रेजीम में टैक्स भर रहे हैं? राम प्रकाश, अज्यूमिंग दैट ही इज पेइंग अंडर डिफॉल्ट 115 बीएससी, 115 बीएससी में टैक्स भर रहे हैं, तो क्या होगा, पीपीएफ का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलने वाला। आपने घर खरीद लिया जॉइंट नेम में, 25 लाख का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी 37 लाख में से 25 लाख तो आपका माइनस हो जाएगा, आपका कुल मिला के टैक्सेबल इनकम बन जाती है कैपिटल इनकी 12 लाख रुपए की। ठीक है, कंट्री की टैक्स दे दी, कंट्री वाई की टैक्स दे दी, ये सब चीजें बाद में काम आएंगी। अभी सर इंडिया में कितनी इनकम आ रही है वो बताओ, इनकम इन इंडिया, इंडिया में टोटल इनकम निकलवाओ मेरे को एक बार। 350 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम माइनस हाउस बिजनेस लॉस मिल जाएगा, प्लस 8 लाख की इनकम प्लस 10,80,000 की इनकम प्लस 12 लाख की इनकम प्लस 5,20,000, सर 37 लाख रुपीज की इंडिया की इनकम है। क्या स्टेप में कोई दिक्कत है सर? इस स्टेप तक अगर आपने कर लिया तो 1 या 2 नंबर तो ऐसे ही दे देगा। टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन इंडियन इनकम, इंडियन इनकम पे टैक्स कितना निकलेगा, ये अच्छा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कैसे सर? क्योंकि आपकी इंडियन इनकम में एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूडेड है, तो आपको टैक्स कैलकुलेशन के लिए पार्शियल इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो अपने को कैसे निकालना पड़ेगा, टैक्स ऑन इनकम, टोटल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, कितना है टोटल इनकम, कितनी है 37 लाख, प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है अपनी, एग्रीकल्चर इनकम है एग्रीकल्चर इनकम कितनी दे रखी है 520 दे रखी है, 5.2 लाख, यानी कुल मिला के 42.2 लाख पे अपने को टैक्स निकालना है। सर 42.2 लाख पे टैक्स निकालना भी अपने आप में इतना आसान बात नहीं है, क्यों? क्योंकि सर इसमें से 12 लाख रुपीज तो सर एलटीसीजी है और 30.2 लाख रुपीज हमारा नॉर्मल गेन है। ठीक है, तो एलटीसीजी भी कौन सा वाला, कितना टैक्स रेट लगेगा होगा, एक बार देख लेते हैं। बजट के पहले सेल किया है 37 लाख का, सब इंडेक्सेशन करने के बाद ऐसा मान लेंगे 20% टैक्स रेट लगेगा इस पर। देखो इधर, आप अब देखना है, इधर इधर देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। उफ, 12 लाख पे 20% और 30.2 लाख पे सर माइनस 15 लाख कर दूंगा, तो 30% मल्टीप्लाई करके प्लस 1,40,000 लगा दूंगा, ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक इतना क्वेश्चन किया है तो। 30,20,000 माइनस 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,40,000 एम प्लस 12 लाख इंटू 20% एम प्लस डबल एम आर सी, 8,36,000 रुपीज का टैक्स आ रहा है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम। स्टेप 2 क्या बोलता है, टैक्स ऑन एग्री इनकम प्लस बेसिक एग्जामेशन लिमिट। एग्रीकल्चर इनकम कितनी 5.2 लाख, बेसिक एग्जामेशन लिमिट कितनी 3 लाख रुपए, कुल मिला के कितना होता है 8.2 लाख की इनकम। 8,20,000 की इनकम पे कितना टैक्स लगता है, माइनस कर दूंगा 7 लाख रुपए, इस पे लगेगा 10% प्लस लगेगा 20,000, 32,000 का टैक्स बन रहा है। कुल मिला के सर टैक्स कितना 836 माइनस 32,000 इंटू 1.04, 836,160, सर इतना टैक्स लायबिलिटी मेरी निकल रही इंडिया में। सर अब एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते, एवरेज रेट ऑफ टैक्स इंडिया में कितना एवरेज रेट ऑफ टैक्स लग रहा है समझो, तो अभी तो आधा भी क्वेश्चन नहीं हुआ, एवरेज रेट ऑफ टैक्स अभी इतना निकालना है, 836,160 डिवाइडेड बाय 37 लाख। सर कभी भी अगर आप टोटल इनकम लेते हो, टोटल इनकम एग्रीकल्चर इनकम को हटा के ली जाती है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया
22.5989%। चेक भी कर लेते हैं। 836,160 अपना आंसर है क्या? 836,160। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालनी थी अल्टीमेटली, 22.6 ले लिया हमने, 22.5989 ले लिया। ठीक है, अपना पहला स्टेप क्लियर है। अब अपने को रिलीफ निकालनी है। टैक्स निकाल लिया सर, अब रिलीफ निकालनी कंट्री एक्स की और कंट्री वाई की, दोनों कंट्रीज की रिलीफ निकालनी है। रिलीफ निकालने के लिए सर एक चीज चाहिए, दो चीजें चाहिए होती थी, दो तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है सर डब्ल्यू टैक्स इनकम, दूसरा चाहिए होता है आपको फॉरेन टैक्स रेट, और दूसरी होता है टैक्स रेट इन इंडिया। इंडिया में टैक्स रेट अपने को दे रखी है 22.5989। अब अपने को सब निकालना पड़ेगा। कंट्री एक्स पे आते हैं। कंट्री एक्स की डब्ल्यू टैक्स इनकम एक एक करके एक एक स्टेप में निकालते हैं, एक एक स्टेप पे। सर 2.5 लाख रुपए की वहां पे रेंटल इनकम है कंट्री एक्स की। इंडिया में कितनी टैक्सेबल करवा रहे हैं सर? इंडिया में तो सिर्फ उसका 70% ही करवा रहे हैं, तो डब्ल्यू टैक्स कितनी होगी? 1,75,000 होगी। सर लॉस लॉस उस देश में अलाउ नहीं हो रहा, इस देश में अलाउ हो जा रहा है ना। उस देश में अलाउ हो रहा है, इस देश में, उस देश में अलाउ नहीं हो रहा है, इस देश में अलाउ हो जा रहा है ना। माइनस कर देंगे 1/20। लॉस तो आपको अलाउ उस देश में नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इनकम वैसे ही कम कर रहे हैं ना। वहां जितनी भी इनकम टैक्सेबल हो रही थी, लॉस वहां अलाउ हो या ना हो, लेकिन इस देश में तो लॉस अलाउ कर रहे हैं ना, तो माइनस तो कर ही देंगे, क्योंकि इंडिया में तो टैक्स कम ही पे ही लग रहा है। इंडिया में टैक्स कम पे ही लग रहा है। बिजनेस इनकम 280 की वहां पे भी टैक्सेबल है, यहाँ पे भी टैक्सेबल है, डब्ल्यू टैक्स है। एसटीसीजी सर डब्ल्यू टैक्स है, 10,80,000 दोनों पे टैक्स लग रहा है। उसके अलावा सर एग्रीकल्चर इनकम पे वहां टैक्स लग रहा है, यहाँ पे भी टैक्स लग। एग्रीकल्चर इनकम देख लेते हैं, एग्जाम है कि नहीं है, वहां पे यहाँ दिया हुआ होगा। एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम्प्ट इन कंट्री एक्स ओनली। कंट्री एक्स में एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, तो सर ये डब्ल्यू टैक्स इनकम नहीं है। समझो ध्यान से, समझो ध्यान से। कंट्री एक्स में एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स नहीं लग रहा, इंडिया में सिर्फ लग रहा है, तो क्या डब्ल्यू टैक्स इनकम बनेगी? नहीं सर, डब्ल्यू टैक्स इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि इस पे इंडिया में टैक्स लग ही नहीं रहा। तो अगर डब्ल्यू टैक्स इनकम सिर्फ निकालने की बात आती है ना, 175 प्लस 120, सॉरी 175 माइनस 120 प्लस 280 प्लस 1080, डब्ल्यू टैक्स इनकम आती है 14,15,000 की। फॉरेन टैक्स रेट कितनी है उस देश में? टैक्स रेट कितनी कंट्री एक्स के लिए? रुको तो सही। कंट्री एक्स के लिए, ओ भाई साहब, कंट्री एक्स के लिए टैक्स रेट भी दे रखी, टैक्स स्लैब दे रखी है। अच्छा, कंट्री एक्स की इनकम्स कितनी है यार, पता तो चले भाई, पता तो चले। कंट्री एक्स की अपने को एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी निकालना पड़ेगा, कंट्री एक्स की एवरेज रेट ऑफ टैक्स भी निकालना पड़ेगा। क्या है एग्जैक्ट एवरेज रेट ऑफ टैक्स? 2.5 लाख रुपए की वहां पे इनकम, ये तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। क्या लॉस अलाउ हो रहा है? क्या लॉस अलाउ हो रहा है यहाँ पे? उस देश में लिखा हुआ होगा, नीचे पॉइंट मिलेगा आपको एक, लॉस फ्रॉम फर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द बिजनेस इनकम इन कंट्री वाई। कंट्री एक्स में आप लॉस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, कंट्री एक्स में आप लॉसेस भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, तो आपकी इनकम टैक्सेबल वाली कितनी होगी सर? 101/20 तो नहीं लेने वाले हम। बिजनेस इनकम टैक्सेबल होगी, यस सर टैक्सेबल होगी। एससीसी टैक्सेबल होगी, यस सर टैक्सेबल होगी। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है उस देश में, ध्यान देना। तो कुल मिला के कितनी होगी वहां पे इनकम? 250 प्लस 280 प्लस 10,80,000, कुल मिला के 16,10,000 रुपए की उस देश की इनकम है। 16,10,000 रुपए की उस देश की इनकम है। अब तो 3 लाख कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख 15%, यानी 3 लाख पे 15%, 45,000, और 10,10,000 पे 22%, 22,22,00 प्लस 45,000, कुल मिला के टैक्स भर रहे हैं हम वहां पे 267,200 डिवाइडेड बाय 161, 1 2 3 4, 16.596% से वहां टैक्स भर रहे हैं। भाई साहब क्या तो कर रहा हूँ मैं, 16.596% से वहां टैक्स भर रहा हूँ। इंडिया में कितने रेट से टैक्स भर रहा हूँ? 22.6% से टैक्स भर रहा हूँ। विच एवर इज लोअर सर 16.596% से बेनिफिट मिलेगा, इंटू 14,15,000। कंट्री एक्स की रिलीफ कितनी मिलने वाली है? 234, 837 की इतनी रिलीफ मिलने वाली है। एक बार चेक करो, फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरी। टू 34, 833, 234, 837, कंट्री एक्स की रिलीफ बिल्कुल सेम निकली। कंट्री वाई चेक करें, कंट्री वाई, कंट्री वाई के लिए क्या चाहिए? डब्ल्यू टैक्स इनकम चाहिए अपने को। डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है?
सर रेंटल इनकम 250 वहां टैक्सेबल, इंडिया में सिर्फ 175 टैक्सेबल, तो डब्ल्यू टैक्स इनकम इतनी हो गई। पार्टनरशिप फर्म का लॉस कहीं पे भी अलाउ हो सर, माइनस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इंडिया में डिडक्शन मिलता है उसका। बिजनेस इनकम 340 लेना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है सर, लेना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम सर वहां टैक्स लग रहा है, यहाँ वहां टैक्स लग रहा है क्या? देखना, एक सेकंड रुको, देखना 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 एग्रीकल्चर इनकम पे। कंट्री वाई में टैक्स लग रहा है एग्रीकल्चर इनकम पे, यहाँ पे भी टैक्स लग रहा है, यानी डब्ल्यू टैक्स होगी एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे 180 भी हमारी डब्ल्यू टैक्स इनकम बनेगी। फिर 175 प्लस माइनस 130 प्लस 340 प्लस 180, डब्ल्यू टैक्स इनकम बन रही 585 की, 565 की। इंडिया में टैक्स कितना? 22.6% से। और कंट्री वाई में टैक्स कितना रेट, टैक्स रेट कितना है? 27% फ्लैट टैक्स रेट है। तो वहां लेंगे नहीं, 22.6 लेंगे, 127,690 की मेरी रिलीफ आनी चाहिए कंट्री वाई की। चेक कर लेते हैं इसको तो। 127,684 या 690 बोल दो, इतनी रिलीफ आनी चाहिए। बताओ कितना गजब का क्वेश्चन था, कितना गजब का। इसने सोचो स्टार्टिंग से लेके क्या क्या टेस्ट किया तुम्हारा। पहली बात तुमको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर इनकम, टोटल इनकम निकालते टाइम अपने को एग्जेम्प्ट करवानी पड़ती है, टोटल इनकम में लेनी नहीं पड़ती। फिर उसने हमसे पार्शियल इंटीग्रेशन निकालने को बोल दिया। पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स कैलकुलेशन में सेस पहले ऐड करेंगे कि बाद में ऐड करेंगे? इट इज ऑलवेज आफ्टर। उसके बाद आपको एलटीसीजी भी उसने इंक्लूड कर दिया। एलटीसीजी बजट के पहले कि बजट के बाद में, उसको भी इंक्लूड कर लिया इसने। उसके बाद टैक्स कैलकुलेशन के बाद एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाली। फिर उस देश की डब्ल्यू टैक्स इनकम निकाली जिसमें लॉसेस का भी इम्प्लीकेशन है, उसमें एग्जेम्प्ट इनकम का भी इम्प्लीकेशन है। उसके बाद अब डब्ल्यू टैक्स इनकम को निकालने के बाद फॉरेन टैक्स रेट निकालने का कॉन्सेप्ट तो पूछा ही पूछा उसने। मल्टीपल चीजें उसने पूछ ली, मल्टीपल चीजें पूछ ली उसने। दिस इज एग्जाम्पलरी क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब मजा ही आ जाता है इस क्वेश्चन, जितनी बार करो ना उतनी बार बिल्कुल मजा ही आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, रामानुज तिवारी, एज 65, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिराइव्स द फॉलोइंग इनकम। ये इनकम कमा रहा है रामानुज तिवारी। बिजनेस और प्रोफेशन इंडिया में 6 लाख रुपए का है, ठीक है सर, ले लेंगे। डिविडेंड ग्रॉस फ्रॉम अ कंपनी नाइजीरिया, टैक्स पेड इन नाइजीरिया 30,000, निग्गा है देखो, नाइजीरियन निग्गास। अरे तुमको ये भी नहीं पता, इंस्टाग्राम पे रहते हो, कैसे नहीं पता तुमको? ओके, तो ये नाइजीरियन निग्गा है, देखो नाइजीरियन है, 30,000 रुपीज का इसने टैक्स भरा 1.5 लाख की इनकम पे, यानी सर 20% टैक्स भरा उसने, ठीक है। रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स फ्रॉम स्पेन, ठीक है, बुक्स बुक्स पे रॉयल्टी 730 हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया, 8 लाख की रॉयल्टी है, फर्दर 40,000 टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड। तो देखो 70,000 रिसीव हुआ, 40,000 का टीडीएस काट लिया गया स्पेन में, 8 लाख की रॉयल्टी है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अदर सोर्सेज सर, पंजाब और सिंध बैंक में 15,000 की एफडीआर इंटरेस्ट है, 2,15,000 रुपए का। फर्दर मिस्टर रामानुज तिवारी एक्सपेंस, एक मिनट, एक बात बता, जीटीआई मेरी आ जाएगी क्या इससे? क्या इन सबको टोटल करके आप लोग मेरी जीटीआई निकाल के दे सकते हो क्या? इन सबको टोटल करके 6 लाख को प्लस 1.5 लाख को प्लस 8 लाख को प्लस 15,000 को प्लस 2,15,000, कुल मिला के जीटीआई मेरी 17,80,000 आ रही है। सर ये तो क्लियर है। एज 65 है, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर है 80, सर रिजीम भी देख लो यार। ही ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, यानी सर रेगुलर रिजीम में है, तो 80 टीटीबी में जाएगा, 50,000 का डिडक्शन, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। रॉयल्टी है तो बुक्स पे भी मिलेगा, बुक्स पे रॉयल्टी क्यू भी 3 लाख रुपए, वो भी मिलेगा। रामानुज इनकर्ड एक्सपेंडिचर 1,20,000 फॉर अर्निंग रॉयल्टी, 8 लाख, अच्छा 8 लाख की रॉयल्टी के लिए 1,20,000 का खर्चा भी कर रखा है सर, इसको माइनस करेंगे ना हम, ठीक है। 1.5 लाख रुपए उसने पीपीएफ में जमा करवाए सर, एटीसी में भी मिलेगा 1.5 लाख रुपए। कंप्यूट द इनकम एंड टैक्स पेबल अज्यूमिंग डिटेबल है, नहीं नाइजीरिया के साथ है ना स्पेन के साथ है, तो 17,80,000 माइनस 1,20,000 रुपए, इससे मेरी जीटीए आ जाएगी 17,80,000 माइनस 1,20, 16,60 आ रही मेरी जीटीआई। चेक भी कर लेते हैं, 16,60, ठीक है। डिडक्शंस माइनस कर रहा हूँ 50,000, 3 लाख माइनस 1.5 लाख, 11,60,000, ये मेरी इनकम आ गई। इस पे टैक्स कितना जाएगा?
164,320। अब सर इसमें ध्यान देने वाली बात एक बार चेक भी कर लेते हैं। 164,320। अब सर इसमें एक ध्यान देना छोटा सा बात, सर जब टैक्स कैलकुलेशन करोगे ना तो गलती से ना 1,12,500 मत ऐड कर देना। होता क्या हमारे खून में है कि 10 लाख हटा दिया और टोटल 30% लगा दिया, 1,12,500 ऐड कर दिया। रामानुज तिवारी 65 का है। तो सर इसके लिए स्लैब रेट 3 लाख तक की है। 2.5 लाख वाली स्लैब नहीं लगती, 3 लाख वाली टैक्स लगती है। 3 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%। तो ये स्लैब लगती है। ठीक है, इतना टैक्स आ गया। एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 लाख, 11,60,000, 14.1655%। इतना मेरा एवरेज रेट ऑफ टैक्स बन जाएगा। ठीक है, इतना एवरेज रेट ऑफ टैक्स आ गया मेरा। अब सर अपने को रिलीफ निकालनी है। रिलीफ निकालने के लिए सबसे पहले कंट्री और निगाह को नाइजीरिया को पकड़ना पड़ेगा। नाइजीरिया में कितनी कितनी डब्ल्यू टैक्स इनकम है ये देखो। नाइजीरिया सिर्फ डिविडेंड कमा रहा है। नाइजीरिया सिर्फ डिविडेंड कमा रहा है। हाँ सर डिविडेंड कमा रहा है। 1.5 लाख की इनकम है। वहां पे भी इतनी टैक्सेबल, यहाँ पे भी इतनी टैक्सेबल। वहां 20% टैक्स भर रहा है, इंडिया में 14% से भर रहा है। तो इंडिया में इतने से रिलीफ मिलेगी, 20 से नहीं मिलने वाली। इंटू 1.5 लाख की, तो नाइजीरियन निगाह, नाइजीरियन को रिलीफ कितनी मिलेगी? 21,248 की इतनी रिलीफ मिलेगी नाइजीरिया में। स्पेन में कितनी रिलीफ मिलेगी? स्पेन में इंपॉर्टेंट है देखना, स्पेन में रॉयल्टी कितने से टैक्स, बुक्स कितने से टैक्सेबल है देखना। वहां पे 8 लाख रुपए की बुक्स है, लेकिन यहाँ इंडिया में तो 8 लाख टैक्सेबल नहीं करवा रहे ना। 8 लाख की बुक्स पे इंडिया में, इंडिया में कितना टैक्स भर रहे हैं? सुनो सुनो सुनो, इंडिया में कितना टैक्स भर रहे हैं? 1,20,000 का तो रिडक्शन दे दिया। उसके अलावा 3 लाख रुपए का 80 क्यू क्यू भी दे दिया। 8 लाख में से 3 लाख माइनस 1,20 माइनस करवा दिया, तो 380 तो कुल टैक्सेबल करवा रहे हैं। वहां टैक्स रेट कितना सर? वहां तो 5% टैक्स भर रहे हैं, 40,000 का कुल टैक्स भरा। इंडिया में 14.1655 से टैक्स भरवा रहे हो, यानी 5% से रिलीफ दे देंगे 380 पे, यानी सर 19,000 की रिलीफ यहाँ मिल जाएगी। कुल मिला के रिलीफ निकालूंगा ना, 21,248, तो 40,248 की रिलीफ निकलेगी और इसी में मेरा आंसर भी आ जाएगा। ओ माय गॉड सर, बिल्कुल मैच कैसे कर जाता है आपका, बिल्कुल कैसे मैच करता है। देखो दिल से करोगे सब मैच करेगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट चैप्टर पे। सर ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड बड़ी शिद्दत से करना है अपने को इसे, ठीक है। सर बड़े कम टाइम में करवा रहे हो, तुम्हारे लिए बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अर्थ प्राइवेट लिमिटेड कैलकाटा इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अर्थ लिमिटेड एंगेज करती है किसमें? ट्रेडिंग गुड्स में। इट परचेज गुड्स फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइज सन पीटी। देखो ध्यान से, फोटो फोटो ट्रांसफर प्राइसिंग में हमेशा इंपॉर्टेंट है फोटो। आप फोटो चैप्टर के ऊपर लिख दो, फोटो फोटो, PHOTU, PHOTO, फोटो। हाँ फोटो, फोटोग्राफ, फोटो, फोटो इज इंपॉर्टेंट। अर्थ है, कहां से खरीदती है? एसोसिएट एंटरप्राइज सन पीटी से। ऑल्सो फ्रॉम अनरिलेटेड पार्टी, एक अनरिलेटेड पार्टी से भी खरीदती है, सन से भी खरीदती है, अनरिलेटेड से भी खरीदती है। अनरिलेटेड पार्टी ओशिनिया नाम है इसका। फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 the gross profit margin was 15% of the sale of the Sun PT, whereas 20% in case of Oceania. After sales warranty 6% provided by Sun PT, whereas Oceania gives after sales warranty 1 year. The cost of warranty 2% of the sales price, Sun PT brand value इतनी है, उसके अलावा 1% दे सकते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर Sun PT के 20 करोड़ के गुड्स बेचे और ओशिनिया के 15 करोड़ के बेचे। देखो ओशिनिया से भी खरीदता है, सन पीटी से भी खरीदता है सामान। कितने बेचता है सर? सन पीटी का सामान 20 करोड़ बेचा और ओशिनिया का सामान कितने बेचा? 15 करोड़ बेचा। ठीक है, सवाल क्या आता है देखो, वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप सन पीटी से खरीद के सामान बेच रहे हो ना, अपने रिलेटेड पार्टी से खरीद के सामान बेच रहे हो ना, तो आप 15% कमा रहे हो। लेकिन अगर किसी दूसरे अपने किसी गैर रिश्तेदार से खरीद के बेच रहे हो तो उसमें 20% कमा रहे हो। यानी सर रिश्तेदार से खरीद के मैं कम मार्जिन कमा रहा हूं, यानी सर कहीं ना कहीं मैं रिश्तेदार से महंगा खरीद रहा हूँ। किसी अनरिलेटेड पार्टी से खरीद के ज्यादा कमा पा रहा हूं, मतलब मैं रिश्तेदार से महंगा खरीद रहा हूँ ना, यानी सर यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस लग जाएंगे। एंड सेकंड थिंग सर, कौन सा? रीसेल प्राइस मेथड लग जाएगा यहाँ। सर रीसेल प्राइस मेथड क्या कहता है? 20 करोड़ का मैं सामान बेच रहा हूँ सर, इसमें से आम तौर पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मिलता अगर मैं अनरिलेटेड पार्टी से खरीदता? तो सर अगर मैं ओशिनिया से खरीदता तो 20% मार्जिन मिलता ना, तो 20% मार्जिन माइनस करूंगा, यानी 4 करोड़ माइनस करूंगा, यानी 16 करोड़ शुड हैव बीन माय परचेज प्राइस। मैंने महंगे में खरीदा है, तब जाके मैं 15% कमा रहा हूँ। मैंने 16 करोड़ में खरीदा होना चाहिए, तब जाके 20% कमाता। अदरवाइज तो क्या है सर, मेरे को कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 15% ही मिल रहा है ना। 16 करोड़ में खरीदना चाहिए था, मैंने कम महंगे में खरीदा है।
16 करोड़ है। लेकिन नहीं नहीं, ये लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ऐसा बोलता है वो। क्या बोलता है? सन पीटी की ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू, इंटरनेशनल ब्रांड वैल्यू, विच कैन बी टेकन एज 1% ऑफ सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस का 1%। सर सेल्स प्राइस कितना? 20 करोड़ का 1% है। सर इसलिए ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, इसलिए महंगा खरीद रहे हैं हम सन पीटी से, क्योंकि इसकी 20 लाख की ब्रांड वैल्यू, इसलिए महंगा खरीदना चाहिए। बात तो सही है, ठीक है, चलो ठीक है, 20 लाख बढ़ा दिया। 4 करोड़ का डिफरेंस है, 20 करोड़ का डिफरेंस मैं माइनस कर दे रहा हूँ, 20 लाख का डिफरेंस माइनस कर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू को हटा दो, उसके बाद तो कम से कम 380, तो कम से कम ज्यादा डिफरेंस है ना, 380 का तो अभी भी डिफरेंस बचा ना, 3 करोड़ 80 लाख का। अच्छा, तो उसके अलावा कह रहा है ओशिनिया गिव्स 1 ईयर वारंटी, जबकि सन पीटी सिर्फ 1 महीने की वारंटी दे रहा है। सर मेरा रिश्तेदार सिर्फ 6 महीने की वारंटी दे रहा है, रिश्तेदार सिर्फ 6 महीने की वारंटी दे रहा है, और एक गैर रिश्तेदार 1 साल भर की वारंटी दे रहा है। रिश्तेदार 6 महीने की वारंटी दे रहा है और गैर रिश्तेदार साल भर की वारंटी दे रहा है। यानी सर मैं पैसे ही महंगा खरीद रहा हूँ, प्लस वारंटी भी कम मिल रही है, यानी सर मेरे को और डिफरेंस बढ़ना चाहिए ना इससे। सर कितना? 20 करोड़ का सामान बेच रहा हूँ, साल भर की वारंटी 2% के बराबर है, मेरे को सर कितनी वारंटी चाहिए? सिर्फ 6 मंथ्स की चाहिए ना, इंटू 6/12, यानी कुल मिला के अगर मैं लेता हूँ ना, तो 20 करोड़ का 1% लेना पड़ेगा मेरे को। 20 करोड़ का 1% यानी 20 लाख रुपीज मेरे को और लेना पड़ेगा, यानी कुल मिला के सर 4 करोड़ का एडजस्टमेंट तो मेरे को करना ही करना पड़ेगा। इसमें 20 लाख ऐड करूंगा, 20 लाख माइनस करूंगा, कुल मिला के सर मेरे को 16 करोड़ में खरीदना ही खरीदना चाहिए था। मैंने जितना महंगा खरीदा वो मेरे लिए नुकसान है। व्हाट शुड बी आर्म्स लेंथ प्राइस? आर्म्स लेंथ प्राइस शुड हैव बीन 16 करोड़। आप सारे एडजस्टमेंट्स कर दो, फिर भी 16 करोड़ में खरीदना चाहिए था। दैट शुड बी योर आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। एबीसी लिमिटेड कैनेडा होल्ड 35% इन एलिमेंट लिमिटेड डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर, ठीक है, एबीसी है कनाडा वाले और ये है एलिमेंट इंडिया वाले। एलिमेंट डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर बोथ ऑन साइट ऑफ साइट कंसल्टेंसी, ठीक है, सर्विसेज फॉर द कस्टमर। एलिमेंट ड्यूरिंग द ईयर बिल्ड एबीसी लिमिटेड, एलिमेंट ने बिलिंग की कितने को? फॉर 120 मैन आवर्स, 120 मैन आवर्स इंटू 1800 रुपए पर मैन आवर। टोटल बिलिंग कॉस्ट कितना है सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फॉर एग्जीक्यूटिंग वर्क अमाउंटेड टू 250। टू कॉस्टिंग कितनी है सर? 225 की कॉस्ट लगी सर। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडेड है सर, देखना डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट साथ में मिला के बता रहे हैं, यानी सर कॉस्ट प्लस मेथड है ना, कॉस्ट प्लस मेथड है ना, समझो। थोड़ा पॉइंट मेरे साथ रहो ना, थोड़ा सा पॉइंट मेरे साथ रहो। सर कभी भी कॉस्ट प्लस मेथड लगाते हैं तो हम कॉस्ट पकड़ते हैं, कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के लिए अपने को फैक्ट्री कॉस्ट वगैरह या डायरेक्ट कॉस्ट पकड़नी पड़ती है, लेकिन सर इसने जब खुद कह दिया कि डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट 225 है, तो अपने को जब कॉस्ट पकड़ेंगे जिसपे आपको मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, वो कॉस्ट शुड हैव बीन इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कॉस्ट प्लस मेथड नहीं लगा पाओगे यहाँ पे, क्योंकि सर उसने जो कॉस्ट दे रखी है वो कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के दे रखी है। जो कॉस्ट प्लस मार्जिन आप लगाओगे ना, कॉस्ट प्लस मेथड में कॉस्ट ऐड करोगे ना, उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लेनी पड़ जाएगी आपको। एलिमेंट लिमिटेड ने बिल कितना किया? 2800 रुपए पर मैन आवर सिमिलर पर्सन को क्या रखा है, जबकि 50%, अच्छा, अर्न 50% ऑन दी कॉस्ट। एलिमेंट लिमिटेड ने बिलिंग कर रखा है XYZ लिमिटेड को इंडिया में 2800 रुपए पर मैन आवर्स में। यानी सर आप इंडिया में 2800 रुपए ले रहे हो, लेकिन अपने रिश्तेदार से कम ले रहे हो, अपना प्रॉफिट कम करना चाह रहे हो। और सर उसने कह दिया कि उसने 20% कॉस्ट, 50% कॉस्ट पे कमा रखा है, 50% कॉस्ट पे कमा रखा है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। सर एक बात बताओ लेकिन, चलो ठीक है, उससे बाद में आते हैं। ये ट्रांजैक्शन ऑफ एलएमएन एंड एबीसी, सर ये दोनों कंपेरेबल है। जो एलएमएन के साथ किया ना आपने, एलएमएन 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 XYZ, सर कहता है आपने अपने रिश्तेदार को सामान बेचा 1800 में, एक गैर रिश्तेदार को 2800 में बेच रहे हो। सर क्यों आप रिश्तेदार को सस्ते में बेच रहे हो? क्यों रिश्तेदार को सस्ते में बेच रहे हो? देयर आर सर्टेन रीजंस। कहता है एलिमेंट डिराइव्स टेक्नोलॉजी सपोर्ट वेयर देयर इज नो सपोर्ट। सर कहते हैं आमतौर पे 50% कॉस्ट पे चार्ज कर सकते हो आप, 50% ऑन कॉस्ट शुड हैव बीन योर मार्जिन, 50% ऑन कॉस्ट शुड हैव बीन योर मार्जिन। लेकिन कहता है एलिमेंट से ना, जो आपका रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार से ना आपको सपोर्ट मिलता है, टेक्निकल सपोर्ट। XYZ से सपोर्ट नहीं मिलता, इसलिए सर उससे कम चार्ज कर पा रहे हैं। पॉइंट क्या कह रहे हैं समझो। मैं एक रिश्तेदार को 1800 रुपए में दे रहा हूँ सामान,
और गैरेज सर को 2800 रुपए में दे रहा हूँ। क्यों सस्ते में दे रहा हूँ उसको? क्योंकि वो मेरे को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है। और कितना टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है? कह रहा है 18% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50% है, इसका 18% ले लूंगा तो 9%। यानी सर कम से कम 41% तो चार्ज करना चाहिए ना। 41% जीपी चार्ज करना चाहिए कॉस्ट पे। बात तो सही है। आगे देखो, और बोलता है, चुप नहीं करता ये। कहता है एबीसी गिव्स लार्ज बिजनेस वॉल्यूम्स, एलएमएन ऑफर्ड एबीसी अ क्वांटिटी डिस्काउंट विच इज 10%। सर कहता है मैंने 1800 रुपए में इसको इसलिए दिया क्योंकि बहुत वॉल्यूम में खरीद रहा है, ये बहुत कम वॉल्यूम में खरीदता है XYZ, इसलिए मैंने उसको सस्ते में दिया। कितना कह रहा है? 10% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में। कहते हैं 50% का 10% ले लो, 5% और माइनस कर दो भाई, कम से कम फिर भी 36% तो लेना चाहिए तुमको कॉस्ट पे। फिर भी कॉस्ट पे 36% तो लेना चाहिए तुमको। पॉइंट है, फिर भी कॉस्ट पे 36% लेना चाहिए, ठीक है। In case of rendering services to ABC, Element neither runs any risk nor any marketing on the other hand। अगर XYZ को सामान बेच रहे हैं तो सारे के सारे रिस्क अज्यूम करने पड़ते हैं, जो कि 12% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के बराबर है। सर मैं अपने रिश्तेदार को दे रहा हूँ तो कोई मार्केटिंग ही नहीं करनी पड़ रही है, इसलिए सस्ते में दे पा रहा हूँ। किसी और के लिए मुझे मार्केटिंग करनी पड़ती है, इसलिए मुझे उसको महंगा देना पड़ता है। तो कहता है चलो ठीक है, 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है ना, इसका कितना 12% ले जा रहा है ना वो, तो सर 6% ये भी माइनस कर लो ना, 30% में दो। 30% तो मार्जिन कमाओ कॉस्ट पे, इतना तो कम करो, इतना तो कमाओ कम से कम 30% कॉस्ट पे। अच्छा, एलेमेन ऑफर्ड 1 मंथ क्रेडिट टू एबीसी। एलेमेन ने 1 महीना क्रेडिट दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सच क्रेडिट इज 2% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। नो सच क्रेडिट इज गिवन टू। अच्छा सर, अपने रिश्तेदार को तुम वैसे ही सस्ते में दे रहे हो, उसके अलावा क्रेडिट भी दे रहे हो उसको 1 महीने का, उसको क्रेडिट भी दे रहे हो 1 महीने का, ठीक है। कह रहा है क्रेडिट कैन बी कंसिडर्ड एज 2% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। 50% का 2% कितना होता है? 1%। यानी सर 31% तुमको चार्ज करना चाहिए कॉस्ट पे। कॉस्ट पे 31% तुमको चार्ज करना चाहिए। सर यानी तुम्हारी कॉस्ट कितनी है? 225 प्लस 31% आपको चार्ज करना चाहिए। 31% 2,94,950 रुपीज आपको चार्ज करना चाहिए। आप कितना चार्ज कर रहे हो? आपने 120 इंटू 1800, 2,16,000 पे चार्ज कर रहे हो। चार्ज कितना करना चाहिए? 294,750। 216 चार्ज कर रहे हो, 78,000 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ABC Private Limited Bangalore is engaged in manufacturing of electronic goods, exporting the same to various associated and other enterprises। देखना, ABC है साउथ ईस्ट एशिया में। रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फर्निश किए गए सारे सालों में, यानी सर जितने भी साल में 92E की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो फर्निश की गई है। कंपनी हैज अप्लाइड फॉर एपी इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन विद एसोसिएट एंटरप्राइज। एपी के लिए अप्लाई किया है सीबीडीटी के पास। एप्लीकेशन आपने फरवरी 2024 में दे दिया, यानी सर किस साल से मिल जाएगा? प्रीवियस ईयर 24-25 से मिल जाएगा। 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, which was signed on 5th में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कंपनी ड्यूली अप्लाइड फॉर इंटरनेशनल एपीए रोल बैक। सर जनवरी में अप्लाई किया। सर रोल बैक किस किस प्रीवियस ईयर के लिए मिलेगा? सर प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, इन 4 सालों के लिए रोल बैक मिल सकता है। सर ये हमसे असेसमेंट ईयर में भाषा में बात करता है हमसे असेसमेंट ईयर की भाषा में बात करता है। चलो ठीक है, हम काटेंगे इसको। 22-23 प्रीवियस ईयर कर दो, 21-22 कर दो, 20-21 कर दो, 19-20 कर दो, 18-19 कर दो। वो हमसे प्रीवियस ईयर में बात करें तो हम आगे बढ़ेंगे। सर क्या 18-19 के लिए आपको रोल बैक मिलेगा क्या? सर नहीं मिलने वाला ना, आपको मैक्सिमम सर 20-21 के लिए रोल बैक मिलेगा, उससे पहले मिलेगा भी नहीं। क्या 19-20 के लिए रोल बैक मिलेगा क्या? सर नहीं मिलने वाला ना। क्या 20-21 के लिए रोल बैक मिल सकता है? हाँ सर मिल सकता है, वी नीड टू चेक, मिल सकता है। सर कहते हैं असेसमेंट फॉर प्रीवियस ईयर 20-21 असेसमेंट और प्रीवियस ईयर 21-22 होगा ना ये तो। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर असेसमेंट ईयर 19-20 है तो ये 20-21 है। प्रीवियस ईयर 20-21 है। प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए कह रहा है कोई डिस्प्यूटेड नहीं, तो प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए मिल जाएगा क्या? हाँ सर मिल जाना चाहिए ना। फिर प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए कह रहा है, 21-22 के लिए इसके लिए कह रहा है
ये सर कंप्लीट हो गया है, टीपीओ को रेफर किया गया आर्म्स लेंथ प्राइस के लिए और ये टीपीओ ने बढ़ा दी 500 लाख कर दी। ठीक है सर, इस पे स्टार मार्क करते हैं, ये अभी समझ नहीं आया पॉइंट, अभी मेरे को समझ नहीं आया, बाद में देखते हैं। 22-23 सॉरी, प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए कितना है सर? कह रहा है कि डिस्प्यूटेड आर्म्स लेंथ प्राइस है, ट्राइब्यूनल ने सेट असाइड कर दिया और फ्रेश कंसिडरेशन के लिए बोला गया नवंबर 24 में। सर मेरा केस था, सीआईटी के पास गया, सॉरी अपील में गया, अपील के बाद सीआईटी के बाद आईटीआईटी में गया। आईटीआईटी में ना जो आर्म्स लेंथ प्राइस डिसाइडेड थी ना, उसको किनारे करके बोला गया कि तुम वापस से डिसाइड करवाओ। ट्राइब्यूनल ने मेरे ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं किया अभी तक। ट्राइब्यूनल ने मेरे ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं किया। अगर ट्राइब्यूनल रिजेक्ट कर देता ना मेरी आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूटेशन को, तो मेरे को उस साल के लिए रोल बैक नहीं मिलता। लेकिन अभी ट्राइब्यूनल ने रिजेक्ट नहीं किया, ट्राइब्यूनल ने सिर्फ सेट असाइड किया और फ्रेश कंसिडरेशन के लिए वापस दिया गया। तो क्या इस साल में एपीए मिल सकता है? सर 21-22 के लिए मिल सकता है। प्रीवियस ईयर 22-23 की बात है, 23-24 की बात है, हाँ। तो 21-22 के लिए नहीं, अभी रुके हैं, 22-23 के लिए मिल जाएगा। 22-23 में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 22-23 का भी सेट असाइड किया हुआ है, रिजेक्ट नहीं किया। इनकम आपने लेट रिटर्न फाइल किया, प्रीवियस ईयर 23-24 पे आपने रिटर्न लेट फाइल किया सर, इस साल के तो कतई नहीं मिलने वाला, इस साल के लिए तो कतई नहीं मिलने वाला। बात रही 21-22 सर, 21-22 के लिए अपने को समझना पड़ेगा क्या बात चल रही है। इफ एपीएस अप्लाइड आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 यानी प्रीवियस ईयर 21-22 would get enhanced by 300 as against 500 as originally determined by TPO। सर फॉर एग्जांपल सवाल क्या चल रहा है? सर आपने आईटीआर फाइल किया 1000 लाख की इनकम डिक्लेयर करके, 1000 lakhs की इनकम डिक्लेयर करके, इसका असेसमेंट हुआ, टीपीओ को रेफर किया गया, टीपीओ ने इनकम 500 लाख से बढ़ा दी, कुल मिला के आपकी इनकम 1500 लाख डिक्लेयर कर दी। अब अगर आप एपीए में एंटर करोगे ना, तो आपकी इनकम 1500 लाख से कम होके सर 1300 लाख हो जाएगी। तो सवाल आता है क्या उस साल के लिए एपीए मिलेगा क्या जिस साल में आपकी असेस्ड इनकम कम हो रही है? राइट आंसर इज मिल जाता है। अगर कभी भी एपीए में एंटर होने के कारण मेरी असेस्ड इनकम कम हो जाती है, तो मेरे को उस साल के लिए एपीए मिलता है। लेकिन अगर यही एपीए में एंटर होने के कारण मेरी रिटर्न इनकम 10 लाख से 100 लाख से 1000 लाख से कम हो जाती, तो सर इस केस में नहीं मिलता मेरे को एपीए। देयर इज अ डिफरेंस। अगर मेरी असेस्ड इनकम कम हो रही है एपीए के कारण, एपीए मिल जाएगा, लेकिन रिटर्न इनकम मेरी कम हो रही है, नहीं मिलने वाला। फॉर दैट मैटर 21-22 के लिए मिल जाएगा। आंसर चेक करोगे? यस, 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 नो। ओ वाओ सर, वाओ, वाओ सर, इतना सही कैसे कर रहे हो? बस आशीर्वाद है, आशीर्वाद है। XE is an Indian concern in which Jilla Limited, अच्छा, a US company has 28% voting power। XE क्या? इंडियन कंपनी, और यहाँ है जिल्ला, इसकी 28% वोटिंग पावर है। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर इफेक्टेड बिटवीन टू कंपनीज फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। एक्सी ने सोल्ड किए हैं 1 लाख टी शर्ट्स $2 ईच के जिल्ला को। सिमिलर टी शर्ट्स आर सोल्ड एट ₹3। सर ₹2 में आप बेच रहे हो, दुनिया वालों को ₹3 में बेचते हो सर, यानी ₹1 सस्ती क्यों बेच रहे हो उसको? सर प्रॉफिट कम करना चाहते हो? $1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सई ने बोरो कर रखे हैं फॉरेन लेंडर से, जिसकी गारंटी जिल्ला ने दे रखी है, ₹10,000 गारंटी फीस जिल्ला को पे कर रखी है, जबकि ये गारंटी फीस 7,000 होती है। सर किसी थर्ड पार्टी से बोरोइंग कर रखी है, इसी गारंटी जिल्ला ने दे रखी है। अब गारंटी जिल्ला ने दी है, तो गारंटी के लिए इसको फीस कितनी दे रहे हैं? $10,000 दे रहे हैं, जबकि सर आमतौर पे $7,000 में गारंटी में काम हो जाता है। तो ₹3,000 आप जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, $3,000 का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तीसरा, एक्सी पेड 15,000 टू जिल्ला। सर एक्सी ने ₹15,000 जिल्ला को दिए, एक्सी ने ₹15,000 जिल्ला को दिए टू गेट वेरियस पोटेंशियल कस्टमर्स, जबकि यही काम 10,000 में हो जाता है। सर ₹5,000 और एडजस्ट कर लो, तो कुल मिला के सर 1 लाख प्लस 3,000 प्लस 5,000, सर इतने डॉलर्स का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अज्यूम रेट कितना है? 64, 1,08,000 इंटू 64 मल्टीप्लाई करूंगा, इतना मेरा एडजस्टमेंट बनेगा। एक्सी इज लोकेटेड इन एसीजेड जोन एंड इनकम ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट हुई सर ₹12,00,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सी है ना वो एसीजेड में है सर, 1,200 लाख की इनकम थी, 1,200 लाख की इनकम, एडजस्टमेंट कितना होगा? $1,08,000 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 69.12 लाख रुपीज ऐड करनी है। क्या इसके खिलाफ डिडक्शन मिलेगा? सर नहीं मिलने वाला। कंप्यूट दी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट की 69.12 लाख है। क्या इसके खिलाफ 10 AA का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सर कभी भी इंक्रीज इनकम पे 10 AA का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते आप, कभी भी नहीं कर सकते। अगर एओ डिक्लेयर करता है ना, एओ बढ़ा देना, आपकी इनकम नहीं कर सकते आप। ओके।
एलईपी सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, तुम परेशान मत हो। एलईपी इज एन इंडियन कंपनी इन विच एंडीज इंक कंट्री जेड होल्ड्स 38% वोटिंग पावर। एलईपी यहाँ पे एंडीज होल्ड कितना करता है, 38% वोटिंग पावर होल्ड करता है। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 22-23 कंपनी सप्लाइड कंप्यूटर्स टू कंट्री जेड बेस्ड 1100 सीजेड में, 1100 पर पीस में। प्राइस ऑफ द कंप्यूटर सप्लाई टू अनरेटेड पार्टी 1400 रुपए में। सर दुनिया वालों को 1400 में बेचते हो, इसको 1100 में दे रहे हो भाई, क्यों? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एओ फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 असेसिंग ऑफिसर पास्ड आउट प्राइमरी एडजस्टमेंट 168 लाख का। सर 168 लाख का एडजस्टमेंट होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, इतना ही आएगा। Being the difference between actual price of the computer and arm's length price for 700 pieces as it was duly accepted by एसएससी। 700 पीसेस के लिए इतना एडजस्टमेंट होगा, एसएससी ने एक्सेप्ट कर दिया, एडजस्टमेंट कर दिया 168 लाख का। असेसिंग ऑफिसर इन द ऑर्डर इन विच प्राइमरी एडजस्टमेंट वॉज मेड। सर 1 जून 2024 को ऑर्डर पास किया। सर कभी भी अगर असेसिंग ऑफिसर ऑर्डर करता है ना प्राइमरी एडजस्टमेंट में, 90 दिन के अंदर आपको पैसा रिपैट्रिएट बैक करना पड़ता है इंडिया में। अगर 90 दिन में आप रिपैट्रिएट नहीं करते ना, तो उस केस में क्या हो जाता है सर, आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना पड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ेगा। और जिस साल में ऑर्डर पास हो उस साल की 1 अप्रैल का सर जो भी अपना रेट है एसबीआई का वो पकड़ना पड़ता है, प्लस 3.25% ऐड करना पड़ता है। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ 168 लाख अवेलेबल विद एनडीज, एलपी वांट्स टू नो क्या इसके इफेक्ट होने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेयर्ड इनकम 300 लाख, एक्सेस मनी स्टिल लाइंग विद एनडीज एट द रेट कितना सर, 80 रुपए डॉलर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। 6 मंथ्स लेबर रेट कितना 9.5 है सर। अगर कभी भी लेबर में ऐड करते हैं 9.5 रुपीज, 9.5% लेबर है, तो इसमें 3% ऐड करते हैं, 12.5%। 1 जून 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक आपको इंटरेस्ट ऑफर करना पड़ जाएगा। इंटरेस्ट कितना होता है सर? 10 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है, तो 168 लाख पे इंटू 12.5% इंटू 10 मंथ्स, सर 17,50,000 रुपीज का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इंटरेस्ट का, अगर आप नहीं करते तो, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो। सर उसी बीच में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एक सेकेंडरी एडजस्टमेंट, सेकेंडरी टैक्स भर दो। 18% का आप टैक्स भर दो, प्लस 12% का सरचार्ज, प्लस 4% का एजुकेशन सेस, इतना भर दोगे ना आपका काम हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आंसर में भी ये लिखा मिलेगा। 17,49,000 इसने कर दिया, इसने डेज वाइज में कर दिया, मैंने मंथ वाइज कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपको नंबर उसमें मिल जाएंगे। आप चाहो तो एडिशनल टैक्स भी भर सकते हो, 18%, 4% और 12% का, कुल मिला के दोनों ही ऑप्शन आपके पास खुले हैं। अगर आप जिस दिन सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर, जिस दिन आप एडिशनल टैक्स भरते होते हो ना, उसके बाद से आपको इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन उस डेट तक का तो इंटरेस्ट भरना ही पड़ेगा। हाँ, सवाल सिमिलर सा है, सवाल सिंपल सा है। आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं करवा रहा मैं, बस ये है कि ढंग से कर लो, अच्छे से कर लो, मजा आ जाएगा। अमर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर इज एंगेज इन आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इट इज द सब्सिडियरी ऑफ एबीसी इंक इन यूएसए। अमर प्राइवेट लिमिटेड बैंगलोर की कंपनी है। इट प्रोवाइड सिमिलर सर्विसेज टू सैक सिंगापुर, बिलिंग ऐसी कर रखी है। देखना, ये अमर है, एक है एबीसी और एक है सैक, ये इसकी रिलेटेड पार्टी और ये है अनरिलेटेड पार्टी। ठीक है, एबीसी को आपने $85,000 किया और यूएस इसको, सैक को कितना, 70,000, 85,000 इसको दिया, इसकी बिलिंग की 70,000 की। सर अभी फिलहाल बिलिंग मैटर नहीं करती। एबीसी हैज प्रोवाइडेड लोन ऑफ $1 लाख टू अमर टुवर्ड्स परचेज ऑफ द हार्डवेयर फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इज 3% पर एनम। ठीक है, एबीसी ने लोन भी दे रखा है इसको। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड 100 रुपए और 200 रुपए पर आवर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अमर प्राइवेट लिमिटेड वर्क 9 hours for 15 days to execute the project of ABC और 8 hours 15 days to execute the work of SAC. Service was provided by the company to both the customer throughout the year. ठीक है, warranty was provided SAC for a period of 2 years. Cost of warranty is 1% of the direct cost incurred. Cost of warranty is neither included in the direct cost or indirect cost. Compute the arm's length price in the cost plus method and an amount to be added in the adjustment. सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखते हैं एक बार आराम से देखते हैं। सबसे पहले तो सर हमने सैक से कितना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज किया ये तो पता। कॉस्ट प्लस मेथड में अपने को क्या चाहिए होता है, कॉस्ट प्लस मेथड में अपने को क्या चाहिए होता है सर, आमतौर पे हम कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हैं।
तो अगर आमतौर पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करते हैं, उसको निकालने के लिए अपने को किसी और से कितना चार्ज करें निकालना पड़ेगा ना। तो सैक के लिए कितना चार्ज कर रहे हैं सर? सबसे पहले तो सैक को पकड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है सर? 100 रुपीज पर आवर ले रहे हैं हम। एक बार इरेज करूं थोड़ा सा। 100 रुपीज 100 यूएसडी पर आवर ले रहे हैं। कितने घंटे काम कर रहे हैं हम सैक के लिए? 8 आवर्स पर डे 15 डे, 8 आवर्स पर डे 15 डेज के लिए। और 200 रुपीज इनडायरेक्ट कॉस्ट है, 8 आवर्स पर डे फॉर 15 डेज। कुल मिला के कितना पैसा ले रहे हैं? 300 इंटू 8 इंटू 15, कुल मिला के 36,000 रुपये सैक से चार्ज कर रहे हैं। 36,000 की कॉस्ट है, 36,000 की कॉस्ट है। ठीक है, चार्ज कितना कर रहे हैं सैक से? 70,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। यानी कहना है सिंपली से कॉस्ट पे मार्जिन कितना होगा? कॉस्ट मार्जिन सर 34,000 का कॉस्ट कमा रहे, कितना 34,000 कमा रहे ऑन 36,000 की कॉस्टिंग पे। 94.44% हम चार्ज कर रहे हैं कॉस्ट पे। अगर एक रिश्तेदार को नहीं, एक गैर रिश्तेदार को सामान बेच रहा हूं मैं, तो 94.44% मैं चार्ज कर रहा हूं उससे। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहे हैं सर? लेकिन वारंटी ना 2 साल की मिल रही सैक को। वारंटी सैक को 2 साल की दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ वारंटी इज नथिंग बट 1% ऑफ द कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इनका, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है सर? 12,000 इंटू 1%, यानी 120 तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। 120 हमारी डायरेक्ट कॉस्ट है। तो सर कुल मिला के अगर वारंटी हटा भी दो, मैं मेरा इस पॉइंट को समझना ध्यान से, 94.44% मैं उससे चार्ज कर रहा हूँ क्योंकि वारंटी उसको दे रहा हूँ। मान लो वारंटी नहीं भी दे रहा होता तो भी सर कितना चार्ज कर रहा होता? एक बात बताओ सर, 36,120 की मेरी कॉस्ट आती और 70,000 रुपीज मैं चार्ज कर रहा होता, कितना बचता? 36,120 माइनस 70,000 डिवाइडेड बाय 36,120, 93.80% चार्ज कर रहा होता। मतलब यार देखो सिंपल पॉइंट क्या है यार, अगर कॉस्टिंग मेरी इतनी है, 36,000 की कॉस्टिंग है और 70 चार्ज कर रहा हूँ, वारंटी मिला के भी भाई कम से कम 93% तो कमा रहा हूं ना मैं। वारंटी मिला के 93% कमा रहा हूं ना, तो 93% तो लॉस से, 93.8% तो लॉस से। भाई वारंटी तुम, वो तुमको नहीं दे रहा, कंट्रोलेबल बना, कंपेरेबल बनाने के लिए वारंटी हटा दो तुम। वारंटी हटाने के बाद कम से कम इतना तो चार्ज करना चाहिए तुमको। इतना अगर चार्ज करना चाहिए 93.8, मैंने उससे कितना चार्ज कर रखा है देखो अब। कितना चार्ज कर रखा है? 93.8 रुपीज, 93.8% मेरे को चार्ज करना चाहिए। उस पर कॉस्टिंग कितनी इनकर हो रही है? 100 रुपए। 9 दिन के लिए 15 दिन काम कर रहा हूँ, 200 रुपए। 9 दिन के लिए 15 दिन का, 15 घंटे 9 घंटे 15 दिन के लिए काम कर रहा हूँ। कुल मिला के 40,500 मेरे को चार्ज करना चाहिए। इस पर ऐड करूंगा मार्जिन 93.8%, तो 78,489 रुपीज मेरे को चार्ज करना चाहिए। एबीसी से इतना चार्ज करना चाहिए। मैंने कितना चार्ज कर रहा हूँ? अरे बाप रे, 85,000 चार्ज कर रहा हूँ। है है 85,000 चार्ज कर रहा हूँ। सर मैं तो अच्छा चार्ज कर रहा हूँ, अपने रिश्तेदार से और महंगा ले रहा हूँ। अपने रिश्तेदार को तो और महंगा बेच रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छा काम है। अपने गैर रिश्तेदार को सस्ते में देके रिश्तेदार को महंगा देना, दिस इज ऑल वी वांट। तो सही तो हो रहा है सर, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होने वाला। देखो, सिंस एक्चुअल बिलिंग इज 85,000 पर मंथ, इट इज हायर देन आर्म सेलिंग प्राइस, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। अरे भाई साहब क्या बात कर दी इसमें, क्या बात कर दी सर, परफेक्ट बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, केवीएस लिमिटेड एंड एसएससी हैज सोल्ड गुड्स ऑन 12/1/2025 को तो एल लिमिटेड लोकेटेड इन एनजेए। आपने एक एनजेए की यूनिट को सामान बेचा फॉर 10,50,00,000। ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर इट चार्ज 11.5 करोड़ टू एजे फ्रॉम एजे ऑफ न्यूयॉर्क एंड 12 करोड़ फ्रॉम केपी ऑफ लंदन फॉर आइडेंटिकल गुड्स। देखो देखो क्या बात चल रही। आपने एक एनजे को सामान बेचा और उसके अलावा से दो लोगों को सामान और बेचा। कितने को? एक केपी ऑफ लंदन और एक एजे ऑफ यूएसए। एजे फ्रॉम यूएसए और केपी फ्रॉम लंदन, दो लोगों को आपने सामान बेचा जो कि एसोसिएटेड भी नहीं है। भैया सेल्स और एजे और केपी, सर जो आपने एजे और केपी आपने गैर रिश्तेदारों को सामान बेचा ना, वो सीआईएफ बेसिस पे है। आपने जो एनजे वाले को बेचा वो एफएओ बेसिस पे है। सर 20 लाख रुपए का डिफरेंस है दोनों में। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। पॉलिसी आफ्टर सेल सर्विसेज की 14 लाख रुपए की। ठीक है, देखते हैं इसको आगे क्या करना है। सर आपने एनजे को कितने का सामान बेचा है सर? देखना देखना, एजे को आपने बेचा 11.5 करोड़ का और केपी को आपने बेचा कितने में? केपी को आपने बेचा है
12 करोड़ में। सर इन दोनों को आपने सीआईएफ बेसिस पे बेच रखा है। सीआईएफ बेसिस पे अपने को चाहिए एफओबी ना, अपने को तो एफओबी चाहिए, तो 20-20 लाख माइनस कर दूं क्या? 20-20 लाख माइनस कर दो, यस सर, -2 माइनस कर दूं, -2 कर दूंगा, -0.2। बस कह रहा है एसएससी हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज इन ट्यून ऑफ 14 लाख टू ऑल कस्टमर एक्सेप्ट एल लिमिटेड विच प्रोक्योर्ड लोकली एट 18 लाख रुपए। सर कह रहा है कि जो ये केवीएस लिमिटेड है सबको वारंटी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसको नहीं दी है। जो अपना एनजे में लोकेटेड ना उसको रॉयल्टी है, उसको वारंटी नहीं दे रहे, उसको वारंटी नहीं दे रहे, वो खुद ही वारंटी खरीद ले रहे हैं, बाकी सबको वारंटी दे ही रहे हैं हम। तो कितना वारंटी होगा सर? 18 रुपए 18 हटा दो, वारंटी का डिफरेंस भी हटा दो आप। वो वारंटी 18 लाख की खुद खरीद रहा है ना, मैं कह रहा हूँ 18 लाख में नहीं चार्ज करता, मैं वारंटी नहीं चार्ज करता 18 लाख। तो कितना, इतना तो चार्ज करना चाहिए ना मिनिमम। सर 18 नहीं माइनस होगा, कायदे से 14 माइनस होना चाहिए वारंटी का, बिकॉज सर 14 की हमको पड़ रही ना। मैं कह रहा हूँ अगर मैं वारंटी नहीं दे रहा हूँ अपने एसोसिएट्स अपने गैर रिश्तेदारों को वारंटी नहीं भी दे रहा, तो भी सर कम से कम इतना तो चार्ज करना चाहिए ना। इन सबको एडजस्ट करूंगा तो कितना बच गया मेरा? 11.5 -0.2 -0.14, 11.16, 11.66। तो दो आर्म्स लेंथ प्राइस आ गई, देखिए आंसर भी 11.16 7.766। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा सर, अपना कॉन्सेप्ट लग जाता है इसमें मीन वाला। कंपेयर करूंगा आर्म्स लेंथ प्राइस से, डिफरेंस को एडजस्टमेंट करना पड़ जाएगा। कुछ टेक्निकलिटी नहीं इस पॉइंट में, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है। XYZ लिमिटेड, नेक्स्ट पॉइंट 83 वाला क्या कह रहे हैं? प्रोवाइड्स यू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 23-24 और 24-25, 2 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है इसमें, ठीक है। 23-24 का, 24-25 का, 23-24 का, 24-25 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिया इसमें। 23-24 पे आते हैं, पहले ग्रॉस प्रॉफिट इतना, उसमें से एम्प्लॉय बेनिफिट खर्चा माइनस किया, इंटरेस्ट एल को दिया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, टैक्स माइनस किया, और जो बचा वो रिजर्व्स में ले। 23 जून 2024 को XYZ लिमिटेड एन इंडियन कंपनी बोरोड 120 लाख रुपए फ्रॉम L&T। ओह, a company in country R. The said loan is repayable in 4 years. The loan is guaranteed by SAM Company Incorporated. SAM holds 36%। सर यानी मैंने किसी ऐसी कंट्री से लोन ले रखा है जिसको मेरी एसोसिएट ने गारंटी दे रखी है। मैं XYZ हूँ, सैम मेरी एसोसिएट है, सैम ने गारंटी दे दी किसी कंपनी को, यानी सर इस पे 94B के प्रोविजन लग जाएंगे। जो L&T को इंटरेस्ट पेमेंट किया सर, इस पे 94B के प्रोविजन लग जाएंगे सर, 94B के प्रोविजन लग जाएंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ PGP इनकम अज्यूमिंग दैट प्रॉफिट हैज बीन कैलकुलेटेड एज पर इनकम टैक्स रूल्स। सर इनके अलावा कोई भी बैंकिंग बिजनेस में नहीं है। समझते हैं, आराम से समझते हैं। सर इंटरेस्ट कितना अलाउड होता है? सर इंटरेस्ट इज अलाउड ओनली अप टू 30% ऑफ इबिटा, 30% ऑफ इबिटा के बराबर अलाउ होता है। तो इबिटा है कितना? सर नेट प्रॉफिट है, इनकम टैक्स ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर देंगे, तीनों ऐड कर देंगे। 557 प्लस 271 प्लस 250 प्लस 562, 1640 रुपए का हमारा EBITDA है। इसका 30% अलाउ होता है, 492। पेमेंट कितना हुआ सर? 562, 562, यानी सर कितना होता है? 70 लाख का डिसअलाउ हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है? कंप्यूट दी इनकम अंडर पीजीबी, इनकम अंडर पीजीबी पूछ रहा है, तो यानी सर इनकम टैक्स के पहले जो इनकम होती है वो ले लेंगे। सिंपली पकड़ लो ना, देखो जो जीपी है इसमें से माइनस करोगे एम्प्लॉय बेनिफिट 390, इंटरेस्ट जितना अलाउड है, इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 492 अलाउड है, डेप्रिसिएशन कितना अलाउड है? 250 अलाउड है। इससे आपका आ जाएगा इनकम टैक्स का प्रॉफिट, इससे आ जाएगा, एक बार देख लो इतना ही आएगा। जीपी इसमें से एम्प्लॉय बेनिफिट माइनस कर दो, उसके अलावा एक्सपेंडिचर माइनस कर दो, जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दोगे, कुल मिला के अपना 70 लाख रुपीज का अपना कैरी फॉरवर्ड होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, जो कि डिसअलाउड है अभी। पॉइंट सिंपल है सर, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर निकाल रहे थे हम लोग सिर्फ यहाँ पे, 70 लाख का डिसअलाउ हुआ सर। अल्टीमेटली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की बात है, आगे देखते हैं आगे अगले साल में क्या सीन है। सर ग्रॉस प्रॉफिट 1780 का, एक्सपेंडिचर 405 माइनस होगा 402, एम्प्लॉय बेनिफिट, सॉरी इबिडा 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 निकालना है ना, तो प्रॉफिट 403 में इसको ऐड कर दूंगा, इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा, इंटरेस्ट भी ऐड कर दूंगा। 403 प्लस 332 प्लस 254 प्लस 389, तो 1378 का अपना इबिडा है, इसका 30% अलाउ होना चाहिए, 413.4। सर पे कितना किया हुआ है इस बार में? 389 सर, 389 पे किया हुआ है, 389।
तो 24.4 एक्स्ट्रा अलाउड होना चाहिए। कैसे? कैसे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सर, आपको अलाउएबल लिमिट कितनी है? अलाउएबल लिमिट 413 की है इस बार, क्योंकि आप 30% ऑफ एबिटा ज़्यादा कर सकते हो। आपने कितना पे किया हुआ है? 389 ही सिर्फ इस बार में पे किया हुआ है ना? सही किया ना? यस, 389 ही पे किया हुआ है। कितना अलाउ करवाएँगे? सर 389 नहीं होगा सर, 434 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 70 डिसअलाउ हो गया था ना, वो इस साल में अलाउ हो जाएगा। इस साल की लिमिट है ना अपने पास 24 की, तो लास्ट ईयर जितना डिसअलाउ हुआ था 24 तक का, तो इस बार में अलाउ हो जाएगा ना। लास्ट ईयर 70 डिसअलाउ हो गया, तो 70 का जो 24 वाला कंपोनेंट है ना, इस साल में क्योंकि अपने पास लिमिट बची हुई, तो इस साल में अलाउ करवा देंगे। आप आंसर भी देखो, यही मिलेगा 413.4। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट था। सो इसी के अंदर हमारा वो भी खत्म हो गया, ट्रांसफर प्राइसिंग खत्म हो गया। अब आ जाओ जल्दी छोटे-छोटे टॉपिक्स पे। एडवांस रूलिंग। Examine the correctness or otherwise. Mr. Ricky, a resident individual, aggrieved by the order of Board of Advance Ruling. सर बाइंडिंग होता है, सोच रहा है कोई ऑप्शन नहीं है सर, हाईकोर्ट के पास जाएगा 60 डेज के अंदर। ठीक है। उसके अलावा सर RE3, एन इंडियन का पब्लिक सेक्टर कंपनी वांट्स टू सीक, क्या उसको एडवांस रूलिंग मिल सकती है? या कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो कि ठीक है। हाउएवर मैटर इज ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर ITAT। सर कह रहा है कि अगर एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसका केस पहले से ही ITAT में पेंडिंग है, तो क्या वो एडवांस रूलिंग सीक कर सकता है? राइट आंसर इज यस। कोई भी एसएससी जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अगर उसका केस ITAT पे पेंडिंग है, तो वो एडवांस रूलिंग सीक कर सकता है। अगर हाईकोर्ट में पेंडिंग है, नहीं सीक कर सकता। ITAT तक अलाउड है। इट कैन नॉट सीक, नो, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट कैन सीक। फंडामेंटल ऑफ बेप्स। सर बेप्स के क्वेश्चन आंसर्स वैसे मैं आपको करवा चुका हूँ 40 मिनट में, बट फिर भी एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, बढ़िया से हो जाएगा। सर वेदर MLI प्रोविजंस विल अप्लाई इन द फॉलोइंग सिनेरियो। सर MLI क्या होता है? सर वेब सेक्शन प्लान नंबर 15 बोलता है कि हम एक मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट लाएंगे दो देशों के बीच में, ताकि सर ट्रीटी को अमेंड करना आसान बन जाए। ट्रीटी को अमेंड करना आसान बन जाए, सिंपल समझना। कंट्री ए, कंट्री बी आर सिग्नेटरीज टू MLI, बोथ हैव रेटिफाइड MLI एज पर देयर डोमेस्टिक लेजिस्लेचर। ए हैज नोटिफाइड DTAA बट बी हैज नोटिफाइड अ CTA, हाउएवर बी हैज नॉट नोटिफाइड DTAA विद सी कंट्री। क्या कह रहा है देखना। कंट्री ए है, कंट्री बी है। अगर कभी भी कोई MLI आता है, मान लो MLI यानी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम आगे चल के अमेंड करेंगे ट्रीटीज, तो इसने रेटिफाई कर दिया, इसने भी रेटिफाई कर दिया, इसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया ऐसा करेंगे। इसने अपने देश में नोटिफाई कर दिया, इसने अपने देश में नोटिफाई भी नहीं किया है, तो क्या दोनों देशों के DTAA में इंपैक्ट आ जाएगा इसका? सर दोनों को नोटिफाई करना जरूरी है ना यार। एक देश में अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही कि भाई DTAA में लगेगा ये प्रोविजन, तो वो कैसे लग जाएगा DTAA में? तो इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट नोटिफाइड, तो इस विल नॉट अप्लाई। अब देखना, कंट्री ए एंड कंट्री बी DTAA में कवर टैक्स अरेंजमेंट है आर्टिकल 2 में, कि दोनों कंट्रीज ने नोटिफाई कर दी DTAA। कंट्री ए ने रेटिफाई कर रखी है ड्यूरिंग द डोमेस्टिक टैक्स लॉज, कंट्री बी ने रेटिफाई नहीं कर रखी क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लग रही है। देखो रेटिफाई करना है नहीं, एक्सेप्टेंस करवाना कि हाँ सब चलेगा, सब सही है। तो कंट्री ए ने नोटिफाई कर दिया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, तो रेटिफाई नहीं किया, कोई भी एक चीज अगर आप नहीं करते ना, तो यू आर नॉट अलाउड। आपके देश में DTAA में उसका इम्पैक्ट नहीं जाएगा MLI का। आपको नोटिफाई भी करवानी पड़ती है दोनों देशों को, रेटिफाई भी करवानी पड़ती है। दैट इज द बॉटम लाइन। तो इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट डू यू मीन बाय बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग? देखो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है? हाई टैक्स पेइंग कंट्री से प्रॉफिट निकाल के लो टैक्स पेइंग कंट्रीज पे ले जाओ, ताकि सर नुकसान हो जाए देश का, टैक्स का नुकसान हो जाए। अब इसके चार नुकसान होते हैं। सबसे पहला चार नुकसान कौन सा होता है? एक होता है सर गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को ना सर ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है कंप्लायंस में। उसके अलावा सर अंडर फंडिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज आ जाती है। यानी सर जो भारत सरकार की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, सेल, गेल, भेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये सब, इन सब के पास पैसे बहुत कम आ रहे हैं चलने के लिए। तीसरा, सर जो लोकल पर्सन है, लोकल पर्सन, मैं हो गया, तुम जैसे लोग हैं, इनको कॉम्पीट करना मुश्किल है किसी फॉरेन पर्सन से। क्यों? क्योंकि वो टैक्स कम भर रहा है, आप टैक्स ज़्यादा भर रहे हो, तो आपकी कॉम्पिटिशन मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा सर क्या होता है, हाँ, पूरी ओवरऑल कि मतलब इसको टैक्स इंटीग्रिटी हर्ट हो जाती है, इसको टैक्स इंटीग्रिटी हर्ट हो जाती है। उसके अलावा सर जो कंपनीज़ है, कंपनीज़ को कम टैक्स भरना पड़ जाता है, जो फॉरेन कंपनीज़ है उनको कम टैक्स भरना पड़ता है, इंडियन कंपनीज़ को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है, तो कॉम्पिटिशन भी डिस्टर्ब होता है। तो टैक्स इंटीग्रिटी हर्ट होती है, कॉम्पिटिशन डिस्टर्ब हो जाता है, उसके अलावा उसके अलावा अंडर फंडिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, और चौथा पॉइंट आ जाता है हमारा, कौन-सा? गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम आता है। ये 4 नुकसान होते हैं बेप्स के। उसके अलावा सर OECD रिकमेंडेशन वेब सेक्शन प्लान 1 में, सर वेब सेक्शन प्लान 1 क्या बोलता है? बोलता है सर डिजिटल इकोनॉमी कैसे टैकल किया जाए। सर बहुत सारी चीज़ें दिक्कत आ रही है डिजिटल वर्ल्ड के कारण, तो वेब सेक्शन प्लान 1 बता रहा है डिजिटल इकोनॉमी कैसे टैकल किया जाए। वेब सेक्शन प्लान 1 ने 3 चीज़ें बोली थी। बोला था कि आप अपने जो पीई रूल्स है उसको चेंज करो। वर्चुअल फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिज़नेस को पीई लेके आओ और विथहोल्डिंग टैक्सेस लेके आ जाओ। इंडिया ने क्या किया? 2 चीज़ें की थी। एक इक्वलाइजेशन लेवी लेके आ गए, दूसरा वो क्या लेके आ गए? दूसरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कांसेप्ट लेके आ गए।
सर क्या कहते हैं, मॉडिफाइड परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, ताकि डिजिटल पी को लेके आ सके। उसके बाद वर्चुअल प्लेस ऑफ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके आ जाए, प्लस विथ होल्डिंग टैक्सेस लेके आ जाए। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवी इंट्रोड्यूस किया, प्लस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंट्रोड्यूस किया। इक्वलाइजेशन लेवी भाई 2% काट के 6% काट के आप पेमेंट करोगे एडवर्टाइजमेंट में। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, स्पॉटिफाई इंडिया में अगर काम नहीं कर रहा तो जो भी उसकी इनकम एडवर्टाइजमेंट की इनकम इंडिया से हो रही है उसको इंडियन इनकम मान लिया जाएगा। ऐसा सेक्शन 9 भी कहता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 का पार्ट 2 कहता है, अगर याद आ रहा हो तो ऐसा कहता है। फिर उसके अलावा discuss various provisions incorporated in line with OECD recommendation BEPS action plan 4। सर 4 से क्या याद आता है, सर 4 से आता है 94। 94 के बगल में क्या आता है, बी। सर कहता है कभी भी अगर कोई भी एंटिटी आपकी एसोसिएटेड एंटरप्राइज है और उसको आप इंटरेस्ट का पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 30% ऑफ इबिटा कर सकते हो। दैट इज द एक्शन प्लान दैट इंडिया हैज इनकॉर्पोरेटेड इन देयर इनकम टैक्स लॉस। बस यही है प्रोविजन और कुछ भी नहीं है। एक्शन प्लान 4 बोलता है कि अब कभी भी इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो उस पर कैप होनी चाहिए। इंडिया ने कैप इतनी लगा रखी है, सिंपल है। टारगेट इतना है कि आप 1 करोड़ के ऊपर, वो पूरा 94 भी चिपका देना, 1 करोड़ की लिमिट है। फाइनेंसिंग कंपनीज पे नहीं लगता। कोई भी फाइनेंस कॉस्ट कर रहे हो, बोरोइंग कॉस्ट कर रहे हो, कमीशन ब्रोकर, जो भी किसी भी नाम से अगर पेमेंट कर रहे हो 30% ऑफ इबिटा ही कर सकते हो। उसके अलावा 3 टायर स्ट्रक्चर फॉर ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। सर 3 टायर स्ट्रक्चर 13 होता है, 13 वेब सेक्शन प्लान 13 से आता है 3 में क्या आता है, 3 ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंट्स। पहला होता है सर मास्टर फाइल, दूसरा होता है लोकल फाइल और चौथा होता है, तीसरा होता है सर सीबीसी रिपोर्टिंग। लोकल फाइल बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन जो आप एंटर कर रहे हो एसोसिएटेड प्राइस के साथ सर लोकल फाइल में आना चाहिए। मास्टर फाइल में सर थ्योरेटिकल डिटेल्स होनी चाहिए कि आपकी प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी है, उसके अलावा आपका बिजनेस किस टाइप का है, उसके अलावा आप कौन कौन सी कंट्री में हो, आपके मैनेजमेंट कौन है, सर ये सब डिटेल्स मास्टर फाइल में आती हैं। सीबीसी रिपोर्टिंग क्या होती है, सर आपकी किस किस देश में ऑपरेशन है, उनका प्रॉफिट कितना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने। सर इसमें न्यूमेरिकल डेटा ज्यादा रहता है, इसमें थ्योरेटिकल डेटा ज्यादा रहता है। इसमें प्रॉफिट बताओगे आप, उसके अलावा अपना कैपिटल एम्प्लॉयड बताओगे, सर किस किस देश में ऑपरेशन से बताओगे, ये सब सीबीसी रिपोर्टिंग बताना पड़ जाता है। एक्सप्लेन द नेक्सस अप्रोच वेब्स एक्शन प्लान 5 में। सर एक्शन प्लान 5 कैसे याद होगा, सर 115 क्या याद हो जाएगा, सर याद हो जाएगा 115 बीबीएफ क्या बोलता है, सर कभी भी रॉयल्टी अगर इंडिया में डेवलप हो रही है तो उस पर 10% टैक्स रेट लोगे। अगर रॉयल्टी इंडिया में टैक्स रेट हो 10 डेवलप हो रही है 10% टैक्स रेट लोगे, तभी लोगे जब 75% ज्यादा खर्चा इंडिया में किया हुआ होगा। बोलता क्या है वेब सेक्शन प्लान 5 कि अपने देश में आर&डी डेवलपमेंट को आप सपोर्ट करो, तो उससे टैक्स रेट आप इंडिया में कम दो, लेकिन तभी कम टैक्स रेट देना जब आपको उससे फायदा हो रहा हो, जब मोस्ट ऑफ द खर्चा इंडिया में किया हुआ हो तभी आप उसको इंडिया में रजिस्टर करवाने देना, ऐसा वेब सेक्शन प्लान 5 कहता है। उसके अलावा हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट और इसको अवॉइड करने के क्या तरीके होते हैं। हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट क्या होता है, सर एक के लिए इंटरेस्ट दूसरे के लिए, मतलब एक ही डिडक्शन 2 बार ले लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैं डिविडेंड का पेमेंट कर रहा हूँ एंड डिविडेंड पेमेंट इज नॉट टैक्सेबल फॉर मी, सॉरी यहाँ से मैं इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ डिडक्शन ले रहा हूँ, और दूसरे देश में वही डिविडेंड बन जाता है और डिविडेंड उस देश में एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो दोनों ही जगह पे टैक्स नहीं हो रहा ना। तो प्रोविजन कहता है कि ऐसे केसेस में ना अपने को डबल टैक्सेशन हो जा रहा है, डबल नॉन टैक्सेशन हो जा रहा है। यहाँ से आपने इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया ये बोल के कि इंटरेस्ट है, दूसरे देश में डिविडेंड बोल दिया क्योंकि वहां पे एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए आपने एक ही चीज का नेचर बदल बदल के आपने टैक्स अवॉइड करने की कोशिश की। दिस इज नथिंग बट डबल टैक्स, डबल नॉन टैक्सेशन। इसी को हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट बोला जाता है कि आप एक ही चीज के नेचर को बदल बदल के डबल नॉन टैक्सेशन अचीव करना चाह रहे हो। सर इसके क्या क्या तरीके होते हैं, एक ही डिडक्शन 2 बार ले लेना, डिडक्शन लेना बिना इनकम ऑफर किए, आप फॉरेन टैक्स रेट को मिसयूज कर रहे हो, या फिर सर पार्टिसिपेट कर रहे हो एग्जेम्पशन रेजिम्स में अननेसेसरी, एग्जेम्पशन रेजिम पार्टिसिपेट करो। एक ही डिडक्शन 2 बार ले लेना, बिना इनकम ऑफर के डिडक्शन ले लेना, फॉरेन टैक्स रेट मिसयूज करना और एग्जेम्पशन रेजिम से पार्टिसिपेट करना। व्हाट डू यू मीन बाय डबल टैक्सेशन एंड व्हाट आर द कनेक्टिंग फैक्टर्स दैट लीड टू डबल टैक्सेशन। सर डबल टैक्सेशन मतलब क्या होता है, एक ही इनकम 2 बार टैक्स होना, और इसके 2 कारण होते हैं। सबसे पहला होता है सर, एक इसके 2 कारण होते हैं मेजरली। सर कंट्री टैक्स करती है 2 तरीकों से, एक होता है ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन और एक होता है सर इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन क्या बोलता है, सर एक कंपनी हो, एक कंट्री होती है सोर्स रूल से टैक्स करती है, एक कंट्री होती है रेसिडेंस रूल से टैक्स करती है। अगर आप कमा कहीं और रहे हो, वो बोलेगा भैया सोर्स हमारा देश है तो वहां टैक्स भरो। इंडिया वाला बोलेगा कि भैया तुम रहने वाले इंडिया का तो इंडिया में टैक्स भरो। तो इसलिए क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हो रही है ना, इसलिए सर 2 बार टैक्स लगता है, क्योंकि आप कमा वहां रहे हो और यहाँ पे रह रहे हो, सोर्स यहाँ रेसिडेंस यहाँ पे, तो अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होने के कारण दोनों देश टैक्स मांगते हैं। दिस इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन डबल टैक्सेशन। ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक देश है वहां पे डिविडेंड बांट रहा है, वो डिविडेंड बांट रहा है, उस देश में डीडीटी लगता है मान लो, तो वहां डीडीटी उसने टैक्स भर दिया, लेकिन वही डिविडेंड जब इंडिया में आ रहा है तो उसको इंटरेस्ट बोला जा रहा है और इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है। तो एक ही इनकम क्योंकि अलग अलग नाम से चल रही है तो उसको 2 जगह टैक्स हो जा रहा है। इट इज नथिंग बट इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन क्या होता है, एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स करना। इसका कारण क्या होता है, एक होता है ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन क्योंकि आपका
अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जुरिडिक्शन होती है, अलग अलग टैक्सेशन रेजिम्स रहती है, इसलिए टैक्सेशन दो बार होता है। एक होता है इकोनॉमिक टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन, जहां पे उसके नेचर बदल जाने के कारण उस पर दो बार टैक्स लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन एलोकेशन टू टैक्सिंग द ट्रीटी राइट्स, व्हाट आर द अदर कंडीशन जो ट्रीटी देती है। सर देखो, अगर टैक्स राइट्स, टैक्सेस बांटने हैं, एग्जैक्टली टैक्स के कौन सा देश रखेगा, सोर्स रेट रखेगा, रेसिडेंस स्टेट रखेगा, ये तो काम रहता है ये ट्रीटी का। इसके अलावा और क्या काम रहते हैं सर? सबसे पहले तो इक्विटी और फेयरनेस करेंगे। सर एक रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए, दैट इज द मेस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर एनी टीटी डबल है कि एक रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज सर, न्यूट्रलिटी एंड एफिशिएंसी प्रमोट करना चाहिए। न्यूट्रलिटी मतलब सर या तो एक्सपोर्ट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए एंड इंपोर्ट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। आप किसी भी देश में सामान भेज रहे हो, यू शुड बी इनडिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन टैरिफ्स, और आप किसी भी देश से इंपोर्ट कर रहे हो, यू शुड बी इनडिफरेंट। आपके ऊपर टैक्सेशन के कारण कभी भी आर्बिट्राज नहीं आना चाहिए कि टैक्सेशन का आप देश बदल दो। तीसरा, आपका म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ रिलेशन, ट्रेड एंड पॉलिसी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती रहनी चाहिए, आपका टैक्सेशन ऐसा होना चाहिए, डीटी डबल ऐसा होना चाहिए कि आपका म्यूचुअल बेनिफिट होता रहे ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट्स में एंड इकोनॉमिक अफेयर्स में। जनरल लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वियना लॉ ऑफ ट्रीटी एंड कन्वेंशन, सर कहता है गुड फेथ में रीड कर लेना। उसके अलावा सर कहता है कि प्रीएम्बल भी पढ़ लेना। उसके अलावा कहता है कि सर सब्सिक्वेंट इवेंट्स देख लेना, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स देख लेना, सर बाकी चीजें भी देख लेना। कुछ कुछ बेसिक बेसिक बात करता है सर। सबसे पहले तो प्रीएम्बल और अनेक्जर रीड कर लेना, गुड फेथ में रीड कर लेना, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स देख लेना, सब्सिक्वेंट प्रैक्टिसेस देख लेना, और उसके अलावा इंटरनेशनल वो देख लेना, इंटरनेशनल लॉज भी देख लेना। बाकी सारे बीच के हटा दो, काम करनी है। व्हाट आर द एक्सटेंसिव एड्स टू रीड अ ट्रीटी, सर प्रोटोकॉल हो जाता है सर, इंटरनेशनल जजमेंट्स रहते हैं, सर्कुलर्स रहते हैं, उसके अलावा एनेक्जर्स रहते हैं, ट्रीटी में बहुत सारी चीजें रहती हैं, इंटरप्रेटिव प्रोटोकॉल, रेजोल्यूशन कमेटी रिपोर्ट्स, सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ पार्टीज, और ये पेरी मटेरियल अदर पार्टी कंडक्ट से भी देख सकते हैं आप। इंटरनेशनल जजमेंट्स भी लिख सकते हो इसमें आप, ये सब भी अलाउड है, प्रीएम्बल वगैरह भी अलाउड है, प्रीएम्बल प्रोटोकॉल। मैट्रिक्स लिमिटेड, सर इस क्वेश्चन को रीड करने से बेटर डायरेक्टली मैं आपको पॉइंट समझाता हूँ क्या होता है। सर एक है चार पांच लोगों का गुट, चार पांच लोगों का गुट, गुट बोले तो ग्रुप, मोस्ट फेवर्ड नेशंस, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, और श्रीलंका हो गया। ये सब लोग मिलके बोलते हैं कि आज से हम भाई भाई, आज से हम भाई भाई। जो टैक्स तुम पाकिस्तान से लोगे वही ब्राजील से लोगे, वही तुम श्रीलंका से लोगे, वही वही चाइना से लेने वाले हो। ये पांच देश आपस में सेम टैक्स रेट लेने वाले हैं। अगर इंडिया इंटरेस्ट पे 5% लेता है ब्राजील से, तो चाइना से 5% लेना पड़ेगा। अब सर सवाल आता है, मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज में कुछ कुछ गलतियां होती हैं आगे चल के लोगों से। फॉर एग्जांपल इंडिया और सभी पांचों के बीच में एग्रीमेंट है कि कभी भी अगर इंटरेस्ट टैक्सेबिलिटी होगी 20% से टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट इंडिया से अगर मिलेगा तो 20% टैक्सेबल होगा, इंडिया ने कह दिया। आगे चल के इंडिया की दोस्ती हो जाती है यूएसए से, तो यूएसए से अगर वो चार्ज करता है 10%, प्रोविजन कहता है फिर इन पांचों लोगों को भी 10% का बेनिफिट देना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। अब इसकी तीन कंडीशंस रहती हैं। क्या तीन कंडीशंस? कहता है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाले क्लॉज है आप उनके साथ एग्रीमेंट में हो, आपके उनके एग्रीमेंट में आने के बाद आप किसी थर्ड पार्टी से बेनिफिट, थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट में आ रहे हो, थर्ड पार्टी के साथ बेनिफिट में आने पे आप उससे कम टैक्स चार्ज कर रहे हो, उसके अलावा आपने अपने देश में इसको नोटिफाई कर रखा है, तब जाके आप मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज वाले लोगों को भी ये बेनिफिट दोगे। अपने उस जिगरी दोनों दोस्तों को भी बेनिफिट देना पड़ेगा। अगर आपने उससे बाद में, अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से बाद में एंट्री की, वो भी सस्ते में कम टैक्स चार्ज कर रहे हो, वो भी सर आपने अपने देश में नोटिफाई भी करवा दिया। इस केस में ना आपको उन मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉजेस, मोस्ट फेवर्ड नेशन कंट्रीज से भी कम टैक्स रेट लेना पड़ेगा। सेकेंड एग्रीमेंट बाद में एंटर किया हुआ हो, सेकेंड एग्रीमेंट में इंडिया जो सेकंड मेंबर है ना वो ओईसीडी का मेंबर नहीं हो। फॉर एग्जांपल यूएसए को अगर बेनिफिट दे रहे हो तो यूएसए मेंबर नहीं होना चाहिए एमएफएन का। उसके अलावा इंडिया ने अपने टैक्सिंग राइट लिमिट कर रखी हो, प्लस सेपरेट नोटिफिकेशन इंपोर्ट कर डाल रखा है इसने। ओवरव्यू ऑफ मॉडल टैक्स कन्वेंशंस, सर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन यूएन मॉडल एंड ओईसीडी मॉडल क्या बोलता है? यूएन मॉडल क्या बात करता है सर? यूएन मॉडल बोलता है कि हम सोर्स रूल पे रिलाई करेंगे, आप जिस देश में कमा रहे हो उस देश में टैक्स भरो। यूएन मॉडल बोलता है नहीं भैया, हम यूएन मॉडल सॉरी ओईसीडी मॉडल बोलता है हम रेसिडेंस रूल पे रिलायंस करेंगे। जो यूएन मॉडल है ना वो डेवलपिंग नेशंस में होता है, डेवलपिंग डेवलपिंग या डेवलप्ड या डेवलपिंग, इन दोनों के बीच में होता है, या तो दो डेवलपिंग या तो डेवलप्ड डेवलपिंग। लेकिन जो ओईसीडी होता है ना वो डेवलप्ड और डेवलप्ड में जाता है, बस इतना ही है। टाई ब्रेकर रूल बताओ सर। टाई ब्रेकर रूल सर कहता है कभी भी अगर किसी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं डिटरमाइन हो पा रहा तो क्या करेंगे, 5 कंडीशन देखनी पड़ती है। सबसे पहले आपने वो देखना पड़ता है कि वो परमानेंटली कहाँ रह रहा है, परमानेंटली कहाँ पे रह रहा है। तो दोनों जगह पे रहता है परमानेंटली, फिर क्या करेंगे? फिर कहता है परमानेंटली अगर दोनों जगह रह रहा है तो आप देखो कि उसके इकोनॉमिक और बिजनेस रिलेशन कहाँ पे स्ट्रांग है।
जहाँ पे है उसको रेसिडेंट बना दो, तो दोनों जगह है। फिर कहता है वो आम तौर पे कहाँ रहे, उसका हैबिचुअल अबोर्ड किधर है, हैबिचुअल अबोर्ड यानी काम आम तौर पे किधर रह रहा है, सर वो आम तौर पे दोनों जगह रह रहा है। फिर देखो वो किस देश का नेशनल है, दोनों जगह का नेशनल है। फिर उसके बाद देखो, अगर कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा है, दोनों देश की कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज आपस में बैठेंगी और डिसाइड करेंगी किस देश का नेशनल है वो। नेक्स्ट पॉइंट, तो ध्यान देना इसमें, अगर कोई दूसरे एसएससी का निकालना है अपने को, उसके लिए क्या मैटर कर जाता है, उसके लिए अपने को पोएम वगैरह के कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ जाते हैं। मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अंडर यूएन मॉडल। सर इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट मतलब डेट क्लेम्स ऑफ एवरी काइंड। सर किसी भी चीज पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो, ब्याज ऊपर का पेमेंट, डेट क्लेम ऑफ एनी काइंड, सर कहता है डेट क्लेम ऑफ एनी इनकम फ्रॉम डेट क्लेम ऑफ एनी काइंड, किसी भी टाइप के कर्ज पे दिया हुआ पैसा इंटरेस्ट होता है। डेट क्लेम पे इनकम हमेशा इंटरेस्ट होता है। मैंने तुमको पैसे दिया, तुम पैसे के ऊपर जो दोगे दैट इज इंटरेस्ट। मैंने किसी को कोई सामान दिया, सामान के जो प्राइस है उसके ऊपर जो पेमेंट कर रहा है दैट इज इंटरेस्ट। डेट क्लेम ऑफ एनी काइंड के ऊपर जो पेमेंट मिल रहा है, इनकम मिल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट। ये मीनिंग होती है। सर जरूरी नहीं कि जो डेट है वो सिक्योर्ड हो अनसिक्योर्ड हो, कोई वोटिंग राइट्स हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता। सर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे, बॉन्ड्स पे, डिबेंचर्स पे, किसी पे भी चलेगा। सर उसके अलावा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होता है, एमटीसी, मैनेजरियल टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो दी जाती है। ऑटोमेटेड डिजिटल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, सर 4 नाम याद रख लो, 5 नाम इसमें से। ऑनलाइन सर्विसेज हो गया, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, डिजिटल कंटेंट हो गया, उसके अलावा ऑनलाइन सर्च इंजन हो गया। 4-5 याद कर लोगे आपको। ऑनलाइन टीचिंग हो गया, टीचिंग वाला भी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, उसके अलावा सर्च इंजन हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, उसके अलावा टीचिंग हो गया, और बचा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सर रॉयल्टी के स्कोप में क्या क्या आ जाता है ओईसीडी और यूएन मॉडल के केस में। सर कहता है कि नॉर्मली ना, रॉयल्टी की डेफिनेशन में क्या आ जाता है, सर राइट टू यूज एनी इंटेंजिबल एसेट हमारे लिए रॉयल्टी बन जाता है। राइट टू यूज एनी इंटेंजिबल एसेट रॉयल्टी बन जाता है। लेकिन सर जो यूएन मॉडल है ना, यूएन मॉडल में 2 चीजें एक्स्ट्रा रहती हैं। सर कहता है अगर कभी भी फिल्म टेप्स का रेंटल है ना, जो ब्रॉडकास्टिंग जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए फिल्म टेप्स यूज होती है ना, उसका रेंटल भी रॉयल्टी मानेंगे, और जो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट्स है ना, उसका रेंटल भी हम रॉयल्टी मानेंगे। किसमें, यूएन मॉडल में। ओईसीडी मॉडल ये सब नहीं मानता, यूएन मॉडल ये सब मानता है। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, सर 2 देश आपस में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे। 3 केसेस में एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि अवेलेबल नहीं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि ट्रेड सीक्रेट लॉन्च कर रही है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक पॉलिसी को नुकसान कर रही है, वो सब चीजें नहीं करने वाली इन्फॉर्मेशन। लेकिन क्यों करेंगे शेयर, इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन हो सके एक्सचेंज, क्रॉस बॉर्डर में टैक्स इवेजन रोका जा सके, और उसके अलावा आपकी टैक्स कंप्लायंसेस को ढंग से किया जा सके। दिस इज एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लॉज। लास्ट में कहता है ग्लोब रूल्स। सर कहता है कि ग्लोब रूल्स में ना, वेब सेक्शन प्लान 2 में 2 पिलर्स आए थे। दूसरा पिलर था ग्लोब रूल्स। ग्लोब रूल्स कहता है ना कि एक कंट्री को ना मिनिमम, एक कंपनी को मिनिमम 15% ऑफ दी टैक्सेस देने पड़ेंगे। जितनी भी कमा रही है ना, उसका 15% देना पड़ेगा। ये लोग कंपनियां क्या करती है ना, बहुत सारे देशों में इनकॉर्पोरेशन कर लेंगी अपना, और अपनी इनकम उस देश में ज्यादा डाइवर्ट कर लेंगी जहां पे टैक्स है ही नहीं। तो कुल मिला के कमा रही है 1000 करोड़, टैक्स भर रही है 1 करोड़। कहता है मिनिमम 15% टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसी सेटिंग करो जिस देश में मेजर काम हो उस देश में आप लेके चलो। ये ग्लोब रूल्स लगेंगे किसमें, जिस कंपनी का सर टर्नओवर सर 750 मिलियन यूरो से ज्यादा है, 750 मिलियन यूरो से ज्यादा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनके ऊपर ग्लोब रूल्स लगाओ और मिनिमम 15% उनसे टैक्सेस लो ही लो। This was all about your question answer series. I hope you really like this video. आखिरी आखिरी का थोड़ा फास्ट था, आई नो। इसका डिटेल वीडियो भी डाल रखा है, बट इससे ज्यादा रेलेवेंट नहीं है इसमें। आपको पहले से ही बनते हैं, थोड़ा सा पढ़ भी रहोगे साथ में, इट इज मोर देन सफिशिएंट जितना आपने सुना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, इस गले की ये मेहनत आपको पसंद आ रही है, जरूर वीडियो को लाइक करना। इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी energized and it makes me interested to bring more such content. We all have been great students. All the very best for your examination. कोई डाउट आता है जरूर कमेंट में लिख के बताना। कोई सवाल संशय संदेह आता है, टेलीग्राम चैनल पे आओ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई मोटिवेशन। आप सब्सक्राइब करते हो तो मैं ऐसे और कंटेंट लाने के लिए मोटिवेटेड रहता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। साइनिंग ऑफ एस सी राहुल सतीजा।